हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। एक्चुअली जो मैंने एप्लीकेशन लॉन्च करी है उसमें जो कोर्स है मेरा, उसमें जो फाउंडेशन कोर्स के अंदर मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर कराया है, ये एग्जैक्टली वही है। ठीक है, अगर आप सीजीएल 2021 की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल 2021 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका सीजीएल 2020 मेंस देने वाले हैं आप, और आपको सही क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं मिल रहा, या एक सीक्वेंस में आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा पहले किसी टीचर से, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इसमें एसएससी के जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे कवर्ड है, और पूरा कंप्लीट कंसेप्ट बेसिक से सिखाया जाएगा आपको इस वीडियो के अंदर। ये 8 से 10 घंटे की वीडियो के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स में यही टारगेट होता है कि जब आप टीयर 1 एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पहले बार एसएससी के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन ना मिले कि आपने पहले ना देखो, सारे क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप यहाँ पे इस चैप्टर के लिए 8 से 9 घंटे इस वीडियो पे डिवोट करेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर को लेकर कि हाँ, इस चैप्टर से अब कोई भी सवाल बन जाएगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं उसे बड़े आसानी से हल कर लूंगा, और वो अप्रोचेस आपको सिखाई जाएंगे जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, उसके साथ साथ सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जो टारगेटेड एग्जाम्स है वो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस एसएससी के एग्जाम्स को मेनली टारगेट करके ये बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इसमें मैं कराऊंगा वो भी एसएससी एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, ये पेड वीडियो है, आप सभी लोगों के लिए फ्री, आप इसे देखें समझें और आपको थोड़ा आइडिया भी लगेगा कि हम कैसे पढ़ते हैं। इसमें पूरी वीडियो के दौरान कहीं भी कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने बनाई है स्पेशली उन लोगों के लिए जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें आगे ही पीछे की बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उस हिसाब से वीडियो डिजाइंड है। तो आप सभी लोगों को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। राइट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर चूज करने की वजह जैसे मैंने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर मैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की बात करूं, आप देखोगे टीयर 1 में परसेंटेज का एक क्वेश्चन, रेशियो का एक क्वेश्चन आता है, एवरेज चैप्टर का एक क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मिला के सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। लेकिन वहीं अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की बात करता हूँ, टीयर 1 में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 नंबर इसकी वेटेज है, और टीयर 2 में इसके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 16 नंबर। एसएससी सीजीएल के अंदर ही लगभग 20 नंबर की वेटेज इस चैप्टर की है। उसके बाद सीएचएसएल में 2 क्वेश्चन आएंगे, अगेन 4 नंबर के, सीपीओ में 4 क्वेश्चन 4 नंबर के, एमटीएस में 3 क्वेश्चन आते हैं, जीडी में 3 क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 में। तो इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, और काफी कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी चैप्टर से बना देता है एग्जामिनर, तो वो करने उन्हें कम टाइम में कैसे करना वो भी हम यहाँ पे इसके अंदर सीख लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जब ये सीख रहे होंगे तो आपकी मेहनत ज्यादा नहीं लगने वाली, आपकी सारी मेहनत खत्म कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी तीनों फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट वो होगा जिसमें मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते टाइम क्वेश्चन सोल्व करूंगा, तो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी और उसका साथ के साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। मतलब आपको एक भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं एप्लीकेशन में प्रोवाइड करता हूं बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ 2 पीडीएफ आपको कैसी मिलेंगी, एक तो इंग्लिश के क्वेश्चंस की पीडीएफ है, जितने भी सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में कराए हैं। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए कि चलो एक सीक्वेंस में सारे के सारे क्वेश्चंस में एक बार सोल्व करके देख लेता हूं, जिससे कि कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन हो जाए, तो आपको जरूरी नहीं है पूरी वीडियो को गो थ्रू करें, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं अगर किसी टीचर से पूरा का पूरा, तो पूरी वीडियो को गो थ्रू ना करें, आप सीधा क्वेश्चन उठाएं, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सोल्व करना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और टाइप चेंज होते रहेंगे। लेवल तो इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, एसएससी में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बस टाइप चेंज होते रहेंगे। तो आप एक बार सारे टाइप्स को रिवाइज कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वापस वीडियो में आगे आप देख सकेंगे। ऐसे ही हिंदी की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे पीडीएफ डाउनलोड कर ले, प्रिंट करा के आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही चैप्टर है जो मैंने वहां पे कराया था, तो मैंने सोचा कि एक चैप्टर आपको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, और तो आपको थोड़ी इस चैप्टर में अगर किसी को दिक्कत आ रही होगी तो उसे हेल्प हो जाएगी, और थोड़ा ये भी आइडिया लग जाएगा हम एप्लीकेशन में किस तरीके से पढ़ते हैं। राइट, बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स मिल ही जाएंगे, ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इंग्लिश सेक्शन की सीजीएल 2020 की चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया, मैथ्स की तो पहले ही कर दी थी चैप्टर वाइज, इंग्लिश की भी प्रोवाइड कर दी है चैप्टर वाइज, और कल तक आपको रीजनिंग की चैप्टर वाइज पीडीएफ सीजीएल 2021 की और जीके की भी चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं आपके किस चैप्टर में कितनी कितनी प्रिपरेशन चल रही है। एप्लीकेशन पे भी मॉक फॉर्म में काफी सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करी, इंग्लिश के सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो सीपीओ सीजीएल में उसके इंग्लिश सेक्शन के सेक्शनल मॉक्स प्रोवाइड कर रखे हैं एप्लीकेशन पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सभी लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जो बैच ज्वाइन करना चाहे वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। 31 मार्च तक सारे की सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अभी अर्थमेटिक खत्म होने वाला है, 1-2 चैप्टर बचे हुए अर्थमेटिक के,
फिर एडवांस मैथ्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एक थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत होगी आपको। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आपको पता है अर्थमेटिक की शुरुआत जनरली परसेंटेज से की जाती है, क्योंकि परसेंटेज का यूज हर जगह होता है। रेशियो में भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी होगा, और बाकी सभी चैप्टर्स में होता है। क्योंकि जब ये वीडियो बनाई थी मैं एक सीक्वेंस में चल रहा था एप्लीकेशन में, तो मैंने पहले परसेंटेज कराया, फिर रेशियो कराया, फिर मिक्सचर, वे सारे चैप्टर्स कराए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बाद में आया था, राइट। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपको बस पता होनी चाहिए, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये नहीं आता आपको तो थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में समझने में। उसके लिए आप एक वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। जब मैंने परसेंटेज यूट्यूब पे पढ़ाया था तो वो वीडियो, पहली वीडियो भी देख लेंगे ना, तो उससे आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आ जाएगा। और अगर ये कन्वर्जन आपको आ गया तो आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वरना अगर किसी को बेसिक ये कन्वर्जन याद है, कैसे यूज करते हैं ये पता है, तो आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग। और आप कोशिश करना आप आज देखें या ऐसे 10 दिन बाद देखें, क्योंकि हो सकता है आपका एक पहले से शेड्यूल बना हुआ, आप उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इस वीडियो के लिए भी अपना शेड्यूल ब्रेक ना करें। आप जब जो बिल्कुल सीखना चाहते हैं बेसिक से, उनको क्या करना है, उसको मैक्सिमम जब भी आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो मैक्सिमम टारगेट लेके चलना कि 5 दिन में मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। ठीक है, 8 से 9 घंटे की वीडियो होगी, दिन का 1.5 से 2 घंटे ही आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर खुद कर रहे हैं आप सीखने के लिए तो आप नोट्स भी बनाएंगे। तो 2 घंटे अगर वीडियो देखोगे तो 1.5-2 घंटे नोट्स बनाने में, तो 3 घंटे आपके आराम से जाएंगे। तो 3-3 घंटे लगा के 5 दिन में आपकी ये वीडियो कंप्लीट होगी लगभग। ठीक है, तो टारगेट लेके चलना कि हाँ 5 दिन में खत्म करनी है, कि एक हफ्ता निकाल लिया कि एक हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर आप खाली प्रैक्टिस करने वाले हो, सीजीएल 2020 मेंस के एस्पिरेंट हो, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है। जब आपको टाइम लगे कि हाँ चलो आज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सोल्व करने, एक बार टाइप वाइज सारे देख लेता हूँ, और तो आप वहां से उठा के उस पीडीएफ को डाउनलोड करना, और उसमें लगभग मेरे ख्याल से 150 के आसपास क्वेश्चन होने चाहिए। तो वो आप चाहे तो 2 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 2-2 घंटे बैठेंगे, 2 दिन के अंदर बड़े आराम से खत्म हो जाएगी, उससे कम में खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, राइट। सो यही है, तो हैप्पी लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा, और जरूर कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज दें। जब ये कंप्लीट हो जाए तो बताना कि आपको कैसा लगा, कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे देखने के बाद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे कम टाइम के अंदर। ठीक है, हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट स्टार्ट करने वाले हैं, लाभ हानि और छूट, या फिर भट्टा भी बोल सकते हैं, डिस्काउंट को भट्टा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत रियल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, पढ़ने में भी आपको मजा आने वाला है, मुझे पढ़ाने में भी मजा आने वाला है, क्योंकि जो भी हम चीजें बोल रहे होंगे वो आपको रियल लाइफ में कभी ना कभी आपने वो चीज फेस करी होगी, राइट। और इसके अंदर बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो वही यूज होगा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। परसेंटेज और रेशियो की नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि हम पहले पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एवरेज चैप्टर भी पढ़ा था, तो एवरेज चैप्टर भी पढ़ लिया तो बहुत अच्छा है, आपको आराम से सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो एक छोटे से इलस्ट्रेशन से मैं पूरा कंसेप्ट आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे सीधा। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चंस अरेंज्ड है, तो एक एक टाइप पे धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहला होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक है, मान लो आप एक दुकानदार हो, आप क्या करोगे, होलसेल मार्केट से कुछ सामान खरीदोगे, तो जितने का आपको पड़ेगा, शॉपकीपर को जितने का सामान पड़ रहा है वो होगा मेरा क्रय मूल्य। ठीक है, या फिर लागत मूल्य। अब जब बेचने की बारी आएगी, जितने का पड़ा आप उतने का तो नहीं बेचोगे, क्योंकि आपको अपना घर का खर्चा भी चलाना है, तो आप उससे थोड़ा महंगे में बेचोगे। तो जितने रेट का बेचोगे वो होता है मेरा सेलिंग प्राइस। मान लो कोई चीज आपको 100 रुपए की पड़ी, आप 100 रुपए की थोड़ी ना बेचोगे, आपने से उसे बेच दिया 108 रुपए का, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया आपका। आपने उसे बेच दिया 108 रुपए का, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपका ज्यादा हो गया क्रय मूल्य से, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 का पड़ा 108 का बेचा, आपको 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये 8 रुपए क्या है, मेरा लाभ है, प्रॉफिट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब ये प्रॉफिट मेरे पास 8 रुपए है, क्या मैं इसमें परसेंटेज में बता सकता हूं कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 100 रुपए का पड़ रहा था, 100 रुपए लागत लगा के मैंने 8 रुपए कमा लिए, तो 8 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 100 पे, इंटू में 100%, और मेरे पास क्या हो जाएगा, 8% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा प्रॉफिट होता है वो तो क्या होता है, जो जितने का बेचा उसमें से अगर मैं जितने का पड़ रहा था वो घटा दूं, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को घटा दूं, तो ये तो आ गया मेरे पास प्रॉफिट। और अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता हूं, तो वो क्या हो गया, जितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का आर्टिकल पड़ रहा था, इंटू में 100%, मतलब
लाभ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। डन। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई सामान खरीदा मान लो 100 रुपए का, लेकिन जब बेचने की बारी, जैसे एक अनाज होता है कई बार थोड़ा खराब हो जाता है, ठीक है, बाजरा वगैरह आपने खाने के लिए खरीदा लेकिन वो थोड़ा खराब हो गया, तो आपने क्या करा, पशुओं के लिए उसे बेच दिया। अब पशुओं के लिए वो थोड़ा सस्ता जाता है, खराब सामान इतना सेम रेट पे आप नहीं बेच सकते, तो ऐसा भी होता है। या फिर कई बार कोई सामान उसकी एक्सपायरी आने वाली है, तो एक्सपायर हो गए तो बिल्कुल ही वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ऐसा होता है कि हम थोड़ा सस्ते में निकाल देते हैं कि हमने खरीदा तो मार्केट से 100 रुपए का था, एक्सपायर हो गया तो बिल्कुल ही जीरो मिलेगा इसका, इसकी जगह क्या कर देते हैं, इसे आप सस्ते में सेल लगा देते हैं, इसे हम 80 रुपए का बेच देते हैं। ठीक है, अब 80 रुपए का बेच दिया, पड़ रहा है 100 रुपए का, बेचा 80 रुपए का, तो क्या मुझे हानि हो जाएगी, हम कितने में बेच रहे हैं, क्या 20 रुपए सस्ते में बेच रहे हैं, तो मैं कहूंगा इस केस में हमें हानि भी होती है, और ये हानि किसके बराबर होगी, अब आप देखेंगे विक्रय मूल्य मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस मेरा कम हो गया, कॉस्ट प्राइस मेरा ज्यादा हो गया, तो लॉस होता है मेरा, अगर आप निकालेंगे ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस केस में हमें पड़ चीज महंगी रही है, हम बेच सस्ते में रहे हैं, तो ये मेरे पास अगेन 100 माइनस 80 हो गया, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, ऐसे हम लॉस निकाल सकते हैं। अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट, कितने की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई, कितने पे हुई, 100 रुपए मैंने लगाए थे, तो ये होगा 20 लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100%, जो मेरे पास आ जाएगा 20 अपॉन में 100 इंटू में 100%, और ये मेरा मान आ जाएगा 20% का। क्या ये चीज क्लियर हो गई, तो यहां से हमने हानि निकाल ली। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब अगली चीज आती है मेरे पास, डेट इज एमआरपी, और एक होता है मेरे पास डिस्काउंट। ठीक है, अब इसके लिए मैं बिल्कुल एक अलग इलस्ट्रेशन यूज करने वाला हूं। अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, लाइव से तीनों चीजों को रिलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और डिस्काउंट को। आप मार्केट में गए, आपने टाटा चाय खरीदनी है, ठीक है, टाटा टी कहा कि जो 250 ग्राम का पैकेट है वो कितने रुपए का है, उस पर एमआरपी रखा गया है 120 रुपए। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है एमआरपी तो उसने रखा होगा, टाटा कंपनी ने क्या रखा, उस पर एमआरपी रख दिया इतने रुपए का, लेकिन क्या क्या टाटा कंपनी का मालिक खुद आके बेच रहा है टाटा की चाय, नहीं बेच रहा। वो कौन बेचेगा, छोटे मोटे दुकानदार बेचेंगे, मॉल में बिकेगी। तो आप भी सामान कहां से लोगे, आप भी मॉल में से लोगे, तो मेरे पास यहां पर आया शॉपकीपर। ठीक है, दुकानदार मेरा यहां पे आया, ठीक है, 120 रुपए एमआरपी, क्या दुकानदार को 120 रुपए की पड़ेगी चाय की पत्ती, नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि दुकानदार को ये जो टाटा कंपनी है ये 100 रुपए की चाय की पत्ती दे दे, तो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितने का हो जाएगा, 100 रुपए का हो जाएगा। एमआरपी है मेरे पास इतने का, क्योंकि दुकानदार को सस्ते में देगा तभी तो दुकानदार बेचेगा, उसे प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। एमआरपी 120 का, लेकिन कस्टमर भी चालू है, वो कहेगा भैया मैं एमआरपी पे नहीं खरीदूंगा, मुझे कुछ छूट तो दो, मैं तुम्हारे पास आया हूं इतनी दूर से सामान लेने के लिए। तो जो कस्टमर है वो एमआरपी पे मांगेगा क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट मांगेगा, छूट मांगेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोर्सेज पे अलग अलग छूट आती रहती है, कपड़ों पे छूट आती रहती है, ऐसे ही डिस्काउंट मांगेगा एमआरपी जो कस्टमर है, किससे, दुकानदार से। मान लो दुकानदार ने क्या करा, 120 रुपए एमआरपी, इस पे 10% की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी, मतलब इसका 10% कम में दे देगा सामान। ये मेरे पास 120 रुपए था, इसका 10% निकाल लूंगा 12 की छूट में दे देगा, तो कितने का बेचेगा कस्टमर को, 108 रुपए का बेचेगा। अब दुकानदार को पड़ रहा था 100 रुपए का, उसने कस्टमर को कितने का दिया, 108 रुपए का, तो ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, ये दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस है, और ये एमआरपी है दुकानदार के लिए। इसी के अक्रॉस मेरा पूरा का पूरा चैप्टर घूमेगा। अब आप देखेंगे एमआरपी 120 था, डिस्काउंट दिया 10% का, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, सेलिंग प्राइस है 108, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 8 का। तो 100 पे 8 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी बता सकते हैं कि आप दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे 8 का प्रॉफिट है 100 पे इंटू में 100%, और मेरे पास मान आ जाएगा 8%। डन है। तो मैं ये कह रहा हूं, जो मैंने पूरा टॉपिक समझाया आपको, मेरे पास कुछ एमआरपी रहा होगा, एमआरपी पे हम डिस्काउंट देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, जितने का दुकानदार कस्टमर को बेच रहा होगा। अब क्या होगा, दुकानदार को कोई चीज कॉस्ट प्राइस के मतलब लागत मूल्य उसका इतना रहा होगा, जब वो सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा, या फिर हो सकता है लॉस पे भी दे रहा हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को घटाएंगे तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो मैं कहूंगा अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया, छूट दी, तो मेरे पास विक्रय मूल्य आया, और अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे अपना मुनाफा जोड़ दूं या नुकसान को घटा दूं तो भी मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा। तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस को जोड़ने वाली कड़ी मेरे पास क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस रहेगी।
मैक्सिमम क्वेश्चन जब हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के करेंगे तो सेलिंग प्राइस को इक्वल करके अपने सारे क्वेश्चंस का उत्तर निकाल लेंगे। जब हम नॉर्मली खाली प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें एमआरपी नहीं आया रहा होगा, डिस्काउंट की बात नहीं चल रही होगी, तो उसमें खाली गेम इन दोनों का रहेगा। जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग की 3-4 वीडियोज में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पे ही काम कर रहे होंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट का सीन बाद में जुड़ेगा। ठीक है, 3 से 4 चौथे सेशन के बाद फिर हम डिस्काउंट पे पहुंचेंगे, उसके अंदर फिर डिस्काउंट को रिलेट करके ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, तो मोर और लेस अभी हमें शुरुआत कहां से करनी है, प्रॉफिट और लॉस सिर्फ इतने से स्टार्ट करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको और चीजें समझाता हूं। मेरे पास कहा एक दुकानदार है, उसने एक चीज खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, उसे बेच दिया 120 रुपए का। आप कहेंगे कितने का प्रॉफिट हो गया, 20 का प्रॉफिट हो गया, 20 ज्यादा में बेच दिया, कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, कई बार सेलिंग प्राइस पे भी निकालते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो तो, वरना अगर कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलेगा, लागत मूल्य पे निकलेगा। तो मैंने कहा 100 पे 20 का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, जल्दी से याद करो। परसेंट तो हमेशा हम क्या मानते हैं, टोटल वैल्यू को हमेशा 100% मानते हैं, जिसके कोरोस्पॉन्डिंग मुझे निकालना होता है परसेंटेज अपना, कॉस्ट प्राइस के कोरोस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूं ना, कितना लाभ हो रहा है मुझे, मैं कह रहा हूं 20 का लाभ हो रहा है, कितने पे, 100 पे, इंटू में 100। तो जिसके ऊपर मानते हैं उसे हम हमेशा 100% बनाते हैं। तो मैं कहूंगा अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% मेरा किसे डिनोट कर रहा है, 100 को डिनोट कर रहा है, तो 20 किसे डिनोट करेगा, आप कहेंगे 20% को। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो गया और प्रॉफिट 20 है तो मेरा प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, 20% का होगा। या फिर कोई भी सवाल है उसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस को हम 100% मान के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब हम डिस्काउंट वालों पे जाएंगे तो एमआरपी को भी 100% मान रहे होंगे, क्वेश्चन के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, लेकिन मेनली हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान के अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। या तो 100% मान लो या फिर 100 मान लो, बात एक ही है। मेरे पास एक वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस है से 100 रुपए और मैंने उसे बेच दिया कितने का, से 70 रुपए का। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, आप कहेंगे सर पड़ रहेगा 100 का है, बेचा 70 का है, तो 30 रुपए सस्ते में बेच दिया तो नुकसान होगा 30 का। कितने पे होगा, आप कहेंगे 100 पे होगा, तो 100 तो 100% के बराबर है, 30 किसके बराबर होगा, 30% के बराबर। तो 30% का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कोई वस्तु है मेरे पास 200 रुपए की, ठीक है, उसे मैंने बेच दिया 230 रुपए का। मुझे बताना है कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा, परसेंटेज प्रॉफिट बता दो चलो। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप डायरेक्टली कहेंगे सर मैं क्या कर सकता हूं, 2 से काट दूं क्या दोनों को, या तो मैं कहूं 200 पे मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 30 का फायदा हो रहा है, तो 30 का फायदा है 200 पे, इंटू में 100% करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 2 जीरो से 2 जीरो कटी 15%, राइट। या तो मैं ऐसे कर लूं, दूसरा तरीका क्या होगा मेरे पास, आप कहेंगे सर रेशियो निकाल लेते हैं, मेरे पास कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 200 रेशियो 230, 2 से विभाजित कर दूंगा तो ये बन गया 100 और ये बन गया 115। अब ये 100 बन गया कॉस्ट प्राइस, तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, एक्चुअल वैल्यू तो बतानी नहीं। तो परसेंटेज में मुझे पता है कि यहाँ पे रेशियो भी निकाल लूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। आप कहेंगे अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो मेरा सेलिंग प्राइस 115 होता, कितने का फायदा कमा रहा होता मैं, 15 का। तो कॉस्ट प्राइस को तो 100% मानते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 100% 100 के बराबर, तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर, 15% के बराबर। क्या ये चीज भी समझ आ गई। तो रेशियो मेथड से भी हम सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे पास क्या कहता है, हमने एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा, हमें बताना है कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस क्या होगा, लागत मूल्य वर्सेस विक्रय मूल्य क्या होगा अगर मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेचा। आप कहेंगे कोई भी वस्तु अगर मेरे पास है, कॉस्ट प्राइस को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस में अगर मैं कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ दूं तो सेलिंग प्राइस बनेगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100% माना और मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्या 120% हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा मेरे पास, परसेंट से परसेंट कटेगा, इसे मैं 5/6 लिख सकता हूं 20 से काटने के बाद। ऐसे सोच सकते हैं, वरना आप कॉस्ट प्राइस को आप 100% ना मान के, कॉस्ट प्राइस को मैं 100% ना मान के खाली 100 मान लेता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस, अब मैं कहते कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास 100 होता तो प्रॉफिट कितने का है, 20% का है। 20% का मतलब इसमें 20 जोड़ देंगे तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा मेरे पास 5/6 20 से काटने के बाद। तीसरी चीज, आप कहेंगे सर 20% का प्रॉफिट है, उसे और कैसे सोच सकते हैं,
ये जो मेरा 20% है ये किससे रिप्रेजेंट करेगा? 20% क्या होता है? 20/100%, मतलब 1/100, मतलब 1/5। तो मैं ये कहूंगा परसेंटेज प्रॉफिट 1/5 है। इसका मतलब क्या है? मुझे 1 का मुनाफा हो रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है कितने पे? 5 पे। 5 क्या होगा मेरा? ये कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। 5 पे 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब ये हुआ 20% का। ठीक है, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा 1/5। तो इसका मतलब अगर 5 मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 5 मेरा अगर लागत मूल्य है, तो मुझे 1 का मुनाफा हो रहा है। तो आप डायरेक्टली कहेंगे कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 5, सेलिंग प्राइस क्या होगा? आप कहेंगे 5 पे 1 का मुनाफा है, ये जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 5 जमा 1, ये हो जाएगा 5/6। क्या ये तीनों चीजें समझ आ गई? तीनों तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास क्या है? मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज है 16/3%। तो मुझे बताना है कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस क्या होगा। आप कहेंगे सर 16/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/6 आएगा। अगर ये 1/6 आ गया तो 6 किसे रिप्रेजेंट करेगा? एक का फायदा है 6 पे, एक 6 रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट प्राइस को और एक रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्रॉफिट को। तो मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 6 हो गया। एक का फायदा है 6 पे, तो 6 जमा 1 7, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। डायरेक्टली मेरा रेशियो आ गया। आगे बात करते हैं, अगर मुझे लॉस हो जाए, मैंने कहा मुझे लॉस हो गया 14/7% का, तो बताओ कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस क्या होगा? आप कहेंगे 14/7% फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। मतलब अगर लागत मूल्य मेरा कितना था? 7 का था, तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है 1 का। अगर 1 के घटने पे मैं बेच रहा हूं चीजों को, तो कितने का बेचूंगा? आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस तो 7 है, 1 का नुकसान हो रहा है, कितने का बेचा? 7 - 1, क्या मैं इसे 6 का बेचूंगा? तो कॉस्ट प्राइस मेरा ये होगा और सेलिंग प्राइस ये होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? याद रखना, लॉस में इसमें गड़बड़ कर देते हैं कुछ लोग। लॉस होता है मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैंने लॉस कितना था मेरा? 1 का था, कॉस्ट प्राइस मेरा 7 है, माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 7 - 1 6। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। ठीक है, आपका कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर मैं कहूं मैंने एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, अगर एक आर्टिकल को मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो क्या ये भी कह सकता हूं मैं कि कॉस्ट प्राइस को तो मैं हमेशा 100% ही मानता हुआ आ रहा हूं। तो जो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट प्राइस मेरा 100% है, प्रॉफिट है 20%, 20% किसका प्रॉफिट है? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं ना प्रॉफिट। तो मैं कहूंगा जो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो 100% है, प्रॉफिट है 20% का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 120%। अब जब मैं ये 120% लिख रहा हूं, ये किसका 120% लिख रहा हूं? आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस 100% माना 100% किसका है? सीपी का है। 100% तो 1 होता है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 100% ऑफ सीपी है। जब प्रॉफिट लिखता हूं ना मैं 20% है, तो प्रॉफिट 20% का मतलब है जो मेरा प्रॉफिट का मान होगा, एक्चुअल वैल्यू होगी प्रॉफिट की, वो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट निकालता हूं, अगर मैं सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस तो अपने आप का 100%, तो 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट क्या है? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्या ये चीज भी क्लियर हो गई? तो मैं अगर इसी लैंग्वेज को एक सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहूं, मान लो मुझे क्या होता है? प्रॉफिट होता है से P% का, तो मैं कह सकता हूं जो सेलिंग वो प्राइस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस अपने आप का क्या होगा? 100% होगा, और मुझे प्रॉफिट हो रहा है P% का, तो आप कहेंगे P% का प्रॉफिट है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो मेरा ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 100 प्लस P%। जिसे आप और अगर लिखना चाहें सिंपल लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज P है, ये प्रॉफिट परसेंट है P, याद रखना। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 100 प्लस P डिवाइडेड बाय 100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस को। ठीक है, अब एक एग्जांपल से साथ के साथ मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। मान लो मेरे पास एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 200 रुपए, इसे मैंने बेचा प्रॉफिट पे कितने के? मैंने इसे बेच दिया से 30% के प्रॉफिट पे। तो मुझे बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। आप कहेंगे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है 200, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस था 200 रुपए, 100 प्लस 30 भाग में 100,
तो ये हो जाएगा मेरे पास 200 इंटू में 130 भाग 100 मतलब 13 भाग 10, ये मान आ जाएगा 260। या तो मैं ऐसे निकालूंगा, और क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। अगर मुझे मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 30% दे रखा है, तो आप एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं क्या प्रॉफिट की कितनी होगी। प्रॉफिट एक्चुअली में मेरे पास होगा 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास 200, तो ये हो जाएगा 30% से 2 जीरो कट जाएंगे, 30 इंटू 2 60। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस अगर 200 है तो मेरा प्रॉफिट है 60 रुपए का, और मेरे पास जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा मेरे पास 200 जमा 60 260। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तीसरी चीज और क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस तो मैं क्या मानता हूं 100% मानता हूं, ठीक है। प्रॉफिट है मेरे पास 30% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्या 100 जमा 30 130% हो जाएगा। तो 100% मेरा 200 के बराबर है, 100% मेरा किसके बराबर है 200 के बराबर है। मुझे मान 130% का बताना है, तो 130% का मान कितना होगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो हटाऊंगा, 10% 20 के बराबर है, तो 130% मतलब 10 में किससे गुना कर दिया 13 से गुना कर दिया, तो यहाँ पे भी 13 से गुना करूंगा तो ये 260 के बराबर हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं। लास्ट वे 1 2 3 सोचने के तरीके, कभी मैं इस तरीके से सोचूंगा, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से, और कभी एक चौथा तरीका और लिख देता हूं, ठीक है। मान लो मेरे पास कीमत कितनी थी 200 थी, मैंने मन मन में करा कि भैया 30% का प्रॉफिट है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा, मतलब कॉस्ट प्राइस का 130% हो जाएगा, तो ये कॉस्ट प्राइस है इसका 130% निकाल लूंगा। मन मन में यहां पे करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा ये 200, 130% मतलब 13 भाग 10, और ये हो जाएगा मेरे पास 260, ठीक है। ये वाला और ये वाला मेथड मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, ये चीज मन में करी है। तो इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर ये सब समझ आ गया तो क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, ठीक है। टाइप 1 से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सवाल होंगे। पहले क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कितना है 12.5%। 12.5% हमने फ्रैक्शन में पढ़ा, ये क्या होता है, ये 1/8 होता है। तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास 8 रुपए है तो मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 मेरा प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस कितना होगा। आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 9 रेशियो मेरे पास क्या बनेगा, ये सेलिंग प्राइस बनेगा। क्वेश्चन में कहता है उस वस्तु का मुझे लागत मूल्य बता दें जिसे हमने 630 रुपए का बेचा है 12.5% के प्रॉफिट में। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, 9 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 630 को, और मुझे किसका मान बताना है, मुझे 8 रेशियो का मान बताना है। तो 9 से काटूंगा, आप देखेंगे कितने टाइम्स जा रहा है, 70 टाइम्स जा रहा है, तो 8 इंटू 70 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 560। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%, ठीक है। एक आर्टिकल को मैंने 1470 रुपए का बेचा और उस पे 16 2/3% का लाभ अर्जित करा, तो मुझे बताना है लागत मूल्य क्या है, ठीक है। 16 2/3% का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये कितना होता है, 16 2/3% होता है मेरे पास 1/6। तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 6 रुपए है तो मेरा प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट 1 का होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट, ये हो जाएगा मेरे पास 7 रेशियो। तो सेलिंग प्राइस है 7 रेशियो, 7 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा किसे, कितने का बेचा मैंने 1470 रुपए का बेचा, प्रॉफिट कितने का कमा, कॉस्ट प्राइस कितने का रहा होगा, लागत मूल्य कितना है, ये होगा 6 रेशियो। 7 से कितने टाइम जा रहा है, 210 गुना जा रहा है, तो 6 इंटू में 210 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1260। ये मेरा इस सवाल का उत्तर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। टाइप 2 कहता है आ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक शॉपकीपर अपनी वस्तु को 16 2/3% के लाभ पे बेचता है, किस पे, विक्रय मूल्य पे बेचता है। अभी तक हम जितना भी लाभ निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, हमारे पास लागत मूल्य पे हमेशा लाभ निकालते थे, लेकिन यहां पे क्या है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट क्या करता है, वो सेलिंग प्राइस पे 16.2/3% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो हमें बताना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, क्योंकि एक्चुअल तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो मैं कहूंगा 16.2/3% किसके बराबर होगा,
ये तो मेरा 1/6 के बराबर हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। तो मेरे पास 1 का प्रॉफिट है किस पे, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकाला गया है ना, तो सेलिंग प्राइस पे होगा। तो अब ये 6 बन जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरे पास सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट को घटा दूं तो मेरे पास 6 माइनस 1 कॉस्ट प्राइस होगा 5। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना का होगा, आपके पास प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%। तो ये हो जाएगा मेरे पास प्रॉफिट है कितने का, 1 का, कितने पे है, कॉस्ट प्राइस है 5 इंटू में 100, तो ये मान आ जाएगा मेरे पास 20%। उम्मीद है ये सभी को क्लियर हो गया होगा। 20% मेरा इस सवाल का उत्तर रहेगा। डन है, चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास, अ मैन सेल्स हिज आर्टिकल एट 25% लॉस ऑन दी सेलिंग प्राइस, फाइंड दी लॉस परसेंट। तो हमें एक्चुअल लॉस परसेंट बताना है। अगर एक आदमी अपनी वस्तु को 25% नुकसान पे बेचता है, किसके, सेलिंग प्राइस पे, तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है, फ्रैक्शन में मैंने लिखा। तो 4 किसे रिप्रेजेंट करेगा, सेलिंग प्राइस को, ये मेरा लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर लॉस हो रहा है, आपको यह भी पता है कि मेरे पास लॉस के केस में क्या होता है, लॉस होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है लॉस के केस में, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1 + 4, ये हो जाएगा 5। तो मुझे क्या हुआ है, मुझे 5 पे 1 की हानि हुई है, तो मेरे पास लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 1 की हानि है कितने पे, 5 पे इंटू में 100%, और ये मान आ जाएगा मेरे पास 20%। ये सिर्फ कहानी मैंने आपको एक एक चीज समझाने के लिए लिखी है कि आप गलती ना कर रहे, वरना सीधा सीधा दिख रहा है भैया कि लॉस हो रहा है मेरा, 4 पे बेच रहा हूँ, 1 का लॉस हो रहा है। तो टोटल कितने का मेरे आर्टिकल पड़ा होगा, लागत मूल्य कितने का होगा, 4 + 1 5 का। 5 की मेरे कॉस्ट प्राइस आ गया, हानि है 1 की कितने पे, 5 पे, तो 1/5, 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है मेरा 20%। ठीक है, तो ये देखते ही आपको यही करना है, खत्म। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी आंसर आ जाते हैं इस तरह के सवालों के। ये कहानी समझाने के लिए है, जिससे कि आप स्टार्टिंग में गलती ना करें, वरना आपको डायरेक्टली देखना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसे सोचने का, आप कहेंगे कि 25% का नुकसान हो रहा है मुझे किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस को 100 मान लेता हूं। मैंने कहा अगर सेलिंग प्राइस 100 है, 25% के लॉस में बेचूंगा, तो इसका 25% होगा 25 में कितने का बेचूंगा, सॉरी, मैंने सेलिंग प्राइस पे 25% के लॉस पे आर्टिकल को बेचा है, तो सेलिंग प्राइस है मेरे पास ये 100 रुपए, और मेरा लॉस हुआ कितने का हुआ, मेरे पास लॉस का 25%, 25 का लॉस हुआ है मुझे। तो लागत मूल्य कितना रहा होगा, आप कहेंगे इसमें 25 बढ़ा दूंगा तो मैं कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 125 रुपए। ठीक है, अब मैं देखूंगा लॉस कितने का हो रहा है मुझे, 125 पे, 25 रुपए सस्ता बेच रहा हूं ना मैं सामान को, तो 25 का नुकसान है 125 पे, तो 25/125 गुना में 100, ये भी आ जाएगा मेरे पास 20%। ठीक है, आप जैसे मर्जी देख सकते हैं, बाकी ये रेशियो मेथड इज बेस्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। सीजीएल 2020 टीयर 1 का बहुत अच्छा सवाल है। कैसा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640 a person loses 15% on its selling price. At what price should he sell to gain 15% on the cost price? एक आर्टिकल 640 रुपए का बेचा जाता है, तो जो इंसान है उसे 15% की हानि होती है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, हमें बताना है कितने रुपए का हम बेच दें जिससे कि 15% का फायदा हो कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, फिलहाल मैं सेलिंग प्राइस को अगर मैं 100% मान लूं, ठीक है, तो कितने का बेच रहा है पर्सन, क्या वो 15% का लॉस पे बेच रहा है। अगर 15% के लॉस पे बेचेगा तो 15% का लॉस अगर मैं जोड़ दूंगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्या ये 100% प्लस 15%, क्या ये 115% हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है मुझे, 640 रुपए दे रखा है, तो 100% तो 640 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 640 भाग 100 करेंगे और मुझे 115 का मान बताना है, क्या ये मेरे कॉस्ट प्राइस का मूल्य हो जाएगा। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं, मैंने कहा अगर सेलिंग प्राइस को 100 मान लिया मैंने, तो मुझे लॉस सेलिंग प्राइस से 15 का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो ये हो जाएगा 115%। तो 100% किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो 640 को कर रहा है, क्योंकि हमने आर्टिकल को 640 का बेचा, तो 1% का वैल्यू 640 भाग 100, और 115% कॉस्ट प्राइस है इंटू 115 कर दिया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस तो इतना आ गया, अब मुझे आर्टिकल पे 15% का और मुनाफा कमाना है, तो कितने का बेचना चाहिए। आप कहेंगे सर ये कॉस्ट प्राइस तो मेरा हो गया, सेलिंग प्राइस न्यू कितना होगा, कॉस्ट प्राइस पे भी 15% का मुनाफा, तो 640 भाग 100 इंटू में 15, तो मेरा कॉस्ट प्राइस था 115,
अगर इसे मैं 100% मान लेता कॉस्ट प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस 15% मुनाफा कमाने के लिए कितने का बेचना पड़ेगा? 115% का बेचना पड़ेगा अपने आप के, तो ये हो जाएगा 115 भाग। डन। ये मेरा फाइनली इस सवाल का उत्तर आएगा। आप इसे सोल्व करके अपनी कैलकुलेशन करके आंसर बता सकते हैं। अब मेरे पास देखो ऑप्शंस है, ऑप्शंस की भी मदद ली जा सकती है, वरना डायरेक्ट कर लो। अब ऑप्शन की मदद से कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो मेरे पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 115 है मेरे पास, 5 से काट दूंगा तो ये 2 बचेगा मेरे पास, और ये वाला मान कितना आएगा मेरे पास? 23 आएगा। उसके बाद 2 से काट दूंगा तो ये मेरे पास 32 बचेगा। अब फिर मेरे पास यहाँ पे 5 से काटूंगा तो ये 23 आएगा, और ये मेरे पास 20 बचेगा, और 20 में 2 से काट दूंगा तो मेरे पास ये 16 बचेगा। तो मेरे पास जो मान बचा 16 इंटू 23 भाग 10 बचा। जब भी नीचे में छोड़ता हूं मैं कोशिश करता हूं जो नीचे बचे ना 2 और 5 मतलब 10 का मल्टीपल में बचे। अब 10 से फायदा क्या होगा? मुझे ये पता चल गया यहाँ पे अब 2 और 5 का फैक्टर है। 2 और 5 यहाँ पे तो मुझे मिलेगा नहीं, 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिलेगा, तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। तो मैं इसे काटता नहीं हूं, मैं 10 को बचा के रख लेता हूं। और मुझे ये पता चल गया कि अब मेरे पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएगी। 10 से डिवाइड करूंगा तो एक वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद। अब वो वैल्यू क्या होगी? यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू दे रखी है, दोनों की यूनिट डिजिट डिफरेंट है। तो मेरे पास आंसर आएगा 6 तिया 18 8, 8 तिया 24 4, यूनिट डिजिट आएगी 4। तो जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.4 आएगा। मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यही इस सवाल का उत्तर हो सकता है, डेट इज 846.4। उम्मीद करता हूं ये सवाल आप सभी लोगों को समझ आ गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? CHSL 2020 का सवाल है। कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 7/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस अ मैन लूजेज 16%। इफ ही सेल्स इट एट 90% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। एक आदमी अपनी वस्तु को 7 भाग 12 भाग का बेचता है सेलिंग प्राइस के, तो उसे लॉस होता है कितने का? 16% का, ठीक है। अगर 90% का बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? अब यहाँ पे जो लॉस है वो किस पे है? क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा कि सेलिंग प्राइस पे ही लॉस है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा होगा। अगर लॉस कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस को क्या मान लूं मैं? अपना 100% मान सकता हूँ, या आप 100 रुपीज भी मान सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, लॉस है मेरे पास 16% का, तो आप कहेंगे लॉस कितने का हो रहा है? 16 का हो रहा है। अगर मैं आर्टिकल को 7 भाग 14 का बेचता हूं सेलिंग प्राइस के, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 7 भाग 12 ऑफ सेलिंग प्राइस, ये किसके बराबर हो जाएगा? लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस पे 16 का, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 16 घटाऊंगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 84 रुपए। क्या ये 84 को रिप्रेजेंट करेगा? अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालूं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 7 से ये 84 कटेगा 12 टाइम्स 12 इंटू में 12, ये हो गया 144। कहता है अगर मैं आर्टिकल को 90% का बेचूं सेलिंग प्राइस का, तो मुझे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस का अगर 90% निकालना है तो यहाँ पे 90% निकाल लेंगे। इसका 90% कितना आएगा? 9 को 144 से गुना कर दूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी, और मुझे बताना है फाइनली प्रॉफिट कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस से आगे जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले मैं बेसिक से पूरा दिखाता हूं आपको। 9 को 4 से गुना करा तो 36 आएगा, 6 पॉइंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि परसेंट है, एक जीरो कटेगी और एक वैल्यू के बाद पॉइंट भी आना है। उसके बाद 36 और 3 39, 3 कैरी फॉरवर्ड, ये आएगा मेरे पास 129.6। अब आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और सेलिंग प्राइस मेरा इतना आ गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस के 90% पे इतने का मैं बेच रहा हूं, तो कितने का प्रॉफिट है 100 पे? 29.6 का। तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 पे 29.6 प्रॉफिट है, तो 29.6% मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये सवाल समझ आ गया? अब इसी चीज को देखो, मुझे ये कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, मतलब जब मैं इतने का बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा? जो मेरा अगर कॉस्ट प्राइस 100 ही है तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतने ही परसेंट मुझे प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे 100 से 29.6 ज्यादा था तो इतने परसेंट का ही मैंने कह दिया प्रॉफिट है मेरा, क्योंकि 100 पे कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा जब मैं इसे सोल्व करूंगा, मुझे पता है कि 90% इसका निकालूंगा तो पॉइंट में वैल्यू जाएगी, क्योंकि 100 एक जीरो हटाएगा और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएगा। 90% को क्या लिखता मैं? 144 इंटू में 90/100, मतलब एक जीरो ये लग गई, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? पॉइंट। तो जो ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी 90% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये मेरा पॉइंट में आएगा, और लास्ट डिजिट क्या आएगी पॉइंट में? 9 इंटू 4 6 आएगा। अब मुझे पता है ये वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है इस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से, तो इसमें से अगर ये घटाऊंगा तो मेरे पास पॉइंट में क्या 6 बचा रह जाएगा। तो जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में पॉइंट में 6 आएगा।
और मैंने देखा 4 ऑप्शन में एक ही आंसर ऐसा था जिसके लास्ट में पॉइंट में 6 है, तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर होता। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत कम कर सकते हैं, हमें ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, मुझे डायरेक्टली दिख जाता। जैसे ही मैंने देखा 144 का 9% निकालना, 4 को 9 से करा, पॉइंट 6 आएगा, मैं कहा था मेरा आंसर जो भी आएगा उसका लास्ट का पॉइंट 6 होगा, और यही मेरा इस सवाल का उत्तर होगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। चले आगे, CGL 2019 टीयर 1 का सवाल है। क्वेश्चन में कहता है अ डीलर सोल्ड 6 सोइंग मशीन्स फॉर ₹63,000 with a profit of 5%. For how much should he sell 8 machines if he intends to earn a profit of 15%? मेरे पास एक डीलर है, ठीक है, वो 6 सुई मशीन बेचता है 63,000 रुपए की, तो उसे 5% का लाभ होता है। ठीक है, अगर उसे 8 मशीन बेचनी है और 15% का प्रॉफिट अर्जित करना चाहता है तो कितने की बेचे वो सारी की सारी मशीन, 8 मशीन? तो मैं कहूंगा एक मशीन का कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ सीपी है, 6 मशीन पहले उसने बेची तो 6 मशीन उसने इतने की खरीदी होंगी, कितने परसेंट के प्रॉफिट बेची? 5% के प्रॉफिट बेची। 5% का प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस के 105 भाग 100 पे बेचा होगा। ये मेरे पास 6 मशीन का क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। ये किसके बराबर दे रखा है? ये बराबर दे रखा है मुझे 63,000 के। मुझे किसका मान बताना है? मुझे बताना है कि 8 मशीन पे 15% के प्रॉफिट अगर मुझे चाहिए तो कितने का बेचूंगा मैं? तो मैं कहूंगा 8 मशीन पड़ेगी इतने की, प्रॉफिट कितने का चाहिए? 15% का, तो मतलब 115% में बेचूंगा। इसका मान मुझे बताना है। डन। अब इसे सोल्व कर लेंगे। आप चाहें तो देखो, मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये 100 मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, इसमें कोई बदलाव आना नहीं है। ठीक है, अब बची चीज ये है, तो यहाँ पे 63,000 था, सीपी बाय 100 का मान मैंने निकाल लिया, तो डिवाइडेड बाय 6 आएगा और यहाँ पे 105 आएगा। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे 8 और 115 को गुना करा है, तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 115 आएगा। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे 5 से काट देंगे इसे, ये मेरा 23 आएगा और ये मेरे पास 21 आएगा। 21 से इसे काटूंगा तो ये मेरा 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3,000 आएगा। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1000 बचेगा, 2 से ये काटूंगा तो ये 4 बन जाएगा। तो 23 इंटू में 4 92 इंटू में 1000 92,000, ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। डन है। एक तरीका तो ये हो गया। क्या कुछ और भी सोच सकते थे इस सवाल के अंदर? सोच सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से करना होता तो थोड़ी मदद मुझे मिल सकती थी। ऑल्दो मैं कह रहा हूं कि आप बेसिक से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी इसका फायदा मिल जाता है ऑप्शन से करने का। वो कैसे? आप कहेंगे मेरे पास मुझे फाइनली कीमत किसकी बतानी है? 8 मशीन का कॉस्ट प्राइस इंटू में एक 15% का प्रॉफिट चाहिए। 15 मतलब 115% में बेचूंगा, 115% का मतलब है 23 भाग 20 का बेचूंगा। ठीक है, 20 का पड़ रहा होगा तो 23 का बेचूंगा, कि यही आएगा। 115 भाग 100 को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए, बहुत ही रेयर चांस होगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस में डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए? 23 मिल जाए। 23 तो जल्दी से मिलेगा नहीं, और 23 मेरी अभाज्य संख्या भी है, एक प्राइम नंबर भी है, तो किसी और से कटेगा नहीं। तो कॉस्ट प्राइस में डिनोमिनेटर में जरूरी नहीं है 23 मिले। अगर 23 नहीं मिलेगा तो मेरा आंसर 23 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? और अगर आंसर 23 का मल्टीपल होगा, 4 ऑप्शन में 23 का मल्टीपल ढूंढना है। क्या ये 23 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 63 कटेगा, फिर 3 नहीं कटेगा, दिया जाएगा। तो ये 23 से कट रहा है। क्या ये 23 से कट रहा है? अब ये चेक करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया, 23 का टेबल जनरली याद भी नहीं होता। सबसे पहले तो 23 दिया, 69 करेंगे, फिर मेरे पास ये 192 बचेगा। 192 मेरा 23 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे 92, ये भी 23 से नहीं कटेगा। तो 23 से कटने वाला मेरा एक ही उत्तर था, तो यही सवाल का उत्तर आ गया। तो जैसे ही मैंने देखा मुझे 15% का प्रॉफिट कमाना है, तो मैंने कहा जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस रहा होगा इससे पहली वैल्यूज का, उसमें मुझे कितना करना पड़ेगा? 15% बढ़ा के, मतलब 23 भाग 20 से गुना करनी पड़ेगी। तो मेरा आंसर 23 का मल्टीपल होगा, और 23 का मल्टीपल एक ही आंसर है, तो वही आंसर आ गया। ठीक है, पहले आप बेसिक से ट्राई करें, फिर भी फंस रहे हैं तो आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं। अगले टाइप पे चलते हैं। कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 16 आर्टिकल का लागत मूल्य बराबर है 14 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के, तो मुझे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। सीधा सीधा आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 2 से काट दूंगा, तो मेरे पास 8 कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे 7 सेलिंग प्राइस है। इसे लिख सकता हूं मैं, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7:8, मतलब 8 7 का पड़ रहा है, तो मैं वस्तु को कितने का बेचूंगा? 8 का बेचूंगा, तो मुझे फायदा होगा। फायदा कितने का होगा? 1 का फायदा होगा। कितने पे? 7 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 भाग 7 गुना में 100, ये हो जाएगा मेरा 14 2 भाग 7%। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। डन है। अब और क्या क्या चीजें इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपने कहा कि 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो पहली चीज तो मुझे ये दिखनी चाहिए कि
14 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 16 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कम आर्टिकल्स है, यहाँ पे ज्यादा आर्टिकल्स है। तो मुझे क्या होगा, एक तो प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है, लॉस नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये चीज मुझे क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ आती है। दूसरी चीज, जब हम इस सवाल को करेंगे, आप ओरली भी सोचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप गलती कर दें। आप इसे बिल्कुल बेसिक से ऐसे ही करें रेशियो बना के। अब यहाँ पे एक चीज कर सकता था मैं, ये रेशियो के लिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐसा दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस मेरा होगा 7 रेशियो, सेलिंग प्राइस होगा मेरा 8 रेशियो, इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 7 है तो 1 का फायदा होगा 7 पे, 1/7 कितना होता है, 14, 2/7%। ये हमने कन्वर्जन पहले परसेंटेज में सीखा था, डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया, ठीक। तो एक एक लाइन हर बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलता हूं अगले सवाल पे। CGL 2020 टीयर 1 का सवाल है, कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स, फाइंड द अप्रोक्सीमेट गेन और लॉस परसेंट। 75 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है मेरे पास 60 आर्टिकल्स के, सॉरी 75 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य 60 आर्टिकल के लागत मूल्य के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर मैं रेशियो निकाल लूंगा तो 15 से कट जाएगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। तो मैं कहूंगा यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस अगर 4 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो नुकसान होगा, कितने का नुकसान होगा, 1 का नुकसान होगा। कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 5 है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 का नुकसान है 5 पे, तो 20% का क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। खत्म। चलें आगे। कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन द होल, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है 4/5 नंबर ऑफ बुक्स का वो बराबर है, 4/5 नंबर ऑफ बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल का बराबर है। तो ये कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं, टोटल मान लिया मैंने 1 है, ठीक है। अगर फिर मुझे बताना है टोटल पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये 5/4 होगा। 1 का प्रॉफिट होगा कितने पे, 4 पे, 1/4 इंटू में 100 करूंगा तो 25%। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल कहता है सेलिंग आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंट, ठीक है। 72 आर्टिकल्स बेचने के बाद एक आदमी को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान होता है, तो हमें बताना है कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है। तो आप कहेंगे सर मेरे पास जो लॉस होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से। कितने का लॉस है, 9 आर्टिकल्स का लॉस है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस SP मान लिया तो 9 SP का लॉस हो गया। 72 आर्टिकल बेचे ना, तो मैं कहूंगा 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर इतना ही लिख दूं मैं, तो ये मेरे पास CP मान लिया, तो मेरे पास 72 CP माइनस, अब 72 आर्टिकल बेचे तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी मुझे घटाना पड़ेगा, ठीक। अब मैं यहां से सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा, यहाँ पे आप चाहे तो 9 से काट दें तो मेरे पास ये 8 बचेगा और ये भी मेरे पास 8 बचेगा। अब यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस वाला एक साइड ले जाऊं तो मेरे पास ये 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर होगा 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। अब तो फटाफट से बता देंगे कॉस्ट प्राइस अगर 9 है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 8 है, ठीक है। तो मुझे नुकसान कितने का हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है, कितने पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है 9, तो 1/9, 1/9 फ्रैक्शन में आया, इसका परसेंटेज वैल्यू आपको पता है 11.11% होता है, यही सवाल का उत्तर है, इतने प्रतिशत की मुझे हानि होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। 72 आर्टिकल बेचने के बाद फायदा होता है 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आप कहेंगे प्रॉफिट क्या होता है, 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये मेरा प्रॉफिट है, ये होता है कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। 72 आर्टिकल बेचे तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर CP मान लो और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस SP मान लो, तो मुझे इतने, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दोबारा ही करता हूं। 72 आर्टिकल बेचने पे मुझे फायदा होता है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट होता है मेरे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितना फायदा है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है, कितने आर्टिकल बेचने पे 72, तो 72 एक आर्टिकल पे कितने का फायदा होगा, SP माइनस CP का 72 पे कितने का फायदा होगा, काट दूंगा तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा। अब 8 SP है, यहाँ पे SP है, इधर जाके मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 7 SP रह जाएगा इस साइड आके, और ये किसके बराबर 8 CP इधर चला जाएगा। CP 7 है, सेलिंग प्राइस 8 है, कितने का फायदा हो गया, 1 का फायदा हो गया, कितने पे 7 पे, तो 1/7 गुना में 100%, 14, 2/7%।
ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। डन है। कहता है मेरे पास आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 40 आर्टिकल्स बेचने के बाद एक आदमी को 8 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस का फायदा होता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा प्रॉफिट है 8 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस का, कितने पे? 40 आर्टिकल बेचने के बाद, तो 40, फायदा क्या होता है मेरे पास? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसे सोल्व कर लेंगे, 8 से काटूंगा तो ये 5 आ जाएगा। 5 एचपी में से ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं। ये 5 सीपी इधर जाके एक और जुड़ जाएगा, ये मेरा 6 सीपी हो जाएगा। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? कॉस्ट प्राइस 5 को रिप्रेजेंट करेगा और सेलिंग प्राइस 6 को रिप्रेजेंट करेगा। फायदा कितने का हो गया? 1 का हो गया। कितने पे? 5 पे। तो 1/5 गुना में 100 करते हैं, तो मेरे पास आता है 20%। डन है। अब जो इस तरह का सवाल है, जो ये लास्ट टाइप मैंने बताया अभी, इससे पहले वाले जब आपको प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस में हो रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप बदलाव मत करना चीजों में। लेकिन जब आपको जो प्रॉफिट है, अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस में हो रहा था ना, तो वो उसे मत छेड़ो, उसे बेसिक से ही करो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है वो भी कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझना इसे। बस जब मैंने कहा जब प्रॉफिट या लॉस मुझे कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में हो रहा है तभी हम ये चीज यूज करेंगे। मैंने कहा 40 आर्टिकल बेचने के बाद आदमी को 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर फायदा होता है। तो मैं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना मान लूं? क्या 1 रुपए मान सकता हूं? तो 40 आर्टिकल मैं अगर बेचूंगा तो 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 40 रुपए हो गया। 40 आर्टिकल बेचने के बाद उसे फायदा कितने का हो रहा है? 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का, मतलब उसे फायदा हो रहा है 8 इंटू में 1, ये उसका प्रॉफिट है। तो 40 पे 8 का प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? आप कहेंगे 8/40 गुना में 100, ये मेरा आंसर आ जाएगा 20%। तो जब आपको प्रॉफिट या फिर लॉस अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में दे रखा है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आप एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मान लें तो जो प्रॉफिट होगा आप कहेंगे 40 पे 8 का फायदा है, तो 8 का फायदा कितने पे? 40 पे गुना में 100। लेकिन शर्त यह है कि यहां पे मेरे पास ये कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में होना चाहिए। ऐसे ही मेरे पास सवाल बन जाता, मान लो मैंने 40 आर्टिकल्स बेचे, लॉस क्या है? 8 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो हमें बताना है 40 आर्टिकल बेचने में अगर 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर नुकसान हो गया तो लॉस प्रतिशत कितना होगा। तो बेसिक से करेंगे तो आप वही कहेंगे कि मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं कहूंगा 8 के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस है। लॉस के केस में क्या हो जाता है? 40 है मेरे पास, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है किससे? सेलिंग प्राइस से। और मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, 8 से काटूंगा ये 5 आएगा। 5 सीपी है, यहाँ पे इधर जाके मेरे पास 4 सीपी बचेगा। और यहाँ पे मेरे पास ये 5 एसपी है, ये इधर चला जाएगा 5 एसपी। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरा? 5 हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 4, तो 1 का घाटा हो गया कितने पे? 5 पे, और इंटू में 100% ही हो गया 20%। ठीक है, तो अब मैं इसे डायरेक्टली भी देख सकता था, क्योंकि लॉस अगर सेलिंग प्राइस के में दे रखा है, कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में दे रखा है लॉस अगर, तो मैं कहूंगा मुझे 8 का नुकसान हुआ कितने पे? 40 पे। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है अ पर्सन बाइज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, एक आदमी ने क्या करा, 80 किलो चावल खरीदे और उसे उतने प्रॉफिट पे बेचा जितना वो पे करता है 30 किलो चावल के लिए। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो मैं कहूंगा उसने कितना टोटल बेचा है? टोटल 80 किलो थी उसके पास क्वांटिटी, और उसे जो प्रॉफिट मिला उसने कितने के प्रॉफिट में बेचा? जितने का वो क्या खरीदता है? 30 किलो चावल खरीदता है। ठीक है, तो 30 kg का जो सीपी है उस पे उसे उतना प्रॉफिट हो रहा है उसे 80 किलो बेचने पे। तो मैं कहूंगा प्रॉफिट कितने का है मेरा? प्रॉफिट परसेंटेज 30 का फायदा हो रहा है 80 किलो पे, तो 30/80 गुना में 100, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 3/8। किस रेशियो के बराबर? फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? 37.5% के बराबर परसेंटेज में पढ़ा है। ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। क्या ये चीज क्लियर होगी? वरना आप बेसिक से सोचते तो मैं मान लेता 80 किलो चावल है ना, मान लो 1 किलो उसने 1 रुपए का खरीदा। ठीक है, तो 80 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता? मेरे पास 80 रुपए हो जाता। जब बेचने की बार आई तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया? जितने का 30 किलो खरीद रहा था। 30 किलो कितने का खरीद रहा था? 1 रुपए का 1 किलो, तो 30 किलो 30 रुपए का।
तो 30 का प्रॉफिट है 80 पे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल मेरे पास सीजीएल 2019 टीयर 2 का है, ये देखते हैं। ऑन सेलिंग 38 balls at ₹2240 there is a loss equal to the cost price of 6 balls. The cost price of a ball is equal to, अगर मैं 38 बॉल्स बेचता हूं 2240 रुपए की, तो मेरे पास जो लॉस होता है वो 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा एक बॉल का। ठीक है, आप मुझे जल्दी से ये बताएं, पहले बेसिक से देखते हैं फिर डायरेक्ट देखेंगे। मैंने कहा 38 बॉल बेची है और लॉस हो रहा है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 38 बॉल पे एक बॉल का कॉस्ट प्राइस सीपी मान लेता हूँ, एक बॉल का सेलिंग प्राइस एसपी मान लेता हूँ। लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये किसके बराबर हो जाएगा? मेरे पास 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस के 6 सीपी के बराबर आ गया। हमसे पूछा है एक बॉल का कॉस्ट प्राइस बताना है, अगर मेरे पास 38 बॉल का सेलिंग प्राइस इतना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 38 सेलिंग प्राइस, अभी मैं काट नहीं रहा, ये 38 एसपी को मैं उधर ले गया और मेरे पास ये कितना हो जाएगा 38 सीपी माइनस 6 सीपी, ये मेरे पास 32 सीपी के बराबर होगा। तो 38 बॉल का सेलिंग प्राइस मेरे पास 32 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 38 बॉल का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 2240 दे रखा है। मुझे बताना है कि एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ये तो 32 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरा 2240 डिवाइडेड बाय 32, और यहाँ पे हम उत्तर निकाल लेंगे। 32 से काटूंगा तो ये 7 टाइम्स आ रहा है 70। एक बॉल का कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 70 रुपए। क्या ये क्वेश्चन बेसिक से बिल्कुल समझ आ गया आप सभी लोगों को? डन है। यहाँ पे इस तरह का जब सवाल आता है जिसमें वैल्यू मुझे दे रखी होती है, तो हम यहाँ पे काटते नहीं है। मैंने 38 और 6 को काटा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो 32 सीपी बनेगा ये मेरा 38 सेलिंग प्राइस के बराबर ही आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अगर मैं इसे डायरेक्टली सोचता हूँ तो डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस है ना मेरा 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर दे रखा है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है 38 बॉल है, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा। जब मैं उसे बेचने गया, ठीक है, तो मैंने 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर नुकसान उठाया, तो कितने का बेचा होगा? आप कहेंगे सर इसमें से 6 बॉल का कॉस्ट प्राइस घटा दो, क्योंकि इतना तो मैंने क्या करा है, नुकसान करा है। तो अगर मैं इसे बेच दूंगा तो मैंने कितने का बेचा? जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो 32 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। ये सेलिंग प्राइस किसका है? 38 बॉल का। तो मैं कहूंगा 32 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर हो गया? 2240 रुपए के बराबर हो गया। तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2240 भाग 32, यह आ जाएगा मेरे पास 70। डायरेक्ट अप्रोच ये रहेगी इस सवाल को करने की। ठीक है, तो वन लाइनर मेथड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या था? सुलेखा बॉट 36 kg ऑफ शुगर फॉर रुपीज इतना, शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर 5 kg ऑफ शुगर। क्वेश्चन में क्या था? सुलेखा ने 36 किलो शुगर खरीदी 1040 रुपए की, और इसे इसने बेच दिया। जो प्रॉफिट था वो 10 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर था। तो हमें बताना है 5 किलो का सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के टर्म्स में दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा, मैं बेसिक से करूंगा। मैं कहूंगा यहाँ पे जो प्रॉफिट कितना है 10 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 1 किलो का सेलिंग प्राइस एसपी मान लिया तो 10 किलो का इतना हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने किलो पे? 36 किलो पे हुआ है, तो 36 का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सोल्व करेंगे, फिर से मैं इसे ना 36 को छेड़ूंगा नहीं, मेरे पास ये 36 कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये मेरे पास 36 एसपी है, 10 एसपी इधर घटेगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 26 एसपी। हमें ये पूछा है कि 5 किलो शुगर का सेलिंग प्राइस बता दो। अगर 36 किलो शुगर का कॉस्ट प्राइस है कितना? 1040, तो ये तो मेरा 1040 के बराबर है। तो 1040 किसके बराबर हो गया? 26 किलो के सेलिंग प्राइस के। तो 1040 को अगर मैं 26 से काट दूं तो मेरे पास 1 किलो का सेलिंग प्राइस आ गया। हमें 5 किलो का सेलिंग प्राइस बताना है, तो यहाँ पे भी 5 से गुना कर देंगे। ये तो मेरा 40 टाइम्स जा रहा है, और 40 इंटू 5 200 होता है। तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। डन है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे के सवाल सोल्व करेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगले सेशन में इसी टाइप के धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। जो कंसेप्ट हमने इस सेशन में सीखे हैं उसे हम थोड़ा फास्ट लगा रहे होंगे अगले सेशंस में। ठीक है, जय हिंद। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, टाइप 3 तक हमने पढ़ लिया था, टाइप 4 से अब स्टार्ट करेंगे। टाइप के साथ साथ क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, उनका पैटर्न चेंज होता रहेगा, और जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करें लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे हुए ही क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा
इसमें लगभग हम ओवरऑल अगर डिस्काउंट को भी इंक्लूड कर लूँ तो 24-25 के आसपास टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप 4 से स्टार्ट करते हैं, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कहता है द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 टाइम्स द लॉस इंकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹275। फाइंड एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल हिज गुड्स इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। ठीक, तो कहता है मेरे पास अगर एक आर्टिकल को 800 रुपए का बेच दिया जाए तो जो प्रॉफिट होता है वो 20 गुना है किसका, जो लॉस होता है अगर सेम आर्टिकल को मैं 275 का बेच दूं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास दो सेलिंग प्राइस है, एक मैंने कहा SP1 और एक मेरे पास है SP2। पहले मैं आर्टिकल को 800 रुपए का बेच रहा हूं और दूसरे टाइम मैं आर्टिकल को बेच रहा हूं 275 रुपीज का, राइट। अब यहाँ पे मुझे कुछ लॉस हो रहा है, जब मैं 275 का बेच रहा हूँ 800 का बेच रहा हूँ तो कुछ फायदा हो रहा है। जो यहाँ पे मुझे फायदा हो रहा है ना 800 का बेचने पे, वो 20 गुना ज्यादा है जो मुझे लॉस हो रहा है जब मैं 275 का बेच रहा हूं। तो मैं कहूंगा मेरा कॉस्ट प्राइस तो इनके बीच में कहीं रहा होगा। यहां पे जाऊंगा तो लॉस हो रहा है, तो मान लो मुझे एक्स का लॉस हो रहा है जब मैं 275 का बेच रहा हूं, और जब मैं 800 का बेच रहा हूं तो मुझे फायदा कितने का हो रहा है। यहाँ पे अगर एक्स का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे मुझे 20 गुने का फायदा हो रहा है, मतलब 20x का फायदा हो रहा होगा। यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस रहेगा। क्वेश्चन में कहता है कितने रुपए का आर्टिकल को बेचना चाहिए जिससे कि 20% का लाभ अर्जित किया जा सके। 20% प्रॉफिट के लिए हमें कितने का बेचना है। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट को हटा दूं तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस का मान यहाँ पे 800 में से 20x को हटा दिया, 800 में से 20x सब्ट्रैक्ट कर दिया। और मेरे पास क्या होता है कॉस्ट प्राइस, अगर मैं को सेलिंग प्राइस में से लॉस को ऐड कर दूं तो भी मैं कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा। तो 275 में अगर मैं ऐड कर दूं इस x को तो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है। क्या यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं, x की वैल्यू आ जाएगी 21x इधर बन जाएगा। 275 800 में से घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 525, और x 21 से पूरा पूरा कटेगा, कितने टाइम्स जा रहा है ये, क्या ये 25 टाइम्स जा रहा है। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। अगर x की वैल्यू 25 है तो आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं कि आर्टिकल का कितना होगा। यहाँ पे आप 25 रख देंगे तो मेरे पास ये मान कितना आ जाएगा, 275 प्लस 25 डेट इज 300। तो कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा यहाँ पे 300। हमें बताना अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने का बेचना होगा। आप कहेंगे 300 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, इस पे 20% का प्रॉफिट मतलब 5 का है तो 6 का बेचना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 120% 300 का निकाल लेंगे आप, या तो आप क्या करें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं इसका 120% निकाल लूंगा, 20% बढ़ा दी वैल्यू को, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा जिससे कि 20% का प्रॉफिट हो। और 2 जीरो से ये परसेंटेज का साइन हट जाएगा, 120 इंटू में 3 360 आ जाएगा। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। वरना आप 20% बढ़ानी है ना वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस 300 है, 20% बढ़ाना है मतलब 5 है तो वैल्यू 6 करना है, और ये मान मेरे पास इसे सोल्व करेंगे तब भी 360 आ जाएगा। आप कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा। ये मैंने बहुत बेसिक तरीके से करा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया आपको। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें और क्या सोच सकते हैं। आप इसमें जो ये x के मान के लिए मैंने पूरा का पूरा लिखा था ना, ये वाली लाइन आपको नहीं लिखने की जरूरत एग्जाम में, आप डायरेक्टली करोगे। आप कहेंगे सर पहला मेरा सेलिंग प्राइस है 800, ये दूसरा सेलिंग प्राइस है 275। अगर इन दोनों के बीच का गैप देखता हूं, ये 20x था मेरे पास, ये x था, 20x प्लस x ये तो 21x बन गया। ये गैप किसके बराबर है, 800 में से अगर मैं 275 को घटा दूं तो ये आया 525, तो x का मान आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 25। तो आप ये डायरेक्टली करना, ठीक है, ये वाला स्टेप पूरा मत लिखना 800 माइनस 2x और ये इतना। ठीक है, अब x 25 मिल गया तो आप कहेंगे सर इसमें से अगर मैं 25 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹7,000 एंड इंकर्ड अ लॉस। Had he sold it for ₹8,750, his gain would have been 3/4 of the amount of loss that he incurred. At what price should he sell the article to get 10% profit? अमित क्या करता है, एक आर्टिकल को पहले 7,000 रुपए का बेचता है तो उसे कुछ लॉस होता है। ठीक है, अब आगे कहता है कि अगर ये इसी आर्टिकल को कितने का बेच दे, 8,750 का बेच दे, तो जो इसका गेन होगा ना वो 3/4 होगा किसका, जो इसे पहले लॉस हो रहा था। तो मैं कहूंगा मेरा कॉस्ट प्राइस बीच में कहीं रहा होगा। मान लो पहले मेरे पास लॉस हो रहा था x का, तो अब अमित को जो फायदा है 8750 पे बेचने का वो कितने का होगा, 3/4 ऑफ x। डन। कहता है
कि अमित आर्टिकल को कितने का बेच दे कि उसे 10% का लाभ अर्जित हो। अगर 10% का लाभ चाहिए तो आप कहेंगे जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा उसका 10% बढ़ाना है, मतलब उसका 110%, 110% मतलब 11/10। क्या यही मेरा इस सवाल का उत्तर होगा? आप मुझे बस एक चीज बता दें कि कॉस्ट प्राइस में बहुत ही रेयर चांस होगा कि डिनोमिनेटर में 11 दिखे। अगर मुझे 10% का लाभ चाहिए तो मेरा आंसर 11 से कटना चाहिए, और 11 से कटने वाला सिर्फ एक ही उत्तर है, तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को। क्या ये चीज क्लियर है? पढ़ते पढ़ते आपको ये देखना है कि लास्ट स्टेटमेंट में पूछा क्या है, ये मिल गया तो आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे जाता हूं, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट चाहिए था, तो मुझे 20% का प्रॉफिट मतलब 6/5 करना था, किसके अंदर? कॉस्ट प्राइस के अंदर। अब देखो कॉस्ट प्राइस के अंदर 6 आना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कई बार कॉस्ट प्राइस में आपको डिनोमिनेटर में 2 मिल जाएगा, 3 भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो 2 और 3 मिल गया तो 6 बन जाएगा, तो 6 कट सकता है। तो मैंने इसमें यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज अप्लाई नहीं करी थी। लेकिन 11 मिलना रेयर चांस है कि कॉस्ट प्राइस में डिनोमिनेटर में 11 मिले। ऐसे कुछ नंबर याद रख लो, जैसे 7 जल्दी से नहीं मिलता डिनोमिनेटर में, आपको 11 नहीं मिलेगा, 13 नहीं मिलेगा, 17 नहीं मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, 23 नहीं मिलेगा। जो ये बड़े बड़े प्राइम नंबर है ना, जनरली डिनोमिनेटर में दिखते नहीं है, और अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं दिखेंगे तो चांसेस होंगे मेरा आंसर इनका मल्टीपल मिल जाएगा, अगर इस तरह से मुझे सोल्व करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने 8800 निकाल लिया, यही मेरा सही उत्तर रहेगा। ठीक है, आप चेक करना चाहें तो देख लो 8800 कब आएगा, किसका 10% बढ़ा के 8800 बना, आप कहेंगे 8000 का। आप देखें यहाँ पे कितने का है, ये 1000 रुपए है, ये कितने का है, 750 है। क्या ये 1000 का 700 3/4 है? तो सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। क्लियर है? मैंने कहा यहां से लेके यहां तक का गैप कितना है, 1000 का हो गया, यहाँ पे 750 है। यहाँ x अगर 1000 के बराबर है, 3/4x किसके बराबर, 750 के बराबर। सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैंने इससे भी कर लिया तो वेरीफाई किया जा सकता है, वरना इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो बेसिक तो है ही हमारे पास, बेसिक से कैसे करेंगे। देखो ये मेरे पास 4x है, ये मेरे पास 3/4x है। एक काम कर लेते हैं, मैं क्या कर लेता हूँ, x को 4y मान लेता हूँ चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। x को 4y मानने से क्या होगा, ये मेरे पास 3y रह जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। आप कहेंगे 3y + 4y, ये बन गया 7y। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 7000 है, ये 8750, इनके डिफरेंस को ये आ जाएगा 1750, और y का मान कितना आ जाएगा मेरा 250। अगर y 250 है तो यहाँ पे मैं 7000 में कितना जोड़ दूं कि कॉस्ट प्राइस बन जाए। ये 4y का लॉस हो रहा था मुझे, तो 4y मतलब 4 × में 250, ये हो जाएगा 1000। तो ये मेरे पास 1000 जुड़ेगा यहाँ पे, तो बन जाएगा 8000। कॉस्ट प्राइस अगर 8000 आ गया तो 8000 × में 11/10, मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 8800। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको सारी समझ आ रही है। मैं डायरेक्ट तरीका भी बताता जा रहा हूं आपको, और बेसिक से भी बता रहा हूं कि कैसे करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने में जब 3/4 रेशियो में दे देना, तो आप क्या करो, ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इसे ही आप रेशियो इससे सिंप्लीफाई कर लो कि ये 3/4x था, तो मैंने x को क्या मान लिया, 4y मान के अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अगला सवाल मेरे पास, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, CGL 2020 Tier 1 का सवाल है। कहता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹246.80 द गेन is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for ₹216. If the article is sold for ₹220.75, then what is the gain loss percent correct to a nearest integer? मेरे पास एक आर्टिकल को पहले बेचा जाता है 246.80 रुपीज का, फिर जो इस इतने अमाउंट में बेचने पे जो गेन होता है वो 20% ज्यादा है किससे, जो लॉस होता है जब मैं सेम आर्टिकल को बेचता हूं, कितने का, 216 रुपए का। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस बताओ आप कितना रहा होगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उससे 20% ज्यादा गेन यहाँ पे हो रहा है, तो लॉस कितना मान लू, क्या 5x मान लू। 20% क्या होता है, 1/5 ही होता है ना, तो मैंने 5x का पहले लॉस मान लिया। अब इसका 20% ज्यादा मुझे गेन हो रहा है, तो 5x में 20% मतलब 1x बढ़ाऊंगा तो ये आएगा 6x। डायरेक्टली सोच सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे ये गैप आएगा 6x का, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। 6x + 5x 11x किसे रिप्रेजेंट करेगा, इनके डिफरेंस को। 246 में से 216 को घटाऊंगा तो मेरे पास 30.8 आएगा ये, और ये x का मान आ जाएगा क्या, ये 2.2 आ गया, 2.8 सॉरी। अगर x 2.8 मिल गया, अब देखो सोल्व करना कहां से आसान है, 6 को 2.8 से मल्टीप्लाई करना आसान है या 5 को, 5 को आसान है, तो 5 को 2.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 14, और 216 में अगर 14 को ऐड कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 230। कहता है अगर आर्टिकल को 220.75 का बेचें तो कितने का मुझे फायदा या नुकसान होगा। आप सीधा सीधा कह सकते हैं भैया नुकसान होगा, फायदा तो नहीं हो रहा। अब मेरे पास नुकसान में भी नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है, एक 5% का, एक 4% का है, तो निकाल लो कितने का नुकसान है। क्या मुझे 9.25 का नुकसान दिख रहा है, कितने पे, 230 पे।
और गुना में क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 925 भाग 230, और ये परसेंटेज में होगा, कितने टाइम्स जाएगा, 23 चौक 92 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4% के आसपास जा रहा है मेरे पास आंसर। तो यही खत्म हो गया क्वेश्चन, लॉस 4% का है। डन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन में कहता है द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1080 इज ट्वाइस द लॉस इंकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 980। एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू गेट 30% प्रॉफिट। कितने का बेच दें आर्टिकल को कि 30% का प्रॉफिट। तो सीधा फिर आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, 30% का प्रॉफिट चाहिए मतलब कॉस्ट प्राइस का 13/10 चाहिए। मेरा आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए, कौन सा है, ये है 13 का मल्टीपल, आंसर यही है। ठीक है, खत्म हो गया। बेसिक से करते हैं, तो आप कहते हैं सर 1080 का बेच रहे हैं एक बार, फिर 960 का बेच रहे हैं। 960 को बेचने पे जितना लॉस हो रहा है उसका डबल प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ये है। यहाँ पे अगर x का लॉस था तो यहाँ पे 2x का प्रॉफिट है। 3x किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का गैप 1020 के बराबर, ये 3x का मान हो गया। x का मान कितना हो गया मेरे पास, x का मान हो गया मेरे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, 20 और 120 है, ये 1020 नहीं है। ठीक है, 3x मेरा 120 के बराबर हो गया, x का मान हो गया मेरे पास 40। अगर x 40 है तो यहाँ पे मेरे पास इसमें 40 जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 1000, और अगर ये 1000 बन गया तो इस पे 30% बढ़ाना है, तो 1000 का 130% निकालूंगा तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 1300। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹715 इज 11/9% मोर देन द लॉस इंकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 527। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, पहले मैं 717 का आर्टिकल को बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11/1/9% ज्यादा है जब मैं इस आर्टिकल को, जो लॉस होता है जब मैं उस आर्टिकल को 527 रुपए का बेचता हूं। तो हमें बताना 10% प्रॉफिट के लिए आर्टिकल को कितने का बेचना चाहिए। आप कहेंगे सर ये SP1 है, ये SP2 है, कॉस्ट प्राइस मेरा बीच में रहा होगा। 11/1/9% कितना होता है, ये तो 1/9 रेशियो होता है, मतलब पहले अगर लॉस 9x का रहा होगा तो अब एक रेशियो ज्यादा का फायदा होगा, तो अब 10x का फायदा रहा होगा। मैं यहां से 19x का मान निकाल सकता हूं, किसे रिप्रेजेंट करेगा ये, 717 में से अगर 527 को घटाऊंगा 190, और x का मान आ गया मेरे पास 10। अगर x 10 है तो यहाँ पे 10x तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो सेल कॉस्ट प्राइस आएगा डेट इज 617 पे हमें 10% का लाभ अर्जित करना है, तो 617 का 11/10 कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक पहले भी बताई थी, ये 7 आएगा, 7 और 1 8 आएगा, 6 और 1 7 आएगा, और ये आएगा 6 और पॉइंट लगा देंगे लास्ट में क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं। डन। अगला सवाल मेरे पास अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। क्वेश्चन में कहता है आर डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 2%। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹2244 मोर he would have gained 20%. Find the cost price of the article. ठीक है, मेरे पास एक डीलर ने एक आर्टिकल को 2% के नुकसान पे बेचा। अगर वो 44 रुपए ज्यादा का आर्टिकल को बेचता तो उसे 20% का मुनाफा होता। हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना रहा। मैं कहूंगा इस तरह के क्वेश्चन में आप कॉस्ट प्राइस को कितना मान लें, 100 मान लें। ठीक है, पहले मैं आर्टिकल को कितने का बेच रहा हूं, 2% की हानि पे, तो 2% की हानि पे बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा, 98 रेशियो का बेचूंगा। इसे रेशियो बना लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं इस आर्टिकल को कितने का ज्यादा का बेच देता, 44 ज्यादा का बेच देता, मतलब 98 से 44 ज्यादा का बेच देता, तो जो मेरा गेन होता ना वो 20% का होता। 20% का गेन का मतलब है कि 100 रुपए का पड़ रहा है, मैं 20% इस पे एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, मतलब कितने का बेच रहा हूं, 120 रुपए का बेच रहा हूं, 120 रेशियो में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पे जब जो सेलिंग प्राइस है मैंने 22 रेशियो से बढ़ा दिया तो मेरी कीमत कितने से बढ़ी, 44 से बढ़ी। 22 रेशियो 44 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 रेशियो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है, तो यहाँ पे 1 रेशियो अगर 2 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 रेशियो माना था, तो 100 रेशियो 2 इंटू में 100 200 के बराबर हो जाएगा, और यही सवाल का उत्तर है। बहुत ही सरल सवाल था, विदाउट पेन इस सवाल को कर सकते हैं। मैंने अभी बिल्कुल बेसिक से बताया तो लिख के डायग्राम बनाया। अब डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली कैसे सोचना है इसे।
मैं कहूंगा पहले मेरे पास कॉस्ट प्राइस को मैंने मन मन में मान लिया कि हमेशा 100 ही लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया। पहले मैं क्या कर रहा हूं, 2% के लॉस पे बेच रहा हूं, फिर 44 रुपए बढ़ाते ही मैंने 20% का गेन अर्जित कर लिया। ठीक है, तो मैं पहले 100 से क्या कर रहा हूं, -2% जा रहा हूं, फिर मैं यहाँ पे 20% के गेन के लिए 100 में +20% कर रहा हूं। तो ओवरऑल आप देखें गेन चेंज कितने का आ रहा है, 2% 100 का और यहाँ पे 20% 100 का। ठीक है, मैं एक तरीके से 100 - 2 से जा रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं कहां पे, 100 + 20 पे। तो मेरा जो गैप है ये 2 + 20, क्या 22 का गैप आएगा। ये मैं डायरेक्टली सोच सकता हूं, यहाँ पे लॉस था 2 का, यहाँ पे फायदा है 20 का। तो जो बाद वाली वैल्यू है ना, इसमें से आगे वाली वैल्यू घटा दूं मैं, 20 में से -2 को घटा दूं तो मेरे पास आएगा 22। तो मेरी जो वैल्यू बढ़ी होगी, जो मैंने कीमत बढ़ाई है वो 22% से बढ़ाई होगी, 22% ऑफ कॉस्ट प्राइस से। 22% ऑफ कॉस्ट प्राइस ये रिप्रेजेंट करेगा 44 को, और मैं यहाँ पे 100% ऑफ सीपी निकाल सकता हूँ। यहाँ से काटा तो 2 आएगा, 1% ऑफ सीपी 2 के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस का मान 200। चीज क्लियर होगी। मैंने क्या कहा, मैंने ये डिफरेंस देखा, मैंने कहा 100 से हम यहाँ पे 2 पीछे जा रहे हैं, यहाँ पे 22 आगे निकल रहे हैं, तो गैप कितने का हो गया, 22 और 2 24 का गैप हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 20 आगे जा रहे हैं, तो 22 और 2 20 और 2 22 का गैप हो गया। ये किसके बराबर है, 44 रुपए के बराबर है। मुझे बताना है 100 का मान क्या होगा, तो आप देखेंगे इसका 2 गुना है, तो 100 का 2 गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 200। डन। अब ये थोड़ा इस साइड वाला मैं मिटा रहा हूं, अब डायरेक्टली करेंगे आगे के सवाल सारे के सारे इस टाइप के। क्वेश्चन में कहता है अ टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन, had it been sold for 714 rupees more, the gain would have been 15%. To gain 18% the selling price of the television should be। ठीक है, मेरे पास एक टीवी है जिसे मैंने 8% के लाभ पे बेचा, और अगर मैं 714 का और ज्यादा का बेचता तो मुझे 15% का गेन हो जाता। 18% के गेन के लिए टीवी को कितने का बेचना चाहिए। अब देखो तरीका वही रहेगा मेरे पास, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूं, 8% का गेन पे बेच रहा हूं तो 108 का बेच रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 15% का गेन पे बेचता तो कितने का बेचता, 115 का बेचता। आप कहते हैं सर कितने रुपए बढ़ गए यहाँ पे, क्या मेरे पास 115 में से 8 घटाऊंगा 7 रेशियो रुपए बढ़ गए। कितने रुपए बढ़ाए हैं, 714 रुपए बढ़ाए हैं, तो एक का मान कितना आ जाएगा कि 102 रेशियो आ जाएगा। मुझसे पूछा है कि अगर 18% के गेन पे बेचता हूं तो कितने का बेचूंगा, 100 रेशियो कॉस्ट प्राइस है, 18% के गेन पे बेचने का मतलब है मैं उसे 118 रेशियो का बेचूंगा, तो 118 का मान निकाल लेना है। 102 इंटू में 118, मेरा इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट से ट्राई करें, 2 और 8 को गुना करूंगा यूनिट डिजिट आएगी 6, किसमें है, इसमें है, यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन हो गया खत्म, सीजीएल 2019 टीयर 2 का सवाल है। क्लियर। अब डायरेक्ट तरीका क्या है वही आपको देखना था। एक तो मैं ये कह सकता था मेरा आंसर 118 का मल्टीपल होगा, 18% का गेन चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है उसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 118% निकालूंगा उसका, तो 118 भाग 100, जिसका मतलब कॉस्ट प्राइस का मैं 59/50 करूंगा। अब 59 तो मेरे पास एक प्राइम नंबर है और बहुत ही रेयर चांस है कॉस्ट प्राइस में डिनोमिनेटर में 59 मिले, तो मेरा आंसर 59 का मल्टीपल होगा। लेकिन ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, 59 से भैया डिवाइड करके देखने में इतनी जान निकल जाएगी, इससे बढ़िया तो बेसिक से कर लूंगा मैं, तो यहाँ पे ये चीज इफेक्टिव नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ये चीज इफेक्टिव थी क्योंकि 11 था, 11 से चेक करना आसान होता है, यहाँ पे 59 से चेक करना आसान नहीं है, ऑप्शंस भी ऐसे ही है मेरे पास। डन। दूसरी चीज मैंने कहा कॉस्ट प्राइस से मैं 8% आगे निकल गया, यहाँ पे मुझे 15% आगे निकलना है, तो गैप कितने का आया, आप कहेंगे यहाँ पे दोनों जगह गेन था ना, तो मैं 15 में से अगर 8 को घटाऊंगा, लॉस होता तो ये माइनस में हो जाता, इसमें से मुझे इसे घटाना है, लॉस होगा तो ये वाली वैल्यू माइनस में ले लेंगे और गेन होगा तो ये पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब मैंने क्या करा, 15 में से 8 घटाया तो मैं कहूंगा 7%। 7% कॉस्ट प्राइस का किसके बराबर होगा, ये मेरा 714 के बराबर है, मुझे 118% का मान बताना था, ये मेरा सवाल था। तो मैंने कहा यहाँ पे 7 कितने गुना कर रहे हैं, 102 गुना कर रहे हैं, 118 का 102 गुना कर दूंगा अगर मैं, तो 2 × 8 यूनिट डिजिट 16 आएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 12036। दिस इज द अप्रोच दैट यू विल बी यूजिंग इन द एग्जामिनेशन। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का मैंने अभी पीछे कराया था आपको, तो ये होमवर्क में ट्राई करेंगे। अगले टाइप पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन में कहता है अ मैन परचेजेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹5400, ही सेल्स 2/3 of them at 5% प्रॉफिट
एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 13% ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, एक आदमी ने क्या करा, 5400 रुपए के कुछ आर्टिकल्स खरीदे, 2/3 आर्टिकल्स तो उसने 5% के प्रॉफिट पे बेच दिए, बचे हुए आर्टिकल्स कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे जिससे कि ओवरऑल उसे 13% का लाभ अर्जित हो जाए। ठीक है, अब मैं मान लू यहां पे उस आदमी के पास कितने आर्टिकल्स हैं, 2/3 अलग बेचे ना, तो डिनोमिनेटर 3 है। मैंने ये मान लिया उसने कितने आर्टिकल्स खरीदे, टोटल आर्टिकल्स उसने जो खरीदे हैं वो 3 ही खरीदे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना हमसे, तो एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे टोटल आर्टिकल्स 3 खरीदे हैं। ठीक है, उसमें से 3 में से क्या करा उसने, 2 आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया, एक आर्टिकल को बताना है कि किस परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे जिससे कि ओवरऑल इन तीनों आर्टिकल पे उसे कितने का प्रॉफिट हो, उसे 13% का प्रॉफिट हो। क्या एलिगेशन लगा सकते हैं सीधा सीधा इस सवाल के अंदर, एलिगेशन से कर सकते हैं। आप कहेंगे एक आर्टिकल पे 5 है, दूसरा दो स्टार्टिंग के 2 आर्टिकल पे 5 है, एक आर्टिकल पे x है, 2 और 1 तीनों आर्टिकल को मिला के कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है एवरेज में, 13% का। एलिगेशन लगा दूंगा तो 13 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 8, और यहां पे x में से अब 13 घटाना पड़ेगा तो ये x माइनस 13 आएगा। राइट, आप देखेंगे एक रेशियो अगर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे 2 से गुना करना पड़ा है, तो यहाँ सॉरी 8 से गुना करना पड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 8 से गुना करूंगा 2 में, तो ये आएगा 16। तो x माइनस 13 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 16 को रिप्रेजेंट करेगा, और x का मान 16 और 3 29 आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, यहाँ पे मैंने एलिगेशन से इस सवाल को कर लिया। ठीक है, अब कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी इस सवाल में कि सर ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, एलिगेशन के अलावा कोई और तरीका भी बताओ, क्या और छोटा तरीका नहीं है, या फिर यहाँ पे एलिगेशन तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा था अपने आर्टिकल्स को, तो एलिगेशन लगाया 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में स्प्लिट कर देते तो हम क्या करते। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बनेंगी इस टाइप के क्वेश्चन के, वो धीरे धीरे हम सोल्व भी करेंगे। अब इसे और तरीके से देखते हैं कि हमारे पास क्या हो गए। मैं बेसिक से एक बार बताता हूं, अगर टोटल आर्टिकल्स को मैं x मान लेता, ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 करना है, तो मैं टोटल आर्टिकल्स को मैं मान लेता हूं अपने 3x। ठीक है, बेसिक देख लो आप। ठीक है, अगर मैं 2/3 आर्टिकल की बात करता हूं मतलब 2x आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, और x आर्टिकल्स की मैं बात अलग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये टोटल आर्टिकल्स 3x हैं, ये मैंने कितने के खरीदे, 5400 रुपए के खरीदे, तो x का मान निकाल सकते हैं, मतलब टोटल 3x है। ठीक है, एक आर्टिकल की कीमत आ जाएगी 5400/3, चलो फिलहाल उसका छोड़ देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने, एक आर्टिकल की कीमत कितनी मान लें, मुझे नहीं पता भी एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, तो मैंने एक आर्टिकल की कीमत भी मान ली, चलो y, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। ठीक है, अब क्या रहा है कि मैंने क्या करा, 2/3 आर्टिकल्स को 5% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 2x आर्टिकल्स मैंने 5% के प्रॉफिट पे अगर बेचे हैं तो इनकी कीमत कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक आर्टिकल की कीमत y है, तो 2x आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी, 2x इंटू में y, और इस पे 5% लाभ अर्जित करा, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा मेरा, इसका 5% हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। राइट, आगे मैं कहता हूं यहाँ पे मेरे पास बचे हुए कितने आर्टिकल है, x आर्टिकल है, एक आर्टिकल की कीमत y है, तो x आर्टिकल की कीमत x इंटू वाई हो जाएगी। और अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे, मुझे इस पे कितना प्रॉफिट कमाना है यही निकालना है, मैं मान लेता हूं एग्जैक्ट जो प्रॉफिट कमाना है वो p% का कमाना है, तो इसका p% निकालूंगा, तो टोटल प्रॉफिट मेरा ये हो जाएगा। इस आर्टिकल पे और इस आर्टिकल पे दोनों का प्रॉफिट निकाल दिया मैंने। अब अगर हमें आगे कहता है कि ओवरऑल पे मुझे कितने % का प्रॉफिट चाहिए, 13% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा कितने आर्टिकल थे, 3x, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है y, तो ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट 13% का चाहिए तो मतलब इसका 13%, क्या ये मेरा बराबर हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट इधर कर दिया, टोटल प्रॉफिट इधर इक्वल कर दिया, जैसे एवरेज के करते थे, मैंने दोनों जगह टोटल प्रॉफिट को इक्वल कर दिया। आप एक चीज देखेंगे सब जगह से मेरा ये एक्स वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक्स वाई मेरा पूरा का पूरा कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, ये मेरे पास बचा 2 इंटू में 5% प्लस यहाँ पे मेरे पास बचा खाली 1 इंटू में p%, और यहाँ पे मेरे पास बचा 13% और यहाँ पे 3 बचा। ये मेरी वन लाइनर अप्रोच रहेगी जो हम एग्जाम में यूज करेंगे। मैंने इस तरह के सवाल में एक चीज ऑब्जर्व करी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या मैटर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनका रेशियो मैटर कर रहा है। यहाँ पे 3x लिया था, x तो घट ही गया, तो 2:1, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो 2:1 आया। यहाँ पे मेरे पास 3 आर्टिकल्स हुए, 2, 1 और 3। एक तो मेरा नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैटर करता है, दूसरी चीज मेरा प्रॉफिट परसेंटेज मैटर करता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। पहले आर्टिकल पे 5% का प्रॉफिट था, दूसरे आर्टिकल पे p%, पहले 2 आर्टिकल पे 5%,
फिर अगले आर्टिकल पे P% का मैंने प्रॉफिट मान लिया, ओवरऑल सभी आर्टिकल्स पे 13% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने कहा 2 इंटू में 5%, नंबर ऑफ आर्टिकल्स N1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फर्स्ट सेट में कितने हैं, प्रॉफिट परसेंटेज 1 लिख रहा हूं, प्लस मैं कह रहा हूं यहाँ पे अगर मेरे पास N2 आर्टिकल्स हैं उसमें प्रॉफिट परसेंटेज 2 का हो रहा है मेरे पास, तो ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा N1 प्लस N2, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं और ओवरऑल सभी में एवरेज प्रॉफिट कितने का है, ये हो जाएगा मेरे पास P एवरेज, ये लिख सकता हूं। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, क्या ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये तो एवरेज में एलिगेशन लगाते थे, इसी फॉर्मूले पे तो लगाते थे हम, A1 N1 A2 N2 इक्वल्स टू N1 प्लस N2 AW। तो मेरे पास यहाँ पे एलिगेशन का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैंने ये एलिगेशन से इसलिए कर लिया। ठीक है, अब मैं इसे बेसिक से करता हूं, अब ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने कहा 2 इंटू 5 10%, दो आर्टिकल पे 5% का प्रॉफिट मतलब 10% हो गया, एक आर्टिकल पे P% का प्रॉफिट मतलब P% किसके बराबर, 3 आर्टिकल पे 13% का प्रॉफिट, 3 इंटू 13 39%। P% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये 29% हो जाएगा, P का मान आ गया 25। ठीक है, तो मुझे 29 सॉरी, तो 29 के % प्रॉफिट पे मुझे क्या बेचना पड़ेगा, अपने बाकी के आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे, जिससे कि मुझे ओवरऑल पे 13% का लाभ अर्जित हो। इसे एक और तरीके से लास्ट समझ लो, ये मैंने बिल्कुल बेसिक बता दिया, ये एलिगेशन बता दिया। एक और तरीका जो आप सोच सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे जब परसेंटेज में बात चल रही थी, मुझे परसेंटेज में बताना है, तो पूरे क्वेश्चन में जो परसेंटेज या रेशियो वाला पार्ट है वो काम का है, जहां भी एक्चुअल वैल्यू है इसका कोई भी जरूरत नहीं है कि 5400 को कहीं भी इस्तेमाल करा नहीं करा, तो ये तो वेस्ट हो गया मेरा। इसका मतलब मैं आर्टिकल का प्राइस कुछ भी मान सकता था। मैंने कहा टोटल 2/3 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने टोटल आर्टिकल्स कितने मान लिए, मैंने कहा टोटल आर्टिकल्स मेरे पास 3 है। ठीक है, 2 आर्टिकल की अलग बात चल रही है, एक आर्टिकल की अलग बात चल रही है। मैं आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना मान लू, एक आर्टिकल का मैंने मान लिया 100 रुपए है। ठीक है, तो टोटल अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 2 आर्टिकल को मैंने कितने पे बेचा, 5% के प्रॉफिट पे। ठीक है, मेरे पास एक आर्टिकल को मान लो मैंने X% के प्रॉफिट पे बेचा, और टोटल 3 आर्टिकल है, उस पर मुझे कितने % का एवरेज में लाभ अर्जित हुआ, 13% का। आप कहेंगे अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो 2 आर्टिकल पे 5% का प्रॉफिट, तो मेरे पास 2 इंटू 100 इंटू 5% टोटल प्रॉफिट होगा। तो मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट होगा 2 इंटू 100 इंटू 5% होगा। फिर एक आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 1 इंटू 100 इंटू X% होगा, और 3 आर्टिकल है तो 3 इंटू 100 इंटू मेरे पास ये हो जाएगा 13%। ठीक है, यही मान आएगा। तो आप देखेंगे 100 कट जाएगा, वरना इसी लाइन को मैं इरेज करके अब दोबारा लिख रहा हूं। आप देखेंगे जब भी मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 100 को % से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैं सीधा सीधा ये भी लिख सकता हूं। अब परसेंटेज का सिंबल लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा ये लिख रहा हूं कि मैंने कहा यार 5% अगर 100 का निकालूंगा तो 5 आएगा, तो एक आर्टिकल पे 5 रुपए का फायदा है, 2 आर्टिकल पे कितने का होगा, 2 इंटू 5 का फायदा होगा। एक आर्टिकल पे यहाँ पे X% का मतलब X का फायदा एक आर्टिकल पे, तो 1 इंटू X का फायदा होगा। और यहाँ पे 3 आर्टिकल है, एक आर्टिकल पे 13% मतलब 13 का फायदा एक आर्टिकल पे है, तो 3 आर्टिकल पे 3 इंटू 13 का फायदा होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 39 में से 10 घटाऊंगा तो X का मान आ जाएगा मेरे पास 29। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। ये मैंने तीनों तरीके से जिस भी बेस्ट तरीका हो सकता था वो सारे बता दिया आपको। जैसा आपको समझ में आया आप वैसे कर सकते हैं। ये वाला अप्रोच यूज करनी है, ये वाली अप्रोच यूज करें, ये ऐसे करना है ऐसे करें, ऐसे करना है ऐसे करें। ठीक है, 2 आर्टिकल्स अगर 2 पार्ट में स्प्लिट करें नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो एलिगेशन भी लगाया जा सकता है। मैं एलिगेशन ज्यादा रिकमेंड नहीं करता इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल बेसिक से ये एक लाइन का क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, एक लाइन के अंदर सोल्व करके आप आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां पे खत्म भी कर दूंगा इस सवाल को। अगले सवाल पे चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था, अब तो सवाल आराम से करेंगे। क्वेश्चन में कहता है अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹189,000 and he sells 3/5 of them at 8% profit. At what % profit did he sell the remaining to gain overall 12%? एक आदमी ने इतने रुपए के कुछ आर्टिकल्स खरीदे, ठीक है, इसका कोई मान नहीं महत्व नहीं है क्वेश्चन के अंदर। उसने 3/5 आर्टिकल्स को 8% के प्रॉफिट में बेचा, बचे हुए आर्टिकल्स को कितने % प्रॉफिट में बेचे जिससे कि 12% का लाभ अर्जित करें। तो 3/5 है, तो टोटल आर्टिकल्स कितने मान लिए मैंने, टोटल आर्टिकल्स मैंने मान लिए 5। 3 को अलग बेचेगा, 2 को अलग बेचेगा। 3 को कितने % के प्रॉफिट पे बेच रहा, 8% पे, तो 3 इंटू में 8%। ठीक है, 2 को मान लेता हूं मैं X% के प्रॉफिट पे बेचेगा। ओवरऑल कितने आर्टिकल है, 5, कितने का प्रॉफिट चाहिए, 12 का, तो 5 इंटू में 12%।
ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। सोल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं। अब ये परसेंटेज भी मैंने लिख दिया, नहीं लगाना सिंबल छोड़ दो इसे भी, ठीक है। तो 24 और ये मेरे पास बना 60, 60 में से 24 घटाया 36, 36 को 2 से भाग दिया तो x का मान आ गया 18, ठीक है। 18% के प्रॉफिट पे आपको बाकी आर्टिकल्स को बेचना चाहिए अगर ओवरऑल पे 12% का लाभ चाहिए। A shopkeeper bought 120 quintals of wheat. 20% of it was sold at 25% loss. At what percent gain should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction? एक शॉपकीपर ने 120 कुंटल व्हीट खरीदा, 20% को उसने बेच दिया 25% के लॉस पे। किस परसेंट पे गेन पे उसे बचे हुए को बेचना चाहिए जिससे कि ट्रांजेक्शन पे उसे 25% का फायदा हो जाए। अगेन इस सवाल में क्या टोटल क्वांटिटी मैटर करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सारा खेल परसेंटेज में चल रहा है और क्वांटिटी की परसेंटेज भी दे रखी है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो टोटल क्वांटिटी अगर मैं 5 किलो मान लूं तो आप कहेंगे 1 किलो को उसने बेचा किस पे? 25% के नुकसान पे, मतलब 25% के लॉस पे। लॉस है तो नेगेटिव ले लिया, ठीक है। बची हुई कितनी आइटम्स बचेंगी मेरे पास? 5 में से 1 घटाया 4। उसे कितने परसेंट के गेन पे बेच दे जिससे कि ओवरऑल पे उसे 25% का लाभ अर्जित हो? तो मैं कहूंगा टोटल यहाँ पे 1 और 4 आइटम, 5 आइटम, पहले पे 25% का लॉस, दूसरे पे x% का फायदा, बाकी के 4 आइटम से x% का फायदा, ओवरऑल पे 25% का फायदा। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 25 माइनस का 25% होगा प्लस 4x%, ये किसके बराबर हो जाएगा? 25 इंटू में 5, 125%, ठीक है। सोल्व करेंगे, 25 हो जाके जुड़ जाएगा, 150 भाग 4 करूंगा तो x का मान आ जाएगा 37.5। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। खत्म हो गया सवाल। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 या 18 का है प्रीवियस ईयर का ही, सेम वैल्यूज के साथ। क्वेश्चन में कहता है अ मैन सेल्स 2/3 ऑफ हिज स्टॉक एट 30% प्रॉफिट, 1/4 स्टॉक एट 16% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट 12% प्रॉफिट। इफ इन टोटल हिज गेन इज ₹75, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज स्टॉक। एक आदमी ने क्या करा, अपना 2/3 स्टॉक 30% प्रॉफिट पे बेचा, 1/4 स्टॉक 16% प्रॉफिट पे बेचा, और जो रिमेनिंग स्टॉक बच गया उसे 12% के प्रॉफिट पे बेचा। तो हमें बताना है कि टोटल वैल्यू कितनी होगी उसके स्टॉक की अगर उसका कुल लाभ 75 रुपए है। आप इस सवाल को करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे मेरे पास 1/4 है, तो 3 और 4 का मैं क्या ले लूं? एलसीएम ले सकता हूं। तो मैंने मान लिया टोटल स्टॉक मेरा कितना होगा? 12। इसे आप 12x भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। 2/3 निकालूंगा तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा 12/4, 2/3 इंटू में 4, सॉरी 2/3 इंटू में 12x, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x। इसे 8x स्टॉक को उसने कितने पे बेचा? 30% के लाभ पे बेचा। 1/4 निकालूंगा इसका तो मेरे पास आएगा 3x स्टॉक, इसे कितने पे बेचा? 16% के लाभ पे बेचा। रिमेनिंग कितना रह गया? 12 में से 8 और 3 11 को घटा दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग आएगा यहाँ पे 1x। जो ये स्टॉक है उसने कितने का बेचा? 12% के प्रॉफिट पे बेचा। जब सारा का सारा स्टॉक बेच दिया उसने, टोटल स्टॉक कितना हो गया? ये मेरे पास 12x हो गया, ठीक है। इसे जो फायदा हुआ वो 75 रुपए का हुआ, तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, ठीक है। टोटल 12x का मान क्या होगा? अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसे देखता हूं यहाँ पे, ये x को x एलिमिनेट कर दूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक मैंने मान लिया टोटल मेरे पास 12 है। अब यहाँ पे मेरे पास 8 का 30%, 3 का 16% और 1 का 12%। क्या मैं ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकता हूं कि ओवरऑल कितने परसेंट का गेन हुआ टोटल 12 पे? मैंने मान लिया 12 पे मुझे x% का ओवरऑल गेन हुआ है, तो यहां से सोल्व करेंगे। 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 240%। 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा मेरे पास? 48%। और मेरे पास 1 इंटू 12 हो जाएगा 12%, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 इंटू में x%, मतलब 12x% का गेन होगा। यहां से मैं 12 से सारा काट दूं तो ये मेरा 1 आएगा, ये मेरा 4 आएगा और ये मेरे पास आएगा 20। तो x% का मान क्या हो गया मेरे पास? x%, दो जगह x ले लिया तो इसे y% कर लो। चलो टोटल प्रॉफिट मेरा जो है y% का है, तो y का मान मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 25%। अगर मेरे पास ओवरऑल में 25% का मुनाफा हो रहा है तो आप कहेंगे जो भी मेरे पास टोटल स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है 12x मैंने किसके बराबर मान लिया? CP के बराबर मान लिया। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है उस पर मुझे ओवरऑल में 25% का मुनाफा हो रहा है, तो CP का 25% किसके बराबर है? ये मेरा 75 रुपए के बराबर दे रखा है। मुझे कॉस्ट प्राइस का मान बताना है टोटल स्टॉक कितने का है,
तो 25% इतने का है तो 100% निकालने के लिए दोनों जगह क्या कर देंगे, 4 से गुना, और ये हो जाएगा 300। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को? मैंने क्या करा, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया कि 2/3 स्टॉक, 8 रेशियो स्टॉक, 3 रेशियो स्टॉक और 1 रेशियो स्टॉक को इतने इतने परसेंट में बेचा, तो टोटल 12 रेशियो स्टॉक को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा, मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया एवरेज में। तो वो टोटल स्टॉक को अगर मैं उतने परसेंट प्रॉफिट में बेचता तो मुझे इक्वल प्रॉफिट प्राप्त होता। तो मैंने क्या करा, जो टोटल स्टॉक था मेरा उसका कॉस्ट प्राइस सीपी मान लिया, तो सीपी को अगर मैं 12% के प्रॉफिट में 25% के प्रॉफिट बेचूंगा तो मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना था, 75 का, तो सीपी का 25% अगर 75 के बराबर है तो सीपी का 100% किसके बराबर होगा, 300 के। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। CHSL 2020 का सवाल है। क्वेश्चन में कहता है अ मैन बाइज गुड फॉर ₹8,000, he sells 30% of these goods at a profit of 12% and 40% of the remaining goods at a profit of 25%. At what percentage should he sell the remaining goods to gain 30% in the entire transaction? ठीक, एक आदमी ने कुछ गुड्स खरीदी 8,000 रुपए की, 30% गुड्स को उसने बेच दिया कितने पे, 12% के प्रॉफिट पे। 30% कितना होता है मेरे पास, 3/10 होता है। और फिर उसने क्या करा, 40% ऑफ द रिमेनिंग, बची हुई का 40% कितने पे बेचा, 25% पे बेच दिया। तो बची हुई का 40% कितना होता है मेरे पास, 2/5 होता है। ठीक है, ये रिमेनिंग का 2/5 है, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास रेशियो में जब मैं देख रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास 10 आया और यहाँ पे मेरे पास 5 आया, दो चीजें मुझे यहाँ पे दिख गई। तो आप इसके लिए क्या कर लें, क्योंकि ये रिमेनिंग का 2/5 है ना, तो जब भी आप इस तरह के केसेस में एलसीएम ना लें, इस 10 का और इस 5 का, अगर टोटल का 40% होता तो मैं एलसीएम ले लेता, लेकिन अगर रिमेनिंग का यहाँ पे 40% है ना, तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन लें। ये मेरे पास 10 था और यहाँ पे 5 है, तो मैंने 10 × 5 ये ले लिया 50। तो टोटल जो गुड्स है मेरे पास वो मैंने 50 रेशियो मान ली। तो 3/10 गुड्स को मैं अलग कर रहा हूं, तो 3/10 निकाल लूंगा 50 का, तो ये 15 गुड्स आ गई मेरे पास। अब रिमेनिंग कितनी बची, 50 में से 15 घटाऊंगा तो मेरे पास बची 35 गुड्स का 40% मैं अलग रेट पे बेच रहा हूं। 40% कितना हो जाएगा, 2/5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 14 को अलग बेच रहा हूं मैं। पहले 30% को मैंने बेचा था 12% के प्रॉफिट पे, बचे हुए ये 40%, रिमेनिंग के 40% को मैंने बेचा किस पे, 25% के प्रॉफिट पे। कहता है जो रिमेनिंग आइटम्स बच गए कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचूं जिससे कि ओवरऑल पे 30% का लाभ अर्जित हो। अब टोटल कितने हैं मेरे पास, 50 आइटम्स है, लाभ कितने का चाहिए, 30% का चाहिए। इसे मैं मान लेता हूं रिमेनिंग आइटम्स कितनी है, टोटल 50 थी, 15 + 14 29 होगा, 29 घटाऊंगा 50 में से तो ये आएगा 21। मैं मान लेता हूं इसे हम x% के प्रॉफिट पे बेचेंगे। सोल्व करके x का मान बताना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो कुछ कैलकुलेशन बच रही है क्या हमारी, कैलकुलेशन में मदद तो मिलनी चाहिए। चलो ये आएगा 15 × 12, परसेंटेज नहीं लिख रहा मैं क्योंकि कट ही जाएगा, 14 × 25 प्लस मेरे पास 21x, ये बराबर हो जाएगा 50 × 30 के। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कट कुछ ऐसा सच रहा नहीं है, पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी लग रहा है। चलो कर लेते हैं। 15 × 12 करूंगा तो 180 आ गया, 14 × 25 करूंगा तो 350 हो जाएगा, ये 21x है और ये मेरे पास 1500 है। 1500 में से ये घटाऊंगा, इन दोनों को ऐड करा मैंने तो ये वाला मान आ जाएगा मेरे पास 180 और 350 530, 530 इसमें घटाऊंगा तो 970, x का मान 970/21। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, पहले तो 4 जाएगा, 4 ऑप्शन में चेक करा 4 वाले कितने, ये इनमें से आंसर आएगा 84। फिर बचा मेरे पास 130, 21 से काटूंगा तो 6 टाइम्स जाएगा, 46 समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो यही इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है सबको? तो बड़े ध्यान से करने वाला सवाल था ये, और मुश्किल नहीं था। अभी आगे जाके तो और मुश्किल सवाल आएंगे जब डिस्काउंट भी ऐड हो जाएगा इन्हीं सवालों में, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 3 वाला पार्ट था तो एलिगेशन भी नहीं लगा सकता था, हमारे पास यही तरीका था इस सवाल को करने का। टोटल आर्टिकल्स यहाँ पे आप 50-100 मान के कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम में क्वेश्चंस जब चेंज होंगे, ठीक है, यहाँ पे 3/10 था, मान लो यहाँ पे ये फ्रैक्शन होता 1/7, तो उस केस में आप 100 मान के ले लेते ना टोटल आर्टिकल्स को, आप कहते हैं कि सर 100 मान के कर लेते हैं, तो फंस जाते हैं आप रेशियो में। ठीक है, तो हमेशा जब भी रिमेनिंग वाला केस दे रखा हो ना कि पहले इतने % आर्टिकल्स लेने हैं, फिर
रिमेनिंग के इतने परसेंट लेने हैं, तो जो वैल्यूज आती रहे उनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 10 और 5 को मल्टीप्लाई करा मैंने, 50 मान के करा, तो आराम से हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अगर इनका एलसीएम ले लेता 10 और 5 का, तो ये बनता मेरे पास 10। 10 मान के करते तो आप फिर फ्रैक्शन में फंस जाते, फिर आपका क्वेश्चन लंबा चला जाता। ठीक, तो इस क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में दोनों में फर्क है, इन दोनों फर्क को समझें अच्छे से और प्रैक्टिस उस हिसाब से करें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे हम। सीजीएल 2020 टीयर 1 का अच्छा सवाल कहता है, अ डीलर बोट सम टॉयज फॉर ₹1800. He sold 40% of these at a loss of 15% and 33% of the remaining toys at 20% profit. At what percent profit should he sell the remaining toys to earn an overall profit of 10%? एक डीलर ने कुछ टॉयज खरीदे 1800 रुपए के। अब जब परसेंटेज में पूछा तो इसका कोई काम है नहीं। इसने क्या करा, 40% टॉयज को 15% के लॉस पे बेचा। 40% मतलब 2/5, और जो बच गए उसके बाद उन्हें बेचा 33 बचे हुए के 33%, 1/3% को 20% के प्रॉफिट पे। तो 33 1/3% होता है 1/3। तो मैंने देखा 5 है और यहाँ पे 3 है, 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन। टोटल आर्टिकल्स मैंने टॉयज कितने मान लिए, ये मान लिए मैंने 5 इंटू में 3 15। ठीक, पहले हम बेच रहे हैं 40% को, 2 भाग 5 निकालूंगा 15 का, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 6 आर्टिकल्स। इसे बेच रहे हैं 15% के लॉस पे। फिर कहता है 33 1/3%, 1/3 आर्टिकल्स को, रिमेनिंग के टोटल कितने थे मेरे पास 15 थे, 15 में से 6 घटाया तो 9, 9 के 1/3 को मतलब 3 आर्टिकल को हम बेच रहे हैं कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे। रिमेनिंग को कितने परसेंट पे सेल करें कि ओवरऑल 10% का मुनाफा आ जाए। रिमेनिंग कितने बचे, 6 और 3 9 हो गए, 15 में से 9 घटाया तो मेरे पास बचेंगे 6। इन्हें कितने का बेच दें कि 10% का प्रॉफिट अर्जित हो। तो टोटल मैंने मान लिया x% का प्रॉफिट है। टोटल मेरे पास कितने आर्टिकल्स हैं, 15। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सोल्व तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे अब भी कुछ मदद मिल रही है। आप देखेंगे रेशियो अगर मैं निकालता हूँ, ये सारा 3 से कट जाएगा क्या, 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे काटूंगा तो ये बचेगा 2, यहाँ पे काटूंगा तो बचेगा 1, यहाँ पे काटूंगा बचेगा 2 और यहाँ पे काटूंगा तो बचेगा 5। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी मैंने अब 3 से डिवाइड करके कितने बना लिए, 5 बना लिए। 5 आर्टिकल्स पे 10% का प्रॉफिट चाहिए, 2 पे -15 का लॉस है, 15% का लॉस है तो -30, 1 पे 20% का फायदा तो +20, और यहाँ पे 2 पे x% का फायदा तो 2x%। ये किसके बराबर, 50% के बराबर। x का मान कितना आ जाएगा, ये -10 बचेगा, इधर जाके 60 बन जाएगा, 60 भाग 2 30%। ठीक है, x कितना हो जाएगा मेरे पास 30, तो 30% मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा। अगला सवाल अगेन सीजीएल 2020 टीयर 1। अ फ्रूट मर्चेंट bought some bananas, 1/5 of them got rotten and were thrown away. He sold 2/5 of the bananas with him at 15% profit and the remaining bananas at 10% profit. Find his overall loss और profit percentage. एक फ्रूट मर्चेंट है, उसने कुछ बनाना खरीदे, उसमें से 1/5 क्या हो गए, उसके खराब हो गए और उसने डस्टबिन में फेंक दिए, थ्रो अवे कर दिया। जो उसके पास थे बनानाज, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानाज विद हिम, जो उसके पास बनाना रह गए उसके 2/5 को उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा और बचे हुए बनानाज को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, विद हिम, ये लैंग्वेज घुमा के पूछा है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे टोटल उसके पास 1/5 थे, टोटल बनानाज का 1/5 खराब हुए और जो बच गए मेरे पास, क्योंकि जो विद हिम है अब उसके पास बच गए, उसको क्या करता है, उसके 2/5 को वो बेचता है 15% के प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे 255 है किसका, रिमेनिंग का, और उसके बाद भी जो बच गए डबल रिमेनिंग, उसे बेचता है 10% के प्रॉफिट पे। तो फाइनल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल बनानाज को कितना मानूंगा, ये होंगे मेरे पास यहाँ पे 5 है और ये 5 है, 5 और 5 का मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 25। टोटल बनाना अगर 25 है तो 1/5 खराब हुए हैं, 1/5 खराब हो गए, इसका मतलब क्या होगा, 25 का 1/5, 5 मेरे खराब हो गए। ठीक है, बचे कितने, 25 में से 5 घटाया तो 20 बचे, 20 के 2/5 ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 दूनी 8। 8 बनाना को मैंने बेचा 15% के प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग कितने रह गए, 5 और 8 13 हो गए। 25 में से 13 घटाऊंगा
तो मेरे पास कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास 12 बनानाज। इन्हें बेचता है 10% के प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल बताना है जो 25 बनानाज थे मेरे पास, इन पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं, ये मेरे पास जो 5 बनाना है ये खराब हो गए। खराब होने का मतलब क्या है, अगर ये खराब हो गए तो इससे कुछ भी आय नहीं होगी। तो अगर मैं कहता मेरे बनाना 100% के लॉस पे चले गए, मतलब मैंने उन्हें फ्री में दे दिया। फ्री में देने का मतलब या खराब होने का मतलब है फ्री में दिया या फिर खराब हो गए। इसका मतलब क्या है कि मैं तो 100% लॉस झेल रहा हूं, वो सारा का सारा मुझे खुद ही बियर करना पड़ेगा पैसा। तो ऐसा नहीं है आप यहाँ पे 0% लिखेंगे 0% लॉस। अगर आप 0% लिखते हैं इसका मतलब तो ये आपको ना कुछ फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आप खराब हो गए तो ये तो आपका नुकसान है ना। और कितने का नुकसान है, जितने के वो 5 बनाना आप खरीदते। तो जो यहाँ पे लॉस होगा ना वो कितने का होगा, 100% का होगा। इस चीज को ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेगेटिव में 100%। डन है। अब मैं इसे आगे सोल्व करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 इंटू में -100, ये तो माइनस का 500% होगा। ये मेरे पास 8 इंटू में 15 करूंगा तो ये 120% होगा प्लस का। और अगर मैं 12 इंटू में 10 करूंगा तो मेरे पास ये प्लस का 120% होगा अगेन। ये किसके बराबर होगा, ये 25 इंटू में एक्स, 25 इंटू में एक्स परसेंट के बराबर होगा। परसेंट से परसेंटेज आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक्स परसेंट की वैल्यू बतानी होगी तो लास्ट में ऐड हो जाएगा। मुझे फिलहाल एक्स का मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। तो 25 से डिवाइड करना है, सब में 5 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 5। ये मेरे पास 24 और ये हो जाएगा मेरे पास 100। तो 148 भाग 5 बचेगा। 148 डिवाइडेड बाई 2 का 5 करना है, ये मेरा एक्स का मान है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और ये मेरे पास क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव थे तो माइनस का 52 बचेगा ना। तो 52 दूनी 104 माइनस का 10.4%। एक्स का मान है -10.4, तो मुझे लॉस हो रहा है कितने का, 10.4 का। ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, इसे अलग से सेव करना, कॉपी में जरूर लिख लेना, इसमें गलती होगी दोबारा पूछ लिया तो ऐसा सवाल। ठीक है, काफी लॉजिकल और अच्छा सवाल बनाया है ये। CHSL 2020 का एक सवाल देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। क्वेश्चन में क्या था, अ शॉपकीपर बोट 40 दर्जन एग्स एट रुपीज 1.40 ईच। 80 eggs were broken in transportation. He sold the remaining eggs at rupees 1.60 each. What is his profit or loss percent? एक शॉपकीपर ने क्या करा, 40 दर्जन अंडे खरीदे और प्रत्येक अंडा 1.4 रुपीज का था। तो मैं कहूंगा कितने रुपए उसने खर्च कर दिया, आप कॉस्ट प्राइस का बताएं। मैं कहूंगा एक अंडा मेरा अगर 1.4 का है तो एक दर्जन में कितने आते हैं, 12। तो 40 इंटू में 12 दर्जन उसने अंडे खरीदे और हर एक अंडा कितने का है, 1.4 का है, तो उसने इतने रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, 80 eggs were broken in the transportation। 80 अंडे तो लाने में ही खराब हो गए। अगर खराब लाने में हो गए तो इसका मतलब बेचे कितने जाएंगे, कितने खरीदे थे, 80 इंटू 12, 480 eggs परचेज किए गए थे। जब बेचने की बारी आएगी तो 480 में से 80 को घटाना पड़ेगा, वो कितने बेचेगा, 400 eggs ही बेचेगा। और उसने जब बेचने की बारी आई तो हर एक अंडे को उसने 1.6 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचा, तो कितने का बेचेगा, इंटू में 1.6। हमें बताना है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, रेशियो निकाल के प्रॉफिट या लॉस बता देंगे। पहले तो पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट कर लेते हैं। ये मेरा 400 बनेगा, 40 से काटूंगा तो 10 आ जाएगा और 4 से काट सकते हैं, ये 4 आएगा और ये मेरे पास 3 बचेगा। 2 से और कट जाएगा तो ये 2 बचेगा। 7 या 21 आएगा और ये मेरे पास 10 इंटू 2 20 होगा। तो 21 का पड़ रहा है, 20 का बेच रहा हूं, तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है कितने पे, 21 पे। तो सबसे पहले तो लॉस वालों में से कोई सही होगा, ये दोनों कट गए। और इसमें भी 1 का लॉस है 21 पे, तो 1 भाग 21 गुना में 100 किसके बराबर होगा, ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। तो यही इस सवाल का उत्तर है, 416/20। खत्म। आज के इस सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टाइप डिस्कस करेंगे। इसे अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। इस सेशन में टाइप 6 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप रिवाइज साथ के साथ कर रहे हो। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे, लगातार वीडियोस देखते जा रहे हो, तो बाद में ऐसा होगा कि जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइप्स हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज होना स्टार्ट कर दोगे। तो जरूरी ये है कि पिछली क्लासेस, कम से कम 2 क्लासेस आप रिवाइज करके आए नेक्स्ट क्लास से पहले।
ठीक है, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं, आप नोट्स खुद बना ही रहे होंगे, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो आप उन्हें रिवाइज करके आएंगे, आपका 15-20 मिनट लगेगा, एक क्लास को रिवाइज करने में 15 मिनट ही लगेगी। ऑल्दो वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लगता है, नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन रिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग गए सोल्व करने में। ठीक है, उन्हें रिवाइज करके आएंगे तो आप आगे की सारी क्लासेस अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन करते रहें, रिवीजन इज मस्ट। जहाँ रिवीजन छोड़ दी और लगातार वीडियोस देखने में फंस गए, वहाँ आपका को दिक्कत होगी, आपका सारा मिक्स मर्ज हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस टाइप में हमारे पास सवाल कैसे हैं। सबसे पहला सवाल है, अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, किस रेट पे? 11 आर्टिकल्स उसे मिल रहे हैं कितने के? 11 आर्टिकल्स उसे मिल रहे हैं ₹10 के। ठीक है, जब बेचने की बारी आई तो उसने कैसे बेचा? उसने 10 आर्टिकल्स को 11 रुपए में बेचा, इस रेट से उसने बेचे। तो हमें बताना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या रहा होगा। सबसे पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जितने आर्टिकल्स आप खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे। तो यहाँ पे उसने 11 आर्टिकल्स खरीदे, यहाँ पे बेच कितने रहा है? 10 आर्टिकल बेच रहा है। तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें एक इक्वल करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे करें कि मैं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं, कितना आएगा मेरे पास? 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे तो एक आर्टिकल पड़ा 10 भाग 11 रुपए का। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास 10 आर्टिकल उसने बेचे 11 रुपए के, तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा, ये मेरे पास हो जाएगा एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 11 भाग 10, यही आएगा। और अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। आप देखेंगे दोनों रेशियो में दे रखा है। रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इस 11 को इधर, तो ये मेरे पास बन जाएगा 100 और ये वाला मान आ जाएगा मेरे पास 121। आप देखेंगे 100 का पड़ रहा था, मैंने कितने का बेचा? 121 का बेचा, 21 का लाभ अर्जित कर लिया। 21 का लाभ किस पे अर्जित किया? 100 पे। तो 21% का मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा एक आर्टिकल की कीमत निकाल लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, क्योंकि जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे हम, हमेशा ये ध्यान रखना है। और मैंने एक एक आर्टिकल का कर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 आया, सेलिंग प्राइस 121 बन गया रेशियो में। तो मैंने कहा 21 का लाभ अर्जित हो रहा है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट है? 21। दूसरा तरीका क्या होगा इस सवाल को करने का? दूसरा तरीका मेरे पास ये आएगा निकल के कि आपने कहा सर यहाँ पे कितने आर्टिकल्स हैं? 11 आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे 10 आर्टिकल हैं, तो मैं इन्हें इक्वल बनाना है, तो मैं एक आर्टिकल की जगह नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, मैंने 11 और 10 का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, तो कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास 110। इसका मतलब यहाँ पे 11 आर्टिकल्स थे, मैं यहाँ पे 10 गुना आर्टिकल खरीद लेता हूँ, 10 से गुना कर दिया, तो कितने के पड़ेंगे? 10 इंटू में 10, इतने के पड़ेंगे। 100 रुपए के मैंने कितने आर्टिकल्स खरीद लिए? 110 आर्टिकल्स खरीद लिया। अब बेचने की बारी आएगी तो 110 ही बेचूंगा। यहाँ पे 10 आर्टिकल है, 110 बनाने के लिए किससे गुना कर दिया? 11 से। तो यहाँ पे भी 11 से गुना करा, तो 110 आर्टिकल्स अब मैं कितने के बेच रहा हूँ? 11 इंटू में 11, 121 के। तो मेरे पास 100 के पड़े, मैंने 121 के बेचे, कितने का फायदा कमाया? 21 का कमाया। कितने पे? 100 पे। तो कितना परसेंट हो गया? 21%। ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये चीज समझ आ गई? 21 भाग 100 इंटू में 100 करता, 100 पे 21 का है ना, तो 21% आ गया। तो डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं। रेशियो से करना है, रेशियो से ऐसे करना है, ऐसे आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड जनरली हम रिकमेंड करते हैं इस तरह के सवालों के लिए। अगले सवाल पे चलता हूं। कहता है मेरे पास एक आदमी ने परचेज करी कुछ पेंसिल्स, किस रेट पे? 6 पेंसिल्स फॉर ₹5। और जब बेचने की बारी है उसने बेची 5 पेंसिल्स फॉर ₹6। ठीक है, 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची। तो हमें बताना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। रेशियो मेथड से करते तो आप कहते कॉस्ट प्राइस निकालता हूं एक पेंसिल का, 6 पेंसिल 5 की पड़ी, तो एक पेंसिल 5 भाग 6 की पड़ेगी। सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, 5 पेंसिल 6 की बेची, तो एक पेंसिल 6 भाग 5 की बेची होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास रेशियो आएगा 25:36। ठीक है, आप कहेंगे सर अगर मैं 25 रुपए खर्च करता हूं तो बेचने पे कितने रुपए कमा लूंगा? 11 रुपए कमा लूंगा। 25 पे 11 कमा रहा हूं, इसे 100 बनाने के लिए 4 से गुना करूंगा, तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा? 100 पे कितना कमाऊंगा? 44 कमाऊंगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 44% का लाभ होगा। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ठीक है, 2 वैल्यूज है तो रेशियो मेथड भी बुरा नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, इसी टाइप का है। ठीक है, सम फ्रूट्स आर बोट एट 15 for ₹120 and an equal number of fruits are bought at 10 for ₹120। ठीक है, मैंने पहले कुछ फ्रूट्स खरीदे,
से मैंने कुछ क्वांटिटी फ्रूट्स खरीदी। किस रेट पे खरीदी कि 15 फ्रूट्स मुझे कितने के मिलेंगे, ये 140 रुपए के मिलेंगे। फिर मैंने कुछ और इक्वल क्वांटिटी खरीदी है फ्रूट्स की, किस रेट पे कि मैं 10 फ्रूट्स मुझे कितने के मिलेंगे, ये मुझे मिलेंगे 120 रुपए के। ठीक है, यहां पे दोनों जगह क्वांटिटी क्या है, सेम है। आगे कहता है जब बेचने की बारी आई तो हमने किस हिसाब से बेचा, 120 रुपए पर दर्जन के हिसाब से फ्रूट्स बेच दिए। एक दर्जन में कितने आते हैं हमारे, 12 फ्रूट्स आते हैं, तो 12 फ्रूट्स मैं बेच रहा हूं कितने रुपए के, ये बेच रहा हूं मैं 132 रुपए के। तो मुझे बताना है पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पूरा निकालना, आप कहेंगे जितने खरीदे हैं मैंने मैं उतने ही बेचूंगा, और अगर उतने ही बेचूंगा तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 15 फ्रूट्स मैंने 140 के खरीदे, या तो मैं ऐसा कर लूं कि मेरे पास यहाँ पे अगर काट दूं यहाँ पे 5 से, तो मैं 3 फ्रूट कितने के खरीद रहा हूँ, ये 28 रुपए के खरीद रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 10 से काट दिया तो एक फ्रूट में कितने का बेच रहा हूँ, 12 का बेच रहा हूँ। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों इक्वल क्वांटिटी, सॉरी खरीद ही रहा हूँ, यहाँ पे भी इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे खरीदे गए हैं। तो यहाँ पे 3 फ्रूट खरीदे, आगे कट नहीं रहा है, यहाँ पे 1 फ्रूट है तो इसे भी 3 बना लेता हूँ। तो 3 फ्रूट कितने खरीदूंगा मैं, 12 इंटू में 3 के खरीदूंगा। तो 3 और 3 मैंने 6 फ्रूट्स खरीदे। ठीक है, बेचने की बारी आई, मैं कितने फ्रूट्स बेच रहा हूं, 12 बेच रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें भी 6 बना लेता हूं। तो यहाँ पे 2 से गुना और कर देता हूं, तो ये मेरे पास 2 से गुना होके ये बनेगा। इसमें भी 2 से गुना कर देता हूं, तो यहाँ पे 2 से गुना होके ये बनेगा। अब मेरे पास 12 फ्रूट्स का टोटल कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया। 28 दूनी कितना हुआ, 56। ये 6 फ्रूट मैंने 56 के खरीदे, 12 इंटू में 6 कितना हुआ, 72। ये 6 फ्रूट मैंने 72 के खरीदे। टोटल जो 12 फ्रूट्स मैंने खरीदे कितने के खरीदे, 56 जमा 72, ये हो गया मेरे पास 128 रुपए। 128 के खरीदे, बेचे 132 के, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 4 का कमा लिया। कितने पे, 128 पे, इंटू में 100। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। आप देखेंगे 4 से काट दूंगा तो मेरे पास ये वाला मान बचेगा 32, और 32 100 से डिवाइड करके परसेंटेज बताने 3 टाइम्स जाएगा पहले तो 96, और 4 भाग 32 मतलब 1/8%। ये मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 3 1/8। समझ आ गया सभी लोगों को। मैंने इक्वल क्वांटिटी बनानी थी, मैंने कहा यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी इन दोनों को कर दी। टोटल मुझे 12 बेचने हैं तो मैंने यहाँ पे 6 बना लिए। वरना हम क्या कर सकते थे, आप रेशियो भी इक्वल कर लेते हैं। मैं दूसरा तरीका भी आपको समझा देता हूं। सबसे पहले टारगेट क्या होगा, इसी सवाल को अगर मैं डिटेल में लेके जाऊं, मैंने कहा मैंने क्या करा, 15 फ्रूट्स खरीदे, किस रेट पे, 140 के। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 10 फ्रूट खरीदे, कितने, किस रेट पे, 120 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे मैं जब बेचने की बारी आई तो मैं 1 दर्जन फ्रूट को कितने का बेचता हूँ, 1 दर्जन फ्रूट को मैं बेचता हूँ 132 रुपए के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी मुझे इक्वल करनी थी, तो इन्हें इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लूंगा। 15 और 10 है तो मैंने बनाया 30। अगर क्वांटिटी इक्वल करनी है तो यहाँ पे अब 2 से गुना करूंगा, यहाँ पे भी 2 से गुना करूंगा। यहाँ पे 30 बनाना है तो 3 से गुना करूंगा, यहाँ पे भी 3 से गुना करूंगा। तो अब मैंने दोनों जगह 30-30 फ्रूट्स खरीद लिए। ठीक है, अब टोटल जब 30-30 दोनों जगह खरीद लिए तो मेरे पास टोटल कितने फ्रूट्स आ गए, 30 यहां से मिले, 30 यहां से मिले, मैंने टोटल 60 फ्रूट्स खरीद लिए। जब बेचने की बारी आएगी तो बेचे भी 60 ही जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने बेच रहे हैं, हम 12 बेच रहे हैं 132 के, लेकिन मुझे बेचने कितने हैं, 60 बेचने हैं। तो यहाँ पे भी 5 से गुना कर दूंगा, क्या ये 60 बन गया, तो यहाँ पे भी 5 से गुना हो गया। तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 140 इंटू में तो 280 का ये खरीदा मैंने, 360 का ये खरीदा, और जब बेचने की बारी आई तो 132 को 5 से गुना करूंगा तो ये 660 आ जाएगा मेरे पास। इतने के बेचे, सम कर लो, 28 जमा 36, टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरे पास 60 फ्रूट्स का, ये हो गया 64, 640, और सेलिंग प्राइस हो गया मेरे पास 660। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगी। आप इसे आगे 2 से काट देंगे तो ये मेरे पास 32 आ जाएगा, और ये मेरे पास 33 आ जाएगा। मैं कहूंगा मुझे 1 का लाभ हो रहा है कितने पे, 32 पे, कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/32 गुना में 100। मान मेरे पास वही आ जाएगा दोबारा, 3 1/8%। डन है, यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन में कहता है, अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट 1 ऑरेंज फॉर ₹2 एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 ऑरेंजेस फॉर ₹1 and he sells all of them at 4 oranges for ₹3. Find overall profit और लॉस परसेंट। एक आदमी ने क्या खरीदा, एक ऑरेंज कितने का, ₹2 के हिसाब से कुछ ऑरेंजेस खरीदे। फिर उसने क्या खरीदा,
2 ऑरेंजेस 1 रुपए के हिसाब से कुछ ऑरेंजेस खरीदे उसने। जब बेचने की बारी आई तो वो बेच कैसे रहा है, 4 ऑरेंजेस 3 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो मुझे बताना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। सबसे पहले तो हम क्वांटिटी इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम क्वांटिटी उसने खरीदी थी। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑरेंज यहाँ पे खरीदे थे, तो यहाँ पे भी 2 बना लेता हूँ। तो 2 × 2 मेरे पास कितने हो गए, 4 रुपए के इसने ये खरीद लिए। ठीक है, अभी मैं ये हटा ही देता हूँ। अब टोटल कितने ऑरेंजेस खरीदे, 4 ऑरेंजेस खरीदे। कितने के खरीदे, ये 4 × 4 8 रुपए के खरीदे। बेचे 4 ऑरेंजेस कितने रुपए के, 3 रुपए के। तो हमें ये बताना, 4 और 1 5 रुपए के, सॉरी 5 रुपए के खरीदे, 3 रुपए के बेचे। तो मेरे पास उसे क्या होगा, लॉस होगा। कितने का होगा, 2 का लॉस होगा। कितने पे, 5 पे। तो 2/5 गुना में 100, ये मेरे पास आ जाएगा 40%। क्लियर, ये सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल कहता है अ मैन बाइज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 for rupees 1 and the same number of oranges at 4 for rupees 1. He sold all of them at the rate of 9 for rupees 2. During the whole transaction, he incurs a loss of rupees 30. Find the number of oranges that he purchased. एक आदमी ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे, किस रेट पे, 5 ऑरेंजेस उसे मिले 1 रुपए के, इस रेट से कुछ ऑरेंजेस खरीदे। फिर खरीदे 4 ऑरेंजेस 4 रुपीज 1, इस रेट से खरीदे। जब बेचने की बारी आई तो उसने बेचे यहाँ पे 9 ऑरेंजेस 4 रुपीज 2। हमें बताना है कि कितने ऑरेंजेस उसने ओवरऑल खरीदे या बेचे अगर उसे टोटल ट्रांजेक्शन में 30 रुपए की हानि हुई, राइट, 30 रुपए का लॉस हुआ। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 5 है, ये 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुना और यहाँ पे 5 से गुना कर दूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस दोनों जगह बराबर हो गए। कितने कितने, 20 यहाँ पे आ गए और 20 यहाँ पे आ गए। टोटल कितने ऑरेंजेस हो गए, मेरे पास 40 ऑरेंजेस हो गए। जब खरीदे 40 ऑरेंजेस हैं तो बेचने जब जाएंगे तो 40 ही ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमें 9 बेचने पड़ रहे हैं। तो अब क्या करें, दोबारा से रेशियो मेंटेन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 9 और 40 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 360 होगा। तो मैं यहाँ पे 40 से गुना कर देता हूँ और यहाँ पे 9 से गुना कर देता हूँ। यहाँ पे 9 से गुना करने का मतलब इसमें भी 9 से गुना और इसमें भी 9 से गुना। इसका मतलब यहाँ पे भी 9 से गुना होगा और यहाँ पे भी 9 से गुना होगा, यहाँ पे भी 9 से गुना और यहाँ पे भी 9 से गुना, और यहाँ पे किससे करा, 40 से। तो अब होगा गया मेरे पास 180 ये ऑरेंजेस खरीदे इस रेट में, 180 इधर और टोटल इधर 360। तो टोटल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम। मेरे पास यहाँ पे मान कितना आएगा, 9 चौक 36, 36 रुपए के मैंने कुछ ऑरेंजेस खरीदे। यहाँ पे 45 रुपए के मैंने कुछ ऑरेंजेस खरीदे। जब बेचने की बारी आई तो 80 के बेचे। यहाँ पे हम कितने ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं, 360 ऑरेंजेस। 360 ऑरेंजेस में क्या आप निकाल सकते हैं फायदा या नुकसान कितने का है। 36 × 45 करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 81 और यहाँ पे है 80। 360 ऑरेंजेस पे मुझे लॉस कितने का हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। 360 ऑरेंजेस पे ₹1 का लॉस है। मुझे टोटल लॉस कितने का चाहिए, 30 का। ₹30 का लॉस लेने के लिए कितने ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे, 360 का भी 8 गुना। बताओ कैसा बिजनेस मैंने नुकसान करके बैठ गया अपना। तो यहाँ पे मेरे पास इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 0 8 6 48, 4 कैरी फॉरवर्ड 24 और 4 36, ये 30 से गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा 10800। $108 ऑरेंजेस पे 30 रुपए का लॉस होगा। चले आगे, अगले टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस। हैड ही सोल्ड इट फॉर 750 रुपीज मोर ही वुड हैव गेन्ड 7%। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इस टाइप के कुछ सवाल हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, फटाफट से इन्हें खुद ट्राई कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने इस टाइप के पहले देखे हैं, ठीक है, टाइप 5 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी टाइप में बन रहे थे तो उसके साथ मैंने ये फिर से डाल दिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मेरे पास मान लो कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, पहले मैं 9% के लॉस पे आर्टिकल को बेच रहा हूँ, फिर मैं अगर कीमत बढ़ा देता हूँ 752 रुपए से तो मुझे फायदा हो जाता है 7% का। तो मुझे बताना है इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था। तो आप देखेंगे यहाँ पे गैप कितने का आ गया, पहले 9 का लॉस है तो -9 है, फिर मेरे पास फायदा है 7 का तो +7 है। 7 में से
घटाऊंगा -9 को, तो मेरे पास क्या होगा 7 -9, तो ये 16 बन जाएगा। 16% मेरी वैल्यू बढ़ी होगी। हमने कहा हमने जो बेचा आर्टिकल को वो 752 एक्स्ट्रा का बेचा, तो 16% किसे रिप्रेजेंट करेगा, 752 को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे कॉस्ट प्राइस का मान बताना, मतलब 100% का मान बताना है, तो यहाँ से काट लेंगे। 100% कितना हो जाएगा, 16 से इसे काटूंगा, 752 डिवाइडेड बाई 16 इंटू में 100। आप देखेंगे मेरे पास जो भी आंसर है वो सब में 4 जीरो है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये पूरा का पूरा 16 से कटना चाहिए। अगर ये 16 से कटेगा, ये मेरे पास 16 है और यहाँ पे 752 है। वैसे तो टेबल याद है, मैं पूरा पूरा कर सकता हूँ कि 4 से जाएगा और 112 सत्ते जाएगा, 4700 आ गया। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं लगाई। वरना आप ये भी देख सकते थे 6 के टेबल में 2 कब आता है, आप कहेंगे 6 के टेबल में 2 आता है मेरे पास। 6 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, या फिर 6 में मल्टीप्लाई करूँ मैं 7 से, तो जब मेरी यूनिट डिजिट 2 मिलती है, तो यहाँ पे 2 जीरो से पहले या तो 2 आएगा या 7 आएगा, तो यहाँ पे 2 भी है और 7 भी है, तो ट्रिक काम नहीं करती। चलो कोई नहीं, बेसिक से करके हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। अगला सवाल इसी तरह का एक बार और रिवाइज करते हैं। कहता है कि एक आर्टिकल ने अपनी गुड्स को 7% के प्रॉफिट में बेचा, 4248 रुपये जाता का बेचता तो 13% का प्रॉफिट कमाता, तो इनिशियल कॉस्ट कितनी है। तो आप कहेंगे ये भी पहले भी फायदा है, अब भी फायदा है, गैप कितने का हो गया, 13 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे पास 6% का होगा। 6% रिप्रेजेंट करता है 4248 को। कॉस्ट प्राइस बताना है, वो 100% होता है, उसका मान 6 से काटेंगे, 708 708 और 2 जीरो और लगा देंगे, खत्म। अगला सवाल मेरे पास कहता है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल्स एट 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट एट 4% लेस एंड सोल्ड इट एट ₹10 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 18 3/4%। हमें बताना है फाइंड सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें बदल रही हैं, ध्यान से समझना। मैं बिल्कुल बेसिक से लिख रहा हूँ। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का कितना मान लेता हूँ मैं, 100 रुपये मान लेता हूँ, 100 रेशियो मान लिया। ठीक है, ये अपने आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इस पे 10% जोड़ देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 110 रेशियो। डन। फिर कहता है अगर वो 4% सस्ता खरीद लेता, कितने का खरीद लेता, नया सेलिंग प्राइस 4% कम कर दो, 96 रेशियो, इतने का खरीद लेता और कितने का बेचता, 10 रुपए महंगा का बेचता, मतलब ये 110 रेशियो था, इसमें प्लस ₹10 इतने का बेचता, तो उसे फायदा कितने का होता, उसे 18 3/4% का फायदा होता। अब जो 18 3/4% का फायदा किस पे होता, क्योंकि नया कॉस्ट प्राइस, ये मेरा ओल्ड कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा ओल्ड सेलिंग प्राइस था। अब जब वो सस्ते में खरीद रहा है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा मेरा, नया कॉस्ट प्राइस क्या न्यू कॉस्ट प्राइस ये होगा, तो जो मेरा मुनाफा होगा वो किस पे होगा, नए कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो 18 3/4% का प्रॉफिट हो रहा है इस पे, तो कितने का बेचा होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ये है 96 रेशियो, आप कहेंगे 18 3/4% को पहले सर सोल्व कर लो, ये हो जाएगा मेरे पास 72 और 3 75 भाग 400, फ्रैक्शन में कर रहे हैं, 25 से काटूंगा तो 3 भाग 16 आ जाएगा। 3 भाग 16 का मतलब अगर 16 का पड़ रहा होगा तो हम कितने का बेचेंगे, 19 का बेचेंगे। तो 16 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 16 रेशियो क्या है, 96 को रिप्रेजेंट करेगा, और प्रॉफिट कितने का है, 3 का, तो एक इंटू 6 टाइम्स है। 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3 इंटू में 6, ये 18 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब जो मेरे पास इस केस में प्रॉफिट है 96 पे, कितने का प्रॉफिट मिलेगा, 18 का प्रॉफिट मिलेगा, और इस पे 18 जोड़ दिया तो ये मान आ जाएगा 114। तो अगर मुझे 96 का पड़ रहा होगा तो मैं 114 रेशियो का बेच रहा हूँ 18 3/4% प्रॉफिट लगाने के बाद। पहले मेरे पास सेलिंग प्राइस 110 रेशियो था, अब 114 रेशियो है, तो 4 रेशियो का बदलाव आया। 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, कहता है कि हमारा जो वैल्यू है, मैंने 10 रुपए से बढ़ाई थी सेलिंग प्राइस को, तो 4 रेशियो 10 रुपए को रिप्रेजेंट करता है। मुझे बताना कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था मेरे पास, जब भी कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस देखेंगे, वरना या तो क्वेश्चन में लिखा होगी फाइनल कॉस्ट प्राइस बताओ, वरना अगर सीपी लिखा है तो हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है 100 रेशियो, 4 रेशियो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 रेशियो बनाना है तो किससे गुना करेंगे, 25 से, और यहाँ पे भी 25 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 250। ये मेरा इस सवाल का उत्तर रहेगा। चलें आगे। क्वेश्चन में कहता है रेमी earns a profit of 20% on selling an article at a certain price. If she sells the article for ₹8 more, she will gain 30%. What is the original
कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 सच आर्टिकल्स। रेमी ने क्या करा, एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। अगर वो 8 रुपए और महंगा बेच देती तो उसका प्रॉफिट 30% हो जाता। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना है 16 आर्टिकल्स का। आप कहेंगे पहले 20% का प्रॉफिट है, अब 30% का, तो क्या हुआ होगा। आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास पहले 100 मान लिया, कॉस्ट प्राइस मैंने क्या करा 20% का प्रॉफिट लिया तो 120 का बेच रहा हूं। अब 30% का प्रॉफिट लिया तो मैंने क्या करा 130 का बेचा होगा। तो मैंने कितना बढ़ा दिया प्राइस, सेलिंग प्राइस को अपना 10 से बढ़ा दिया। कहता है मैंने रेमी ने अपना जो आर्टिकल के प्राइस है वो 8 रुपए से बढ़ाया, तो ये 10 मेरा 8 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। हमें बताना है 16 सच आर्टिकल का प्राइस क्या होगा। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 माना है, तो 10 का मान अगर 8 है तो 100 का मान कितना हो गया 800 हो गया, 80 हो गया। और 16 आर्टिकल्स का बताना है तो 16 से गुना कर देंगे। 16 इंटू में 8 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1280। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं, टाइप 9। क्वेश्चन में कहता है अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर ₹900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹900 लेस, ही वुड हैव गेन्ड 5% मोर प्रॉफिट। हमें बताना है फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। एक आदमी अपनी वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है। अगर वो 900 रुपए कम में खरीद लेता और जब बेचने की बारी है वो भी 900 रुपए कम में बेच देता तो उसे 5% ज्यादा प्रॉफिट होता जितना पहले हो रहा था। तो हमें बताना है कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से करता हूं। मैंने कॉस्ट प्राइस को फिलहाल सीपी मान लिया। आप देखेंगे मेरे पास पहले मैं आर्टिकल को बेच रहा हूं 25% के प्रॉफिट पे, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस अगर सीपी है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस 125% आ जाएगा। अब आगे कहता है कि अगर मैं आर्टिकल को 900 रुपए कम में खरीद लेता तो मैं कितने में खरीदता, सीपी माइनस 900 को। जब बेचने की बारी है मैं आर्टिकल को 900 रुपए कम में ही बेच देता, तो इसमें भी मैंने क्या कर दिया 900 रुपए कम कर दिए। तो मेरा जो फायदा होता वो कितना होता, 5% ज्यादा होता पहले से। पहले कितना फायदा था मेरा 25% का था, 5% ज्यादा मतलब 30% का फायदा होगा। तो यहां पे अगर मैं निकालूंगा तो इसका 30% बढ़ जाएगा, तो कितने का बेचेंगे हम 130% का। तो इसका 130% किसके बराबर होगा, ये नए सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। क्लियर है या नहीं है। मैं इक्वेशन को दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, इस टाइप में कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। पहले मैंने कहा कॉस्ट प्राइस इतना है, स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस पे 25% का प्रॉफिट लेना है तो इसका 125%। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये मेरा पहला कॉस्ट प्राइस है। अगर मुझे 900 रुपए सस्ते में आर्टिकल मिल जाता और जब बेचने की बात रही तो सेलिंग प्राइस भी मैं 900 रुपए कम में बेच कर रहा हूं, तो ये मेरा न्यू कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा न्यू सेलिंग प्राइस है। कहता है इस केस में मुझे 5% ज्यादा प्रॉफिट होता पहले से। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था 25%, अब 5% ज्यादा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 30%, मतलब इसका 130% निकालना पड़ेगा। तो दोनों जगह मैंने सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। नए वाले सोल्व करके मैं कॉस्ट प्राइस का मान बता दूंगा, इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था। वन लाइनर इक्वेशन बनी, मेरा आंसर हो गया। अब इसे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में और आ सकती है कि सर पहले 25% प्रॉफिट था, अब यहाँ पे लिखा है 5% ज्यादा प्रॉफिट। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि भैया 25 का 5%, इसमें जितना पहले 25% था प्रॉफिट, 25 का 5% निकाल लूंगा और इसमें जोड़ दूंगा, ये होना चाहिए मेरा। लेकिन जब एग्जाम में आपका ये सवाल बनेगा तो एग्जामिनर चाहता है कि आप जब 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं तो 25 जमा 5 आप 30 लें। ठीक है, तो इस टाइप के लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अगर यही लैंग्वेज आपको मिली तो आप 30 लेके कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप 25 का 5% एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, जो कि गलत नहीं है, ऐसा होना चाहिए था इसमें, मतलब तब आपका आंसर शायद ना आ पाए। ठीक है, तो 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट की जब बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में एक्चुअली में जब क्वेश्चन बनाया गया तो ये कहना चाह रहा था कि जो कॉस्ट प्राइस है, पहले कॉस्ट प्राइस पे हम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं 25%, अब कॉस्ट प्राइस पे ही 5% एक्स्ट्रा की बात चल रही है, तो 25% प्लस 5% ये होगा मेरा 30%। क्या ये चीज समझ आ गई। तो कॉस्ट प्राइस पे 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये कमा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है। एक इक्वेशन आगे सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे सीपी मेरा कितना है 130% है, ये सीपी 125% है, घटा दूंगा तो सीपी का 5% बचेगा। इधर मेरे पास क्या बचेगा, ये 900 का 130% है, उधर जाके प्लस का बन जाएगा तो 900 का 130%। और अगर मैं यहां पे देखता हूं ये -900 है मेरा,
900 का माइनस 900 को माइनस 900 का मैं लिख सकता हूं, या तो पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल ही लेता, वरना मैं कह रहा हूं माइनस 900 का मैं 100% लिख सकता हूं, हर चीज अपने आप का 100% होती है। तो मेरे पास आएगा सीपी का 5%, ये किसके बराबर हो गया, 900 कॉमन लिया, 130 में से 100 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 30%, तो 900 का 30%। ठीक है, परसेंट से काट देंगे परसेंट को, या फिर पूरा 5% से 30% को काटूंगा 6, और कॉस्ट प्राइस का मान आ जाएगा मेरे पास 5400। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, मैं रेशियो मेथड से भी सिखा देता हूं, वरना ये बेस्ट तरीका है, इसमें आपको जल्दी आंसर मिल ही रहा है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। रेशियो मेथड से क्यों कर पाएंगे इस सवाल को हम, जो तरीका मैं बताने वाला हूं, आप देखेंगे पहले आदमी को कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 25% का। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालता हूं, ठीक है, ओल्ड रेशियो, तो आप कहेंगे 25% का प्रॉफिट, 25% मतलब 1/4, तो 4 का पड़ रहा है, तो हम आर्टिकल को बेच रहे हैं 5 का। अब नए की बात करते हैं, अब हमें 5% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 30% प्रॉफिट है। 30% का मतलब अगर 10 का पड़ रहा है तो मैं कितने का बेचूंगा, 13 का बेचूंगा। अब मेरे पास क्वेश्चन में कहा था कि फर्स्ट केस में तो वो 900 रुपए कम, सॉरी जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा 900 रुपए से घट गया, और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो वो भी मेरा 900 रुपए से घट गया। तो यहां पे मैं दोनों में क्या सेम क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहा हूं। जैसे एज वाले क्वेश्चन में होता था कि पहले ए और बी की एज इतनी इतनी है, और दोनों में इतने साल पीछे हम दोनों में चले जाएं, तो मैं कहता था एज का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास कॉस्ट प्राइस, एक एग्जांपल से लेता हूं, मेरे पास पहले कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, उसे मैं बेच रहा था 120 का, अब मैंने दोनों में 30-30 रुपए घटा दिए, तो अब मेरा कॉस्ट प्राइस होगा 70, इसमें भी 30 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 90। जब मैंने दोनों में सेम वैल्यू घटाई है 30-30 की, तो क्या मेरे पास एक चीज मेंटेन रही है, इनके बीच में कॉस्ट प्राइस सेलिंग बीच में जो अमाउंट का डिफरेंस था वो 20 का था, क्या यहाँ पे भी वो 20 का मेंटेन रहा है। तो इस रेशियो को मैं मेंटेन कर सकता हूं, मैं कहूंगा अमाउंट का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। यहाँ एक रेशियो है, यहाँ पे 3 रेशियो है, तो ये रेशियो मेंटेन कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 से गुना करना पड़ेगा इसमें, तो मेरे पास आ जाएगा ये 12 रेशियो, ये मेरे पास आ जाएगा 15 रेशियो, ये 10 है और ये 13 है। अब रेशियो मेंटेन हो चुका है। कॉस्ट प्राइस मैंने कितने से घटाया, आप कहेंगे 2 रेशियो से घटाया। 2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 900 को रिप्रेजेंट करेगा। 900 से कॉस्ट प्राइस घटाया, सेलिंग प्राइस भी आप देखेंगे 2 रेशियो से घट रहा है, 2 रेशियो 900 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे मान बताना है कि इसका 12 रेशियो का इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो 900 के बराबर है, तो 12 रेशियो के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें 6 से गुना करा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5400। डन है सवाल, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पहले से मार्क्ड रह गया। क्वेश्चन में कहता है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, had he purchased it for 600 rupees less and sold it at 4 rupees 400 less, he would have gained 10% more profit। हमें बताना है इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, बेसिक से कर लेते हैं पहले। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस सीपी है, अब कितने का कर रहा है, 600 रुपये कम का खरीद रहा है, तो इतने का मेरा सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस हो गया नया। पहले 20% का प्रॉफिट था, तो कॉस्ट प्राइस का 20% का फायदा लेके मतलब 120% पे बेच रहा होगा आर्टिकल को। अब क्या हो रहा है, अब 400 रुपये सस्ता बेच रहा है, तो इसमें 400 और घटा देंगे, तो क्या ये मेरा नया सेलिंग प्राइस आ गया। ये मेरा नया कॉस्ट प्राइस है, ये नया सेलिंग प्राइस है। अब इस केस में क्या कर रहा है, वो 10% ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, पहले 20 का था अब 10 और बढ़ गया, तो 30% का प्रॉफिट मतलब 130%। ये मेरा दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों नए सेलिंग प्राइस आ गए। कॉस्ट प्राइस का 120%, कॉस्ट प्राइस के 130%, इन्हें घटाऊंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस का कितना बचेगा, 10%। ये किसके बराबर होगा, 600 का मेरे पास 130% निकालूंगा तो 130 इंटू 6 बचेगा, जो कि 780 आएगा, जो कि इधर जाके प्लस का बनेगा। प्लस के 780 में से 400 घटाना होगा मुझे, तो 10%, कॉस्ट प्राइस का 10% अगर मेरा किसके बराबर आ गया, 300 के, तो कॉस्ट प्राइस का मान कितना आ जाएगा, ये मेरा 3000, सॉरी 380 के बराबर आया, तो ये 3800 आ जाएगा। चलें आगे, टाइप 10 की शुरुआत करते हैं। इस टाइप के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे होंगे जिसमें सेलिंग प्राइस 2 आर्टिकल्स का सेम रहेगा, तो उसे कैसे हैंडल करना वो दिखेंगे। कई बार इस टाइप के काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। मतलब टाइप 10 में काफ़ी वैरायटी मिलेगी आपको क्वेश्चंस की। जैसे सबसे पहला सवाल जो कि सीजीएल 2020 टीयर 1 में पूछा गया था, क्वेश्चन में कहता है, राधा बोट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर ₹573000।
शी सोल्ड द फ्रिज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 24%. द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स वॉज इक्वल. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज. राधा ने क्या करा, एक फ्रिज खरीदा और एक वॉशिंग मशीन खरीदी. टोटल कितने रुपए खर्च किए उसके लिए, 57,300. कहता है कि फ्रिज को बेचा 15% के प्रॉफिट पे. तो फ्रिज की जो कीमत है, फ्रिज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा. 15% प्रॉफिट जोड़ दिया मैंने. और वॉशिंग मशीन बेची 24% के लॉस पे. 24% के लॉस पे बेची तो मैं कहूंगा 100 में से 24 घटा दूंगा तो कितने पे, 76% पे बेची होगी. वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस ये आएगा. कहता है दोनों वस्तुएं का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो दोनों सेम वैल्यू पे बेची गई है, तो ये मेरा बराबर हो गया. हमसे पूछता है कि कॉस्ट प्राइस बता दें वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन की कीमत क्या होगी. आप सोल्व कर लेंगे. यहाँ पे ये मेरे पास फ्रिज का प्राइस रेशियो वॉशिंग मशीन का, अगर रेशियो लिखूंगा तो मेरे पास ये 76:115 हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे आप इसे कुछ काट तो नहीं सकते, तो कंबाइंड सम निकाल लेते हैं. ये मेरे पास आएगा एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 191. 191 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के कंबाइंड प्राइस को, डेट इज 57300. तो कितने गुना जा रहा है, 300 गुना जा रहा है इसका ये. और अगर ये 300 गुना है तो एक रेशियो 300 के बराबर मुझे मान बताना है वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना है. वॉशिंग मशीन का प्राइस होगा 115 रेशियो. तो 115 इंटू में 300, ये मेरा इस सवाल का उत्तर है. ये हो जाएगा मेरे पास 345 एंड 20. क्वेश्चन हो गया खत्म. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया. ठीक है. एक तो ये हो गया. दूसरा तरीका, बाकी और क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में चलेगी. सबसे पहले तो मैं कहूंगा यहाँ पे जब मैं फ्रिज और वॉशिंग मशीन का रेशियो निकाल रहा हूँ, दोनों का मुझे क्या दे रखा है, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दे रखा है. इसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि फ्रिज का प्राइस कितना होगा और वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा. जब भी सवाल में आपको दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दे दे तो आप डायरेक्टली चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन का प्राइस क्या आएगा अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है. फ्रिज को मैंने बेचा 15% के प्रॉफिट पे और वॉशिंग मशीन को बेचा मैंने 24% के लॉस पे. ठीक है. तो फ्रिज में यहाँ पे मैं 100 में 15 जोड़ रहा हूँ फ्रिज के लिए, फ्रिज का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, और वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 24% घटा रहा हूँ. लेकिन जब मैं फ्रिज और वॉशिंग मशीन के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालूंगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. जो फ्रिज के सामने क्या आएगा, जो वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बनेगा, और वॉशिंग मशीन के सामने क्या आएगा, जो फ्रिज के सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बनेगा. तो मैं सीधा लिख सकता था फ्रिज रेशियो वॉशिंग मशीन. ये मेरे पास कितना निकल के आएगा, फ्रिज को मैंने बेचा कितने पे, 15% के प्रॉफिट पे. तो 100 जमा 15 115 होएगा फ्रिज के साथ. तो ये वॉशिंग मशीन के सामने लिखा जाएगा 100 जमा 15. और अगर मैं बात करता हूँ वॉशिंग मशीन को मैंने 24% के लॉस पे बेचा, तो मेरे पास फ्रिज के सामने लिखा जाएगा वॉशिंग मशीन का 100 में से 24 घटाऊंगा तो ये आएगा मेरे पास 100 - 24. तो ये मेरा इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, जो कि आप डायरेक्टली सोच सकते हैं. नहीं याद रखना ऐसे तो बेसिक तो आपके पास सही, ऐसे कर लो अगर सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखा है. फिर मैंने यहाँ पे रेशियो निकाला तो मैंने देखा ये 76 आया और मेरे पास ये आया 115. अब मुझे वॉशिंग मशीन का प्राइस बताना है ना, तो भैया वॉशिंग मशीन का जब मैं प्राइस निकालूंगा तो 115 रेशियो का मान बताना है. इन दोनों के कंबाइंड सम का जो रेशियो बनेगा उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है इतनी 57300. तो ये दोनों आपस में क्या है, प्राइम है. अगर दो नंबर आपस में प्राइम हो जाए तो इनका जो आपस में को प्राइम, मैं कह रहा हूं कि आपस में अभाज्य है, एक दूसरे से कटते नहीं है. अगर ये दोनों नंबर आपस में अभाज्य हैं तो इन दोनों का जो योग होगा ना वो क्या होगा, वो इन दोनों से अभाज्य होगा. ठीक है. जो तीसरा नंबर इन दोनों का योग करके सम करके निकालूंगा वो भी इनके को प्राइम होगा. इन दोनों का डिफरेंस करके निकालूंगा नंबर, वो भी इन दोनों के को प्राइम होगा. तो मैंने कहा इन दोनों का सम करके जो वैल्यू आती है ये इसके को प्राइम होगा, और जो ये मान है ये मेरा इसी के बराबर होगा जो यहाँ पे दे रखा 57300 के. तो मुझे 115 का जब मैं निकालूंगा तो मैं कह सकता हूं मेरा आंसर वो होगा जो 115 का मल्टीपल होगा. और अगर मेरा आंसर 115 से कटेगा तो चारों ऑप्शन में से 115 से कटने वाली संख्या सिर्फ ये दिख रही है जो सीधा सीधा कट रही है. बाकी कोई भी संख्या आपकी मेरे ख्याल से 115 से नहीं कटेगी. ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही. इसका चेक करना पड़ेगा. दूनी करूंगा 230 आ जाएगा, फिर 565 बचेगा, ये भी 115 से नहीं कटेगा. ठीक है. तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था जो 115 से कट रहा था, वही सवाल का उत्तर होगा. ठीक है. चलते हैं अगले सवाल पे. क्वेश्चन में कहता है, सीजीएल 2017 का है. एट अ विलेज ट्रेड फेयर अ मैन बाइज अ हॉर्स एंड अ कैमल टुगेदर फॉर ₹51,250. He sold the horse at a profit of 25% and a camel at a loss of 20%. He sold both the animals at the same price. Then what was the cost price of the cheaper animal? मेरे पास एक बंदे ने ट्रेड फेयर में से एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा. ठीक है. टोटल 51,250 रुपीज के इन्होंने दोनों सामान खरीदे.
हॉर्स को 25% के प्रॉफिट पे और कैमल को 20% के लॉस पे बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, तो बताना है जो सस्ता बेचा गया एनिमल उसकी कीमत क्या होगी। आप कहेंगे सीधा सीधा सर हॉर्स और कैमल की बात चल रही है, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो मेरा रेशियो क्या कर लेंगे, हॉर्स को बेचा मैंने 25% के प्रॉफिट पे, मतलब हॉर्स का 125% उसका सेलिंग प्राइस होगा, तो जो ये 25% जोड़ा ये हॉर्स की जगह हम कहां लिखेंगे, कैमल के सामने लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 + 25, ये रेशियो बनेगा कैमल का। और अगर मैं हॉर्स की बात करता हूं, कैमल को बेचा मैंने 20% के लॉस पे, तो ये हॉर्स के सामने लिखेंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे 20, तो इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा मेरे पास 80:125, जिसे आप चाहें तो काट भी सकते हैं। हमसे पूछा गया है, मैं 5 से काट दूंगा तो चलो ये 16 आ गया और ये मेरे पास 25 आ गया। मुझसे पूछा है चीपर एनिमल का प्राइस, चीपर एनिमल कौन सा है इसमें, जो 16 रेशियो वाला हॉर्स मेरा सस्ता है, हॉर्स की कीमत बतानी है क्या होगी, तो मेरा आंसर जो होगा 16 का मल्टीपल होगा, 16 के मल्टीपल तो मुझे काफी ऑप्शंस यहाँ पे हो सकता है हो, जैसे ये 25,000 में 1000 मेरा 8 से कटता है, ठीक है, और अगर मैं इसे देखूंगा 1000 से ये पूरा कट जाएगा तो 125 आएगा, तो क्या ये 16 से कट पाएगा, नहीं कटेगा 16 से, क्योंकि 25 मेरा 2 से कटेगा नहीं, 2 बच जाएगा ना, 16 को 8 और 2 में ब्रेक करा दो मैं, 2 बच जाएगा तो ये मेरा कटेगा नहीं, ठीक है, तो 16 से नहीं कट रहा। 20,000 की बात करूंगा, लास्ट की 4 डिजिट 16 से कटनी चाहिए, 16 होता है 2 की पावर 4, तो ये तो मेरा 20,000 कट रहा है 16 से, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। 7500 का देखूंगा, आप देखेंगे लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से नहीं कट रही, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से नहीं कटेंगे तो ये नंबर 16 से वैसे ही नहीं कटेगा, तो ये हट गया। अब मेरे पास एक ऑप्शन बचा, ये क्या ये मेरा 16 से कटेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। 600 लास्ट की 3 डिजिट तो मेरी किससे कट रही है, 8 से कट रही है, ठीक है, लास्ट की चारों डिजिट 16 से चेक करनी पड़ेगी, ये कट रही है या नहीं कट रही है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, आप पूरा पूरा बेसिक से चेक कर सकते हैं, 16 चौक 64 होगा, 20 बचेगा, 16 एकम 16 40 बचेगा, नहीं कट रहा पूरा का पूरा, पॉइंट में वैल्यू जाएगी, तो ये 16 से डिविजिबल नहीं है, तो मेरा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, मेरा इस सवाल का उत्तर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ये मैंने डिविजिबिलिटी से चेक करा, वरना इतना करने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट रिजल्ट होता है, जब कैलकुलेशन मुश्किल होती है तो हम डिविजिबिलिटी पे जाते हैं, यहाँ तो कैलकुलेशन मुश्किल है ही नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इन दोनों का टोटल सम करूंगा वो आएगा 41 रेशियो, 41 रेशियो किससे रिप्रेजेंट करेगा, कंबाइंड अमाउंट को, जो कि 51250 के बराबर है। 40 का मल्टीपल पे टेबल कोई बहुत मुश्किल तो होता नहीं, एक कम करूंगा 40, 102 बचेगा, दूनी जाएगा 82, 205 बचेगा मेरे पास, पंजे जाएगा और एक जीरो आ जाएगी। एक रेशियो 1250 के बराबर, 16 रेशियो किसके बराबर होगा, 125 इंटू में 8,000 होता है, और यहाँ पे 16 करूंगा तो 2000, 2000 में एक जीरो और जोड़ दो तो ये हो गया 20,000, क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। चले आगे, अगला सवाल कहता है अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट एट 20% लॉस एंड सेकंड एट 60% प्रॉफिट, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इज 3200 एंड इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को 20% के लॉस पे बेचा, एक को 60% के प्रॉफिट पे, उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, 3200 का है, तो हमें बताना है उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा। बेसिक से कर लेते हैं, दो आर्टिकल है मेरे पास, ए और बी मान लेता हूं, एक को 20% पे लॉस पे बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा, उसके अपने आप के 80% का बेचूंगा, दूसरे को 60% के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा, 160% का बेचूंगा, दोनों का क्या है सेलिंग प्राइस सेम है तो सेम कर दिया। आप रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, ए रेशियो बी कितना आ जाएगा मेरे पास, 80% से 160% को काटूंगा तो 2, तो 2 रेशियो 1 आएगा। इनके ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गया, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना हुआ, 1 रेशियो, 1 रेशियो किसके बराबर है, 3200 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दे रखा है, हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा दोनों आर्टिकल का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब किसी एक का भी निकालने, क्योंकि दोनों का सेम है तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब ये एक रेशियो अगर मेरा 3200 के बराबर है तो बी का मेरे पास क्या आ गया, बी का कॉस्ट प्राइस आ गया 3200, अगर बी का कॉस्ट प्राइस 3200 है, बी को कितने पे बेचा, 160% के प्रॉफिट पे, तो इसे 160% से 60% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसको 160 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 60% से, तो मेरे पास बी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और यही तो पूछा है क्योंकि ए और बी का सेलिंग प्राइस तो सेम है। और यहाँ पे आप देखेंगे परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 32 इंटू 16 करूंगा तो 16 इंटू 16 तो एक 256 होता है, 32 को 16 इंटू 2 में ब्रेक करा, 16 इंटू 16 256 इंटू में 2, मेरे पास 512 आएगा, 512 और एक जीरो यहां से आ जाएगी 0, ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। खत्म है क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं, वरना डायरेक्टली रेशियो निकालना चाहते थे आप रेशियो भी निकाल सकते थे इसमें। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का सवाल है, क्वेश्चन में कहता है रेशमा बाइज 2 आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर ₹1734, 2 आर्टिकल 1734 के खरीदे, ए को बेचा 16% के लॉस पे और बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे,
दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है फिर से। ए इज सोल्ड फॉर 114.7.5 रुपीज, देन द गेन ऑफ ए। अगर ए को हम इतने का बेचते हैं तो गेन कितना होगा ए पे। सीधा सीधा बताओ भैया, दो आर्टिकल है ए और बी, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। मैंने ए को बेचा 16% के लॉस पे, तो ये बी के सामने आएगा 100 माइनस 16। मैंने बी को बेचा 20% के फायदे पे, तो ये 100 प्लस 20 हो जाएगा, ए के सामने आ गया क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो मेरे पास दोनों का क्या बन गया, 120 रेशियो 84, जिसे मैं 12 से काट दूं तो मेरे पास 10 रेशियो 7 आ जाएगा। कहता है दोनों आर्टिकल को रेशनल ने खरीदा था 1734 रुपए का, तो कंबाइंड रेशियो 17 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1734 को करेगा। हमसे कहता है कि बता दो अगर ए आर्टिकल को 1147.5 मतलब 1147.5 का बेचेंगे तो कितने का मुनाफा होगा। तो 17 रेशियो इसके बराबर है, एक रेशियो किसके बराबर, 102 टाइम जा रहा है। ए का मान हो जाएगा 10 रेशियो, तो 10 रेशियो 1020। ये ए का कॉस्ट प्राइस है, कितने का बेचना है, 1147.5 का। फायदा कितने का हो गया, 127.5 का फायदे पे बेच रहे हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 127.5 डिवाइडेड बाय 1020 इंटू में 100। ये सवाल को उत्तर है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो हटा के पॉइंट हट जाएगा मेरे पास। सोल्व करके बताना है कितनी वैल्यू आ रही है। 102 पहले तो एक टाइम्स जाएगा, ठीक है, मेरे पास कितना बचेगा, 25 बचेगा, 255। फिर मेरे पास ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 204 आ गया। उसके बाद भी पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, 12 दशमलव कुछ आ रहा है, तो 12 पॉइंट समथिंग, तो यही है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, डन। कोई बिल्कुल बेसिक से करा और अपना आंसर हमने निकाल लिया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, द फर्स्ट आर्टिकल at 15% loss and the second article at 19% profit. During the whole transaction, he bears a loss of rupees 90. If he sells both the articles at the same price, then find the cost price of the second article. अब यहाँ वाला क्वेश्चन और पिछले जितने भी 4 क्वेश्चंस करे थे मैंने इस टाइप में, उनमें डिफरेंस क्या है ये समझे पहले, तभी हम इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस तो दोनों आर्टिकल्स का सेम था इस क्वेश्चन में भी और इससे अगले क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ा उसमें भी, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे मुझे एक रिलेशन और दे रखा था। मुझे जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी ये कॉस्ट प्राइस का सम दे रखा था, दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस में रिलेशन दे रखा था, ए में और बी में, है ना। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा था, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दे रखा था, तो कॉस्ट प्राइस का रिलेशन मुझे यहाँ पे दे रखा था। इस क्वेश्चन में भी कॉस्ट प्राइस का सम था, तो कॉस्ट प्राइस में रिलेशन गिवन था, और इस क्वेश्चन में भी कॉस्ट प्राइस के अंदर रिलेशन गिवन था, तो मैं डायरेक्टली रेशियो निकाल के अपने सवाल को कर पा रहा था। लेकिन अगर आपको ए और बी के कॉस्ट प्राइस में कोई भी रिलेशन क्वेश्चन में ना दिखे और सेलिंग प्राइस इक्वल दे दे, तो आपको फिर सवाल करना पड़ेगा बेसिक से, मतलब रेशियो से ना करके आप इंडिविजुअल रेशियोज निकालने पड़ेंगे दोनों वैल्यूज के, ठीक है। मैंने कहा एक आर्टिकल है ए और एक आर्टिकल है बी, अगर मैं डायरेक्टली रेशियो से करता तो आप देखो क्या दिक्कत आती है मुझे। ए को मैंने बेचा 15% के लॉस पे, तो वो बी के सामने लिखेंगे 100 माइनस 15, और मैंने दूसरे आर्टिकल को बेचा 19% प्रॉफिट पे, तो लिखूंगा 100 प्लस 19। तो मेरे पास ए और बी के कॉस्ट प्राइस का तो रेशियो आ गया कि 119 रेशियो 85 होगा, जिसे मैं अगर 17 से काट भी दूं तो ये 5 रेशियो 7 आ जाएगा। इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। कहता है होल ट्रांजेक्शन के बाद उसे लॉस होता है 90 रुपए का, ठीक है। दोनों आर्टिकल सेम प्राइस में बेचे गए थे, तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा सेकंड आर्टिकल का। अब देखो सेकंड आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 5 रेशियो है, लेकिन अभी मुझे आगे सोल्व करना है, वो कैसे करूं मैं। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया आपने रेशियो में, आपने कहोगे कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दोनों का हो गया 12x। पहले आर्टिकल को मैंने बेचा था कितने परसेंट के नुकसान पे, 15% के नुकसान पे, और दूसरे को 19% के प्रॉफिट पे। तो क्या मैं आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना है, 15% के नुकसान पे बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा, 7x मान लो मैंने प्राइस माना, इसमें 15% घटाऊंगा तो इसका 85% बचेगा। 85% मतलब 85 भाग 100। ये पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है, 2 आर्टिकल है दोनों का सेम है, तो कंबाइंड सेलिंग प्राइस मेरा इतना होगा। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस मेरे पास आया 12x, और मुझे लॉस हो रहा है 90 का, तो ये कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा 12x में से मुझे ये घटाऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 90 के बराबर आएगा। मुझे किसका मान बताना है, मुझे 5x का मान बताना है, तो इसे सोल्व करके 5x निकालेंगे, ठीक है। एक तरीका तो मेरे पास ये होगा इस सवाल को करने का, जो कि थोड़ा सा मे भी लंबा लगेगा आपको, इसे इस तरीके से भी सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 5 से काटूंगा तो ये 20 आएगा, और 5 से काटूंगा 17 आएगा, यहाँ से काटूंगा तो ये 10 बचेगा, 10 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे,
तो 120x माइनस में मेरे पास यहाँ पे 17 इंटू में 7 119x होगा। ये डिवाइडेड बाय 10 उधर जाके मल्टीप्लाई 900 बन जाएगा। x का मान मेरे पास कितना आ गया 900 आ गया। मुझे किसका मान बताना है, मुझे 5x का मान बताना है। तो 5x का मान होगा 900 इंटू में 5, ये हो जाएगा 4500। ये इस सवाल का मेरा उत्तर होगा। ठीक है, ये तो वो तरीका होगा जिससे मैं अभी तक पिछले सवाल कर रहा था। बाकी इस तरह के सवाल में जब हमें कॉस्ट प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ना दे रखा हो, ठीक है, वैल्यू की टर्म्स में, तो आप रेशियो मेथड ऐसे यूज करें। इसे मैं पहले आर्टिकल को ए मान लेता हूं, दूसरे आर्टिकल को बी मान लेता हूं। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और दूसरे आर्टिकल का, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। मैंने कहा पहले आर्टिकल को 15% के लॉस पे बेचा गया, तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, तो कितने का बेचा 85 का। दूसरे आर्टिकल को 19% के प्रॉफिट पे, तो 100 का पड़ रहा है, तो मैंने 119 का बेच दिया। आप देखेंगे यहाँ पे इसका रेशियो निकालूंगा तो ये 20 रेशियो मेरे पास 17 होगा और ये मेरे पास 100 रेशियो 19 है। दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल दिए गए हैं, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। 17 इंटू में 7 119 होता है, तो इसके अंदर मैं 7 से गुना कर दूंगा, तो मेरे पास ये 140 हो गया, ये मेरे पास 119 हो गया, ये मेरे पास 100 है, ये मेरे पास 119 है। ठीक है, अब दोनों जब मैं आर्टिकल्स बेचता हूं तो मुझे 90 रुपए का नुकसान होता है। तो दोनों का अगर मैं सेलिंग प्राइस का सम निकालूं तो 119 कितना हो गया 238 हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस का सम निकालता हूं दोनों का तो 100 और 140 ये हो गया 240। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाऊंगा तो मुझे लॉस पता चल जाएगा कितने का है, 90 रुपए का लॉस दे रखा है। तो मेरे पास दो रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 90 को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे मान किसका बताना है, मुझे बताना है पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। सेकंड आर्टिकल का तो 100 रेशियो है, तो 2 रेशियो इसके बराबर है 90 के, तो 100 रेशियो किसके बराबर होगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी 5 से गुना 50 से गुना करना पड़ेगा, 50 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 4500। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप रेशियो मेथड से, इस मेथड से करें अगर आपको कॉस्ट प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ना दे रखा हो। कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन दे रखा है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। अब होगा क्या, देखो इस मेथड से मेरे पास कंप्लीट फ्रीडम है, मुझसे जो पूछे मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे मुझसे सेलिंग प्राइस पूछ लेता तो मैं 119 रेशियो निकाल लेता। मुझसे ये पूछ लेता कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बता दो तो मैं 140 रेशियो निकाल लेता। तो यहाँ पे मुझे फ्रीडम ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस का कोई रिलेशन दे रखा है तो आप डायरेक्टली उससे कर सकते हैं पिछले तरीके से। अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस। ऑन द फर्स्ट ही अर्न्स 20% प्रॉफिट एंड ऑन द सेकंड ही गेट्स 20% लॉस। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक आदमी ने 2 आर्टिकल सेम प्राइस में बेच दिए, पहले पे 20% का लाभ है, दूसरे पे 20% की हानि है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो मैंने कहा ए और बी 2 आर्टिकल है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल रहा हूं मैं। आप हैबिट ऐसी बनाए पहले कॉस्ट प्राइस फिर सेलिंग प्राइस, तो आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रह जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट, मुझे क्या है पहले पे 20% का प्रॉफिट, मतलब 5 का पड़ेगा तो 6 का बेचूंगा, 20% प्रॉफिट बढ़ा दिया। दूसरे पे 20% का लॉस है तो मैं कहूंगा 5 का पड़ा तो मैं 4 का बेचूंगा। क्वेश्चन में कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस सेम कर देंगे तो ये 4 है, ये 6 है, एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पे 2 से गुना और यहाँ पे 3 से गुना, तो ये मेरे पास 10 रेशियो 12 हो गया और ये मेरे पास 15 रेशियो 12 हो गया। हमसे पूछा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो आप देखेंगे ओवरऑल कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का कितना है मेरे पास 10 और 15 25। इन दोनों आर्टिकल का ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है, ये मेरे पास है 24। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस हो गया मुझे, 1 रुपए का लॉस है। कितने पे है, 25 पे है, कॉस्ट प्राइस 25 है, तो मेरा लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 1/25 गुना में 100% मतलब 4%। अगले सवाल पे चलते हैं। अभी बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹624. He sold one at a loss of 14% and the other at a profit of 14%. The selling price of both the articles is equal, then the difference of their cost price. ये तो जैसा अभी करा था बिल्कुल वैसा ही सवाल हो गया। कॉस्ट प्राइस के बीच में अगर रिलेशन दे रखा है तो डायरेक्टली हम रेशियो मेथड यूज करेंगे जो पहले करवाया था मैंने। ठीक है, उससे जल्दी आएगा आंसर। मैं कहूंगा पहले आर्टिकल पे 14% का लॉस है, दूसरे आर्टिकल पे 14% का प्रॉफिट है। ठीक है, ये पहला और दूसरा आर्टिकल। पहले पे लॉस था तो 100 में से 14 घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 86। दूसरे पे 14% का प्रॉफिट है तो 100 में 14 जोड़ूंगा तो 114। ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, जिसे 2 से विभाजित कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 57 रेशियो 43 आ जाएगा। कंबाइंड रेशियो मेरा कितना हो जाएगा 53 + 43 दैट इज 100। 100 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 624 को। हमें बताना है डिफरेंस क्या होगा उनके कॉस्ट प्राइस में,
तो डिफरेंस आ जाएगा 57 में से 43 को घटाया तो ये मेरे पास अब वैल्यू आ जाएगी 14 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 14 रेशियो होगा 624 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 14। अब जो मेरा आंसर होगा पहली चीज तो वो 14 में से 2 से कट जाएगा, 7 का मल्टीपल होगा, ये चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज आप चाहें तो लास्ट 2 डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं कि इस सवाल का उत्तर निकालना, या मल्टीप्लाई कर दो। देखो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जाने वाली है, 14 से सीधा मल्टीप्लाई करो, 14 2 56 होगा, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, 14 दूनी 28 और 5 33, खत्म। लास्ट में 3 6 आएगा, 2 ऑप्शन में है, अच्छा नहीं बनी बात, 14 6 84 और 3 87, ये मेरा सवाल का उत्तर है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पिछले टाइप का क्वेश्चन था, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ये लास्ट में इसलिए डाला था कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ क्या लगाना है। अगला सवाल हमारे पास, 2 items are sold for 18602 each. On one item there has been a gain of 31% and on the second item there is a loss of 29%. What was the overall loss or gain in the transaction? ठीक है, परसेंटेज लिख लेना, गेन लॉस और गेन परसेंट इन द ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ये दे रखा है। 2 आर्टिकल बेचे गए, प्रत्येक को हमने 18,602 का बेचा, एक पे 31% के फायदे पे बेचा, दूसरे को हमने 29% के लॉस पे बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना पूरी ट्रांजेक्शन में कितना होगा। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर इसकी डायरेक्ट वन लाइनर अप्रोच बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, आप सभी लोग इसे खुद भी ट्राई करके देखेंगे कि आप खुद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे टाइमली। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन नहीं है, ये सेलिंग प्राइस से रिलेटेड कुछ दे रखा है, तो मुझे अभी जो मेथड यूज करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, 2 आर्टिकल हैं ए और बी, उनका कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस अलग निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस अलग निकालूंगा। पहली चीज तो मेरे पास ये आ गई। दूसरी चीज यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, एक को मैंने 31% के प्रॉफिट पे, सेकंड को लॉस पे, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, तो क्या एक्चुअल मान का कोई महत्व भी है यहाँ पे? जो ये वैल्यू दे रखी थी 2 आर्टिकल प्रत्येक को इतने इतने का बेचा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में ये भी है, ये भी परसेंटेज में, वैल्यू भी हमें परसेंटेज में बतानी है, तो एक्चुअल वैल्यू मैटर करेगी ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब पहले मैंने देखा कि पहले आर्टिकल को 31% के गेन पे बेचा, तो अगर 100 रुपए का पड़ रहा था तो 131 का बेचेंगे। दूसरे आर्टिकल को 29% के नुकसान पे, तो 100 का पड़ रहा था तो कितने का बेचेंगे, क्या हम इसे 71 का बेचेंगे। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, तो कंबाइंड सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 71 और 131, दोनों को बराबर करना है, तो रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, दोनों आपस में को प्राइम में अभाज्य है, तो यहाँ पे 71 से गुना और यहाँ पे 131 से गुना। अब मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, आप कहेंगे यहाँ पे मेरे पास आएगा 31 इंटू में 100, यहाँ पे आएगा 131 इंटू में 100। पूरा लिख रहा हूं पहले, फिर स्टेप्स छोटे करेंगे। ये मेरे पास 131 इंटू में 71 आएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सेकंड आर्टिकल की, तो ये मेरे पास आएगा 13100 और ये 131 इंटू में 71 सेम आ गया। मुझे बताना है ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम तरीका यही होता है कि हम लॉस निकालें या प्रॉफिट निकालें, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू में 100% करके हमारा आंसर मिलता है। अच्छा, जब भी मैं ये चीज करता हूं तो कॉस्ट प्राइस को क्या मानता हूं, क्या कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मान के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉस और प्रॉफिट अलग से ना निकाल के, क्या मैं खाली अगर सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस निकाल दूं तो भी मैं बता सकता हूं मुझे लाभ होगा या हानि होगी। मान लो मेरा सेलिंग प्राइस है 120 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए का, तो आप बता सकते हैं ना कि यार सेलिंग प्राइस ज्यादा है 20 ज्यादा, तो मेरे जो प्रॉफिट होगा वो 20% का होगा। क्या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियो से मैं प्रॉफिट या लॉस बता सकता हूं? बता सकता हूं। मान लो आपसे कहते हैं सर सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज निकाल लो, तो इसका परसेंटेज निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटू 100% गुना कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 120%। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 120% होगा उसका, राइट। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये परसेंटेज वाली वैल्यू यही डिनोट करती है। इसी तरीके से अगर मैं इस सवाल को देखता हूं तो क्या आप सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं कितना होगा। सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का इतना है, दूसरे का भी सेम है, तो क्या ये 2 इंटू 131 इंटू में 71 होगा। कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा, क्या ये 7100 प्लस 13100 होगा। सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस निकल गया। अगर मैं यहाँ पे इंटू 100% कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस की वो परसेंटेज दे देगा। अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100% मानता हूं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आ जाएगी मेरे पास, इस तरीके से कि वो कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस कितने प्रतिशत है वो चीज मुझे मिल जाएगी यहाँ पे।
यहाँ पे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। और अगर ये मेरे पास 100 से ज्यादा हो गया तो मैं कहूंगा, अगर ये परसेंटेज 100 से ज्यादा हो गई तो मैं कहूंगा प्रॉफिट है, 100 से कम हुई तो मैं कहूंगा लॉस है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाता तो मुझे इसमें से पहले ये घटाना पड़ता, फिर डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करता, तो वो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती। इसमें हमारी कैलकुलेशन एक स्टेप मैंने बचा लिया थोड़ा सा बस। ठीक है, अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये मेरे पास आएगा, यहाँ पे देखो 2 जीरो है, 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बच रहा है, ये बच रहा है 2 इंटू में 131 इंटू में 71 डिवाइडेड बाय 71 प्लस 131 इंटू में मेरे पास ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं कह सकता हूं क्या ये सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है। इफ कॉस्ट प्राइस मेरा क्या मान ले हम 100% मान लीजिए, टाइप याद रखना, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी क्या है। मेरे पास जो रिजल्ट बना वो क्या बना देख लो ध्यान से। पहले आर्टिकल पे गेन था कितने का, 31% का, तो आप क्या करें 100 में 31 को जोड़ दें तो ये बन गया 131। ठीक है, दूसरे आर्टिकल पे मेरे पास क्या था, लॉस था 29% का, लॉस का मतलब -29, तो 100 में अगर मैं 29 को घटा दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे मेरे पास क्या आएगा, जो ये दोनों वैल्यू थी इन्हीं का सम आ गया और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, मैं इसे लिख रहा हूं 2ab अपॉन में a प्लस बी। अब यहां पे a क्या है, a है मेरे पास 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस। अगर लॉस हो रहा है एक आर्टिकल पे तो L करेंगे, लॉस माइनस लॉस कर देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस। ऐसे ही B की बात करेंगे, ये फर्स्ट आर्टिकल का मैंने कहा, ये सेकंड आर्टिकल का कहूंगा, तो B है 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो P प्लस प्रॉफिट करेंगे, लॉस हो रहा होगा तो 100 माइनस जो भी लॉस परसेंटेज है वो। ठीक, तो मेरे पास आया 2ab अपॉन में a प्लस बी। बस मुझे इस सवाल में अब यही करना था, मैं दोबारा अब इसे लिखता हूं। जो मेरा सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी, ये आप कहेंगे सर पहले आर्टिकल पे 31% का फायदा है तो ट्वाइस इंटू में 100 प्लस 31 131। दूसरे आर्टिकल पे 29% का लॉस है तो 100 में से 29 को घटाऊंगा तो मेरे पास ये मान बचेगा 71, और यहाँ पे इन दोनों का योग 131 जमा 71। ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो ये 2 इंटू में 131 इंटू में 71 भाग में मेरे पास 202 आएगा, काट लूंगा 101 बचेगा। अभी भी मेरी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई, ये कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। मेरा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 71 इंटू 1 71, 7 कैरी फॉरवर्ड, 71 दिया 213, 7 जोड़ दूंगा तो 220, 22 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 71 इंटू 71 और 22 93, और ये है मेरे पास 101। मैं डिवाइड करूंगा कितने परसेंट आएगा, पहले तो ये मेरा 9 टाइम्स जाएगा, ये आ गया मेरे पास 909, फिर बचेगा 21, 211 2 टाइम्स जाएगा तो 202, 211 में से 202 घटाया तो मेरे पास बचेगा 9, तो पॉइंट, फिर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 90 बनेगा, फिर जीरो लगाऊंगा तो 900 बनेगा। 900 के लिए कितने टाइम, अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स कह सकते हैं कि मेरा जो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आएगी वो ये आएगी। तो मैंने देखा ये 100 से कम है, तो मतलब मुझे क्या हो रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100% था तो ये 100 से कम जा रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 100 में से ये परसेंटेज घटा दो तो मेरे पास आएगा ये 7.91%। इतने का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये सवाल का उत्तर है। डन। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में देखो पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे देख लिया पहले तो 9301 डिवाइडेड बाय 100 है, तो मैं ये समझ गया इसका 100 गुना क्या होता, इसका 100 गुना करता तो 10100 होता, तो ये तो उससे छोटा है तो मुझे लॉस हो रहा है, तो गेन वाले 2 कट गए। पहली चीज तो यहाँ पे ये देख ली मैंने। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या हुआ, जब मैं इसे सोल्व करने गया तो मेरे पास जैसे मैंने 92 पॉइंट समथिंग देखा, मुझे पूरा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता चल गया जो मेरा लॉस होगा 100 में से ये घटाना पड़ेगा, तो 100 में से 92 पॉइंट समथिंग घटाऊंगा तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो मेरा आंसर होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो 8.25 नहीं होगा, यही होगा। तो पूरी कैलकुलेशन आपको 2 प्लेसेस तक पॉइंट के बाद करने की जरूरत नहीं है, एक प्लेस तक भी आपने कर लिया, पॉइंट तक भी कर लिया तो रफ आइडिया आपको लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। डन है। अब ये सवाल करा है मैंने, इतना बड़ा चौड़ा समझाया है आपको, हो सकता है कि कंफ्यूजन रही हो तो दोबारा रिवाइंड करके देखना, समझ आ जाएगा। अगला सवाल अब डायरेक्ट करेंगे, इसी तरीके का होगा जिससे कि आप एग्जाम में यूज कर पाए। ये CGL 2020 टीयर 1 का, ये वाला मेरा CGL 2018 टीयर 1 का था। ठीक है, सेम टाइप के सवाल बार बार रिपीट होते हैं और यही कैलकुलेटिव बना देते हैं सवाल पेपर को। कहता है एक शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल्स प्रत्येक इतने रुपए के बेचे। ठीक है, पहले पे 19% का फायदा कमाया, दूसरे पे 11% का नुकसान हुआ उसे।
हमें बताना है ओवरऑल गेन या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सीधा सीधा मेरे पास सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकाल रहा हूं। अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100% है, ये आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस इंटू में, पहले पे क्या है 19% का गेन, तो 100 में 19 जोड़ूंगा तो 119। दूसरे पे क्या है 11% का नुकसान, 100 में से 11 घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 89, और यहां पे आ जाएगा 119 प्लस 89। क्या ये चीज समझ आ गई? अगर सोल्व करेंगे तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 119 में अगर 89 जोड़ दिया जाए तो ये क्या 208 बनेगा, और यहां पे ऊपर मल्टीप्लाई करना है मुझे, 2 से काट दूंगा 208 को तो ये 104 बचेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 119 और 89 को, तो आप चाहें तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लें या फिर ब्रेक करके इसे 90 माइनस 1 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वरना एक चीज और देख सकते हैं आप, एग्जाम में कई बार चेक करें, जो हमें दे रखा है ना ये वाली स्टेटमेंट जो हम यूज ही नहीं कर रहे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वही वाली वैल्यू दे देते हैं सेलिंग प्राइस की। आप देखिए 119 इंटू में 89, 9 इंटू 9 क्या बन रहा है, एक बनेगा यूनिट डिजिट, ये एक आ रहा है, वैल्यू भी मेरी 10,000 कुछ, ये 104 100 से मल्टीप्लाई करता कॉस्ट प्राइस पूरा निकालने के लिए, ठीक है। 100% निकालता है इसका, जो पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, तो ये वाली वैल्यू 10,000 कुछ आ रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रफ आइडिया आपका यही है कि 10,000 कुछ आएगा, लास्ट की डिजिट भी मैच कर रही है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही मुझे यहाँ पे दे रखा होगा, ऐसा हो सकता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही वैल्यू बनेगी, वरना मैं लिख रहा हूं अभी तो फिलहाल 10591 मेरा आंसर आ जाएगा। वरना 89 को 119 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी चीज नहीं है। 89 को अगर मैं 9 से करूंगा तो 89 को ब्रेक कर लेंगे, 90 माइनस 1, 90 को 9 से करता तो मेरे पास आता 810, ठीक है। 810 9 से कर रहा हूं तो 9 और घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 801, राइट, 9 गुना, अब 1 लिखेंगे 80 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब मेरे पास 89 को अगर मैं 1 से गुना करूंगा 89, उसमें 80 जोड़ूंगा 169, 16 कैरी फॉरवर्ड होगा, और यहाँ पे 89 में 16 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 105। 89 में ये जोड़ा, तो कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस आपने करी है, मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन ट्रिक्स में ये चीज सिखाई है, तो कर सकते हैं। अब ये मैं इसे जोड़ूंगा, देखो 104 है, ये 105 कुछ है 91, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 100 से तो ज्यादा आएगी, सीधा सीधा दिख रहा है, और ये 100 प्लस होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये दिख गया, तो लॉस वाले दोनों कट गए, मुझे होगा प्रॉफिट या तो इतने का होगा या फिर इतने का होगा, या तो 5% का होगा या फिर 1.8% का होगा। अब कितने का लगता है आपको सोल्व करके देखो, पहले 1 जा जाएगा 104, फिर मेरे पास बचा यहाँ पे 190 लग जाएगा, 191 हो गया तो 1 आएगा यहाँ पे, 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो मेरा आंसर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 100% था, ये 101 पॉइंट समथिंग है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग का ही होगा, ठीक है। इसमें से ये घटाऊंगा तो अगले टाइप पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹99975 ईच, ही गेन्स 5% ऑन वन आर्टिकल एंड लूजेस 5% ऑन द अदर, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। ठीक है, एक आदमी ने दोनों आर्टिकल प्रत्येक इतने इतने के बेचे, पहले पे 5% का फायदा है, दूसरे पे 5% का नुकसान है, तो ओवरऑल गेन और लॉस बताना है। ठीक, कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो इसे करने के भी मेरे पास दो तरीके, एक तो वही तरीका हो गया कि सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखा है, रेशियो मेथड यूज करेंगे। पहला आर्टिकल है 5% का फायदे पे बेच रहा हूं, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस 5% होता है 1/20, तो अगर 20 का पड़ रहा है तो मैं कितने का बेचूंगा, 21 का बेचूंगा। दूसरे आर्टिकल की बात करता हूं, 5% खो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस अगर 20 का पड़ रहा है तो कितने का बेचेगा, 19 का बेचेगा। ठीक है, दोनों के कंबाइंड जो सेलिंग प्राइस है सेम है, तो मैं सेलिंग प्राइस को सेम करूंगा तो यहां पे 19 से गुना करना पड़ेगा और यहां पे 21 से गुना करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना टोटल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कैसे निकाल रहा हूं। आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस तो मेरा ये बनेगा 21 इंटू में 19, और एक आर्टिकल का बनेगा ये, तो दो आर्टिकल का कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा 2 इंटू में 21 इंटू में 19 रेशियो। डन। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो ये 20 वाला तो दोनों जगह सेम है मेरे पास, यहां पे 19 है, 19 इंटू 20 करूंगा, यहां पे 20 इंटू 21 करूंगा, कंबाइंड करूंगा, जब दोनों को सम करूंगा तो 20 कॉमन आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा 19 जमा 21। 19 जमा 21 कितना होगा मेरे पास, ये हो जाएगा 40। तो ये कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कंबाइंड सेलिंग प्राइस आ गया। हमें ओवरऑल गेन या लॉस बताना है कि कितना होगा। अगर रेशियो में निकालना चाहूं तो मैं रेशियो में डायरेक्टली बता भी सकता हूं कि रेशियो में कितना आएगा। ये तो बन गया 800, और ये निकालूंगा 21 इंटू 19, 20 प्लस 1 है, 20 माइनस 1 है, तो ये मेरे पास 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा। 400 माइनस 1 399, 399 में अगर 2 से गुना करूंगा तो 798 आएगा।
तो मुझे किसका मान बताना है, यहाँ पे दो रेशियो का मान बताना है मुझे फाइनली। मुझे किसका मान दे रखा था, दोनों आर्टिकल प्रत्येक को 9975 का बेचा था। एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 19 इंटू में 21 रेशियो, इसका मान दे रखा है किसके बराबर 9975 के बराबर। यहां पे अगर आप सोल्व करेंगे, ये 19 और 21 दोनों से ही कटना चाहिए मेरे हिसाब से। जिसका टेबल आपको अच्छे से आता है वो यूज कर लें पहले, जैसे 19 का कर लिया, 21 का कर लिया मैंने, 484 जाएगा, ठीक है। या फिर इसे पूरा ना करके अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू में ही आंसर बताना है तो देखें और क्या सोच सकते हैं हम इस सवाल के लिए। ट्रिक काम करेगी नहीं, दोनों में लास्ट में 0 है। चलो देखते हैं। मैंने कहा एक रेशियो का मान कितना आएगा मेरे पास 9975 डिवाइडेड बाय 19 इंटू में 21, और दो रेशियो का मान बताना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यही इस सवाल का उत्तर है। अब ये दोनों तो ओड है, तो मेरा आंसर तो 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि 5 का मल्टीपल भी है, तो 5 और 2 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा 10 का मल्टीपल होगा, जो कि 4 ऑप्शन में दिख भी रहा है, ठीक है। और मुझे ये चीज पता है कि हमारे पास हो क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो 2 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट वाले तो दोनों कट जाएंगे, इन दोनों में से आंसर आएगा। अब और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या इसमें, अभी और कुछ डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा। चलो पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मैं 19 से काट लेता हूँ। 19 पंजे 95, 47 आएगा, दूनी 38, 95 आएगा, तो पंजे 21 से काटूंगा 525 को, तो ये तो मेरा 25 होता है, 25 दूनी 50, 50 रुपए का लॉस होगा इस ट्रांजेक्शन पे। ये मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा। क्लियर है? इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन? क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली ये पता करने के लिए कि मुझे लॉस कितने रुपए का होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसे ओरली सोचना चाहें तो ओरली भी सोच सकते हैं। मेरे पास पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 9975 है, ठीक है। ये जो अभी अप्रोच बता रहा हूं ये थोड़ी बेटर रहेगी। अब देखो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग अप्रोच हो सकती है हमारी, और हर क्वेश्चन के लिए जो अलग अप्रोच होगी वो थोड़ी फास्ट भी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में आप सारी अप्रोचेस याद नहीं रख सकते। आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, आप भूलेंगे। तो आप ये रेशियो मेथड ये हर जगह काम आ जाएगा, आप इसे यूज कर ही सकते हैं। अब मैं सेकंड अप्रोच भी बता रहा हूँ कि अगर आपको लॉस गेन ही बताना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मेरे पास पहले आर्टिकल की कीमत इतनी थी, सेलिंग प्राइस, दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस इतना था। पहले आर्टिकल को अगर मैंने 5% के गेन पे बेचा तो मुझे फायदा कितना कमाया होगा 5%, मतलब 105% का मान ये होगा मेरे पास। तो मुझे किसका मान बताना है, प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है 5% का हुआ है। 105% इसके बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा डिवाइडेड बाय 105, और मुझे फायदा हुआ है 5% का, तो 5 का मान बताना है तो 5 से गुना कर दूंगा। डन, यही आएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरे आर्टिकल पे 5% का नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है तो जो मेरा नुकसान है वो घटाना पड़ेगा इसके फायदे में से, तभी ओवरऑल फायदा या नुकसान मिलेगा। 5% का हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तब भी मैंने इतने का बेचा है, तो 100 में 5% घटाऊंगा तो 95% का बेचा होगा। 95% इसके बराबर होगा, 5 का मान निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 95 इंटू में यहाँ पे मुझे 5 करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक लाइन में अप्रोच मिल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, 5 से काटूंगा तो ये मेरा 21 आ जाएगा, यहाँ पे काटूंगा तो ये 19 आ जाएगा। अब मैं इसे 19 से काटा था, अभी काटा था मैंने 525 आया था मेरे पास। अगर मैं इसे 21 से काटता हूं तो 21 चौक 84 होगा, 157 7 जाएगा, 105 पंजे जाएगा, और मेरे पास मान आ जाएगा माइनस का 50। माइनस का 50 का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है 50 का। डन। तो ये वन लाइनर अप्रोच है, दोनों अप्रोचेस आपको आनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस पूछे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा बेटर है यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में याद रहेगा नहीं, तो मे बी आप ऐसे करेंगे। चलें आगे। क्वेश्चन में कहता है एक शॉपकीपर ने 2 आइटम्स बेचे, जो पहले आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है सेकंड आइटम के। ही सोल्ड फर्स्ट आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, पहले आइटम को 20% के लाभ पे बेचा, दूसरे आइटम को 10% के लॉस पे बेचा। तो हमें बताना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा। पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल बिल्कुल बेसिक से, पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस 5 का पड़ रहा है तो 6 का बेचेंगे। दूसरे आर्टिकल को 10% के लॉस पे, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस लॉस है 10% का, तो 10 का पड़ रहा होगा तो हम 9 का बेचेंगे। कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, इसका सेलिंग प्राइस सेकंड आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इसके बराबर है, तो बता दो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो 6 और 10 को अगर इक्वल करना है तो इनका एलसीएम 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 से गुना और यहाँ पे 3 से गुना।
अब टोटल मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 इंटू 5 25 है, 30, 55 कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस निकालूंगा, 30 है और यहाँ 27 है, तो ये 57 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, 2 का फायदा हो रहा है बेचने पे। कितने पे है 2 का फायदा, 55 पे, इंटू में 100। 5 से काटूंगा तो 11 बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, 40 भाग 11, ये हो जाएगा मेरे पास 3 7 भाग 11%। और ये क्या है, प्रॉफिट। ये सवाल का उत्तर है। चले आगे। क्वेश्चन में क्या आता है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1710। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस एंड सेकंड एट 25% प्रॉफिट। Find the amount of overall profit or loss if the selling price of the first article is equal to the selling price of the if the cost price of the first article is equal to the selling price of the second article। एक आदमी ने 2 वस्तुएं 1710 रुपए की बेची। पहले पे 10% के लॉस हुआ, दूसरे पे 25% का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पहले आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बता दें ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक, सॉल्व करते हैं। मेरे पास आर्टिकल ए माना, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, 10% के लॉस पे मतलब 10 का पड़ रहा था तो 9 का बेचा। दूसरे आर्टिकल की बात करेंगे, इसे 25% के प्रॉफिट में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, 25% मतलब 1/4, 4 का पड़ रहा होगा तो 5 का बेचा होगा। कहता है पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो यहां पे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 10 हो गया, ये 9 है मेरे पास, ये 8 है और ये अब 10 है। कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस कंबाइंड 1710 है। सेलिंग प्राइस कंबाइंड 9 जमा 10 19 किसके बराबर, 1710 के बराबर। किसका मान बताना है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो ये तो कंबाइंड सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 और 8 18 रेशियो कॉस्ट प्राइस हो गया। इनका डिफरेंस कितने का होगा, फायदा हो रहा है मुझे कितने का, 1 रेशियो का। 1 रेशियो का मान बताना है। 19 रेशियो अगर इसके बराबर है तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 19 से काटेंगे निम्मा, 90 के बराबर। ये सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 1800 ईच, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। ए कैलकुलेट, ठीक है, ए कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस वाइल बी ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इफ बोथ क्लेम्स 20% प्रॉफिट। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। मेरे पास 2 आर्टिकल है ए और बी, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। ए क्या करता है, अपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पे नापता है। सेलिंग प्राइस पे नापने का मतलब क्या हो गया, अगर ए की बात करता हूं, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे वो कैलकुलेट करेगा प्रॉफिट और बी कॉस्ट प्राइस पे करेगा, और दोनों क्लेम करते हैं कि 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, 20% होता है मतलब 1/5। तो मैं कहूंगा अगर सेलिंग प्राइस मेरा 5 का है तो उसे प्रॉफिट 1 का है। अब सेलिंग प्राइस अगर 5 का होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट हुआ था, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट को घटाता हूं तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आता है, तो कॉस्ट प्राइस 4 रेशियो होगा। यहाँ पे गलती मत कर देना, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं 5 यहाँ पे लिखा, 1 का फायदा 1 जोड़ के कॉस्ट प्राइस 6 बना देते हैं, जो गलत हो जाता है। ऐसे अगर मैं बी की बात करता हूं, बी अपना कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस 20% ही है, तो 5 का पड़ रहा होगा तो 1 का फायदा कब आएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6। तो ये रेशियो आ गया। दोनों का सेलिंग प्राइस मुझे कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। इनके कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस बताना है। अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो इक्वल करेंगे, 6 है और ये 5 है, तो यहां पे 6 से गुना और यहां पे 5 से गुना, तो ये 24 होगा, ये 30 होगा, ये मेरे पास 25 होगा और ये 30 होगा। ठीक, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 1 रेशियो है। सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का प्रत्येक का 1800 था ना, तो 60-30 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 को। 1 रेशियो मेरा 60 के बराबर है और यहाँ पे 1 रेशियो का ही मान पूछा, ये है 60। ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के अपना उत्तर निकालना है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है शशि सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 5000 ईच with no loss and no profit in the overall transaction. If one article is sold for 16.2/3% loss, then the other is sold at a profit of, ये बताना है। दो आर्टिकल्स, दोनों को प्रत्येक को 5,000 रुपए का बेचा गया, पूरी ट्रांजेक्शन में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगर पहले आर्टिकल पे 16.2/3% का लॉस है तो दूसरे आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है सरल सवाल लेकिन लॉजिकल है, देखने में आसान लगेगा, फंस जाएंगे। मैं कह रहा हूं आप में से 40 to 50%, 50% ही मान के चलो, लोग शायद ना कर पाए इस सवाल को खुद से। ठीक है, कोशिश करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, कहता है सचिन ने दो आर्टिकल्स, दो प्रत्येक को 5,000 का बेचा। ठीक है, प्रत्येक को 5,000 का बेचा, ये मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में चीज दे रखी है, परसेंटेज में पूछा है। राइट, तो मैं कहूंगा पूरी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, तो मैंने कहा एक आर्टिकल और दो आर्टिकल, पहले को 16.2/3% के लॉस पे बेचा, मतलब 16/2 मतलब 1/6। तो मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। अगर 6 का पड़ रहा होगा तो मैंने एक के लॉस पे बेचा, कितने का बेचा, 5 का बेचा। अगर मैं दूसरे आर्टिकल की बात करता हूं, अब मुझे पूरी ट्रांजेक्शन में ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, तो आप कहेंगे सर मेरे पास यहां पे फाइनली चीज क्या निकल के आएगी, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा था, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वही मेरा आर्टिकल बी का भी सेलिंग प्राइस होगा, डेट इज 5। क्या मैं इसका कॉस्ट प्राइस भी बता सकता हूं? पूरी ट्रांजेक्शन में जब ना प्रॉफिट ना लॉस होना है तो कंबाइंड सेलिंग प्राइस तो दोनों का मेरा 10 हो गया। कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा, कॉस्ट प्राइस भी 10 होगा, तभी तो मेरे पास क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो ये 6 है। सेलिंग प्राइस टोटल 10 था, तो 10 में से 6 घटाऊंगा तो इसका कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा, तभी तो 6 और 4 10 बनेगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस 4 है, इसका सेलिंग प्राइस 5 रेशियो होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, एक का प्रॉफिट है 4 पे, मतलब 1/4 25% होता है। तो ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा, 25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं कई बार कि मैंने क्या करा, दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज सेम। ठीक है, एक को मैंने बेचा 20% के प्रॉफिट पे, एक को बेचा मैंने 20% के लॉस पे। तो मुझे बताना है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत का मुझे फायदा या नुकसान होगा। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रखें, अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों की परसेंटेज, एक का प्रॉफिट परसेंट दूसरे के लॉस परसेंट के बराबर है, तो मेरे पास जो नेट इफेक्ट होता है वो होता है परसेंटेज लॉस। और कितने परसेंट का लॉस होता है, वो होता है मेरे पास ये जो वैल्यू दे रखी है ना, अगर मैं इसे x मान लू और इसे भी x मान लू, तो ये होता है x² डिवाइडेड बाय 100। तो इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो परसेंटेज लॉस आएगा वो आएगा 20 इंटू में 20 भाग में 100, और इसका मान आ जाएगा मेरे पास 4%। 4% का क्या होगा, ये लॉस होगा मेरा। ठीक है, बेसिक से आप ट्राई करना चाहें तो इसे बेसिक से भी देख लेते हैं। मैंने कहा दो आर्टिकल है ए और बी, पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस निकालता हूं, 20% का प्रॉफिट मतलब 5 का है तो 6 का बेचा जाएगा। बी आर्टिकल की बात करूंगा, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, 20% का लॉस 5 का है तो 4 का बेचा जाएगा। दोनों का क्या करना है, मुझे सेलिंग प्राइस सेम रखना है, तो सेम करने के लिए यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम 12, तो 2 से गुना और यहाँ पे 3 से गुना, तो ये मेरे पास 10 और ये मेरा बना 12, ये मेरा बना 15 और ये मेरा बना 12। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 जमा 15 25 हो गया। कंबाइंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 24 हो गया। तो लॉस है कितने का, एक का। अगर एक का लॉस है कितने पे, 25 पे, इंटू में 100 करूंगा तो क्या आया, क्या मेरे पास ये 4% आ गया लॉस। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो मेरे पास अगर प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम दे रखी है तभी करना है, प्रॉफिट और लॉस, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा है और परसेंटेज सेम है, तो मेरे पास जो ओवरऑल लॉस परसेंट होगी वो होगी x² डिवाइडेड बाय 100। एक और सवाल ले लेते हैं, दो आर्टिकल्स हैं और उनका एसपी सेम है। ठीक है, एक को बेचा 30% के लॉस पे और एक को बेचा 30% के प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल मेरे पास जो लॉस निकल के आएगा इस केस में, ओवरऑल पहली चीज तो लॉस होगा,
और ओवरऑल लॉस कितने का होगा, आप कहेंगे 30 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 9%। ये परसेंटेज में लिख देना लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी। डन। अगर मेरे पास सवाल बनता है, दो आर्टिकल हैं ए और बी, ठीक है, उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी के। ए आर्टिकल को बेचा मैंने 20% के प्रॉफिट पे और बी आर्टिकल को बेचा मैंने से 20% के लॉस पे, तो ओवरऑल इंपैक्ट कितना पड़ेगा। उस केस में हम कहेंगे अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम हो गया, आप लॉजिकली सोचना, तो ये भी मेरा 100 रुपए का है मान लिया मैंने, तो ये भी 100 रुपए का होगा। अगर 100 रुपए पे मैं 20% का फायदा कमाऊं तो 100 का कितना बन गया, 120 बन गया। यहाँ पे 100 रुपए पे 20% की हानि करूंगा तो ये 80 बन गया। तो आप देखेंगे मेरे पास अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, अगर कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा है, तो 120 जमा 80 ये तो हो गया 200, और यहाँ पे 100 जमा 100 ये भी हो गया 200। तो मेरे पास जो फाइनल कॉस्ट प्राइस होगा दोनों का, वो सेलिंग प्राइस भी के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में जो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट क्या होगा मेरे पास, 0 होगा। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है दोनों आर्टिकल का, तो मेरे पास अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम दे रखी है, तो नेट चेंज कितने का होगा, 0 का होगा। और अगर सेलिंग प्राइस सेम है और जो बेचा गया है, एक को 30% प्रॉफिट एक को 30% लॉस, या फिर मतलब सेम वैल्यूज पे बेचा गया है, तो मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा। इसे मैं एक और तरह से लिख देता हूं, ए एंड बी कॉस्ट प्राइस इक्वल ए एंड बी सेलिंग प्राइस इक्वल, ठीक है। ए को बेचा 20% प्रॉफिट पे, बी को बेचा 20% लॉस पे। प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है, तो इसका आंसर होगा मेरा 0। अगर सेलिंग प्राइस इक्वल है मेरे पास, ए को बेचा मैंने 20% के प्रॉफिट पे, बी को बेचा मैंने 20% के लॉस पे, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर बताना हो, तो इसका आंसर होगा मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%। माइनस इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि लॉस है, माइनस टू रिप्रेजेंट लॉस, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100%, मतलब -4%। डन है, ये याद रख लेना। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टाइप, ठीक है। इसके बाद टाइप 11 के बाद 13 दिख रहा होगा, तो नंबरिंग पे मत जाए, सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो बीच में एक टाइप था वो मैंने लास्ट में डाल दिया, मुझे अभी उसकी रेलेवेंस ज़्यादा नहीं लग रही थी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन और बनते हैं हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के। कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज ₹92, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 2 पेन्स इफ कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स इज 77, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर हमें कहता है कि 8 बुक और 5 पेन की कीमत कितनी है, 92 रुपए है, 92 रुपीज है। हमें बताना है 3 बुक और 2 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी यदि 5 बुक्स और 8 पेन्स की कॉस्ट 77 है। अब ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जैक्टली नहीं कह सकते, यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा है, तो नॉर्मल एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास, 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, सोल्व करके हमें इसका मान बताना है। तो बी और पी का वैल्यू निकाल लेंगे सोल्व करके और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं सिंपल। तो कॉस्ट से रिलेटेड था तो मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही मैंने सोचा करवा दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे ये इंटरचेंज होता है, जैसे यहाँ पे ये 8 है और यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये अगर इंटरचेंजेबल होता है तो आप 2 इक्वेशन कैसे बना लें जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए। एक बार दोनों को ऐड कर दें, अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 13 बुक और 13 पेन आ जाएगा, तो 13 को कॉमन ले लिया,
मेरे पास बुक प्लस पेन ये किसके बराबर होगा, ये मेरे पास 92 प्लस 77 169 के बराबर होगा, जिसे अगर मैं 13 से काट दूं तो ये 13 आ जाएगा। क्या बुक प्लस पेन की कीमत आ गई मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं क्या कर दूं, इसमें से इसे घटा दूं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा दूं, तो मेरे पास यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। 3 8 बुक माइनस 3 5 बुक 3 बुक 5 पेन माइनस 8 पेन माइनस 3 पेन, तो मेरे पास 3 कॉमन आएगा। बुक माइनस पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 92 माइनस 77 डेट इज 15, और 3 से भी काट दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5। क्या दो इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में मेरे पास आ गई अगर इंटरचेंज करके वैल्यू दे रखी है, और यहां से मैं बड़ी आसानी से अपना आंसर बता सकता हूं। आप कहेंगे बुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का एवरेज बी प्लस पी बी माइनस पी दे रखा है, तो इन दोनों का एवरेज निकालूंगा। 13 जमा 5 18 भाग 2, ये तो आ जाएगा मेरे पास 9। और पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, अगर बुक 9 की है तो बुक प्लस पेन 13 का है, तो पेन की कीमत आ जाएगी मेरे पास 4। बुक की कीमत निकल गई, पेन की कीमत निकल गई, तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 बुक की मतलब 3 इंटू में 9 प्लस 2 पेन 2 इंटू में 4, ये हो जाएगा मेरे पास 27 और 8 35। यही इस सवाल का उत्तर है। डन। चले अगले सवाल पे। ठीक है, वरना बेसिक से तो कर ही सकते थे आप, दोनों का 5 और 8 का एलसीएम बना लेते 40 करके, इस सवाल का उत्तर तब भी निकल जाता आपका। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बेटर तरीका है जिससे थोड़ा कम टाइम में आप कर पाते हैं। पहले अगर इंटरचेंजेबल वैल्यूज हो तो एक बार ऐड कर लें, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा हमने क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी देखा है, या देखेंगे अगर आप बाद में करेंगे टाइम एंड वर्क। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अ मैन sells a table at 12% loss and a book at 19% profit. He earns a profit of rupees 160. If he sells the table at 12% profit and book at 16% loss, then he bears a loss of rupees 40. Find the price of the book. ठीक है, तो मैं कहता हूं बुक का प्राइस अगर बी मान लूं और टेबल का प्राइस अगर मैं टी मान लूं, तो पहले कहता है टेबल को 12% की हानि पे बेचा, तो मैं कहूंगा कितने का लॉस होगा, जो टेबल की कीमत है उसका 12%, इतने का नुकसान होगा। और कहता है हमने बुक को बेचा 19% के प्रॉफिट पे, तो फायदा कितने का होगा, 19% किसका, बुक के प्राइस के बराबर। ये प्रॉफिट पॉजिटिव है, लॉस है नेगेटिव है, इन दोनों का योग किसके बराबर है, टोटल प्रॉफिट होता है 160 रुपए का, तो ये मेरा 160 रुपए के बराबर आ गया। फिर कहता है अगर टेबल को 12% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो टेबल को अब हम बेच रहे हैं 12% के प्रॉफिट पे, और बुक को बेचते 16% के लॉस पे। बुक को बेच दिया मैंने 16% के लॉस पे, तो मुझे लॉस होता है कितने का, 40 रुपए का लॉस होता है, तो हम नेगेटिव में लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा टेबल को 12% पे इतना प्रॉफिट हुआ होगा, इतना मेरा लॉस हुआ होगा, लॉस प्रॉफिट और लॉस को जोड़ दूं तो ये लॉस के बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ गया नेगेटिव में। हमें बताना है प्राइस क्या होगा बुक का, तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड ही कर दूं तो -12% ऑफ टी और यहाँ पे +12% ऑफ टी, ये कट जाएगा। मैं यहाँ पे देखूंगा 19% ऑफ बुक 16% ऑफ बुक, मेरे पास बचेगा 3% ऑफ बुक। ये किसके बराबर, 160 में से 140 को हटाऊंगा तो 120 के बराबर होगा, 3 से काटूंगा तो ये 40 आ जाएगा। 1% ऑफ बुक अगर 40 के बराबर है तो बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 100% ऑफ बुक, ये हो जाएगा बी के बराबर और ये हो जाएगा 4000 के बराबर। यही मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। बुक की कीमत आ गई तो आप यहां से टेबल की कीमत भी निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था। अगला सवाल, क्वेश्चन में कहता है अ मैन सेल्स अ बुक एंड अ टेबल एट 13% and 9% profit respectively and earns rupees 1060 as profit. But if he sells the book at 16 2/3% profit and table at 11 1/9% loss, then bears no profit no loss. Find the CP, cost price का मान बताना है। ठीक है, अगर एक आदमी एक बुक और टेबल को पहले कितने पे बेच रहा है, 30% के प्रॉफिट पे, और टेबल को बेच रहा है 9% के प्रॉफिट पे, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, आप कहेंगे 13% ऑफ बुक की कीमत बी मान ली और टेबल की कीमत टी मान ली, तो 9% ऑफ टी, ये 1060 के बराबर है। अगर ये बुक को बेचता है 16 2/3% प्रॉफिट पे और टेबल को बेचता है 11 1/9% के लॉस पे, तो कोई प्रॉफिट लो या लॉस नहीं होता। तो 16 2/3% प्रॉफिट क्या होता है, 16 2/3% तो हमें फ्रैक्शन में पता है ये 1/6 होता है, और अगर मैं बात करूं 11 1/9% हमें पता है ये 1/9 होता है। तो जो बुक की कीमत है उसे 1/6 के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो इतना फायदा होगा, और टेबल को बेच रहा है 1/9 के लॉस पे, तो 1/9 ऑफ टी ये मेरा लॉस हो रहा है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब जीरो चेंज, तो
तो इसे सोल्व करके क्या मैं बुक रेशियो टेबल निकाल सकता हूं। आप देखेंगे ये 1/90 उधर जाएगा, फिर बुक रेशियो टेबल के लिए 6 उधर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा, डेट इज 2/3 आ जाएगा मेरे पास। बुक और टेबल की कीमत का रेशियो मिल गया मुझे। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बुक का भी कॉस्ट प्राइस बताना है और टेबल का भी कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब यहां पे या तो मैं ये कर सकता हूं कि भैया बुक की जगह क्या रख दें 2x रख दें और टेबल की जगह 3x रख दूं मैं यहाँ पे, तो मेरे पास मान आ जाएगा। ये इक्वेशन मेरी यहाँ पे आके बन जाएगी 13% इंटू में 2x 26% ऑफ x, और ये मेरे पास हो जाएगा 9 इंटू में 3 डेट इज 27% ऑफ x। ये किसके बराबर हो जाएगा 1060 के। इन दोनों का सम करूंगा 53 से इसे काटूंगा 20, ठीक है। 1% ऑफ x 20 के बराबर, तो x का मान कितना हो गया 2000 के बराबर। अगर x 2000 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4000, और मेरे पास 3x का मान हो जाएगा 6000। तो बुक की कीमत इतनी है और टेबल की कीमत इतनी है। डन है। क्वेश्चन में कहता है अ मैन परचेजेज अ बुक एंड अ पेन फॉर ₹25,000. He sold the book at 13% profit and the pen at 17% profit. Had he sold the book at 17% profit and pen at 13% profit, he earns ₹80 more. Find their individual cost price. एक आदमी ने एक बुक और पेन को खरीदा, कितने का 25,000 रुपए का। कहता है अगर बुक को 13% के प्रॉफिट पे और पेन को 17% के प्रॉफिट पे बेचता है, अगर इसकी जगह वो उल्टा कर देता 17% प्रॉफिट पे बुक को बेचता और पेन को बेचता 13% प्रॉफिट पे, तो 80 रुपए का फायदा ज्यादा होता। तो मैं कहता हूं जो 80 रुपए का फायदा निकला ये कहां से निकला। आप कहेंगे पहले बुक को 13 पे बेच रहा था, अब बुक को 17 पे बेच रहा है, इसमें से ये घटा दूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा फायदा होगा। तो मैं कहूंगा बुक को अगर कॉमन ले लूं 17% पे अब बेच रहा है, पहले 13 पे बेच रहा था, ये घटा दिया, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा बुक पे फायदा होगा। अगर मैं पेन की बात करूं, पेन को पहले 17% पे बेच रहा था, अब पेन को 13% पे बेच रहा है, तो पेन में थोड़ा सा नुकसान झेल रहा होगा। मैं कहूंगा पेन पे कितना फायदा या नुकसान जो भी होगा, अब 13 पे बेच रहा है, पहले 17 पे बेच रहा था, तो 13 माइनस 17%, ये किसके बराबर होगा। जब नई ट्रांजेक्शन हुई मेरी तो टोटल उसे 80 रुपए का मुनाफा हुआ, तो ये 80 रुपए के बराबर है। क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल आगे सोल्व करके मैं ये बता सकता हूं कि इंडिविजुअल कॉस्ट क्या होगी बुक की और पेन की, निकाल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों जगह मेरे पास 4% आ जाएगा, और ये मेरे पास बुक ये P माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -4% होगा, तो 4% बुक माइनस पेन, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये 80 के बराबर हो जाएगा। अगर 4% इसके बराबर है तो 100% बनाने के लिए क्या कर लेंगे 25 और 25 से गुना कर लेंगे, और यहाँ पे जैसे 25 से गुना करा तो बुक माइनस पेन कितना हो गया मेरे पास, ये 2000 हो गया। बुक प्लस पेन की कीमत इतनी दे रखी है, तो बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, इन दोनों का एवरेज, ये हो जाएगा 27, 25 जमा 2 27, 27 भाग 2 13,500। और अगर बुक की कीमत 13,500 हो गई तो पेन की कीमत कितनी होगी, ये मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 23,000, 23,000 भाग 2, ये हो जाएगा मेरे पास 11,500। ठीक है, बुक है या पेन है, कितने महंगे है। चलें आगे, तो ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है सुषमा bought 6 tables and 12 chairs for ₹12,000. She sold the tables at a profit of 15% and the chairs at a loss of 10%. If her gain was ₹300, then the total cost of the table was. सुषमा ने क्या करा, 6 टेबल और 12 चेयर 12,000 रुपए की खरीदी। ठीक है, टेबल को उसने 15% के प्रॉफिट पे, चेयर को उसने 10% के लॉस पे बेचा। टोटल जो ट्रांजेक्शन में उसका गेन हुआ वो 300 रुपए का हुआ। तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है टेबल की कितनी थी। दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं, आप चाहें तो एलिगेशन से कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, 6 टेबल और 12 चेयर खरीदी, ठीक है, ये यहां पे तो इन्होंने दे रखा है, लेकिन हमसे फाइनली क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, जो पूरी टेबल थी मेरे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल्स आएगा सारे, क्योंकि मेज की कुल कीमत बतानी है हमें। तो 6 की 6 टेबल्स की कीमत पूछी गई है, और जो प्रॉफिट या लॉस हमें हो रहा है वो भी टोटल टेबल्स और टोटल चेयर्स का दे रखा है, राइट। तो मैं कह सकता हूं 6 टेबल्स को, मैं 6 टेबल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसे कैपिटल T मान लेता हूं, और 12 चेयर्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसे कैपिटल C मान लेता हूं।
तो टी प्लस सी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये 12,000 के बराबर हो जाएगा। डन है। टेबल को उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे हो जाएगा 15% ऑफ टी। चेयर को बेचा 10% के लॉस पे, तो द 10% ऑफ सी। ये किसके बराबर है, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 300 का फायदा होगा, तो ये 300 रुपए के बराबर हो गया। हमें किसकी कीमत बतानी है, टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल्स। तो टी का मान मुझे बताना है कि क्या होगा। अगर टी का मान बताना है तो मैं सिंपली कर सकता हूं, आप कहेंगे -10% सी है ना, तो यहाँ पे भी 10% सी बना लेता हूं। तो ऊपर भी किससे गुना कर दें, 10% से गुना कर दें, और यहाँ पे भी मैं 10% और यहाँ पे भी 10% से गुना कर देता हूं, हो गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करूंगा तो सी वाला कंपोनेंट कट जाएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे 25% ऑफ टी। ये किसके बराबर, 12,000 का 10% 1200, 1200 जमा 300 1500, ये 1500 के बराबर हो गया। और अगर ये 1500 25% है तो 100% बनाने के लिए यहाँ पे भी 4 से गुना और यहाँ पे भी 4 से गुना, तो मेरे पास टेबल की कीमत कितनी आ जाएगी, 6000। तो जो सारी की सारी टेबल्स हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल्स वॉज, टेबल्स होगा यहाँ पे सही कर लेना। तो मेज की कुल की लागत कितनी थी, मेज के अंदर जो टोटल खर्चा किया गया था वो 6000 का था। हमसे ये पूछ लेते एक टेबल की कीमत कितनी थी, कॉस्ट ऑफ वन टेबल अगर पूछता तो ये होता मेरे पास, क्योंकि ये 6 टेबल्स के बराबर इतना है, तो ये होता 6000 भाग 6 और इसका मान आ जाता मेरे पास 1000। डन है। लेकिन ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को अगर आप एलिगेशन से करते तो उससे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मे बी लंबा लगे आपको। देखो टोटल प्राइस मेरे पास सारी टेबल्स का और सारी चेयर्स का कितना है, 12,000 है। ठीक है। कहता है टेबल को बेचा 15% के प्रॉफिट पे, चेयर्स को बेचा मैंने 10% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 का हुआ। 300 का कितने पे हुआ, लागत मूल्य तो मेरा 12,000 रुपए था, तो परसेंटेज निकाल लेंगे 300 भाग 12,000 गुना में 100। ठीक है। तो 1 2 3 3 जीरो मैंने काट दी। अब मेरे पास यहां पे बचा 30 भाग 12, जो आप निकल के आएगा 2.5%। ठीक है। तो टोटल 2.5% का मुझे मुनाफा हुआ इस ट्रांजेक्शन के अंदर, चेयर को लॉस पे बेचा था। अगर आप यहां से एलिगेशन लगाते हैं तो आप देखेंगे 15 माइनस 2.5 मेरे पास आ जाएगा 12.5। यहाँ पे 2.5 माइनस 10% का माइनस 10% करूंगा तो ये 12.5% फिर से, और ये हो जाएगा 1:1। मतलब जितना खर्चा टेबल पे किया गया था उतना ही चेयर्स पे किया गया था। 2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा हमारा टोटल कीमत जो हमने लगाई इस पे टेबल और चेयर खरीदने में, और 1 रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास 6000। ये सवाल को उत्तर आ जाएगा। 1 रेशियो क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑल टेबल्स। तो आप ऐसा करना चाहें, एलिगेशन से करना चाहें ऐसा कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे। अगले टाइप पे पढ़ते हैं। ये तो बहुत सरल सा टाइप था हमारा। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे परसेंटेज दी होती, ये और देख लो, अगर मान लो ये ₹300 की जगह मुझे परसेंटेज में दिया होता, से कहता है कि अगर टेबल पे मुझे 15% का प्रॉफिट होता है, चेयर पे मुझे 10% का लॉस होता है, ओवरऑल पे मुझे गेन होता है कितने का, 20% का या 4% का, ऐसा कुछ दे देता, 4% का ओवरऑल गेन होता है, तो फिर मैं एलिगेशन से करता। ठीक है। अगर परसेंटेज में देता तो एलिगेशन से करता, अगर बेसिक से दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, तो मैं इस मेथड से करता हूँ जनरली। दिस इज हाउ आई प्रोसीड। कई बार क्या होता है, ये वैल्यू यहाँ पे तो हमने निकाल लिया 2.5%, कई बार बड़ी गंदी सी वैल्यू आ जाती है, आ जाता है 3.765%। अब उस केस में एलिगेशन में फंस जाते हैं अगर हमें ऐसे वैल्यू दे रखी हो। ठीक है। तो परसेंटेज दे रखा हो अगर टोटल का तो एलिगेशन, वरना बेसिक। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगला टाइप हमारे पास क्वेश्चन में कहता है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, B sold it to C at a loss of 10% and C sold the article to D at a profit of 20%. If D paid ₹27, then how much did A pay to buy the article? एक आर्टिकल A ने B को बेचा 25% के मुनाफे पे। ठीक है। B ने C को बेचा 10% के मुनाफे पे, C ने D को बेचा 20% के मुनाफे पे। अगर D ने टोटल 27 रुपए पे करे हैं तो A को आर्टिकल कितने का पड़ा था, यानी कितने का आर्टिकल खरीदा था। ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ए ने आर्टिकल खरीदा ₹A का। ठीक है। ए का कॉस्ट प्राइस है। ए ने बी को बेचा 25% के मुनाफे में। 25% का मुनाफा मतलब 1/4 का मुनाफा, मतलब 4 का पड़ रहा था तो ए ने कितने का बेचा, 5 का बेचा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का सेलिंग प्राइस आ जाएगा
और यही मेरा क्या हो जाएगा, ये बी का कॉस्ट प्राइस भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बी ने सी को बेचा 10% के नुकसान पे, तो यहाँ पे 10% घटा दूंगा तो 9/10 का बेचा होगा। अब डायरेक्टली करेंगे। ये मेरे पास क्या है, बी का कॉस्ट प्राइस है, और ये मेरे बी का सेलिंग प्राइस है, और मेरे पास ये क्या हो जाएगा, सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि सी ने इतने का खरीदा। अब सी ने डी को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। 20% मतलब 1/5, तो 5 का पड़ रहा है, तो 6 का बेचा होगा बी ने सी ने डी को, तो सी का सेलिंग प्राइस है। और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, डी के कॉस्ट प्राइस के, जो कि 27 रुपए है। डी को इतने का पड़ रहा है। हमें सोल्व करके बताना ये आर्टिकल ए को कितने का पड़ा था, तो ए का मान निकाल लेंगे इसे सोल्व करके। आप देखेंगे ये 5 से 5 कट जाएगा, और 9 से काटूंगा तो ये 3 आएगा, 3 से काटूंगा ये 2 आएगा, 2 से ये काटूंगा तो 2 आएगा। 2 × 10 उधर जाके 20 बन जाएगा। ए का मान आ जाएगा मेरे पास 20। तो ये आर्टिकल ए को 20 रुपए का पड़ रहा होगा। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ये होता है इस तरह के सवाल को करने का, कि हम बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप ए को मान लें, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएं। दूसरा तरीका होता है कि हम रेशियो मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हैं, रेशियो या फिर सक्सेसिव मैं कह सकता हूं। अब इसमें क्या करेंगे, मैं मान लूंगा ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, मेरे पास 100 रुपए है, या 100 रेशियो मान लिया मैंने। ए ने बी को बेचा 25% के फायदे पे, तो 25% का फायदा इसमें जोड़ देंगे तो 25 से बढ़ जाएगी वैल्यू, तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 125 रुपए। ठीक है, अब बी ने बेचा सी को 10% के लॉस पे, इसका 10% कम कर देंगे तो कितने का बचेगा, ये 112.5 बचेगा। 10% 12.5 घटा दिया मैंने, ये मेरा सी का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आगे कहता है कि सी ने आगे बेचा डी को 20% के प्रॉफिट पे। अगर 20% इसका प्रॉफिट लेना है तो इसका 20% 11.25 22.5 का प्रॉफिट लेना है हमें। तो डी को कितने का बेचा जाएगा ये आर्टिकल, या फिर डी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ूंगा ये तो मेरे पास ये आ जाएगा 135, राइट। तो जो डी का कॉस्ट प्राइस है ये कितने रेशियो था मेरे पास, यहां पे दे रखा था 27 रेशियो। 27 रेशियो 135 को रिप्रेजेंट करता है, तो कितने गुना जा रहा है, 5 को। ठीक है, तो एक रेशियो 5 को रिप्रेजेंट, सॉरी 135 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 27 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक रेशियो 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा, और 100 रेशियो मैंने ए का कॉस्ट प्राइस माना था, तो इसका 1/5 करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 रुपए। ये मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब देखो मैंने अभी इस तरीके से करा था, बहुत सिंपल था, कोई पॉइंट वॉइंट में नहीं फंस रहा था, मेरा आराम से आंसर आ रहा था, तो ये तरीका बेस्ट रहता ही है। दूसरा तरीका मेरे पास था कि मैं सक्सेसिवली ए का मान कुछ भी मान लू, सो उससे करना इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूं। ये वाला मेथड भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अच्छा नहीं है। अब इस मेथड में फायदा कब होता है, मान लो हमसे कह देता कि भैया बी के कॉस्ट प्राइस और डी के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हमें दे रखा है इतना है, ठीक है। बी मान लो इस क्वेश्चन में मुझे डी का कॉस्ट प्राइस ना दे रखा होता, मुझे बस ये कह देता कि बी के कॉस्ट प्राइस और डी के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है से 50 रुपए, तो फिर ये वाला मेथड जल्दी हो जाता। तो आप कहते सीधा 125 है, इसका 135 है, मुझे एक एक का प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, हमसे जो पूछेगा मैं वो बता सकता हूँ इस वाले तरीके के अंदर, जबकि वो काम इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता कि मेरे पास जो डिफरेंस है ये 10 का है, 10 50 को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी जो भी पूछोगे हम निकाल सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो क्वेश्चन अभी घूमेगा इस तरीके का, वो भी देख लेंगे। वरना इसमें एक काम और किया जा सकता है, आप क्या कर लें, यहाँ पे मेरे पास जो ये वैल्यू आ रही है, मेरे पास ये 25% था पहले, फिर मेरे पास ये 10% था, और फिर मेरे पास ये 20% था। तो मैं 25 मतलब 1/5, 10 मतलब 1/10, और 20 मतलब 1/5। मैं क्या करूंगा, जो अपनी वैल्यू मानूंगा वो इन तीनों का क्या मान लू, मल्टीप्लीकेशन मान लू। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मानूंगा तो 25 1/4 होता है, सॉरी, ठीक है। अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मान लेता हूं तो मेरे पास मान आ जाएगा 1/4 इंटू 1/10 इंटू 5, तो 4 पंजे 20 200। ठीक है, अगर मुझे पॉइंट में नहीं वैल्यू चाहिए तो मैं ए का जो कॉस्ट प्राइस मानूंगा वो 200 मानूंगा। अब 200 में पहले मैंने 25% वैल्यू बढ़ाई तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर मैंने क्या करा, वैल्यू को 10% लॉस लिया तो मेरे पास ये 225 आएगा।
ये सी का कॉस्ट प्राइस होगा, और सी ने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, सी ने बेचा आगे डी को 20% के प्रॉफिट पे, तो इस पे 20% का अगर मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा तो इसका 20% आएगा 22.5 दूनी 45, तो इस पे 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 270, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 270 किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये 27 को रिप्रेजेंट करेगा, 270 रेशियो, तो ये इंटू में 1/10 कर रहे हैं, तो मुझे अगर यहाँ पे ए का कॉस्ट प्राइस पूछता है तो इसका 1/10 करूंगा तो मेरे पास ये मान आ जाएगा 20, इसका 1/10 करूंगा, बी का पूछ लेते हैं तो ये 25 हो जाता, इसका 1/10 ये 22.5 हो जाता, कोई भी वैल्यू मुझसे पूछे मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फ्रीडम है, वरना ये वाले मेथड में जो हम एक लाइनर मेथड कर रहे हैं इसमें क्या करना पड़ता है, मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि बी का ए का सेलिंग प्राइस निकालना है तो ए में 5/4 से गुना, बी का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसमें फिर इससे भी गुना, ठीक है। तो दीज आर 3 अप्रोचेस दैट आई हैव टोल्ड। द बेस्ट वन इज, अगर मेरे पास सिंपल वैल्यू दे रखी है लास्ट वाली और फर्स्ट वैल्यू पूछी है तो ये बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ और पूछा है तो हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस विल डू बेटर देन दिस। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए सेल्स अ पेन टू बी एट अ गेन ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट अ गेन ऑफ 10% एंड सी सेल्स इट टू डी एट अ गेन ऑफ 12.5%. If D pays rupees 14.85, then what did it cost to A? अब मेरे पास यहाँ पे इस सवाल के अंदर क्या है, ए ने एक पेन बी को बेचा, बी ने सी को, फिर सी ने डी को, ठीक है, और डी का कीमत दे रखी है, ए की बतानी है। तो मेरा सबसे पहली अप्रोच जो मैंने बताई थी ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, इसे यूज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैंने कहा ए की कीमत अगर मैं ए मान लू, बी को बेचेगा 20% के फायदे पे, मतलब 5 का पड़ रहा होगा तो 6 का बेचेगा, सी को बेचेगा 10% के गेन पे, मतलब 10 का पड़ रहा होगा तो 11 का बेचेगा बी, और सी डी को बेचेगा 12.5% के गेन पे, 12.5% होता है 1/8, तो अगर 8 का पड़ रहा है सी को तो डी को बेचेगा 9 का, और एक कीमत फाइनली 14.85 बनी। मुझे मान बताना है ए का, कि ए को कितने परसेंट, ए को आर्टिकल कितने का पड़ा, ये परसेंटेज साइन हटा दें, तो मेरे पास इस सवाल का उत्तर आएगा, देखो क्या क्या काट सकते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास देखो 11 है 9 है, ये ओड वैल्यूज हैं, ये से ही काटेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो से मेरी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरा ये सोल्व कर लेते हैं या फिर यूनिट डिजिट से ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पे काट दिया, चलो मेरे पास 3 बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 2 बचेगा। अब मैं जब इसे सोल्व कर रहा हूँ, देखो एक चीज देखना, करने को काट सकते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 85 इंटू में 2 और मेरे पास यहाँ पे 3 है, 11 है और 9 है। जब मैं इसे सोल्व करूंगा मैं ये चीज कह सकता हूँ, जो मेरा आंसर होगा, एक तो देखो 2 का मल्टीपल है, ये तीनों चीज इसे काटेंगी तो, ठीक है, इसे तो नहीं काट पाएंगी, ठीक है, ओड है और एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है, तो मेरा आंसर 2 का मल्टीपल होगा, इवन होगा। ये 5 ऊपर दिख रहा है, नीचे 5 भी नहीं दिख रहा, तो मेरा आंसर 5 का भी मल्टीपल होगा, तो 5 इंटू 2 मेरा आंसर जो होगा 10 का मल्टीपल होगा, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरी चीज, क्योंकि ए ने भी प्रॉफिट पे बेचा, बी ने आगे प्रॉफिट पे बेचा, सी ने आगे प्रॉफिट पे बेचा, तब जाके डी को इतने का पड़ा, तो ए का जो लागत मूल्य होगा वो 14.85 से कम होगा, तो 10 का मल्टीपल होगा, लेकिन 14.85 से कम होगा, तो आंसर मेरा 10 ही हो सकता है, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता इन चारों ऑप्शन पे। क्या ये चीज समझ आ गई आप सभी लोगों को? डन है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, यूनिटरी मेथड, जो कैलकुलेशन ट्रिक्स बताई थी ना सबसे फर्स्ट क्लास में, यूनिटरी मेथड सिखाया था, वही यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर कैलकुलेशन करना चाहो आप कर सकते हैं। आप देखो पूरा काट देंगे, 3 से काटूंगा तो 4 जा जाएगा पहले ये, ठीक है, 28 निम्मा और पंजे, फिर 11 से काट दूंगा तो 45 टाइम्स, और 9 से काट दूंगा तो ये 5 टाइम्स, तो 5 ही आ गया, 5 दूनी 10। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो सवाल में क्या कहता है, A sells an article to B at a loss of 20%, B sells it to C at a loss of 12.5%, and C sells it to D at a loss of 8%. If D buys it for rupees 284.4, then what is the difference between the loss incurred by A and C? ठीक है, A ने B को बेचा 20% के नुकसान पे, B ने C को बेचा 12.5% के फायदे पे, और C ने D को बेचा 8% के लॉस पे। डी ने आर्टिकल को खरीदा इतने रुपए का, तो हमें बताना है डिफरेंस क्या होगा जो लॉस हुआ है ए और सी को, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी?
जो ए को लॉस हुआ है और जो सी को लॉस हुआ है उनके बीच का डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ना, अगर मुझसे पूछता है ए का मान बता दो तो मैं बड़ी आसानी से जो अभी तक यूज कर रहा था ये वाला मेथड यूज कर लेता। लेकिन अगर मुझसे डिफरेंस पूछा है तो मेरे लिए दूसरी अप्रोच जो मैंने बताई थी वो ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि हमें इंडिविजुअल वैल्यूज पे जाना है यहाँ पे। उसके लिए क्या करेंगे, देखो पहला लॉस है मेरे पास 20% का, मतलब 1/5। फिर मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है 12.5% का, मतलब 1/8। और 8% क्या होता है मेरे पास, ये होगा 2/25। तो मैं क्या कर लेता हूं, जो अपनी वैल्यू मानूंगा वो या इन तीनों का क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ले लो, वो भी ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हो, इन तीनों का ठीक है मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, सबसे बेस्ट वही रहेगा। तो मैंने कहा ये 5 है, 5 इंटू 8 करूंगा 40, 40 इंटू 25 करूंगा तो ये हो जाएगा 1000। तो मैं मान लेता हूं ए को जो आर्टिकल पढ़ रहा होगा वो 1000 रुपए का पढ़ रहा होगा। इसने बी को बेचा 20% के लॉस पे, तो ए का जो लॉस है वो 200 का होगा और बी को कितने का पड़ेगा, ये आर्टिकल 800 का पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बी ने सी को बेचा 12.5% के प्रॉफिट पे, तो इसका 12.5% मतलब 1/8 निकालूंगा तो ये 1/8 इसका हो जाएगा 100। तो सी को ये आर्टिकल कितने का पड़ेगा, 900 रुपए का पड़ेगा। आगे कहता है सी ने इस आर्टिकल को डी को बेचा 8% के लॉस पे। 8% होता है 2/25। तो अगर 8% के लॉस पे बेच रहा है तो इसका 2 भाग 25 से निकालूंगा, 25 से करूंगा तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72। ठीक है, तो 72 मुझे घटाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये वाला मान आ जाएगा 828। इतने का डी को बेचा होगा सी ने। ठीक है, अब यहां पे रेशियो में आप देखें कि मेरे पास जो ए का लॉस है वो कितने का है, 200 का है, और मेरे पास सी का जो लॉस है ये 72 का है। इनका डिफरेंस बताना है कि इन्हें जो लॉसेस हुआ उनके बीच का डिफरेंस कितने का है। तो इसका अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो ये मेरे पास जो डिफरेंस निकल के आया 128 रेशियो का है ना। 128 रेशियो का मान बताना है, जब मुझे 828 रेशियो का मान दे रखा है 248.4। तो यहां पे सोल्व कर लेंगे, मेरे पास 128 रेशियो का मान होगा 248.4 डिवाइडेड बाय 828 इंटू में 128। ठीक है, एक बार सोल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। काफी बड़ी सी कैलकुलेशन लग रही है यहाँ पे। पहले तो 4 से काट देंगे तो ये मेरे पास 32 आ जाएगा, और ये मेरे पास दूनी 207 आ जाएगा। ये 9 से कटेगा 207, तो ये दूनी 18 दिया, और ये भी 9 से कटना चाहिए, 9 दूनी 18, 7 और 0.6, 23 से 276 कटना चाहिए। कितने टाइम्स कटेगा, 12 टाइम्स कटेगा, 1.2। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा 1.2 इंटू में 32, तो ये पॉइंट में वैल्यू जाएगी 2 इंटू 2 करूंगा तो 0.4 आएगा मेरे पास। जो भी आंसर होगा लास्ट के डिजिट 0.4 में आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज समझ आ गई, ये वन ऑफ द कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से एक था, लेकिन अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो हमने आसानी से कर लिया, ज्यादा कोई मुश्किल आई नहीं। ठीक है, पूरी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। चले आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 रुपीज लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए फॉर ए ने एक आर्टिकल को 25% के लाभ पे बेचा, 25% मतलब 1/4। बी ने उसी आर्टिकल को 15% के फायदे पे बेचा। 15% कितना होता है, 3 भाग 20 होता है, 15 भाग 100 करेंगे तो जो प्रॉफिट बी का है वो 40 रुपए कम है ए के प्रॉफिट से। तो मुझे बताना है ए को आर्टिकल कितने का पड़ा था। आप कहेंगे ये 1/4 है, ये मेरे पास 1/20 3/20 है। 4 और 20 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 80। तो ए का मान लेंगे हम 80। ठीक है, ए को 80 की रेशियो का पड़ रहा है। ए ने बेचा कितने पे, 25% के फायदे पे, तो प्लस 25% करूंगा तो ए ने बेचा होगा यहाँ पे 1/4 बढ़ा देंगे इसका, तो 20 रुपए से बढ़ जाएगा और ये बेचेगा 100 का। ठीक है, ये बी को पड़ा आर्टिकल। बी ने बेचा 15% के प्रॉफिट पे, तो इसका 15% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बी ने 15 रुपए एक्स्ट्रा का बेचा, तो बी ने बेचा 115 रुपए का। ठीक है, कितने, किसे, सी को या किसी और को, राइट। आगे कहता है जो बी का जो प्रॉफिट है वो 40 रुपए कम है ए के प्रॉफिट से। ए का प्रॉफिट था 20 रुपए का, बी का प्रॉफिट है 15 रुपए का,
तो बी का प्रॉफिट कितना कम है, 5 रेशियो कम है। 5 रेशियो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। हमें बताना है कि ए का मान कितना है। तो ए तो मेरा 80 रेशियो है, 5 में किससे गुना करूं कि 80 आ जाए, 16 से। तो यहाँ पे ये 80 रेशियो होगा और यहाँ पे 16 गुना कर दूंगा, 16 इंटू में 4 64, तो 640। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। डन है। तो ए को आर्टिकल कितने का पड़ा होगा, 640 का। बी का पूछ लेते तो बी का भी बता सकते थे, सी का पूछ लेते तो सी का भी बता सकते थे। तो ये मेथड हमारा बेस्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए सोल्ड अ वॉच टू बी at 20% profit, B sold it to C at 30% profit, C sold it to D at 10% profit. B's profit is 80 more than that of A, then D bought it for। ठीक, अब कैसे करेंगे फिर से। 20% मतलब 1/5, 30% मतलब 3/10 और 10% का मतलब 1/10। इन तीनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 5, 10 और 10, ये बन गया 500। तो ए का मान मैंने मान लिया, ए ने आर्टिकल खरीदा 500 रुपए का, बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो 20% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बी को ये आर्टिकल पड़ेगा 600 रुपए का। फिर कहता है बी ने सी को बेचा 13% के प्रॉफिट पे, 30% के प्रॉफिट पे, सॉरी 30% निकालूंगा तो 180 रुपए के फायदे पे बेचा होगा, कितने का, ये बेचा होगा 780 रुपए का। अब बारी आती है डी की। सी ने डी को बेचा कितने पे, 10% के लॉस पे। तो अगर 10% का लॉस ले लेंगे तो 1/10 मतलब 78 रुपए का लॉस होगा, तो कितने का बेचेगा, 702 का बेचेगा डी को। ठीक है, ये मेरा रेशियो में सारी की सारी वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन में कहता है जो बी का प्रॉफिट है ना 80 ज्यादा है ए से, तो बी का प्रॉफिट कितना है, बी का 180 है, ए का प्रॉफिट 80 है, 100 है। तो ये तो मेरे पास रेशियो अगर मैं देखता हूँ 180 माइनस 100, ये तो 80 रेशियो ही हो गया। तो 80 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 रुपए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बताना है डी ने कितने का खरीदा, 702 का आ गया। तो मेरे पास 702 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 702 रुपीज को। यही मेरा इस सवाल का उत्तरों का क्वेश्चन हो गया खत्म। डन है। ये क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में पूछा गया था मेट्रिकुलेशन लेवल पे। क्वेश्चन में क्या आता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल A is 20% more than that of B. A is sold for ₹1800 at a loss of 20% and B is sold such that there is a profit of 20% on both A and B together. This selling price of B is, ठीक है, ये जो आर्टिकल A है उसका कॉस्ट प्राइस 20% अधिक है B से। तो B का कॉस्ट प्राइस अगर 5x मान लिया तो A का कितना हो जाएगा मेरे पास 6x। कहता है A को मैंने बेचा कितने का, 1800 रुपए का, एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% की हानि पे ए को मैंने 1800 का बेचा है और बी को कुछ इस तरीके से बेचा है कि ए और बी को बेचने के बाद ओवरऑल 20% का लाभ प्राप्त हो। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ बी क्या होगा। तो मैं कहूंगा ए का प्राइस अगर मैंने 6x माना है, इसे मैंने कितने का बेचा, इसे मैंने बेचा 20% के लॉस पे, तो 80% का बेचा होगा, 80% मतलब 4/5। ये किसके बराबर दे रखा है, 1800 के बराबर दे रखा है। तो यहां से x का मान निकल जाएगा। मुझे बताना है कि बी का सेलिंग प्राइस क्या हो, कि मुझे टोटल पे, टोटल कितना है 11x, 11x पे 20% का लाभ अर्जित हो, 20% मतलब 6/5। ठीक है, तो टोटल जो ए और बी का जो कंबाइंड सेलिंग प्राइस होगा वो मेरे पास यहां से निकल के आएगा। और अगर ए और बी का कंबाइंड सेलिंग प्राइस मिल गया, बी का सेलिंग प्राइस अगर, ए का सेलिंग प्राइस अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे बी का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो बस यही सोल्व करके बताना है। आप कहेंगे सर 6x इंटू में 4/5 1800 के बराबर है, मुझे किसका वैल्यू बताना है, मुझे वैल्यू बताना है 11x 6/5। तो 6 भी है, 5 भी है, x भी है इधर, तो ये 4 को नीचे लेके जाऊंगा और 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा 1800 भाग 4 इंटू में 11, और इसे सोल्व करेंगे तो 450 इंटू में 11, ये हो जाएगा मेरे पास 0.54950। ठीक है, तो ये ए बी का कंबाइंड सेलिंग प्राइस आ गया। अगर ए के सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, ए का सेलिंग प्राइस है मेरे पास 1800, इसमें से ये घटा देंगे तो मेरा इस सवाल का उत्तर होगा 50 और यहां पे होगा 3150। 3150 इज द राइट आंसर। चलिए, तो लॉजिकली पूछ लिया कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को सोल्व करके अपना आंसर बताना है। अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इनमें से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग है, आपने ऐसे करे में थोड़े मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी इस टाइप के हमने पहले भी देखे हुए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम डिस्काउंट स्टार्ट कर देंगे। डिस्काउंट के अंदर भी प्रॉफिट भी चलेगा, लॉस भी चलेगा, डिस्काउंट भी चलेगा साथ साथ, और बीच में एक टाइप आपका खाली प्रॉफिट का भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर ₹1।
हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू गेन 10%। एक आदमी ने कुछ ऑरेंजेस कुछ इस तरीके से खरीदे कि उसे 11 जो ऑरेंजेस हैं वो मिलते हैं 1 रुपए के। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। हमें बताना 1 रुपए के कितने ऑरेंजेस बेचे कि जिससे कि 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले तो मैं एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं। मेरे पास यहाँ पे एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस आएगा ₹1/11। ठीक है, इतने का एक पड़ रहा होगा उसे। अगर उससे 10% का लाभ चाहिए तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस है, अभी तक सेलिंग प्राइस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10% का लाभ मतलब 11/10 से गुना करना पड़ेगा, और ये मेरा मान आ जाएगा यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल, ₹1/10। मतलब एक ऑरेंज को कितने का बेचे, 1/10 रुपए का बेचे, 1/11 का उसे पड़ रहा था। अब 1 रुपए के कितने बेचे जिससे कि उसे 10% का लाभ हो, तो ₹1 अगर मैं ले लूं, ये 10 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10 ऑरेंजेस। तो 1 रुपए के अगर वो 10 ऑरेंजेस बेचेगा तो उसे 10% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था, अ मैन परचेस्ड सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1। हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू गेन 25% प्रॉफिट। एक आदमी ने 25 ऑरेंजेस कितने रुपए के खरीदे, 1 रुपए के खरीदे। इस दर से उसने टोटल ऑरेंजेस की लिए। अब हमें बताना है कि 1 रुपए के कितने बेचे जिससे कि 25% का मुनाफा हो। तो मैं कहूंगा एक ऑरेंज उसे कितने का पड़ा, ₹1/25 इतने का पड़ा। फायदा कितने का चाहिए, 25% का। तो एक ऑरेंज को कितने का बेचेगा, आप यहाँ पे किससे गुना कर देंगे, 25% से इसकी कीमत बढ़ा देंगे। तो मेरे पास ये 5/4 गुना करना पड़ेगा। ये मेरा एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस आ गया। अब एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस इतना है तो 1 रुपए के कितने बेचे ऑरेंज जिससे कि उसे ये दर चलती रहे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे देखो 5 से काटा तो ये 25, 5 आया। अब ये ₹1 इधर रख लेते हैं, ये 5 × 4 को इधर गुना कर देते हैं। 5 चो कितना होगा, 20 ऑरेंजेस कितने का बेचेगा, 1 रुपए का। तो उसे कितने का फायदा हो जाएगा, उसे 25% का फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करना है, कोई ज्यादा सोचना नहीं इसमें। अगला सवाल, बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी अ मैन लॉस्ट 40%। हाउ मैनी ऑरेंजेस फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20% प्रॉफिट। एक आदमी ने क्या करा, 32 ऑरेंजेस को 1 रुपए में बेचे, तो उसे क्या हुआ, 40% का नुकसान हो गया। 40% का नुकसान हो गया, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, एक ऑरेंजेस को उसने बेचा कितने का, ₹1/32 का बेचा, और ऐसा बेचने से उसे नुकसान हो रहा है 40% का। तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं कि आप कहेंगे 40% का नुकसान है, मतलब जो ये वैल्यू होगी 60% की वैल्यू होगी। 60% 1/32 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस 60% है, 60% इसके बराबर है। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120% या 100%। और आपको बेचना कितने का है, हमें बताना 1 रुपए का कितना बेचे जिससे कि उसे 20% का फायदा हो। तो अब हम बेचना चाहते हैं, अभी सेलिंग प्राइस मेरा 60% था, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, जो मुझे सेलिंग प्राइस न्यू चाहिए वो कितने का चाहिए, वो 120% का फायदा चाहिए मुझे, है ना। जो कॉस्ट प्राइस है उस पर भी 20% एक्स्ट्रा। तो मैं कहूंगा 60% तो इसे रिप्रेजेंट करता है 1/32 को। जब मैं कॉस्ट प्राइस के 60% पे बेच रहा हूं तो इतने का बेच रहा हूं एक ऑरेंज। अगर एक ऑरेंज को पे 20 पर मुझे जो टोटल फायदा कमाना है वो 20% का कमाना है, तो एक ऑरेंज को मुझे 120% पे बेचना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा जो कीमत होगी मुझे वो क्या करनी पड़ेगी, क्या इसका ये डबल दिख रहा है, डबल करनी पड़ेगी। या तो आप ऐसे देख लो, वरना आप सीधा सीधा कहो कि सेलिंग प्राइस मेरा ओल्ड ये था, सेलिंग प्राइस न्यू क्या होगा एक ऑरेंज का, 60% इसके बराबर 120% का मान बताना है। तो डिवाइडेड बाय 60% करूंगा और इनटू में 120% करूंगा। तो जितना पहले मुझे अगर 40% का लॉस हो रहा था एक ऑरेंज को बेचने पे, तो अगर मैं इतने का बेचूंगा तो मुझे कितने का होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे, यहां से काटूंगा तो ये 2 आ गया, 2 से काटूंगा तो ये 16 आएगा। अब ये ₹1 को एज इट इज इधर रख लेते हैं और 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 ऑरेंजेस। अगर 1 रुपए के 16 ऑरेंजेस बेचूंगा तो मुझे कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। 16 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40 अ मैन लूजेस 20%। हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड ही सेल फॉर ₹160 टू अर्न 20% प्रॉफिट। एक आदमी ने क्या करा, 45 ऑरेंजेस को 40 रुपए का बेचा जिससे उसे 20% की हानि हुई। कितने ऑरेंजेस वो 160 रुपए के बेचे 20% का मुनाफा कमाने के लिए। सबसे पहले तो मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं, जो ओल्ड सेलिंग प्राइस है।
45 ऑरेंजेस बेचे गए कितने के, 40 रुपए के। ठीक है, एक ऑरेंज कितने का बेचा गया, एक ऑरेंज बेचा गया ₹45, सॉरी ₹40 भाग 45। अभी से लॉस हो रहा है 20% का, हमें फायदा कितने का कमाना है, 20% का। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो अभी जो सेलिंग प्राइस है मेरा वो कितना है, 80 है, 20% कम है, हमें कमाना है फायदा 20% का। तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस होता मेरा तो 20% जोड़ूंगा तो मुझे बेचना कितने का होगा, 120 का। तो मैं कहूंगा 80 इसे रिप्रेजेंट करेगा, ओल्ड को सेलिंग प्राइस को, नया सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। तो भाग 80 और इंटू में 120, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस न्यू। अब मुझे क्या बताना है, सेलिंग प्राइस में भी मुझे बताना है 120 रुपए के कितने बेचे, तो रुपीज में मुझे यहाँ पे 120 बनाना है। तो कैलकुलेशन उसी हिसाब से करें आप। ये 40 तो यहाँ पे दिख ही रहा है मुझे, 160 बनाना है, यहाँ पे 4 चाहिए, तो 3 से काट दो, ये मेरे पास आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हटा दी, 3 से काटूंगा तो ये 4 आएगा और ये मेरे पास 15 आएगा। ठीक है, अभी और कैलकुलेशन नहीं करते, आप देखेंगे 40 इंटू में 4 रुपीज 160 बन गया, और यहाँ पे मेरे पास 15 इंटू में 8 कितना होगा, 120, 120 इधर चला जाएगा। तो मैं कहूंगा 160 रुपए के 120 अगर ऑरेंजेस में बेचता हूं तो मुझे 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको इसी तरीके से अपनी कैलकुलेशन वरना पूरा सोल्व कर लेते, 1 रुपए के निकाल लेते, फिर उसमें 160 से गुना कर देते, तो भी आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, अ शॉपकीपर बॉट 20 kg ऑफ शुगर एट ₹45 पर kg, 25 kg ऑफ शुगर एट ₹50 पर kg and 35 kg of sugar at ₹40 per kg. He spent a sum of ₹450 on transportation and other expenses. He mixed all the 3 types of sugar and sold all the stock at ₹52.5 per kg. His profit percent in the entire transaction is, एक शॉपकीपर ने क्या करा, 20 किलो चीनी खरीदी 45 रुपए पर किलो के हिसाब से, 25 किलो 50 रुपए पर किलो के हिसाब से, और 35 किलो 40 रुपए पर किलो के हिसाब से, 450 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिए, तीनों वैरायटी को मिक्स करके 52.5 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच दिया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना पूरे ट्रांजेक्शन में कितना होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20 इंटू में 45, 20 किलो खरीदा 45 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 900। फिर आगे क्या करा, 25 किलो खरीदा 50 के हिसाब से, तो ये 125 हो जाएगा। फिर 35 किलो खरीदा 40 के हिसाब से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1400 रुपए, और फिर उसने 450 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में भी लगाए तो 450 ही है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। सेलिंग प्राइस कितना बेचा उसने, 20 किलो यहाँ पे खरीदा था, 25 और 35, तो ये हो गया 80 किलो। टोटल 80 किलो उसने बेचा है, किस रेट पे, 52.5 के हिसाब से। तो हमें बताना है फाइनली मेरे पास प्रॉफिट या लॉस कितने प्रतिशत रहेगा। प्रॉफिट ही पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक जीरो से यहाँ पे चाहे तो एक जीरो एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर एक जीरो से ये एलिमिनेट करके ये पॉइंट हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब मेरे पास इस साइड अगर मैं सारी वैल्यूज का सम कर लेता हूं तो मेरे पास 450 और 1250, ये हो जाएगा 1300, 1700, 3100, 4000। ये मेरे पास है 8 इंटू में 525, 25 से काट सकते हैं सीधा सीधा, ये मेरे पास 21 आएगा, और ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 160, और जो कि इससे काटूंगा तो ये आ जाएगा 20। तो 20 रेशियो 21, 20 का पड़ रहा था तो 21 का बेचा, कितना फायदा कमा लिया, आप कहेंगे 1 का फायदा कमा लिया, कितने पे, 20 पे। तो अगर ये 100 बना लूं 5 से मल्टीप्लाई करके तो 100 पे कितने का फायदा, 5 का। तो 5% मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, डन है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास, A person sold 25 articles for ₹2500 and incurred a loss of 10%. How many articles should he sell for ₹2400 to make a profit of 25%? एक पर्सन ने 25 आर्टिकल 2500 रुपए के बेचे तो उसे 10% का नुकसान हुआ। कितने आर्टिकल्स, 2400 रुपए के बेच दे जिससे कि उसे फायदा हो जाए 20% का। बड़े ध्यान से देखना, इसका वन लाइनर अप्रोच में बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट इतना डेवलप हो गया कि वन लाइन आप मेरे साथ समझ पाओगे। एक आदमी ने क्या करा, 25 आर्टिकल को बेचा 2500 रुपए का, तो एक आर्टिकल कितने का बेचा होगा, 2500 भाग 25 का। ठीक है, उसने जो बेचे आर्टिकल अपने 10% के नुकसान पे बेचे। 10% का नुकसान मतलब आपको हो गया, अगर मेरे पास कीमत कितनी थी, 10 थी, तो मैंने 1 का नुकसान करके 9 का बेच दिया। ठीक है, तो 9 रेशियो मेरा इसे रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे।
क्या ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा एक आर्टिकल का, ठीक है। 9 रेशियो इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने 10 रेशियो का मान निकाला कि 10 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, और 10 रेशियो मेरा फिर ये निकल गया, ठीक। तो मेरा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य इतना आ गया। हमें कहता है कितने आर्टिकल बेच दें हम 2400 रुपए के, जिससे कि 20% का लाभ हो। तो अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये है, नया सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20% का लाभ लेना है, तो 6/5 का बेचना पड़ेगा। ये मेरा अब नया सेलिंग प्राइस आ गया एक आर्टिकल का। मैं मान लेता हूं n आर्टिकल्स मुझे बेचने हैं, कितने के, 2400 रुपए के। तो n का मान बताना है सोल्व करके क्या आएगा। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। अब कैलकुलेशन करनी है तो कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे यहां से काटूंगा 100 आएगा, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 6 से काटूंगा ये 4 बचेगा, 5 से काटूंगा ये 2 रह जाएगा मेरे पास, 2 से ये 2 बचेगा, और 9 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। दोबारा से देखना, सारा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वन लाइनर ही हमें करने हैं, ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हम क्वेश्चन को। एक एक स्टेटमेंट लिखूंगा तो फंस जाएंगे। क्वेश्चन में कहता है ए बोट एन आर्टिकल फॉर ₹5400 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 30%. विद दिस अमाउंट ही बोट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 60%. व्हाट वाज हिज ओवरऑल परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस। ठीक है, ए ने एक आर्टिकल खरीदा 5400 रुपए का, उसे पहले 30% के नुकसान पे बेच दिया, जो पैसे मिले उससे एक नया आर्टिकल खरीदा, उसे 60% के गेन पे बेच दिया। तो हमें बताना ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट क्या रहेगा। आप कहेंगे सर जब यहाँ पे परसेंटेज में चीजें दे रखी है, यहाँ पे भी और पूछा भी परसेंटेज में है, तो एक्चुअल वैल्यू का कोई महत्व रह जाएगा नहीं। मैं कहूंगा मान लो ए ने आर्टिकल खरीदा 100 रुपए का, उसने पहले 30% के लॉस पे बेच दिया, तो 30% के लॉस पे मतलब 70 का बेच दिया होगा। 70 से एक नया आर्टिकल खरीदा, ठीक है, ये मेरा पहला सेलिंग प्राइस है। अब 70 का नया आर्टिकल खरीदा तो नया कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस आर्टिकल को 60% के गेन पे बेचा, 60% कितना हो जाएगा इसका, 42 रुपए, 112 रुपए का ये बेच दिया, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितने का फायदा हुआ। तो आप कहेंगे स्टार्टिंग में 100 रुपए का आर्टिकल खरीदा था इन्हें और बेचा फाइनली कितने का, 2 ट्रांजेक्शन के बाद 112 का, क्या 12 रुपए का मुनाफा कमा लिया। तो 100 पे 12 का मुनाफा मतलब गेन ऑफ 12%। ये मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे सोच लें, वरना आप परसेंटेज की टर्म्स में सोचना चाहें तो भी सोच सकते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास एक आर्टिकल कुछ भी कीमत का है, पहले मैंने उसे 30% लेस में बेच दिया, फिर जो वैल्यू बनी उससे नया आर्टिकल खरीदा, उसे बेचा मैंने 60% के गेन पे। तो मेरे पास हो क्या रहा है, जो ए ने आर्टिकल खरीदा था जो उसका कॉस्ट प्राइस था, पहले उसकी वैल्यू 30% घटी और फिर उसे 60% अप करके बेच दिया गया। तो ओवरऑल चेंज कितने का आएगा। आप कहेंगे जो नेट चेंज होगा, इसका फॉर्मूला जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था वो यूज कर लेंगे। ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100%। तो ये हो जाएगा 30 पहले घटा, फिर 60 बढ़ा, फिर -30 इंटू में 60/100। ये मन मन में कैलकुलेशन करनी है, लिखना नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद होगा, वहां पर हमने परसेंटेज में प्रैक्टिस कर ली थी। 30 माइनस, ये मेरे पास प्लस का 30 बचेगा, ये माइनस का 18, तो मेरे पास बचेगा 12%। पॉजिटिव है, इसका मतलब 12% गेन पे हुआ है पूरी ट्रांजेक्शन में। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ इट्स प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%. What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस का बेचा जाता है, तो मैंने कहा एक आर्टिकल है मेरे पास, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा और उसका कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ इट्स प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है इसका अगर 33 1/3% पे बेच दूं, मतलब 1/3 पे बेच दूं, तो क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%, 33 1/3% का लॉस होता है। लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर 33 1/3 का लॉस हो रहा है मुझे, तो मैं कहूंगा अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो लॉस कितने का होगा, 2 का होगा। तो जो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉस 1 का होगा 3 पे, तो बचेगा मेरे पास 2। तो मैं कहूंगा जो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा नया, वो क्या हो जाएगा, 2/3 कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। दोबारा स्टेटमेंट को सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर लॉस होता है 33 1/3% का, तो मतलब 1 का लॉस होगा 3 पे, कॉस्ट प्राइस 3 है, 1 का लॉस हो गया तो बचेगा 2, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरा 2/3 कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। राइट, तो जो मेरा नया सेलिंग प्राइस आया वो इसके बराबर आ गया। हमें बताना है अगर मैं आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस के 60% में बेचता हूं तो मुझे कितने प्रतिशत का फायदा होगा। तो मुझे बताना है 60% ऑफ एसपी पे अगर आर्टिकल को बेचा तो मुझे कितना फायदा होगा कॉस्ट प्राइस पे। आप इसे सोल्व कर सकते हैं, मेरे पास 3 से 3 कट जाएगा, पहले तो मेरे पास आ गया SP = 2CP।
अब इसका 60% निकालूंगा तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 60% ऑफ एसपी, ये हो जाएगा 3/5 ऑफ एसपी, तो ये होगा 3/5 ऑफ 2cp, मतलब 3/5 ऑफ एसपी, ये मेरा हो गया 6/5 ऑफ सीपी। तो मतलब जो मेरा नया सेलिंग प्राइस है जब मैं 60% में बेचता हूँ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के, वो 6/5 सीपी के है। मतलब ओल्ड सीपी अगर मेरा इतना है 6/5 ऑफ सीपी का मतलब ये है कि 5 का पड़ रहा है तो मैं 6 का बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 5। एक का प्रॉफिट है 5 पे, तो एक का प्रॉफिट 5 पे इंटू में 100, ये मेरा हो जाएगा 20%। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्लियर है। सीपी का आर्टिकल पढ़ रहा था, फाइनली मैं बेच रहा हूँ 6/5 सीपी का, ये मेरा न्यू सेलिंग प्राइस है। तो मेरे पास मैंने देखा कि यहाँ पे 5 का पड़ रहा था तो 6 का बेच रहा हूँ मैं, तो एक का फायदा हो रहा है 5 पे, तो 20% के प्रॉफिट में मैं बेचूंगा। या तो आप ऐसे देख सकते हैं डायरेक्ट तरीका है करने का, या फिर आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अब रेशियो मेथड से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक आर्टिकल का कुछ एसपी रहा होगा, एसपी ओल्ड, फिर मैंने उस आर्टिकल को बेचा SP1 कितने का, 33 1/3% पे इसकी कीमत के। तो मैंने कहा एसपी ओल्ड अगर मेरे पास 3 है तो अब मैंने कितने का बेच दिया, इसे 1 का बेच दिया। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, मेरे पास जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 33 1/3% का। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 33 1/3% का लॉस है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो 1 का लॉस होगा, मैंने कितने का बेचा होगा, 2 का बेचा होगा। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 1 का रेशियो यहाँ पे दोनों जगह इक्वल कर लेंगे, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ पे 2 बना लेंगे तो ये हो जाएगा 6/2। तो मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस 3/2। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 3 है तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल वो 6 है। क्वेश्चन में आगे कहता है प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें अगर मैं आर्टिकल को 60% पे बेचता हूँ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास, 6 है, इसका 60% निकालूंगा तो ये 6 × 6 3.6 हो जाएगा। 3.6 का बेचूंगा तो मुझे कितने का फायदा होगा ये बताना है। 3 का पड़ रहा है, 3.6 का बेच रहा हूं तो 0.6 का फायदा हो रहा है कितने पे, 3 पे। 0.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 100, ये तो 20% दिख जाएगा आपको फायदा। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है। रेशियो मेथड यूज करना है, रेशियो बेसिक से जो मैंने पहले बताया था वो भी आप ट्राई कर सकते थे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन में कहता है अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीजेज बाय 10% एंड ही सेल्स देम एट एन 8% हायर प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। एक आदमी अपने सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और जिसका 20% उसका लाभ है। अब इसे ध्यान से समझना, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। तो ये किसका 20% प्रॉफिट है, उसका जितने का वो वस्तुओं को बेचता है। तो सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने में और करने में। ठीक है। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा। जितने का सेलिंग प्राइस, जितने का वो बेचता है वस्तुओं को, 20% उसका प्रॉफिट होता है। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितने का है, 20% मतलब 1/5। तो 5 का बेचेगा तो इसका 20% 5 का उसका प्रॉफिट है, मतलब 1 उसका प्रॉफिट रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 माइनस 1 ये 4 होगा। बड़े ध्यान से यहाँ पे करना ये वाला काम। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस एट विच हिज बाइज द गुड्स इंक्रीजेज बाय 10%, जितने का उसने खरीदा ये 10% से मूल्य बढ़ जाता है तो कितने का हो जाएगा, 4.4। और जितने बेचता है वो 8% हायर पे, तो इसका 8% निकालूंगा 5 का, तो ये मेरे पास 0.4 होगा। तो 4.4 का उसे पड़ा, 5.4 का वो बेचना चाहता है, तो हमें बताना परसेंटेज प्रॉफिट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। आप कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 4.4 पे, इंटू में 100 कर दूंगा परसेंट, तो 100/44 करेंगे तो ये मेरे पास 22 पॉइंट समथिंग जाएगा। पहले 2 टाइम्स जाएगा, फिर 120 बचा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो यही सवाल का उत्तर हो सकता है। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। सीजीएल 2017 टीयर 2 का सवाल है। अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। क्वेश्चन में क्या था, ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ ग्राउंडनट इज एक्सट्रैक्टेड इन अ मिल। द मैटर लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड एज अ कैटल फीड and sold at the rate of 12.5 rupees per kg. The groundnut are bought at rupees
20 per kg. The processing cost is 5 rupees per kg. At what price should the oil be sold to 125% on total cost? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक मिल है जिसके अंदर अगर मैं ग्राउंडनट डालता हूँ, मूंगफली डालता हूँ, तो जो तेल निकलता है उसके वजन के 20% के बराबर निकलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 20% होता है 1/5। तो मैंने कहा अगर मैं 5 किलो मूंगफली डालता हूं तो मिल के अंदर, तो उसमें ऑयल कितना निकलेगा, इसका 1/5 निकलेगा, मतलब 1 लीटर ऑयल निकलेगा, 1 किलो या 1 किलो ऑयल निकलेगा, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब बाकी का पोर्शन क्या होगा, वो कैटल फीड होगा, मतलब वो बुरादा सा बचेगा जिसे मैं बोल सकता हूँ कैटल फीड की तरह, जिसे हम यूज करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, 5 किलो में 1 किलो अगर ऑयल निकला तो 4 किलो कैटल फीड प्रोड्यूस हुआ। जो कैटल फीड है उसे हम बेचते हैं 12.5 रुपए पर किलो के हिसाब से। ठीक है, अगर इसे 12.5 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचेंगे तो कितने रुपए का बेचेंगे, 12.5 से गुना कर देंगे तो 50 रुपए का हम कह सकते हैं कि ये 4 किलो मैटर को बेच देंगे। क्वेश्चन में कहता है जो ग्राउंडनट हमने खरीदे थे वो 20 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदे थे। अगर 5 किलो खरीदे थे तो 20 रुपए पर किलो के हिसाब से कितने खरीदे होंगे, मैंने कितने रुपए दिए होंगे, 100 रुपए। 100 रुपए मैंने ये मूंगफली खरीदी, उसमें 1 किलो तो ऑयल निकल गया, 4 किलो मेरा बुरादा बचा जो कैटल फीड की तरह यूज कर रहे हैं, उसे हम 50 रुपए का आगे बेच भी रहे हैं। जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 5 रुपए पर किलो है। ठीक है, अब मशीन के अंदर आपने ग्राउंडनट खरीद लिए, मशीन चलाओगे, उससे तेल निकालोगे, तो इसमें भी खर्चा आएगा ना। जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 5 रुपए पर किलो है। अगर मैंने 5 किलो लिया होता तो कितने रुपए प्रोसेसिंग कॉस्ट पड़ता, मैं 5 इंटू में 5, ये हो जाएगा 25 रुपए 5 किलो पे। कहता है कि कितने रुपए का मैं ऑयल बेच दूं जिससे कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे 120% का प्रॉफिट हो जाए। अब यहाँ पे 100 रुपए आपने मूंगफली के लिए दिए, 25 रुपए प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो 5 किलो में आपने टोटल 125 रुपए का खर्च कर दिया, तो इतने का पड़ेगा आपको। अब कैटल फीड जो प्रोड्यूस हुआ 4 किलो, वो आपने 50 रुपए का बेच दिया। ठीक है, हमें बताना है 1 किलो ऑयल कितने का बेचा जाए जिससे कि मुझे ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे 20% का फायदा हो। तो अगर 20% का फायदा चाहिए, टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 125 रुपए, 125 रुपए पे 20% का फायदा मतलब 6/5 में बेचूंगा मैं, तो मुझे 150 रुपए टोटल इस ट्रांजेक्शन से कमाने हैं। 150 में से 50 तो मेरे कहाँ चले गए, कैटल फीड से आ गए, जो बुरादा बचा, जो वेस्ट बचा उसे बेच के आ गए। मुझे ऑयल से कितने कमाने हैं, आप कहेंगे सर ऑयल से 150 में से अगर मैं 50 को घटा दूं तो मेरे पास बचेगा 100 रुपए। 100 रुपए मुझे ऑयल से कमाने हैं। कितना किलो ऑयल था, 1 किलो ऑयल। 1 किलो ऑयल कितने का बेचना है, 100 का बेचना है। यही मुझसे पूछा है कि 1 किलो ऑयल कितने का बेचना चाहिए। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 रुपीज। क्वेश्चन हो गया खत्म। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ पूरे सवाल को। हमने क्या करा, एक मशीन है जिसमें अगर मैं ग्राउंड नट डालता हूँ, मूंगफली डालता हूँ, तो 20% उसका ऑयल निकल जाता है। तो मैंने मान लिया जो टोटल क्वांटिटी मैंने खरीदी वो 5 किलो खरीदी, 5 किलो मशीन में डालूंगा, 1 किलो ऑयल निकलेगा, 4 किलो जो बुरादा बचेगा वो कैटल फीड की तरह यूज होगा। जो कैटल फीड की तरह बुरादा यूज होता है उसे 12.5 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। तो 12.5 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचेंगे तो ये 50 रुपए का हम बेच देंगे। ठीक है, बचा 5 किलो था। मूंगफली की कीमत जो हमने खरीदी वो 20 रुपए पर किलो है, तो 20 इंटू में 5 किलो खरीदी तो 100 रुपए हमने मूंगफली के लिए दिए। अब ये जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है कि इसे ऑयल अलग करना, बुरादा अलग करना, ये हमारे पास 5 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो 5 किलो खरीदा तो 5 रुपए पर किलो के हिसाब से 25 रुपए इसके लिए भी दिए प्रोसेसिंग कॉस्ट के। तो 100 जमा 25, 125 रुपए में हमें पूरा का पूरी ट्रांजेक्शन हुई, मतलब इतने का पड़ा पूरा का पूरा तेल और कैटल फीड। ठीक है, जब बेचने की बारी आई तो कैटल फीड तो 50 रुपए की बेच दी, बचा मेरे पास 1 किलो ऑयल। हमें यही बताना है 1 किलो ऑयल कितने का बेचा, क्योंकि पूरी ट्रांजेक्शन पे हमें 20% का मुनाफा हो। तो कॉस्ट प्राइस टोटल 125 था, इस पे 20% का प्रॉफिट लिया, तो मुझे 150 रुपए पूरी ट्रांजेक्शन में कमाने हैं, मतलब बेचना है पूरा ऑयल और कैटल फीड। तो ऑयल बेच दिया था 150 रुपए का, तो कैटल फीड बेच दिया था 50 रुपए का, तो ऑयल कितने का बेचेंगे, 150 माइनस 50, 100। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो टोटल क्वांटिटी हमने 5 किलो माना था, आप 1 किलो मान के करते तब भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो परसेंटेज में 20% दे रखा था, तो 1/5 मैंने 5 किलो मान लिया था, और हमारा आंसर उससे एक बार की में आ भी गया। अब CHSL 2019 टीयर 1 का सवाल है मेरे पास। An oil merchant wants to make a minimum profit of rupees 2100 by selling 50 liters of oil he purchased at rupees 20 to 36 per liter. For this, he adds a few liters of duplicate oil whose cost price is 180 rupees per liter and sells at 250 rupees per liter. How many liters of duplicate oil is needed for this purpose? मेरे पास एक ऑयल मर्चेंट है जिसे 2100 रुपए का प्रॉफिट कमाना है।
50 लीटर ऑयल बेचकर जो उसने 236 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदा। अब इसने क्या करा कि कुछ डुप्लीकेट ऑयल भी मिला दिया इसमें। 236 रुपए पर किलो पर लीटर वाले ऑयल में इसने 180 रुपए पर लीटर वाला कुछ डुप्लीकेट ऑयल मिलाया, और जो मिक्सचर बना उसे 250 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, हमें बताना है कि कितने लीटर उसने डुप्लीकेट ऑयल यूज करा होगा इस पर्पस के लिए। अब कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल पहले बेसिक से सीख लो, फिर डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक में मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। आपको पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। पहले 50 लीटर हमने ऑयल खरीदा 236 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो कितने रुपए दुकानदार ने भरे होंगे, 50 इंटू में 236। फिर इसने इसके अंदर कुछ डुप्लीकेट ऑयल मिलाया, मैंने मान लिया एक्स क्वांटिटी डुप्लीकेट ऑयल की मिलाई, तो एक्स मिलाया किस हिसाब से, 180 रुपए पर लीटर के हिसाब से, तो इतने रुपए डुप्लीकेट ऑयल में लगा दिए। ठीक है, अब ये तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। इसे बेचना है, बेचता किस हिसाब से, 250 रुपए पर लीटर के हिसाब से। कितने लीटर ऑयल उसके पास रेडी हो गया, 50 लीटर तो उसने ये वाला इस रेट का मिलाया, x लीटर इस रेट का मिलाया, तो 50 प्लस x इतना बेचेगा वो। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया पूरे ट्रांजेक्शन का। अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना, प्रॉफिट कितने का कमाना है, 2100 रुपए का, तो 2100 यहां पे जोड़ दिया। तो क्या मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन बन गई, सोल्व करके x का मान बताना, निकाल लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 250 इंटू 50 है, 50 कॉमन लूंगा इधर, इधर ये इधर चला जाएगा, 50 इंटू 236, तो मेरे पास बचेगा 50 इंटू में 250 माइनस 236, ये बचेगा 14। डन है। ये मेरे पास 250 x है, ये मेरे पास x इंटू 180 है, तो x कॉमन लूंगा, 250 में से 180 घटाऊंगा तो 70 आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2100 के बराबर हो जाएगा। 50 इंटू 1400, सॉरी 50 इंटू 14, ये हो जाएगा 700। 700 घटा दूंगा 2100 में से 1400 बचेगा, 1400 को 70 से डिवाइड करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 20 लीटर मैंने डुप्लीकेट ऑयल यूज किया होगा। ये है इस सवाल को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा वो देख लेते हैं। इसे अगर आप डायरेक्ट करते हो तो ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, 50 लीटर उसने ऑयल जो यूज करा है वो करा है 236 रुपए पर लीटर वाला। ठीक है, जब बेचने की बारी आई तो उसने कुछ ऑयल और मिक्स करा, और सारा का सारा ऑयल कितने रुपए पर लीटर में बेचा, 250 रुपए पर लीटर में बेचा। तो मैं कहूंगा इस 50 लीटर पे उसने कितने का मुनाफा कमाया, जो अगर ये मिक्स करके ना बेचता, अलग अलग ही बेच देता, तो 50 लीटर 236 का पड़ रहा है, 250 का बेचा, तो 1 लीटर पे उसने कितने का फायदा कमा लिया, 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से। 50 लीटर बेचा तो कितने का फायदा कमा लिया, 14 इंटू 50, ये हो गया मेरे पास 700 रुपए। 700 रुपए का फायदा ऑलरेडी कमा चुका है इस 50 लीटर पे। हमें बताना है कितने लीटर उसने 180 रुपए प्रति लीटर वाला ऑयल बेचा होगा, जिससे कि टोटल ट्रांजेक्शन में 2100 रुपए कमा ले। अब 2100 कमाने हैं, टोटल 700 कमा चुका है पहले 50 लीटर पे ही, तो बचे कितने होंगे मेरे पास, 2100 में से 700 घटाऊंगा 1400 रुपए। 1400 रुपए उसे कमाने हैं जब वो 180 रुपए पर लीटर वाला ऑयल कितने का बेचता है, 250 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है। 1 लीटर पे कितना कमा रहा है, यहाँ पे वो 70 रुपए कमा रहा है। कितने लीटर बेचे कि 1400 कमा ले, तो 1400 भाग 70, ये हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, ये ओरली करने वाला तरीका है जो आप अगर सोच पाए तो कर सकते हैं। ऑल तो एग्जाम में इतनी जल्दी हिट नहीं करेगा फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स को जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो वो ऐसे बेसिक से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, वरना अगर डायरेक्ट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। चलूं आगे। अगला सवाल मेरे पास एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 1 का है। कहता है अ पर्सन परचेज्ड 40 आइटम्स एट सम प्राइस, ही सोल्ड सम आइटम्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% by selling them at a price equal to the cost price of 26 items. The remaining items are sold at 18% profit. What is the total profit percentage? एक आदमी ने टोटल 40 आइटम्स खरीदी कुछ प्राइस पे। टोटल आइटम्स का कुछ हिस्सा 30% के प्रॉफिट पे बेचा गया, और उसे बेचा गया कॉस्ट प्राइस के 26 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर पे। तो मैं कहूंगा 26 आइटम का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है। मान लो मैंने स्टार्टिंग में कितनी आइटम्स बेची, n आइटम्स बेची, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 30% के प्रॉफिट पे। तो n मैंने आइटम्स बेची, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का इतना है, तो इतना तो कॉस्ट प्राइस हो गया। 30% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 13 भाग 10 में बेची होगी। तो n आइटम्स का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 26 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, बची हुई आइटम्स को हमने बेचा 18% के प्रॉफिट पे, तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कट गया, 13 से काटूंगा 26 को तो 2 आ जाएगा, और मेरे पास n का मान 2 इंटू 10 20 हो जाएगा।
तो मैंने पहले 20 आइटम्स को बेचा होगा। टोटल आइटम्स कितनी थी? टोटल आइटम्स थी मेरे पास 40, तो 20 को पहले मैंने बेचा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 30% के प्रॉफिट पे। बची हुई 20 आइटम, 40 में से 20 घटा दिया, इसे मैंने बेचा कितने पे? 18% के प्रॉफिट पे। तो मुझे बताना ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या आप डायरेक्टली बता सकते हैं? 20 आइटम इधर है, 20 आइटम इधर है। मैंने कहा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज नंबर ऑफ आइटम्स पर डिपेंड नहीं करेगा, उनके रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो जो 30% पे बेची गई है वो 1 रेशियो है, यहाँ पे भी 1 रेशियो है। तो मेरे पास एक आइटम पे 30%, दूसरे आइटम पे 18%, दोनों आइटम पे मिला के कितने का फायदा होगा? 1 इंटू 30 30% प्लस 1 इंटू 18 कितनी आइटम? 2 आइटम से मान लेते हैं हम x% का फायदा इक्वल टू 2 इंटू x%। x का मान कितना आ गया? 30 जमा 18, 48 भाग 2, 24%। यही मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। डन है। वरना जैसे ही आपने देखा था कि भैया दोनों जगह मेरे पास एक सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, एक को 30% पे, एक को 18% पे, तो एवरेज में प्रॉफिट कितना होगा? इनका एवरेज निकाल लो। 30 और 18 का मिडल वैल्यू क्या होगी? 24 होगी, तो 24% प्रॉफिट। वैसे भी कर सकते हैं। डन। चलें आगे। तो आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। नई क्लास में मिलेंगे जिसमें हम डिस्काउंट थोड़ा स्टार्ट कर देंगे, डिस्काउंट के बारे में समझेंगे, और फिर मिक्स क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट तीनों को करेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। सो अब हम डिस्काउंट स्टार्ट कर रहे हैं, छूट भट्टा भट्टा। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में ही प्रॉफिट एंड लॉस के समझा दिया था। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक होता है मार्क्ड प्राइस या फिर MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो आप देखते हैं, या फिर कोई भी वस्तु है आप मार्केट में लेने जाते हैं, उस पर कुछ लिखा होता है ना, कितने रुपए से लिखा हुआ है। आप टाटा चाय लेने गए, उस पर लिखा हुआ है 120 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अब दुकानदार है, क्या 120 रुपये वहां पे लिखा हुआ है, आप उसके 120 रुपये दे दोगे? नहीं, आप कहोगे यार कुछ डिस्काउंट तो दे दो। कई बार दुकानदार खुद ही सेल निकाल देते हैं, खुद ही 10% 20% डिस्काउंट रखते हैं। नहीं भी होता तो हमारी आदत होती है कि भैया सही बताओ कितने लगाओगे, ठीक है, कुछ छूट तो दो, मैं इतनी दूर से आया हूँ आपकी दुकान पे लेने, परमानेंट कस्टमर हूँ, ये और वो, राइट। तो मार्क्ड प्राइस इतना है। दुकानदार ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 10% की छूट दे देता हूँ। अगर 10% की छूट दे दी तो किस पे दी जाएगी छूट? दी जाएगी इस पे। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। जो छूट दी जाती है वो हमारा क्या है? डिस्काउंट। अब छूट दी गई 120 पे 10% की, तो कितना हो गया? 10% ऑफ 120, 12 रुपए की छूट दे दी। कितने रुपए की वस्तु बेची गई? ये बेची गई 108 रुपए की, राइट। अब ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब ये किसका सेलिंग प्राइस है? किसने बेचा इसे? ये शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जिससे आप वस्तु खरीद रहे हैं, राइट। अब शॉपकीपर 108 रुपए की बेच रहे, जरूरी नहीं है कि उसे ये 108 की पड़ रही हो, तो सस्ती पड़ रही होगी, क्योंकि खुद भी तो कुछ मुनाफा कमाएगा। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस उसका रहा होगा 100। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, 108 की उसने बेची, तो उसे प्रॉफिट कितने का होगा? आप कहेंगे उसे यहां पे 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? ये डिस्काउंट परसेंट है, ये डिस्काउंट वैल्यू है। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करता हूं, मान लो एक वस्तु है जिसपे MRP अगेन 120 है। अब इस पे डिस्काउंट दे दें से 20% का, और जो शॉपकीपर है उसे वो चीज पड़ रही है 100 रुपए की, तो यहाँ पे हमें लॉस भी हो सकता है। 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 24 का डिस्काउंट दे दिया, बेचेंगे कितने का? 96 रुपए का। पड़ रहा है दुकानदार को 100 रुपए का, तो कितने के लॉस में गई? 4 रुपए के लॉस में गई। तो मैं कहूंगा 4% लॉस हो गया। क्या ये चीज क्लियर होगी? तो मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस को जोड़ने वाली कड़ी है हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। MRP पे डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। दोनों केसेस में हम कहां पे पहुंचेंगे? सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं सीधा सीधा इस चीज को एक लाइन में लिखना चाहूं, मेरे पास कुछ MRP होगा, MRP पे से मैंने D% का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो D% का डिस्काउंट दे दिया, MRP अपने आप का 100% होगा, है ना। उसमें D% का डिस्काउंट दूंगा तो किस पे दूंगा? MRP का जो मान है उस पे D% घटा देंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं सेलिंग प्राइस, और क्या होता है? अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप का 100% होगा, उस पर क्या कर लें? प्रॉफिट कमा लें। से मैंने P% का उस पर प्रॉफिट कमा लिया, तो ये होगा P%, और ये किसका? कॉस्ट प्राइस का। आप देखेंगे यहाँ पे MRP अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 100 माइनस D%,
और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 100 प्लस P%। और ये प्रॉफिट है तो इसलिए P% है। अगर लॉस होता तो मैं यहीं पे क्या था, एक लाइन और डाल के छोटी सी, कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये है, अगर लॉस हो रहा होता तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती MRP, ये हो जाता 100 माइनस डिस्काउंट %, ये बराबर हो जाता कॉस्ट प्राइस 100 माइनस जो भी लॉस है मेरा, लॉस की प्रतिशत। क्या ये चीज क्लियर हो गई? यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं MRP रेशियो कॉस्ट प्राइस, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ऐसे ही अगर लॉस हो रहा है मुझे तो MRP रेशियो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, MRP हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, MRP हमेशा ज्यादा होगा लागत मूल्य से, और मेरा MRP बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से भी, या तो सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप MRP पे सामान को बेचें, राइट, तो आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, लेकिन दुकानदार अगर वो काम करने बैठा, कमाने बैठा है, तो हमेशा MRP को ज्यादा रखेगा कॉस्ट प्राइस से। इन पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि वो MRP पे चीजें खरीद ले, बट फिलहाल के लिए आप ये मान के चलें MRP ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, और MRP सेलिंग प्राइस के बराबर हो सकता है। वैसे बड़ा होगा, बराबर तब होगा जब 0% डिस्काउंट देंगे। क्लियर? तो ये दो, ये मैंने लिखा है, ये याद रख लेना, MRP बाय कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, कितना डिस्काउंट देने, अगर मैं एक वस्तु पे D% का डिस्काउंट देता हूं, उसके बाद भी मुझे P% का प्रॉफिट होता है, तो मैं कहूंगा MRP रेशियो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 प्लस P डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। डन। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब ये बेसिक यही है हमारा इसका। सबसे पहला सवाल जो कि एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 में पूछा गया, क्वेश्चन में कहता है अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 21% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज। एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है जब वो एक बुक को 21% डिस्काउंट पे देता है प्रिंटेड प्राइस के। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस और मतलब अंकित मूल्य और लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या है। आप कहेंगे सर जब प्रॉफिट ही मुझे दे रखा है 21% है तो क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 मान लिया, 21% का प्रॉफिट हो गया तो 21 से वैल्यू बढ़ जाएगी, हो जाएगा 121। यही तो मेरा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस है, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या ये डिस्काउंट वाली चीज की जरूरत थी यहाँ पे? नहीं थी। अगर मुझे यही पता चल गया कि मुनाफा कितने का है, कितने प्रतिशत है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वैसे ही मिल जाएगा। ये फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए स्टेटमेंट डाली गई है, कंफ्यूज करने के लिए। एक ही सेकंड का सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ रिटेलर बाइज 30 पेंस एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 27 पेंस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल्स एट द मार्क्ड प्राइस टू द कस्टमर। एक रिटेलर, एक खुदरा दुकानदार 30 पेंस को 27 पेन के एमआरपी पे खरीद लेता है। ठीक है, हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी उसकी अगर वो आर्टिकल्स को एमआरपी पे बेच दे कस्टमर को। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, कुछ एमआरपी है, वो जो दुकानदार है वो किस तरीके से खरीदता है, 27 पेन के एमआरपी पे 30 पेन खरीद लेता है। तो मैं कहूंगा दुकानदार के लिए फॉर शॉपकीपर की नजर से हम सारे सवाल को देखेंगे। फॉर शॉपकीपर 30 पेन खरीदे उसने, तो 30 पेन का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। वो किसके बराबर दे रखा है, उसने 27 पेन के एमआरपी पे खरीद लिए 30 पेन, तो 27 पेन के एमआरपी के बराबर होगा। यहां से मैं कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकाल सकता हूं। आप कहेंगे सर ये मेरा मान हो जाएगा, 3 से काट दूंगा तो ये मेरे पास 9/10 बचेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया? मतलब एक पेन पे अगर एमआरपी 10 रुपए का है तो दुकानदार को कितने का पड़ जाएगा, 9 रुपए का पड़ जाएगा। कहता है उसके प्रॉफिट प्रतिशत, उसकी लाभ प्रतिशत ज्ञात करें अगर वो आर्टिकल को एमआरपी पे ही बेचता है। तो अगर उसे पड़ इतने का रहा है, एमआरपी पे बेचेगा तो एमआरपी मेरा क्या बन जाएगा, क्या यही सेलिंग प्राइस भी बन जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट की बात ही नहीं करी हमने। और अगर एमआरपी ही सेलिंग प्राइस बन जाएगा तो 9 का पड़ रहा है, 10 का बेच रहे हैं तो कितने का, 1 का प्रॉफिट हो गया मुझे। कितने पे हो रहा है, 9 पे हो रहा है, तो 1/9। ये फ्रैक्शन में, परसेंटेज में आपको पता है 11.11% होता है, वरना इंटू 100% कर देंगे तो ये मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। क्या सवाल क्लियर हो गया?
जब यहाँ पे कहे कि एमआरपी पे बेचा जा रहा है सामान, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चंस तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर गलती से शायद मार्क रह गया। क्वेश्चन में क्या था, आ रिटेलर परचेज्ड 70 पेंस एट द मार्क प्राइस ऑफ 56 पेंस फ्रॉम द होलसेलर एंड द रिटेलर सेल्स देम टू द कस्टमर एट द मार्क्ड प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर। एक रिटेलर क्या करता है, 70 पेन को खरीदता है 56 पेन के एमआरपी पे फ्रॉम दी होलसेलर। तो ये कॉस्ट प्राइस सीपी मान लिया, एमआरपी मैंने पेन का इतना मान लिया। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी कितना आ जाएगा, आप 14 से काट देंगे पहले तो, ये 4 बचेगा और ये नीचे 5 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो 4 रुपए का पड़ रहा है, 4 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, तो एमआरपी 5 रुपए रहा होगा। कस्टमर को जो रिटेलर है वह एमआरपी पे बेच रहा है, तो यही सेलिंग प्राइस भी बन जाएगा। 4 का पड़ रहा है, 5 का बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट 4 पे, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। अच्छा, अब एक चीज हमेशा सबके लिए कॉमन रहेगी, एमआरपी चाहे दुकानदार हो चाहे कस्टमर हो, सबके लिए सेम होता है। लेकिन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये वेरी करता रहेगा, क्योंकि जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस है वो कस्टमर का क्या होगा, शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, कस्टमर का वो कॉस्ट प्राइस होगा। हो सकता है कस्टमर आगे जाके इसे फिर से बेच दे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, मार्केट प्राइस सभी के लिए सेम होता है और बाकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सबके लिए अलग हो सकता है। क्वेश्चन में कहता है, अ होलसेलर सेल्स 40 पेंस एट द मार्क प्राइस ऑफ 36 पेंस एंड द रिटेलर सेल्स देम टू द कस्टमर एट 1% डिस्काउंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिटेलर। क्या होता है यहाँ पे, एक होलसेलर 40 पेन को 36 पेन के एमआरपी पे बेच देता है। अगर बेच देता है तो होलसेलर किसे बेचेगा, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को। तो हमें कहां से देखना है क्वेश्चन को, क्योंकि हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर, तो मैं रिटेलर के नजरिए से क्वेश्चन को देखूंगा। रिटेलर के लिए जो एमआरपी है और कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, 40 पेन होलसेलर ने बेचे 36 पेन के एमआरपी पे, तो रिटेलर के लिए 40 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो किसके बराबर होगा, वो 36 पेन के एमआरपी के बराबर होगा। अगर मैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, अगर मैं इसी चीज को होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता तो मैं कहता 40 पेन का जो होलसेलर का सेलिंग प्राइस है वो 36 पेन के एमआरपी के बराबर है। ठीक है, हमें किससे काम करना है, हमें रिटेलर को लेके चलना है, तो हम रिटेलर की तरफ से देखेंगे। तो ये 40 पेन का जो सेलिंग प्राइस है होलसेलर का, वो रिटेलर का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो हमेशा रिटेलर की नजरिए से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, या जो शॉपकीपर है जो आगे मेन कस्टमर को बेच रहा है उसके नजरिए से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर यहां से कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी निकाल लूं तो ये 4 से कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9:10। अब कहता है जो रिटेलर है कस्टमर को 1% का डिस्काउंट देता है, तो एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाएगा, इसका 1% अगर मैं घटा दूं, 1% कितना होगा, 10 का 0.1 होगा। 0.1 वैल्यू अगर मैंने घटा दी तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 9.9। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो हमें बताना है रिटेलर को प्रॉफिट कितना होगा, 9 का पड़ रहा है, 9.9 का बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट, 0.9 का प्रॉफिट कमा रहा है एक पेन को बेचने पे, और 0.9% का मतलब 0.99 का कितना है, ये 10% है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 10%। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। डन है, अगले सवाल पे चलते हैं। अब आप मार्केट में जब सामान लेने जाते हो, आपने देखोगे कई बार ऐसी छूट लगी होती है कि 2 आइटम खरीदो 5 आइटम फ्री, 3 आइटम खरीदो 50 आइटम फ्री। ठीक है, ऐसी तो नहीं होती, 3 आइटम खरीदे 10 आइटम फ्री, 3 आइटम खरीदे 2 आइटम फ्री, 3 आइटम खरीदे 3 आइटम फ्री। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक्चुअली में काम कैसे करता है उसका कंसेप्ट समझते हैं पीछे, कि एक्चुअली में वो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या कोई सच में कोई चीज फ्री दे रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं हमें कुछ प्रतिशत का, वो समझेंगे। जैसे मेरा सबसे पहला सवाल है, कहता है अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल्स, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। एक शॉपकीपर क्या करता है, 3 आर्टिकल फ्री दे देता है अगर कोई 5 आर्टिकल खरीदता है, तो हमें बताना है वो कस्टमर को कितना डिस्काउंट दे रहा है। अब मैं शॉपकीपर के नजरिए से हमें देखना है, हमेशा शॉपकीपर के लिए मैं मान लेता हूं मेरे पास एक एमआरपी रहा होगा और एक मेरा सेलिंग प्राइस रहा होगा जिसपे वो कस्टमर को बेच रहा है। ठीक है, हमें यही बताना है कि कितना डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पे।
अगर मैं बात करता हूं, वो कहता है कि 3 आर्टिकल फ्री देता है ऑन द परचेज ऑफ एवरी 8 आर्टिकल्स। तो कस्टमर के जो दुकानदार है उसके एंड से कितने आर्टिकल बेचे जा रहे हैं? अगर किसी ने 3 आर्टिकल मांगे, सॉरी 5 आर्टिकल मांगे, तो 5 के साथ वो 3 फ्री दे रहा है, तो टोटल 5 जमा 3 क्या 8 आर्टिकल्स उसकी दुकान से कम हो रहे हैं। तो वो क्या करेगा, क्या वो 8 आर्टिकल्स बेच रहा है, जब उसकी बेचने की बारी आई वो 8 आर्टिकल्स को बेच रहा है। ठीक है, पैसे कितने के चार्ज कर रहा है? आप कहेंगे सर वो 5 आर्टिकल के साथ 3 फ्री दे रहा है, तो वो सिर्फ 5 आर्टिकल्स के पैसे चार्ज कर रहा है। तो एमआरपी कितने का लेगा कस्टमर से? क्या वो 5 आर्टिकल्स का लेगा? 5 आर्टिकल्स का एमआरपी लेगा और यहां पे क्या करेगा, 8 आर्टिकल्स दे देगा। तो कितने की छूट दे दी उसने? आप कहेंगे सर 3 की छूट दे दी, कितने पे? 8 पे। और इनटू में 100% कर लूंगा तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा 37.5%। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा, जो दुकानदार है उसके दुकान से कितना सामान कम हो रहा है? 8 सामान कम हो रहा है। पैसे कितने के ले रहा है? वो 5 के पैसे ले रहा है। तो 5 के पैसे ले रहा है, 8 सामान कम हो रहा है, तो कितनी छूट दे दी उसने? क्या 3 की छूट दे दी? 3 की छूट दिया 8 आर्टिकल पे, तो मैं कहूंगा 3 का डिस्काउंट हो गया कितने पे? 8 पे, इंटू में 100%, ये हो गया मेरे पास 37.5%। दोबारा एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, ठीक है, उसके पास क्या है, टॉफी 1-1 रुपए वाली। मैंने कहा उसके पास 8 टॉफी है, ठीक है, 8 टॉफी कितने की होगी? 8 रुपए की होंगी। अब उस एक कस्टमर आया उसके पास, उसने छूट निकाल रखी है कि बाय 5 गेट 3 फ्री, बाय 5 गेट 3 फ्री। ठीक है, तो जब कस्टमर आया वो कितने के पैसे देगा? कस्टमर 5 के पैसे देगा। कस्टमर ने कितना पे करा? 5 के 5 रुपए पे करेगा। मिलेगी किस कस्टमर को कितनी? क्या कस्टमर को 8 की 8 टॉफी मिल जाएगी, क्योंकि 5 के पैसे दिए 3 फ्री मिल गई, तो 8 की 8 मिल गई। अगर मैं दुकानदार के नजरिए से देखता हूं तो उसने 8 आर्टिकल जिसपे एमआरपी 8 का रहा होगा, कितने का बेच दिया? 8 रुपए का सामान 5 का बेच दिया, तो कितने की छूट दे दी? क्या 3 रुपए की छूट दे दी? तो मैं कहूंगा 3 की छूट दे दी, कितने पे? दुकानदार के लिए तो 8 आर्टिकल्स मिस हुए हैं ना, तो उसने 8 पे दिए, इनटू में 100%, और इस सवाल का उत्तर होगा मेरा 37.5%। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई है, ठीक है, इस एग्जांपल से। अब इसे थोड़ा सा और मैं एक ब्रीफ कर देता हूं कि आप डायरेक्टली करना चाहें तो कैसे करेंगे। जो मेरे पास जब भी फ्री आर्टिकल्स वाला सवाल हो तो उसके अंदर जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो क्या होता है? फ्री आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स फ्री दिए, डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल्स सोल्ड इनटू में 100%। फ्री आर्टिकल्स कितने थे मेरे पास? यहाँ पे 3 थे, टोटल कितने बेचे? 5 के साथ 3 फ्री दे रहे थे, इनटू में 100%, और ये आ गया मेरा 37.5%। क्लियर? इसे अगर आपको और एक और तरीके से देखना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आगे जाके भी मदद करेगा जब और मुश्किल सवालों पे हम जाएंगे। अच्छा, जब वो 8 आर्टिकल्स बेच रहा है तो 8 आर्टिकल के एमआरपी का बराबर सामान बेच रहा है, कितना चार्ज कर रहा है? अमाउंट चार्ज। आप कहेंगे सर 8 आर्टिकल के एमआरपी का सामान बेच रहा है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है? 5 आर्टिकल के ले रहा है, क्योंकि 3 फ्री दे रहा था। तो अमाउंट चार्ज मेरा 5 है, एमआरपी मेरे पास 8 है, तो आप कहेंगे सर ये कितने का छूट दे दी? 3 की छूट दे दी, कितने पे? 8 पे। इस तरह से आप याद रख लें इस चीज को कि मेरे पास जब 8 आर्टिकल बेचेगा तो 8 आर्टिकल के एमआरपी का बराबर सामान कितने में दे रहा है? वो 5 आर्टिकल के एमआरपी के बराबर दे रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 8 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो किसके बराबर हो गया? 5 आर्टिकल के एमआरपी के बराबर हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास रेशियो निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस रेशियो एमआरपी कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5:8। आप कहेंगे 3 की छूट दिए कितने पे? 8 पे, तो 3/8 गुना में 100, ये हो जाएगा मेरे पास 37.5%। आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, एक मैंने ये रेशियो मेथड से कर दिया, बाकी ऐसी चीजें सारी समझा दी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, रख ले, वरना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में अगर नहीं समझ आया फिर दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, ये समझ आ जाएगा तो आगे क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है अ शॉपकीपर गिव्स 6 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 3 आर्टिकल्स, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। एक दुकानदार 6 आर्टिकल फ्री देता है, कितने पे? 3 आर्टिकल खरीदने पे, तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है। आप कहेंगे कितने आर्टिकल फ्री दिए?
6 हैं। टोटल आर्टिकल्स कितने भेजे, 6 के साथ 3 और फ्री दे दिए तो 9 दे दिए, इनटू में 100%, तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा मेरे पास 66 2/3%, राइट। ऐसे सोच सकते हैं। वरना मैं ये कहूंगा कि उसने फ्री आर्टिकल दिए 6, ठीक है, पैसे कितने के चार्ज करें, 3 आर्टिकल के पैसे चार्ज करें, टोटल दिए कितने आर्टिकल, 9 आर्टिकल, कितने आर्टिकल फ्री हो गए, 6 आर्टिकल फ्री दे दिए, कितने पे, 9 पे, 6/9 इंटू में 100%, ठीक है, इसी तरीके से सोच सकते हो। क्वेश्चन में कहता है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500. A shopkeeper sells it by giving 20% discount on the marked price. If the cost price of the article is 991, then his profit is. ठीक है, एक आर्टिकल पे जो एमआरपी है वो 1500 रुपए है, एक शॉपकीपर बेचता है इसे 20% डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी पे, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो इतना है, तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अगर एमआरपी मेरे पास 1500 रुपए है, इसे 20% डिस्काउंट दे दिया तो कितने का बेचा जाएगा, अपने आप के 80% का बेचा जाएगा, और 1500 का 80% निकालूंगा तो ये हो गया मेरे पास 1200। क्या ये सेलिंग प्राइस आ गया। हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास इतना है, प्रॉफिट बताना है कितना होगा, वैल्यू बतानी है। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, इसमें से इसे घटाऊंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 209 रुपए का। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल, क्वेश्चन में कहता है आ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट एट 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹65, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक दुकानदार एक वस्तु को 30% डिस्काउंट पे खरीदता है एमआरपी के, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो में चलता हूं, आप कहेंगे सर यहां पे मेरे पास एमआरपी होगा, अब यहां पे कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं दुकानदार का, 30% डिस्काउंट में खरीदा, मतलब एमआरपी अगर 10 है तो उसने कितने का खरीद लिया, क्या ये 7 रुपए का खरीद लिया, 3 का डिस्काउंट मिल गया। जब बेचने की बारी आई तो उसने क्या करा, एमआरपी पे 5% का डिस्काउंट दिया। अब इस पे 5% का डिस्काउंट देंगे तो 10 पे 5% 0.5 आएगा, इससे बढ़िया मैं इसे 100 बना लेता हूं, इसे 70 बना लेता हूं, ठीक है। जब बेचने की बारी आई तो उसने आर्टिकल को 5% डिस्काउंट पे बेचा, मतलब 5 रुपए कम में बेचेगा, कितने का बेचा, 95 का बेचा। इस तरीके से उसने जो प्रॉफिट अर्न किया वो 65 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है रेशियो में, आप देखें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25 ज्यादा है, 25 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 65 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। हमसे पूछा इसका मार्क्ड प्राइस बता दें, मार्क्ड प्राइस तो 100 था, 100 का मान बताना है, 25 इंटू में 4 100 होता है, तो ये हो जाएगा 65 इंटू में 4 260, ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% higher than the cost price and allows a discount of 10% on the marked price. In order to earn 6.5% more, what discount percent should he allow on the marked price? एक दुकानदार क्या करता है, अपनी वस्तु को 30% हायर रखता है कॉस्ट प्राइस से और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे देता है। अगर उसे 6.5% का ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमें बताना है एट व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ ऑन दी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट उसे देना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, एमआरपी रखता है 30% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से, तो शुरुआत कॉस्ट प्राइस से हुई है। एमआरपी से शुरुआत होती है तो एमआरपी को 100 मानते हैं, और अगर कॉस्ट प्राइस से शुरुआत हो तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेना। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस को मैं मान लेता हूं 100, ठीक है। अब उसने एमआरपी कितने का रखा, 30% ज्यादा, तो मेरे पास 30% एक्स्ट्रा ले लिया, तो एमआरपी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 130, ठीक है। अब उसने एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट दे देगा तो 13 रुपए घट के मेरे पास आ जाएगा 117, ठीक। अब उसे क्या करना है, उसे 6.5% ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हमें बताना है कि उसे कितना डिस्काउंट देना चाहिए था एमआरपी पे। अगर आप उसे ज्यादा कमाना है 6.5%, तो आप कहेंगे सर अभी कितना कमा रहा है, कॉस्ट प्राइस है 100, क्या ये अभी 17% कमा रहा है। अगर 6.5 ज्यादा कमाना है तो इसी में मैं क्या करूं, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस पे ही तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, कॉस्ट प्राइस का 6.5% कितना होगा, 6.5 रुपीज, 6.5 और जोड़ दें 117 में, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 23.5, राइट।
23.5 का उसे आर्टिकल बेचना पड़ेगा अगर 6.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। तो एमआरपी पे कितने का डिस्काउंट दिया जाएगा? आप कहेंगे एमआरपी 130 रुपए है, इस पे डिस्काउंट हम अब कितने का दे रहे हैं, इसमें कितना घटा दूं कि मेरे पास 123.5 आ जाए? ये होगा मेरे पास 6.5। तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए उस एमआरपी पे? 6.5 का डिस्काउंट देना चाहिए। एमआरपी कितना था? 130 गुना में 100। आप देखेंगे पॉइंट हटाऊंगा तो एक यहां से एक जीरो कट जाएगी, यहां से 2 टाइम आएगा और ये 5%। तो 5% ही मेरा इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एक शॉपकीपर अपनी गुड्स को 30% अबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं तो पहले कॉस्ट प्राइस को 100 मानूंगा और एमआरपी मेरा हो गया 130। कहता है एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे 10% का, 117 आ गया। अभी जो प्रॉफिट हो रहा है मुझे कॉस्ट प्राइस पे कितने का हो रहा है? आप कहेंगे सर 100 का पड़ रहा था, 117 का बेच रहा हूं, 17% का। हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? हमें 6.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। तो 6.5% और जोड़ना है मुझे प्रॉफिट में। तो 17 में 6.5 और जोड़ दूंगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे 17 जमा 6.5 ये होगा 23.5%। तो या तो मैं कॉस्ट प्राइस में 23.5% जोड़ दूं तो 123.5 आ जाएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा, इतने का बेचना है मुझे आर्टिकल, ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए। या फिर मैं कहूंगा कि भैया 117 जब बनाता तो 17 तो पहले ही था, 100 क्योंकि 100 से कंपेयर कर रहे हैं, 100 का 17 पहले ही था 117। अब मुझे कितना चाहिए? 6.5%। तो 100 का ही 6.5% कितना होगा? 6.5। तो 6.5 रुपीज एक्स्ट्रा का बेचना है तो 117 में क्या कर लेंगे? 6.5 को ऐड कर लेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 123.5। अब एमआरपी पे कितनी छूट दें, कितने का बेचा जाए? एमआरपी 130 था, कितनी की छूट दी? 6.5 की। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 130 गुना में 100, ये मेरा आंसर आ गया। डन है। अगला सवाल मेरे पास सीजीएल 2020 की ही मैंने ज्यादातर क्वेश्चन डाल दिए। पहले मेरे पास ये क्वेश्चन जब मैं 1 साल पहले पढ़ा रहा था सेम टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन वो किसी और एग्जाम के थे या फिर एसएससी सीजीएल 2018 के थे, 2019 के थे। अब उन्हें हटा के मैंने इस कोर्स के अंदर कोशिश करी कि सीजीएल 2020 जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं ऐसे ही मैं हर कोर्स में रिप्लेस करता रहता हूँ क्वेश्चंस को, जिससे कि लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको साथ के साथ मिलते रहे। क्वेश्चन में कहता है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 27% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ X% discount is allowed on the marked price and still there is a profit of 6.68%, then what is the value of X? एक आर्टिकल को 27% अबव रखा गया कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो एमआरपी कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 27%, ज्यादा बढ़ाऊंगा तो 127 हो जाएगा, ठीक है। अब एमआरपी पे हमें X% डिस्काउंट देना है, उसके बाद भी जो मेरा प्रॉफिट है वो 6.68% का रहना चाहिए। तो X% का डिस्काउंट देने के बाद भी कितना का प्रॉफिट चाहिए मुझे? 6.68% का। तो 100 का 6.68% कितना होगा? 106.68। तो मुझे आर्टिकल को इतने का बेचना है तो 127 में कितने का डिस्काउंट दूंगा मैं? 127 में से अगर ये घटा दूं तो मेरे पास आएगा 20.32। इतने रुपए का डिस्काउंट देना है, कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है? तो 20.32 भाग में 127 पे डिस्काउंट देना है गुना में 100। ये मेरा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा परसेंटेज में। आप देखेंगे यहाँ पे 100 2 जीरो इधर कट जाएंगे तो 20 32 आ गया और यहाँ पे 127 ही है। अब मैं डायरेक्टली इस सवाल का उत्तर बता सकता हूँ। क्यों बता सकता हूँ? आप देखेंगे यहाँ पे या तो ये मेरा 127 है ना नीचे, और ये सारी की सारी वैल्यूज दे रखी है, तो ये तो ओड वैल्यू है। और अगर ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं है, तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए? आप कहेंगे सर 7 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मिलता है। तो जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी और इस सवाल का उत्तर यही हो सकता है। खत्म हो गया यूनिट डिजिट से। जो यूनिटरी मेथड स्टार्टिंग में था सबसे काम का मेथड है, बड़े आराम से सवाल होते हैं। अगले सवाल पे चलता हूं। कहता है सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹176 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। Had she not given any discount, she would have earned a profit of 25%. What is the cost price of the article? सुरभि ने एक वस्तु को 176 रुपए का बेचा 12% डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी पे। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देती तो उसका जो प्रॉफिट होता वो 25% का होता। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। बहुत ही सरल सवाल है, मेरे साथ साथ चलना। 176 मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस है आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। तो अगर एमआरपी को 100 मान लो तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये 88% के बराबर हो जाएगा? ठीक है, एमआरपी को मैंने 100 मान लिया। अगर ये 88% हो गया तो मेरे पास यहां से काटूंगा 2 टाइम जाएगा और मेरे पास 1% 2 के बराबर है 100%। मतलब एमआरपी का जो मान आ जाएगा
वो हो जाएगा मेरे पास 200। कहता है कि अगर वो एमआरपी पे आर्टिकल को बेचती है तो उसे 25% का फायदा होता है। तो अब मेरे पास 25% का फायदा होगा जब 200 रुपए का बेचा जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस से अगर कंपेयर करूंगा, 25% का फायदा मतलब कॉस्ट प्राइस का 125%, 125% मतलब 5/4। क्या ये 200 के बराबर हो जाएगा? और अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये मेरे पास 40 आएगा और कॉस्ट प्राइस का मान हो जाएगा 160 रुपए। क्वेश्चन हो गया खत्म। डन है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मेरे पास CGL 2020 टीयर बना दिया। A shopkeeper sold an article at 4/5 of its marked price and suffered a loss of 1/3%. Find the profit percentage if he sold the article at the marked price. Correct to an integer. एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 4/5 पे बेचा एमआरपी के, और इस केस में उसे नुकसान होता है कितने का? 1/3% का। प्रॉफिट परसेंट बताना है अगर वो आर्टिकल को एमआरपी पे बेच दें। तो अगर मैं बात करता हूं, पहली इक्वेशन तो ये आ गई, यहां से मैं एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूं, ये सॉरी सेलिंग प्राइस का। तो मेरे पास यहां पे मान आ जाएगा एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 4/5, सॉरी 5/4। और कहता है लॉस हो रहा है 1/3%। 1/3% को अगर मैं खोलता हूं तो ये मेरे पास 10/3% मतलब 10/300 होगा। तो 1/30 हो गया, मतलब 30 पे मुझे 1 का लॉस हो रहा है। तो 30 मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। लॉस अगर 1 का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा? 30 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 29। यहां पे अगर मैं सेलिंग प्राइस देखता हूं 4 रेशियो है, यहाँ पे 29 रेशियो है, तो रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे 29 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। अब मुझे क्या बताना है, अगर आर्टिकल को एमआरपी पे बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? एमआरपी कितना? इतना। एमआरपी अब कितना हो जाएगा? 29 × 5। जो न्यू सेलिंग प्राइस आएगा वो तो मेरा एमआरपी के बराबर है। एमआरपी है 5 × में 29। और कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं वो तो सेम ही है, ये 30 × में 4 है। प्रॉफिट परसेंट बताना है, 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 6। ये हो गया 24, ये हो गया 29। कितने का फायदा? 5 का फायदा 24 पे। 5/24 × में 100, ये मेरा 4 से कट जाएगा, 25 आएगा और ये मेरे पास 6 बचेगा। 125/6 मतलब 20.8 के आसपास। करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, तो ये 21% हो गया मेरे पास। ये सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन में कहता है, आ शॉपकीपर बॉट अ मशीन फॉर ₹4600 एंड स्पेंट ₹500 ऑन इट्स रिपेयर्स एंड ट्रांसपोर्ट। ही मार्क्ड द मशीन 8% above the overall cost price and sold the machine for rupees इतना after giving X% discount. What is the value of X? एक शॉपकीपर ने एक मशीन खरीदी 4600 रुपए की और 500 रुपए उसकी रिपेयरिंग पे और ट्रांसपोर्टेशन पे लगाए। तो कितने की पड़ेगी? 4600 जमा 500, उसे पड़ेगी 5100 रुपए की मशीन। ठीक है, उसका जो एमआरपी रखा उसने 8% अबव रखा कॉस्ट प्राइस से, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 108/100 हो जाएगा। ठीक है, 8% बढ़ा दिया। आर्टिकल को उसने बेच दिया इतने का। अगर इतने का बेच दिया तो कितना डिस्काउंट दे दिया? आप कहोगे सर ये मेरा क्या है? एमआरपी है। एमआरपी में से ये घटानी पड़ेगी वैल्यू 4681.8 और हमें बताना पड़ेगा कितने परसेंट का डिस्काउंट है, एक्स का मान बताना है। तो ये सबसे पहले तो डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। इस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लग रही है इसमें, चलो कोई नहीं। 51 × 108 करेंगे और फिर इसमें से ये घटाएंगे। 51 को 8 से करूंगा तो 408 आएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड, 51 और 4 55। 5508 में से अगर ये वाला मान घटा दूं मैं तो मेरे पास 0.2 बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 6 बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 2 बचेगा और यहाँ पे 54 में से 46 घटाऊंगा तो 8। इतने का डिस्काउंट दिया कितने पे? 5508 पे गुना में 100। अब देखो यहाँ पे ये डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन में भी थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन की मदद ले लूं तो मेरा काम फिर भी काफी हद तक आसान मुझे लग रहा है हो जाएगा। आप देखेंगे क्या ये, देखो इसका अगर मैं 10% निकालता हूं, 5508 का 10% कितना होगा? आप कहेंगे 550.8। ठीक है, जो मुझे डिस्काउंट दिया गया है इतने का दिया गया है। क्या ये 10% से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। क्या ये 10-12% हो सकता है? 20% तो आप कह नहीं सकते हो सकता है, क्योंकि इसका 2 गुना करूंगा तो ये 1100 कुछ पहुंचेगा, तो ये तो कट गया। 18% भी नहीं हो सकता, 18% भी काफी ज्यादा वैल्यू चली जाएगी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 15% या 12%, 12% भी नहीं होगा क्योंकि इसका 2% होगा,
1% होगा 55.08, 2% निकालूंगा 110 लगभग कुछ बनेगा, 110 जोड़ूंगा तो 660 कुछ, तो 12% भी नहीं होगा। इस सवाल का उत्तर सिर्फ 15% ही हो सकता है। ये हमें लॉजिकली सोचना है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी थी सवाल में इतनी। ये जो मैंने सोच दिखाया ना आपको ये करके, ये सब भी ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। आपने इतना देखा और करते ही आप मार्क करेंगे भैया 15 ही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा दूरी पे है यार, इसका ये 1.5 गुना दिख रहा है। ठीक है, इसके 10%, देखो मुझे क्या बताना था, मुझे इतना बताना था, इतना डिस्काउंट देना है, इसका 10% देखा 550.8, ये उसका लगभग 1.5 गुना के आसपास दिख रही है वैल्यू, तो 15% का डिस्काउंट दिया होगा, राइट। बाकी सोल्व कर लें आप, एक डिजिट तक भी सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है बाय हाउ मच परसेंट शुड द शॉपकीपर मार्क्स इज गुड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो दैट इवन आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ही कैन गेन 10%। एक वस्तु को, एक शॉपकीपर को अपने कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर अंकित करना चाहिए जिससे कि अगर वो 20% की छूट दे भी दे तो भी उसे 10% का लाभ हो, राइट। तो मैं कहूंगा देखो, कॉस्ट प्राइस है मेरे पास, सेलिंग प्राइस है और एमआरपी है। कॉस्ट प्राइस पे क्या करते हैं हम, प्रॉफिट कमाते हैं, एमआरपी पे हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, और बीच में इन्हें जोड़ने वाली कड़ी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर मैं सेलिंग प्राइस को दोनों जगह इक्वल करता हूं, कॉस्ट प्राइस पे मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट जोड़ दिया, तो मैं कहूंगा ये 100 प्लस P% होगा सेलिंग प्राइस के बराबर। और एमआरपी पे अगर छूट दे दूं तो मैं कहूंगा एमआरपी पे अगर मैं D% की छूट देता हूं तो मेरे पास ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर है। और कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी किसके बराबर होगा, ये होगा 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन में यही कहा है कि हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वस्तु पे, 20% का, 100 में से 20 घटाऊंगा तो 80, फिर भी मुझे प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो 100 प्लस 10 ये हो जाएगा 110। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी मेरे पास आ जाएगा 8:11। मुझे बताना है कॉस्ट प्राइस पे कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट करें एमआरपी तक पहुंचने के लिए, मतलब कितना मार्कअप करना है हमें। तो मैं कहूंगा 8 अगर कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है मुझे, तो मैं उसे 11 का एमआरपी रखना चाहूंगा, जिससे कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो कितना मुझे ऊपर रखना है, 3 रखना ऊपर, किससे, 8 से। तो ये 3/8 गुना में 100, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे पास 37.5%। इतने परसेंट हमें अबव रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को डायरेक्टली करने का तरीका आप ये ध्यान रखें, एग्जाम में अभी तो समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, आप डायरेक्टली कहेंगे कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी, जब भी इस तरह का सवाल हो, कितना डिस्काउंट देना है, 20% का, तो 100 में से 20 घटा देंगे। मार्कअप कितना चाहिए, गेन कितना चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में से अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे एमआरपी की तरफ, तो 100 प्लस 10 होगा, ये 80 आया, ये मेरे पास 110 आया, मैंने कहा ये 8 है और ये 11 है। 8 में कितना बढ़ाएं कि 11 बन जाए 3, 3/8 गुना में 100 कितना होता है, 37.5%। डन, दिस इज हाउ यू नीड टू डू। अगला सवाल मेरे पास, एक शॉप, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250, अ शॉपकीपर गेन्स 20% बाय सेलिंग इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 36% ऑन इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज द मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर क्या करता है, एक आर्टिकल को 36% की छूट पे बेचता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। हमें बताना है अगर लागत मूल्य 250 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना है। डायरेक्टली बोलो, रेशियो निकाल लूं अगर मैं, एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा, कितने की छूट दी, 36 की, 100 में 36 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 64। लागत मूल्य कितने का है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, रियली सॉरी। मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी कितना होगा, 100 में से कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट को घटाते हैं, तो 100 में से 36 घटाऊंगा तो 64 है, और फायदा कितने का हो रहा है, 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी, तो 100 में 20 जोड़ूंगा तो 120 है। ठीक है, अगर मैं इसे काट दूं, किससे, 8 से काट दूं, तो ये मेरे पास 8:15 हो जाएगा। हमें बताना है अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 250 है तो एमआरपी कितना होगा। सोल्व कर लेते हैं। 8 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 250 को, 15 रेशियो का मान बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 रेशियो 250/8, 15 रेशियो 250/8 इंटू में 15।
अब चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं, चलो फटाफट से कर ले। 2 से काटूंगा 125 आएगा, 125 भाग 4 बचेगा। अब मुझे पता है दोनों वैल्यू ओड है, 4 से काटूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, ये दोनों में से कोई आंसर नहीं आ सकता। और क्या कर सकते हैं, अब चाहें तो देखो, क्या ये मेरे पास कभी 0.50 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 4 से जब मैं डिवाइड करके रिमाइंडर 2 मिलेगा, 2 भाग 4 0.5 होता है, ये भी बताया था। अगर 2 भाग 4 आएगा तब 0.5 मिलेगा ना मुझे पॉइंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ओड है, दोनों वैल्यू अगर ओड करूंगा मैं तो रिमाइंडर भी क्या मिलेगा मुझे, इसे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर ओड मिलेगा, इसे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर ओड मिलेगा, ओड इंटू ओड करूंगा तो रिमाइंडर ओड आएगा। अगर रिमाइंडर ओड आएगा मेरे पास तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा। 1 को 4 से विभाजित करूंगा तो 2.5 आएगा पॉइंट में, और 3 को डिवाइड करूंगा 4 से तो 0.75 आएगा। तो मेरे पास पॉइंट में जो भी उत्तर आएगा वो या तो 0.75 होगा या फिर 0.25। 25 दे नहीं रखा तो यही सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। डन। मल्टीप्लाई करके करना चाहो कर लेना, वरना आप एग्जैक्टली रिमाइंडर निकालना चाहते हो तब भी देख सकते हो। 4 से अगर मैं 125 को डिवाइड करूंगा 124 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। 15 को काटूंगा रिमाइंडर आएगा 3, 1 इंटू 3 रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, 3 भाग 4 0.75। तो सोल्व करेंगे तो पॉइंट में 0.7 आएगा। ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो कैलकुलेशन ट्रिक्स में सिखाए हैं आपको। अगला सवाल कहता है एक आर्टिकल का एमआरपी 180 रुपए, रेनू इसे 20% के डिस्काउंट पे बेचती है एमआरपी के, उसके बाद भी 25% का लाभ होता है उसे, कॉस्ट प्राइस बताना है कितना है, ठीक है। छूट कितने की दी, कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी, छूट कितने की दी 20% की, तो 100 में 20 घटाया तो 80, फायदा कितने का हो रहा है 25 का हो रहा है, तो 100 में 25 जोड़ूंगा तो 125। एमआरपी किसके बराबर है 180 के बराबर है, ठीक है। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले इसे 5 से काट दें अगर हम, तो ये आएगा मेरे पास 25 और ये आएगा 16। 25 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को, 16 का मान बताना है कि कितना होगा। 180 भाग 25 इंटू में 16। अच्छा, अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करें, या तो आप यूनिट डिजिट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूनिट डिजिट में भी 2 ऑप्शन की डिजिट सेम आ जाएंगी, या तो पूरा ही काट लो, चलो पूरा ही काट लेते हैं, खत्म करूँगा, ठीक है। 5 से काट दिया मैंने तो ये 36 आएगा, ये 5 बचेगा, 36 इंटू 16 भाग 5। अब रिमाइंडर निकाल लेंगे, रिमाइंडर निकाल के खत्म करो। 36 को 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 1, 16 को 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 1, 1 इंटू में 1 रिमाइंडर आएगा 1, 1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.2, तो जो भी आंसर होगा उसका पॉइंट में 0.2 आएगा, तो यही सवाल का उत्तर है, खत्म हो गया, ठीक है। और कोई आंसर हो ही नहीं सकता मेरा। डन। चलते हैं अगले सेशन, अगली क्लास, अगले क्वेश्चन। अरे यार ये आंसर मार्क कैसे रह गए, चलो कोई नहीं। कहता है अ शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड स्टिल अर्न्स 30% प्रॉफिट। इफ ही गेट्स ₹90 एज प्रॉफिट देन फाइंड द अमाउंट दैट वाज प्रोवाइडेड एज डिस्काउंट। एक दुकानदार 25% डिस्काउंट देता है एमआरपी पे और उसके बाद भी उसे 30% का लाभ हो जाता है। जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो 90 रुपए के बराबर है, तो हमें बताना है डिस्काउंट के तौर पे कितने रुपए। क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस का 30% किसके बराबर, 90 के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 300 के बराबर। कहता है अगर कॉस्ट प्राइस 300 के बराबर 30% का प्रॉफिट था तो सेलिंग प्राइस इसमें 30 जोड़ दूंगा, तो मेरे पास ये 90 रुपए जोड़ दूंगा तो 390 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। कहता है अब इसे दूसरे तरीके से रेशियो से देख लो, एमआरपी पे मैंने कितना 25% का डिस्काउंट दिया, तो एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट, तो एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4 का डिस्काउंट, तो अगर 4 एमआरपी है तो मैं 1 का डिस्काउंट दूंगा, कितने का बेचूंगा, 3 का बेचूंगा, ठीक है। मुझे बताना है डिस्काउंट का मान कितना है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आप कहेंगे 4 में से 3 का बेच रहा हूं तो 1 का डिस्काउंट दे रहा हूं अगर सेलिंग प्राइस 3 रेशियो है। सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे मुझे 390 दिख रहा है, तो 3 रेशियो अगर 390 को रिप्रेजेंट करता है तो कितने गुना हो गया, 130 गुना हो गया, तो 1 रेशियो किसके बराबर, 1 इंटू में 130 रुपए के बराबर। कितने का डिस्काउंट दे दिया, 130 रुपए का, खत्म हो गया। अब देखो इस तरीके से करा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा आ गया, कुछ लंबा चौड़ा सोचना नहीं पड़ा। अब एग्जाम में भी ऐसा ही होगा आपके साथ, जब पेपर दे रहे होंगे आप, हो सकता है जो अप्रोच आप फॉलो करो क्वेश्चन देखते वो थोड़ी लंबी हो, ठीक है, और बाद में आप देखेंगे इस तरह से थोड़ा आसान हो जाता, ये चलता रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन देखने के बाद हो सकता है जो पहली अप्रोच हो हमारी वो बिल्कुल बेस्ट ना रहे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप सही अप्रोच तक क्वेश्चन के पहुंच पाओगे। लेकिन देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस लाइक दोज जो आपको अटकाएंगे, जो हो सकता है आप जिस तरीके से करोगे थोड़ा लंबा तरीका बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट सच अ प्राइस दैट इवन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क्ड प्राइस ही कैन अर्न 20% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल कॉस्ट हिम 1400 देन फाइंड द एमआरपी ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल सवाल हो गया जैसे हमने अभी तक करे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट देखो, अब रेशियो में करता मैं कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी निकालता हूँ तो एक थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे कि ये पॉइंट में चला जाएगा क्योंकि 12.5 दे रखा है। जब ऐसे पॉइंट में दे रखा हो या ऐसा कुछ परसेंटेज दे रखा हो जैसे 16 2/3% या कुछ और 14 2/7%, तो उस केस में आप ऐसा रेशियो में ना करें, आप डायरेक्टली बेसिक से कर लें। बेसिक क्या था मेरा, मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे कितने का फायदा चाहिए 20% का। 20% कितना होता है, आप कहेंगे 5 का पड़ रहा होगा तो 6 का बेचूंगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसके बाद भी ये 20% का फायदा तब होता है जब मैं एमआरपी पे 12.5% का डिस्काउंट दे देता हूं। तो मैं कहूंगा एमआरपी पे 12.5% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि 12.5 होता है 1/8, तो 8 का पड़ रहा है तो 1 का डिस्काउंट दूंगा, तो कितने का बेचूंगा 7 का बेचूंगा। क्या ये मेरे पास एक वन लाइनर सोल्यूशन बन गया। कॉस्ट प्राइस का मान दे रखा है 1400 रुपए, तो यहां पे मैं कर दूंगा 1400। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। 7 से काटूंगा 200 है, 5 से काटूंगा तो 40 है, 40 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, तो मेरे पास ये 8 6 48, 48 इंटू 4 करेंगे तो मेरे पास 192 1920 एमआरपी के बराबर। खत्म हो गया सर। ठीक है, तो बेसिक हो तो रेशियो से अगर बेसिक परसेंटेज 6% 2% या 6.2% ऐसा कुछ दे तो हम ऐसे करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसी परसेंटेज हो जो फ्रैक्शन में सोल्व करना आसान है तो फ्रैक्शन के लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस को इक्वल बना के। क्वेश्चन में क्या कहता है, बाय अलोइंग अ 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल अ मैन अर्न्स 30% प्रॉफिट। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन दिस केस इज इतना। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मैं एक आर्टिकल पे 10% की छूट देता हूं तो 30% का फायदा होता है। ठीक है, इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी तो वैसे ही निकल रहा है मेरा। ठीक है, 10% की छूट दी है तो कॉस्ट प्राइस 100 में से 10 घटाऊंगा 90 है। प्रॉफिट कितने का है 30 का, तो 100 में 30 जोड़ दूंगा एमआरपी आ जाएगा 130, मतलब 9:10। कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी 9:13 आ गया। अगर मैं इस आर्टिकल को 1170 का बेचता हूं इस केस में, ठीक है, अगर मैं एक सेकंड केस लेता हूं जिसमें एमआरपी आर्टिकल को मैं 0% डिस्काउंट पे बेचूं तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सेकंड केस में अगर मैं 0% पे डिस्काउंट पे बेचूंगा तो जो एमआरपी है वही मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और कॉस्ट प्राइस तो मुझे ऑलरेडी 9 दे ही रखा है, तो कितने परसेंट का फायदा होगा। आप कहेंगे 9 का पड़ रहा है, 13 का बेच रहा हूँ, 4 का फायदा है 9 पे, 4 का फायदा 9 पे मतलब 44.44%। 4/9 इंटू 100 करूंगा तो क्या यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन खत्म। धीरे धीरे स्पीड बनानी है, राइट। इसमें जो ये दे रखा था ना सेलिंग प्राइस इन दिस केस इज, ये फालतू की स्टेटमेंट की कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। अगला सवाल, बाय अलोइंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल अ मैन अर्न्स 20% प्रॉफिट। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन दिस केस इज ₹19942। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। तो डायरेक्टली करेंगे, क्या कहता है 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का फायदा है, अगर 0% डिस्काउंट पे बेचें आर्टिकल को तो कितने का प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी में डायरेक्टली निकाल लेता हूं। 100 में से क्या करूंगा 10 को घटाऊंगा तो 90 आया। 20% का प्रॉफिट कमाना है, 100 + 20 120। कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी हो गया 3:4, 30 से काट दिया। अगर आर्टिकल को मैं 0% डिस्काउंट पे बेचूं तो जो कॉस्ट प्राइस है जो एमआरपी है वही मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 का पड़ रहा है, 4 का मैं बेच रहा हूं, 1 का फायदा है 3 पे, 33, 1/3%। खत्म क्वेश्चन, इसकी जरूरत नहीं थी। अगले सवाल पे चलते हैं। सीजीएल 2020 टीयर 1। इन फेस्टिवल सीजन अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एवरी आइटम। Even after giving this discount, he makes a profit of 20%. If he does not give any discount, what will be his profit percent? Correct to 2 decimal places.
ठीक है, एक फेस्टिवल सीजन में एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है सभी वस्तुओं पे। डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का फायदा हो जाता है। अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? सीधा बताओ, 10 का डिस्काउंट दे रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 90। फायदा कितने का है? अभी 20% का, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 120। 100 में 20 जोड़ दिया। डिस्काउंट नहीं देगा तो यही मेरा एमआरपी क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस, और ये रह जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। कितने का फायदा हो गया? आप कहेंगे सर 30 से काट दूंगा, 3:4, एक का फायदा है 3 पे, तो 33.33%। खत्म क्वेश्चन। अगला सवाल सीजीएल 2020 टीयर 1 का ही थोड़ा अच्छा कहता है, द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम आर 720 and 900 respectively when it is sold at x% profit. When it is sold at a discount of x%, the profit is 5x by 3%. What is the value of x? ठीक है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरे पास 720 रुपए है और उसका एमआरपी दे रखा है 900 रुपए। अगर आर्टिकल को मैं डिस्काउंट पे बेचता हूं x% के, तो प्रॉफिट इतना होता है, तो हमें बताना है x का मान क्या होगा। तो बेसिक से कर लेते हैं इसे। मैं कहूंगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उस पर प्रॉफिट कितने का देना है? 5x by 3% का प्रॉफिट लेना है, तो कितने का बेचूंगा? 100 + 5x by 3% का इतने का बेचा जाएगा। ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। एमआरपी पे छूट देनी है x% की, तो एमआरपी है उस पर अगर x% की छूट दूंगा तो कितने का बेचूंगा? 100 - x% का बेचूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। दोनों इक्वल कर दिया। मुझे बताना x का मान क्या है। तो आप सीधा सीधा देखेंगे यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की जगह इनकी असली वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा मेरे पास 900। ये पूरा का पूरा ये 180 से घटेगा 4 टाइम और ये 5 टाइम घटेगा। एक्स का मान बताएंगे। देखो 5 × 100 500, 400, यहाँ पे घटाऊंगा तो इधर जाके 100 बचेगा। अगर ये 5x है मेरे पास, इधर जाके ये 4 × 5 20x/3 है, तो ये 20x/3 माइनस प्लस जाके 5x बन जाएगा। और ये मेरे पास 100 के बराबर, ये परसेंट से परसेंट कट गया। 15 और 20 35x किसके बराबर होगा? 300 के बराबर। 3 उधर चला जाएगा, यहां पे 5 से काट दो, 75 और 7। x का मान हो गया 75/7, जिसे मैं 10 5/7 भी लिख सकता हूं। और यही मेरा इस सवाल का उत्तर। मैंने गलत कर दिया कुछ? नहीं, ये 60 होगा ना यार, कैलकुलेशन गलत हो जाए ना, गुस्सा होता है। चलो, ये होगा मेरे पास 60। 7 से काटेंगे तो 8 जा 56 जाएगा और 4/7। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है, आ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग x% डिस्काउंट ही गेन्स 20%. If the cost price and the market price of the article are 920 and 1472 respectively, what is the value x? बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? बिल्कुल वही कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 920 रुपए। 920 रुपए पे कितने का फायदा चाहिए? 20% का। तो कितने का बेचेंगे? 120% का बेचेंगे इसका। ये किसके बराबर होगा? मेरे पास एमआरपी है 1272। ठीक है, इस पे डिस्काउंट कितना दिया? x% का दिया, तो कितने का बेचेंगे? 100 - x% का बेचेंगे। हमें सोल्व करके x का मान बताना है। कर लो भैया कैलकुलेशन। परसेंट से परसेंट गया, मेरे पास यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं, सोल्व करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो काटते हैं। ये 12 से कटना चाहिए, 7 और 2 9 और 5 14, 3 से नहीं कटेगा। ये 92 है, 23 से कटना चाहिए पूरा का पूरा। चलो 40, 23 से काटूंगा तो 6 138 138 और 92 4 जा। थैंक गॉड कट गया। अब ये 8 से काटेंगे तो 8 और ये जाएगा 5 टाइम्स। 8 से इसे काटूंगा तो ये 15 टाइम्स जाएगा। तो 5 × 15 75 होगा। x इधर जाएगा, 100 में से 75 घटाया तो 25। क्वेश्चन हो गया। चलें आगे। तो थोड़ा सा अपना माइंड यूज करते रहना है कैलकुलेशन करते टाइम। क्वेश्चन में कहता है, अ शॉपकीपर अलाउज 16% डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%.
इफ ही गिव्स 8% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 16% ऑन द आइटम मार्क्ड फॉर ₹1800, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार एक वस्तु पे 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट अर्न कर लेता है। अगर 8 की जगह 16% का वो 16% की जगह 8% का डिस्काउंट देने लग जाए तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, जब प्रॉफिट परसेंटेज में सारी चीजें चल रही हैं तो जो ये वैल्यू है 1800, इसका तो कोई मान है ही नहीं, तो उसे छोड़ ही दें। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी बताएं क्या आएगा। डिस्काउंट दिया 16% का, फिर भी 8% का फायदा, तो यहाँ पे 100 में 8 जोड़ेंगे और यहाँ पे 100 में 16 घटा देंगे, ये रेशियो आ जाएगा मेरे पास। ये हो गया 84 और ये हो गया मेरे पास 108। 12 से काट दूंगा तो ये 7:9 हो गया। ये तब सिचुएशन है स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो, ये तब है जब मैं 16% का डिस्काउंट एमआरपी पे देता हूँ और मुझे प्रॉफिट तब भी 8% का हो जाता है। अब कहता है एमआरपी पे 16 की जगह 8% डिस्काउंट देना है, तो इसका 8% निकाल लेते हैं। 8% कितना होगा 9 का, 8 9 जा 72 होता तो 0.72 का क्या करेंगे डिस्काउंट दे देंगे, तो कितने का बेचेंगे 8.28 का बेचेंगे। 8.28 का बेचेंगे तो फायदा कितने का कमाएंगे 1.28 का फायदा कमाएंगे, कितने पे 7 पे। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1.28 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 100, तो ये हटा दूंगा, डिवाइडेड बाय 7% यही आएगा। 7 से काटेंगे एक कम 58, 8 जा जाएगा पॉइंट, फिर 20 लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 या 29 कह सकते हैं। तो ये मेरा इस सवाल का आंसर आएगा। डन। तो ध्यान से करने वाला सवाल, आप ये भी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो जब सोल्व करना है जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे 8.82 लिखूं 1.28 निकालूं। एमआरपी से कितना ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितना ज्यादा है, 2 रुपए ज्यादा है। अभी मुझे वैल्यू को कितना घटाना है 0.72 से घटाना है, तो फायदा पहले 2 का था, 2 में से 0.72 घटा दूंगा तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा, तो भी मेरे पास ये वैल्यू 1.28 बचेगी। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है आप हर बार पूरा सेलिंग प्राइस निकालें और फिर चीजों को कैलकुलेट करें। आप देख लें पहले इतने का फायदा होता, अगर एमआरपी पे बेचता तो इतने का फायदा था, अब एमआरपी पे कुछ छूट दे दूंगा तो ये फायदा मेरा घट जाएगा, तो मैं ये 2 में से ये घटा दूंगा और मेरे पास बचेगा ये। ठीक है, तो इतने का फायदा होगा 7 पे और निकाल लेंगे अपनी वैल्यू। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है अ शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर्स बट ही सेल्स ओनली स्मगल्ड गुड्स एंड एज अ ब्राइज ही पेज 10% ऑन cost price. Find what should be the marked price if he desires to make a profit of 9 1 by 11% if the cost price of the article is 2500। मेरे पास एक दुकानदार है जो वस्तुओं को अपने कस्टमर को एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट देके बेचता है, लेकिन जो दुकानदार है वो खाली स्मगल करी हुई सामान को बेचता है। तो जो कॉस्ट प्राइस है, जो एक्चुअली में उसे वस्तु पड़ती है एक, जब वो मार्केट से या कहीं से चोरी का जो सामान आता होगा उसके पास उसे लेता है, तो वो उसे 2500 रुपए की पड़ती है। 2500 रुपए की पड़ने के बाद वो क्या करता है 10% उसके ऊपर ब्राइब पे करता है, रिश्वत देता है 10%। ठीक है, हमें बताना है कि एमआरपी क्या होना चाहिए जिससे कि सामान बेचने के बाद भी 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 9/11% का फायदा हो जाए। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस मेरा पहले तो 2500 है लेकिन रिश्वत भी देनी पड़ी, तो एक्चुअल सीपी कितना आएगा, ये भी उसकी लागत ही लग रही है ना सामान को बेचने के लिए, तो एक्चुअल सीपी होगा मेरे पास 2500, 10% रिश्वत देगा तो इसका 10% इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 11/10 इतने में उसे पड़ रहा होगा एक्चुअली में, 10% एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 2750। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इतने का है। अब कहता है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी कॉस्ट प्राइस पे उसे 9/11 का फायदा होना चाहिए। 9/11 कितना होगा 1/11 रेशियो, तो मतलब अगर 11 का पड़ रहा है तो उसे 12 का बेचना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 2750 इंटू में 11 का पड़ रहा है और 12 का बेचना है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कितने वैल्यू पे 25% का डिस्काउंट दे, तो एमआरपी का मान बताना है मुझे, डिस्काउंट कितने का देना है 25%, मतलब कितने का बेचेंगे, 4 का पड़ रहा है तो 3 का बेचना है, 4 एमआरपी है तो 3 का बेचना है, तो ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल कर दिया। आप देखेंगे 11 से काटूंगा, अभी तो इसमें 250 में 11 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया था, तो ये तो फिर से 2500 आ जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास 12 है, एमआरपी इंटू 3/4 है। 3 से काट दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से 2500, ये 2500 नहीं रहेगा 250 रहेगा, 250 इंटू 4 1000, 1000 इंटू 4 4000,
ये एमआरपी उसने रखा होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। तो सक्सेसिव एंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद। इस सेशन में हम सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में समझेंगे कि किस तरह के सवाल बनते हैं। इस पर आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हें कम टाइम में कैसे टैकल करना है, क्या बेस्ट तरीका रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास सबसे पहला सवाल है, इसी से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे हम अपना। कहता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20% आर गिवन ऑन एन आर्टिकल, फाइंड द नेट डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, मेरे पास 2 डिस्काउंट दिए गए। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमिक छूट, पहले एक छूट, उसके बाद जो वैल्यू है उस पर दूसरी छूट। तो मुझे बताना है कि फाइनली डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी। आप कहेंगे मान लो मेरे पास एक आर्टिकल 100 रुपये का है, इस पर पहले मैंने 40 रुपये की छूट दी, 40% की छूट दी, तो मतलब 40 रुपये की छूट दी, कितने का पड़ेगा ये? 60 रुपये का हो गया आर्टिकल। अब जो वैल्यू आई उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, 20% की छूट दूंगा। क्रमिक छूट का मतलब यही है। तो अब इसका 20% निकालूंगा, 60 का 20% होगा 12 रुपये की इस पर छूट दी, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितने की बन गई? क्या वो 48 रुपये बन गया? तो मेरे पास कुल छूट कितने की दे दी? 100 रुपये मैंने अपना माना था कि मेरे पास ये एमआरपी रहा होगा। फाइनली मैंने बेचा कितने का? 2 छूट के बाद 48 का बेचा, तो छूट कितने की दी? 52 रुपये की छूट दे दी। तो मुझे बताना है फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। एमआरपी तो था 100 पे, अगर 52 की छूट दी है तो कितने परसेंट की छूट हो गई? 52 भाग 100 गुना में 100%, ये हो गया मेरे पास 52%। क्या समझ आ गया क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं? इसके मल्टीपल तरीके हैं, हम सारे के सारे एक करके तरीके देखते रहेंगे। ये वेज 1। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से क्या करा, क्रमिक छूट निकाली, पहले एक का डिस्काउंट लिया, फिर दूसरा, फिर मेरे पास आंसर आ गया। क्या मैं ऐसा भी कर सकता था कि पहले 20% की छूट दे देता, फिर 40% की? जब भी क्रमिक छूट की बारी आए तो आप इसे किसी भी तरीके से ले सकते हो, जरूरी नहीं है पहले आप यही छूट लें फिर ये लेंगे। आप पहले 20% बाद में 40% की भी कर सकते थे। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास एमआरपी दे रखा है कितना, 100 रुपये, मैं इस पे पहले 20% की छूट दे देता हूँ। 20% की छूट दी तो 20 की छूट दे दी, कितने पे? 100 पे 80 रुपये का आर्टिकल बेचा जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर एक और छूट दे दी 40% की, 80 का 40% निकालूंगा तो ये 32 आ जाएगा, 32 की छूट दे दी, तो 80 में से 32 घटाया तो मेरे पास वैल्यू आएगी 48। तो मैंने टोटल कितने की छूट दे दी? आप कहेंगे सर 100 पे 52 की छूट दे दी, तो कितने परसेंट की छूट हो गई? 52% की। क्या यहाँ पे भी मेरे पास ये चीज क्लियर हो गई? तो जब भी हम क्रमिक छूट की, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप पहले 40 लेना चाहे 40 लें, पहले 20 लेना चाहे 20 लें, दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तीसरी चीज मेरे पास यहाँ पे एक चीज और ध्यान में आएगी। मान लो मैंने 2 डिस्काउंट दिया ना, एक 20 का और एक 40% का। पहला डिस्काउंट में कितने रुपए मेरे घटे? 20 रुपए घटे। दूसरे डिस्काउंट में कितने रुपए मेरे घटे? 32 रुपए घटे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं 100 से कंपेयर कर रहा हूं, तो 20 जमा 32 कितना हो गया मेरे पास? क्या यहाँ पे मेरे पास 52 रुपए हो गया। तो टोटल जो छूट दी मैंने 20 जमा 32 रुपए की दी, तो 52 रुपए की छूट दे दी, कितने पे? 100 पे। तो यहाँ से भी मैं 52% बता सकता हूँ, ना कि मुझे ये पूरा करने की जरूरत थी, मैं फाइनल सेलिंग प्राइस पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक वस्तु 100 रुपए की है, मैंने इस पे पहले 40% की छूट दी, तो मैंने कहा 100 का 40% तो मुझे पता है 40 की छूट दी जाएगी, और मेरे पास वैल्यू बचेगी 60 रुपए। अब मुझे इस पे 20% की छूट देनी है। अब ये आखिरी छूट है ना, ये आखिरी छूट है मेरी, इसके बाद तो कोई छूट नहीं देनी। तो आखिरी छूट में मैंने देखा 60 का 20% निकालूंगा तो कितने रुपए की और छूट दूंगा? 12 रुपए की और छूट दूंगा। क्वेश्चन आप यहीं खत्म कर दें। आपने टोटल 100 रुपए मेरा एमआरपी था, मैंने एक छूट दी 40 की, एक छूट दी 12 की, तो टोटल कितने की दे दी? 52 की छूट दे दी, कितने पे? 100 पे। तो 52% मेरा आंसर हो गया। तो पूरा आपको लास्ट में सेलिंग प्राइस निकाल के घटाने वटाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला तरीका क्या है मेरे पास? आप कहेंगे सर पहले मेरे पास आर्टिकल का एमआरपी कुछ रहा होगा, मैंने क्या करा, इस पे पहले इसे मैं मान लेता हूं D1% की छूट दी, फिर मैंने D2% की छूट दी। अगर D1% की छूट दी तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे एमआरपी अपने आप का 100% होता है, जब पहली छूट दूंगा D1% की, तो ये मेरे पास 100 माइनस D1% हो जाएगा। और जब मैं दूसरी छूट दूंगा तो आप देखेंगे जो ये वाली वैल्यू है इस पे अब D2% की छूट देनी है, तो ये मेरे पास 100 माइनस D2% हो जाएगा। क्या यही मेरे पास फाइनल मान आएगा सेलिंग प्राइस का? आप यहां पे भी एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जब मैं इसे थोड़ा खोलता हूं तो ये मेरे पास एमआरपी 100 माइनस D1% और यहाँ पे मेरे पास 100 माइनस D2% है। इसका मतलब क्या है कि ये D1 और D2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो पहले ये मल्टीप्लाई कर दूं या पहले ये मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा सेलिंग प्राइस तो नहीं बदलेगा। अगर मेरा विक्रय मूल्य नहीं बदलेगा
तो मैं कह सकता हूं कि पहले ये वाली छूट दे लो या पहले ये वाली छूट दे दो, बात एक ही है। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इसी चीज को तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, MRP इंटू में 100 माइनस D2% इंटू में 100 माइनस D1%। क्या ये दोनों बात बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर इस तरीके से इस सवाल का उत्तर निकालता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे पहले मेरे पास MRP कितना था, जो भी है, परसेंटेज को भी अगर मैं नीचे लिख दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास MRP 100 माइनस D1 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू में 100 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 100। ये सारा सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा 100 माइनस D1 है 40 का, तो मेरे पास जो MRP है उसका क्या होगा, 100 में से 40 घटाऊंगा डिवाइडेड बाय 100, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। फिर मैं 20 घटाऊंगा, 100 में से 20 घटाया डिवाइडेड बाय 100, ये SP के बराबर होगा। ये मेरे पास 60 भाग 100, 3 भाग 5 बचेगा, MRP का 3 भाग 5 है और यहाँ पे मेरे पास ये 4 भाग 5 बचेगा, ये SP होगा। आप इसे सोल्व करेंगे, MRP रेशियो SP ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 25 भाग 12 के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर MRP 25 का होगा तो हम आर्टिकल को 12 का बेचेंगे। कितने की छूट दे दी, 13 की छूट दे दी, कितने पे, 25 पे। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 13 भाग 25 गुना में 100%। उत्तर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 52%। क्या ये चीज भी क्लियर है? ऐसे भी देखा जा सकता है। अब एक ही चीज को देखने के हमारे पास अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका समझ आया आप वो यूज करें, बाकी जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको कराता रहूंगा। अब इसमें और क्या देख सकते हैं, ये मैंने कुछ वेज बताए। पहला वे 1 ये था, फिर ये वे 2 था कि ऑर्डर चेंज करके कर सकते हैं, फिर ये वे 3 था कि मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया ऐसे, ये वे 1 और वे 2 को यूज करके। ये वे 4 हो गया कि बिल्कुल बेसिक से करा। अब इसे वे 5 को भी मैं रेशियो मेथड को डायरेक्टली बताता हूँ कि और क्या होगा मेरे पास। पहले मैंने क्या करा, आर्टिकल पे छूट दी 40% की, तो आप यहाँ पे लिखो MRP और यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस। पहले 40% की छूट दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु 40% होता है 2 भाग 5, तो अगर मैं 5 पे 2 की छूट दे रहा हूं तो MRP अगर 5 है तो इस पे 2 की छूट दूंगा, कितने का बेचूंगा, 3 का बेचूंगा। फिर 20% पे आया, 20% होता है 1 भाग 4, 4 पे 1 की छूट। अगर MRP मेरे पास 4 है तो मैं कितने की छूट दूंगा, 1 की छूट दूंगा, तो 4 पे से 1 घटाया तो मेरे पास बचेगा 3, सॉरी 20% मतलब 1 भाग 5। तो अगर मेरे पास MRP 5 है तो मैं 1 की छूट दूंगा 5 पे और ये हो जाएगा मेरे पास 4 का बेचूंगा। अब मेरे पास 2 MRP यहाँ पे आए, एक ये और एक ये, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 आए, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मेरे पास MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा मेरे पास 12। जो यहाँ पे आया था ये वही स्टेप है, ठीक है। परसेंटेज में भी सेम सी चीजें दिखाई थी, जो ये चीज कर रहा था मैं MRP इंटू में 3/5 इंटू में 4/5, ये वही चीज करी। तो मैंने कहा 25 अगर MRP है तो मैं 12 का बेचूंगा, कितने की छूट दे दी, 13 की दे दी, कितने पे, 25 पे, तो 13 भाग 25 गुना में 100, ये मेरा क्या हो जाएगा, 52%। ये मेरा डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप इनमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। जो बेस्ट मेथड होता है जनरली हम जो यूज करते हैं मैक्सिमम सवालों में, वो ये वाला तरीका मेरा रहता है, ठीक है। और ये वाला, वरना ये वाला सक्सेसिव वाला हम ये तरीका यूज करते हैं। ये 2 तरीके हमारे पास रहेंगे, ठीक है। अब एक और तरीका है जो 2 वैल्यूज पे इस तरह के क्वेश्चन में आप फटाफट से निकाल सकते हैं, थर्ड मेथड। मेरे पास एक छूट थी 40% की और एक छूट थी मेरे पास 20% की, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं। पहले मेरे पास जो MRP है, पहले मैंने जब 40% की छूट दी तो वैल्यू को 40% से गिराया, फिर मेरे पास जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को मैंने 20% से डाउन करा। तो आप ध्यान दें, मैं कह सकता हूं पहले मेरे पास एक वैल्यू के अंदर 2 डिक्रीमेंट डाल रहा हूं मैं, पहले A% से वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं, फिर B% से वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे आपने चेंज का फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज चेंज किसके बराबर होता है, ये होता है A प्लस B प्लस AB डिवाइडेड बाय 100%, राइट। अब दोनों वैल्यू डिक्रीज कर रही हैं, तो पहले मैंने 40 से घटाया तो -40 होगा ये, और फिर मैंने वैल्यू को 20 से घटाया तो -20 होगा, और प्लस मेरे पास अब ये -40 इंटू में -20 डिवाइडेड बाय 100 होगा। ये फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास ये 60 बनेगा, ये प्लस का 8 बनेगा, -60 प्लस 8, तो मेरे पास ये मान आ जाएगा 52 माइनस का। तो मतलब जो मेरी वैल्यू होगी वो एक्चुअली में 52% से डिक्रीज करेगी, 52% से डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये है कि जो मेरा डिस्काउंट होगा वो किसका होगा, डिस्काउंट में आर्टिकल पे अपना 52% का दूंगा। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये सबसे ज्यादा हैंडी होता है अगर इस तरह की वैल्यूज दे रखी हो। आपने देखा 40-20,
तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला मेरा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, और जो आंसर आएगा नेगेटिव में मतलब मेरी वैल्यू इतने से डिक्रीज कर रही है। अगर मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूं, आप कहेंगे यहाँ पे अगर दोनों डिस्काउंट ही दे रहे हैं तो मेरे पास एक्चुअली में रिजल्ट क्या आएगा, ये माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मेरे पास जो नेट चेंज आएगा वो ये है। अगर मैं बात करता हूं डिस्काउंट कितना होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू ये दिखाएगा कि डिस्काउंट में आ रहा है। अगर मुझे नेट डिस्काउंट निकालना है तो मैं क्या कर लूंगा, तो इसे नेगेटिव ले लेंगे, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, इससे कि मुझे बस ये इसलिए कर रहा हूं कि डिस्काउंट है जो पॉजिटिव वैल्यू में दिखाए। तो मैंने कहा ये होगा ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। अगर मुझे ए और बी के दो डिस्काउंट दिए गए, डिस्काउंट 1 है, ये डिस्काउंट 2 है, तो नेट डिस्काउंट क्या होगा मेरा, एकल छूट मेरी होगी ये। डन है। तो जो कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े थे वही हैं ये सारे के सारे। अब मेरे पास अगला सवाल है, कहता है मैंने क्या करा, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 22% का और एक दूसरा भी 22% का। तो हमें बताना है कि नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी। अब देखो ये 22% का है, अब बेसिक से करोगे तो उसमें फंस जाओगे। 22 का बेसिक से कैसे करोगे, आप कहोगे सर पहली छूट अगर मेरे पास एमआरपी 100 है तो 22 का छूट दूंगा तो कितने का बेचूंगा आर्टिकल को, इसमें 22 कम करेंगे और ये मेरे पास आएगा कितना, 78। फिर मेरा दूसरा आर्टिकल है उस पर भी मैं 22 की छूट दे रहा हूँ, 22 कम करूंगा 22% की, तो ये मेरे पास होगा 78। दो क्रमिक छूट दे दी, ये एमआरपी है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है। रेशियो निकालूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास आएगा ये 10,000। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 78 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टीडियस काम है। फिर यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, फिर देखूंगा 10,000 से कितना कम है उतना प्रतिशत मेरा आंसर आएगा। क्लियर। या फिर आप कहते हैं एमआरपी है मेरे पास, एमआरपी पे मैंने पहले 22% की छूट दी तो कितने का बेचा होगा, 100 पे 22 की छूट दी तो 78 का बेचा होगा, तो पहली छूट के बाद वैल्यू इतनी रह जाएगी। फिर एक और 22% की छूट दी तो मतलब 78 भाग 100, ये किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। इससे एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकलेगा, उससे मैं डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लूंगा। यही तरीका है हमारे पास। एक दूसरा तरीका मैं जो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ वो है फॉर्मूला लगा दूंगा। तो आप कहेंगे सर जो नेट डिस्काउंट है मेरा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 प्लस 22 माइनस में 22 इंटू 22 भाग 100, जो अभी बताया मैंने, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। या फिर आप इसे ऐसे याद रख लो, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100। डन। तो ये होगा मेरे पास 44 माइनस 22 का स्क्वायर तो 484 होता है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 4.84, और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 39.16। इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट हो गया ये। तो अब जब इस तरह की वैल्यूज है मेरे पास 22 जिसे रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये मेथड बेस्ट है। अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम रेशियो मेथड से जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है सक्सेसिव निकालने के लिए। अभी मैं 3-4 वैल्यूज पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे कि आपको गलती ना लगे एग्जाम में, और डायरेक्ट तरीका ऑप्शन से कैसे करना है वो भी सीखेंगे। ठीक है। आई होप ये सारे के सारे मेथड्स आपको क्लियर हो गए। अगर मैं इसे स्टार्टिंग में सक्सेसिव वाला करता तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप करना चाहते हैं, मैंने कहा मेरे पास जो आर्टिकल है पहले 100 रुपए का है, उस पर 22% की छूट दी तो कितने का हो गया, 22 घटेगा, ये बचेगा मेरे पास 78 रुपए। अब 22% की छूट इस पे देनी है। ठीक है। इसका 22% निकालो, 78 का कितना होगा, 22 को 8 से करूंगा 176 आएगा, 17 कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है। अब 22 को 7 से करूंगा तो 154 और 17 जोड़ूंगा तो 171, तो ये मेरे पास 17.16% की छूट हो गई यहाँ पे, मतलब 76.16 रुपीज की छूट हो गई। यहाँ पे 22 की छूट थी, यहाँ पे 17.16 की छूट है, दोनों को ऐड कर दो कितने की छूट हो गई, 22 जमा 17 39.16। ठीक है। इतने की छूट दे दी, तो यही मेरा डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा टोटल, क्योंकि 100 से कंपेयर करना था। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ आ गया। तो या तो आप ये कर ले, वरना सबसे बेस्ट है ये, सेकंड्स में आंसर आएगा आपका अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम 2 वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, इसके बाद 3 वैल्यूज पे भी काम करना है, उसका भी फॉर्मूला देखना है। मान लो मेरे पास छूट की परसेंटेज है ये, पहली छूट 17%, दूसरी भी 17%, पहली छूट 20%, दूसरी भी 20%, पहली छूट मेरे पास से 30%, दूसरी भी 30%, पहली छूट मेरे पास 44% और दूसरी भी मेरे पास 44% छूट। एकल छूट इन चारों की बतानी है, पहली क्वेश्चन ये है। फिर मेरे पास क्या आता है, पहली छूट 16 2/3% की है, दूसरी छूट 17 2/7% की है, पहली छूट मेरे पास 20% की है, दूसरी छूट मेरे पास 10% की है, पहली छूट मेरे पास
से 9 1/9% की है। इसे 11 1/9% की कर लो, और दूसरी छूट भी मेरे पास 11 1/9% की है। ठीक है, पहली छूट मेरे पास 16 2/3% की है, दूसरी छूट 6 2/3% की है। ठीक है, मुझे इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज इन सारे केसेस में बताना है। अब मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स लिए हैं, आप फटाफट से आंसर करेंगे। खुद ट्राई करना है कि आपने कौन से मेथड से सोचा इसका आंसर पहले, और फिर मैं करता हूं। ठीक, सबसे पहले ये 17 17 2 दिख रहा है, मुझे सब पता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। 17 दूनी 34, और उसमें से 17 का स्क्वायर 2.89, 34 में से 2.89 को घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 31.11%। ये ओरली करना है, मन मन में होना चाहिए। 17 + 17 तो 17 × 2, माइनस में 17 × 17 भाग 100, तो ये 34 माइनस ये 17 × 17 होगा 289, तो 2.89, तो ये 11 बचेगा, और ये 34 में से 3 घटाऊंगा 31.11%। ठीक है, डायरेक्टली करना है। अब ऐसे 20 की हो तो 20 दूनी 40, और 20 × 20 भाग 100 4, 40 में से 4 घटाया तो 36%। 30 का करूंगा सिमिलरली, 30 + 30 60, 60 में से 3 × 3 9, 60 में से 9 घटाया 51%। ठीक है, 44 का है, 44 दूनी 88, 44 का स्क्वायर कितना होता है याद करो। 44 का स्क्वायर मैंने आपको पहले करना बताया था, ये 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो यहाँ पे लास्ट 2 स्पेसिस में 6 का स्क्वायर मतलब 36 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा दूं 44, 25 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 19.36। अब मुझे इसका निकालने के लिए इफेक्टिव ये होगा 44 × 2 88 में से 19.36 को घटाना है, तो ये मेरे पास बचेगा 68.64। ये आंसर आ जाएगा इफेक्टिव। ठीक है, अब ये तो मैंने निकाल लिए। अब ऐसा कुछ भी होगा, मान लो 1-2 एग्जांपल और लेता हूं, मुझे 19% की 2 छूट चाहिए, तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 19 दूनी 38 होता है, 19 का स्क्वायर 361 3.61 घटाना पड़ेगा किसमें से, 38 में से, तो मेरे पास बचेगा ये 34.39%। ठीक है, ऐसे ही मान लो 21 का ले लिया तो कितना आएगा, 42 में से 4.41 घटाएंगे तो मेरे पास ये 37.59 आएगा। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं गलती कर दे तो जल्दबाजी में, सेकंड्स में कर रहा हूँ मैं आपके सामने वैल्यू जो ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड्स में इस तरह के सवालों का आंसर आ जाता है। अब इसी में अगर एक और वैल्यू आप ऐड करना चाहें, मान लो मैंने वैल्यू ले ली सॉरी, एक 19 ले लिया और एक 17 ले लिया, इफेक्टिव बताना है कितना होगा। आप कहेंगे सर 19 + 17 करूंगा तो 36 आ जाएगा। ठीक है, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 19 × 17 भाग 100, 19 18 से 1 ज्यादा है, 17 18 से 1 कम है, तो 18 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आएगा। ये मन मन में हो जाएगा सारा काम। 324 - 1 323 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 3.23, और ये मेरे पास 0.77 आएगा, यहाँ पे मेरे पास 32 आएगा। डन है। तो कैसी भी ऐसी अगर इंटीजर वैल्यू में मुश्किल वैल्यू देगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना, ऐसे फॉर्मूले नहीं लगाने, तो आप बेसिक से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में फंस जाएंगे। अब बारी आती है मेरे पास ये कि अगर फ्रैक्शन वाला दे दे 16 2/3, अब इसमें तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता कि a + b + ab डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे करूंगा तो अब इसमें फंस जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप कहें सर 16 2/3 डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, 16 2/3 होता है 1/6, मतलब अगर 6 का आर्टिकल पड़ रहा है तो मैं उस पर 1 की छूट दूंगा और 5 का बेच दूंगा। 14 2/7 का मतलब है 1/7, मतलब 7 का आर्टिकल है तो 1 की छूट दूंगा, मैं कितने का बेच दूंगा, 6 का। तो ये मेरा MRP है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे रेशियो में। तो आप या तो पूरा लिख लें कि 6 × 7 और ये 5 × 6 होगा, वरना पैरेलली काट भी सकते हैं, इस साइड वाले पोर्शन को इस साइड वाले से काट सकते हैं। तो मैंने 6 से ये 6 काटा, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 7:5 बचा। आर्टिकल पे MRP अगर 7 का है तो मैं 5 का बेच रहा हूँ, कितने की छूट दे दी, 2 की छूट दे दी, कितने पे, 7 पे, तो क्या आ जाएगा 2/7 गुना में 100%, ये होता है 28 4/7%। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 4/7। डन है। अब ये 20 और 10 है, ये तो डायरेक्टली कर लेंगे, 20 + 10 30, 20 × 10 200 भाग 100 मतलब 2, 30 में से 2 घटाऊंगा तो 28%, ये पहले वाले मेथड से कर दिया। 11 1/9 है, 11 1/9 दोनों 11 1/9 की छूट है। 11 1/9 होता है 9, 9 पे 1 की छूट देना, तो कितने के बेचेंगे, 8 का, दोबारा सेम है तो 9 पे 8 का बेचना। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई,
81 पे कितने की, 81 का आर्टिकल पड़ रहा है, 64 का बेच रहे हैं, 17 की छूट दे दी 81 पे, तो 17 भाग 81 गुना में 100, डन है। अब 1700 भाग 81 हो गया, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया, 2 जा जाएगा पहले तो, ठीक है, 182, 80 बचेगा फिर, तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1%, 21% अप्रोक्सीमेटली, 20.9 समथिंग कुछ आएगा, डन। अब 16 2 भाग 3, 6 2 भाग 3, 6 2 भाग 3 क्या होता है, 16 2 भाग 3 मतलब 6 पे 1 की छूट, 5 का बेचेंगे, 6 2 भाग 3 का मतलब 1 भाग 15 होता है ना ये, तो 15 पे 1 की छूट, तो 14 का बेचेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे रेशियो निकालूंगा मैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यहां से काटा तो ये 3 आएगा, यहां से काटूंगा ये 7 आएगा और ये 2 आएगा, तो 2 इंटू 3 6 और ये हो जाएगा मेरे पास 7। ये 3 होगा, सॉरी, 3 3 9 और ये 7, तो 2 की छूट है 9 पे, तो 2 भाग 9 गुना में 100 कर देंगे और ये हो जाएगा मेरे पास 200 भाग 9, 22 2 भाग 9%, डन है। चलें क्या आगे, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर चारों ऑप्शन से ही करने हो तो क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, आप ध्यान दें यहां पे, मान लो मेरे पास दो दो छूट देनी है, एक 23% की है, दूसरी भी 23% की है, मुझे बताना है इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा, और मेरे पास जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो गया मेरे पास से 46%, ऑप्शन नंबर 2 हो गया मेरे पास से 40.71%, ऑप्शन नंबर 3 हो गया मेरे पास 42.42%, और चौथा ऑप्शन हो गया से 50.56%। क्या मैं इस सवाल का उत्तर देखते ही बता सकता हूँ चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो सकता है? मैं कहूंगा देखो सर, जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा 23 प्लस 23 प्लस 23 इंटू में 23 भाग 100 माइनस में 23 इंटू में 23 भाग 100, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या मुझे अपने कंट्रोल, मुझे पता है जो मेरा आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, क्योंकि 23 इंटू 23 भाग 100 है, तो पॉइंट में वैल्यू जाएगी और आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। पॉइंट में भी कितनी वैल्यूज तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 5 और 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो 10 तो कटेगा नहीं मेरा, तो इसका मतलब मेरे पास जो भी आंसर आएगा यहाँ पे कुछ वैल्यू बनेगी इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, और जो यहाँ पे वैल्यू बनेगी यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी इंटीजर, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरी वैल्यू जाएगी। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर वो करेक्ट होगा जिसके बाद पॉइंट में 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू जाए, इसमें 2 पे जा रही है, इसमें 2 पे जा रही है, इसमें 2 पे जा रही है, इन दो तीनों में से आंसर होगा। फिर मैंने देखा कि मेरे पास जो ऑप्शन है 23 46 में से कुछ घटाएंगे तो आंसर 46 से छोटा होगा, तो ये भी कट गया। उसके बाद अगर मैं देखता हूं 23 इंटू 23 करूंगा तो 529, मतलब यहां पे जो आएगा ना मेरे पास पॉइंट के बाद, क्या ये 29 आएगा, और किसी भी, क्योंकि ये वाली संख्या मेरी इससे तो बड़ी होगी, अगर इसमें से 0.29 को घटाऊंगा, इसमें 0.00 लगा देता हूं, तो 00 में 29 घटाऊंगा तो मेरे पास जो लास्ट की 2 डिजिट आएंगी वो 0.71 आएंगी। तो मुझे ये पता है जो भी मेरा आंसर आएगा सोल्व करके उसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी पॉइंट के बाद, 71 होंगी, और 71 एक ही ऑप्शन में, तो यही मेरा आंसर है। मुझे आगे ना इसे कैलकुलेट करना था ना इसके आगे वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, अगर आप समझ पाएंगे तो। मान लो मुझे 2 छूट देनी है, कितने कितने परसेंट की, 17% की। मुझे बताना है इफेक्टिव डिस्काउंट रेट क्या होगा। आप सीधा करो कि 17 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 289 आएगा, तो मेरे पास पॉइंट में क्या आएगा, 89 आएगा जब मैं सोल्व कर रहा हूँ। जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100, तो ये ए बी वाला जो पार्ट है इसके लास्ट में पॉइंट में ये 89 आएगा, और यहाँ पे 1.00 में से घटाऊंगा समथिंग 0.00 में से, तो मेरे पास ये समथिंग है, ये 0.0
समथिंग और 8-9 है, तो मेरा जो सोल्व होकर आएगा लास्ट में 0.11% ही आएगा, और पॉइंट के बाद दो वैल्यू फिक्स है, तो लास्ट की पॉइंट के बाद की वैल्यू से भी आप अपना आंसर डायरेक्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस का बता पाएंगे इस तरीके से। मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास दो छूट है, एक 53% की और 53% की। इफेक्टिव डिस्काउंट रेट बताना है कि कितना होगा, दो और 53% की छूट दे दी। आप कहेंगे सर 53 का स्क्वायर करूंगा तो 50 से 3 ज्यादा, तो 3 का स्क्वायर 0.9 होगा, और मेरे पास 25 में 3 जोड़ूंगा तो 28। ठीक है, ये 53 का स्क्वायर होता है, और मुझे पता है डिवाइडेड बाय 100 करके ये आएगा, पॉइंट लग जाएगा। समथिंग पॉइंट इसमें से ये हटाना है मुझे, तो 0.9 घटाऊंगा तो मेरे पास 9.1 बचेगा। तो जो भी आंसर आएगा ना इफेक्टिव डिस्काउंट, उसके लास्ट में 0.91 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ये मैं बता चुका हूं, 2 के केस में ये होगा। अगर 3 के केस में करना है एबीसी परसेंट, तो हम उसका देख लेते हैं क्या बनेगा। मैंने एक फॉर्मूला आपको परसेंटेज में पढ़ाया था। मेरे पास अगर ए वैल्यू है ए, अगर इसे पहले मैंने ए परसेंट से इंक्रीज करा, फिर इसे बी परसेंट से इंक्रीज करा, और सी फिर मैंने इसे सी परसेंट से इंक्रीज करा, तो नेट चेंज क्या आता है? आपने वहां पे देखा था, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय 10,000। क्या यही मेरा फॉर्मूला होता है इसका इफेक्टिव चेंज का? अब मैं यहाँ पे जो ये है, इसी चीज को मैं कहूं मेरे पास एक वैल्यू है एमआरपी, और उसे मैं क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। किस किस परसेंट से? पहले मैंने D1 का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने D2 का डिस्काउंट दिया, और फिर मैंने D3 का डिस्काउंट दिया। क्या ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव में होंगी क्योंकि एक वैल्यू घटा रहे हैं? तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे कि नेगेटिव कर देंगे। मेरे पास जो वैल्यू बचेगी, जो परसेंटेज चेंज आएगा, वो किसके बराबर होगा? -D1 -D2 -D3। फिर यहाँ पे प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। मेरे पास D1 D2 प्लस D2 D3 प्लस D3 D1 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे माइनस, एक माइनस का, दूसरा माइनस का, तीसरा माइनस का, तो फाइनली माइनस का बचेगा, माइनस D1 D2 D3 डिवाइडेड बाय 10,000। ये मेरे पास क्या आएगा? इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। और अगर मुझे डिस्काउंट बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पता चलेगा मेरी वैल्यू कितने परसेंट से घट गई। ठीक है, जितने परसेंट से घट गई मैंने उतना का डिस्काउंट दिया है, सीधी सीधी बात है। तो ये नेगेटिव में आएगा, इसे पॉजिटिव में लिखने के लिए परसेंटेज डिस्काउंट क्या करेंगे, इसका नेगेटिव ले लेंगे, और वो आ जाएगा मेरे पास D1 प्लस D2 प्लस D3 माइनस में D1 D2 प्लस D2 D3 प्लस D3 D1 डिवाइडेड बाय 100, और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस में D1 D2 D3 डिवाइडेड बाय 10,000। ये मेरा 3 वैल्यूज दे रखी हैं, अगर उनका इफेक्टिव डिस्काउंट का परसेंटेज होगा। डन। अब इसमें भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज में भी हमने देखा था। अगर मैं पहले दोनों में से D2 को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं D2 D1 प्लस D3 प्लस D3 D1। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं एक कॉमन, एक को कॉमन ले लिया, दो को ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, राइट। अब ये मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया, ये तो बेसिक हो गया कि हम ऐसे करके निकाल लेंगे। तो एक एक एग्जांपल से मैं आपको लेता हूं कि कैसे करना है। ठीक है, नई स्लाइड लेते हैं। मान लो मेरे पास 3 डिस्काउंट है, पहला 10% का है, दूसरा भी 10% का है, और तीसरा भी 10% का डिस्काउंट है। कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर या तो मैं इस पर फॉर्मूला लगा दूं, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस में मेरे पास यहाँ पे 2 का एक बार की में मल्टीप्लीकेशन था, या फिर पिछले फॉर्मूले को ही पहले चेंज कर लेते हैं, फिर इसे सोल्व करेंगे। अगर मेरा D1 D2 D3 बराबर आ गया, इफ D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, देन मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3D माइनस, ये D स्क्वायर 3 बार है तो 3D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और ये प्लस D क्यूब डिवाइडेड बाय 10,000। दिस इज द फॉर्मूला दैट आई विल बी यूजिंग। तो यहां से अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे पास आएगा ये 3D, मतलब 3 इंटू में 10 माइनस में 3 इंटू में 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर आएगा माइनस प्लस में 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10,000।
तो मेरे पास आएगा 30 माइनस 3 प्लस 0.1, दिस विल गिव मी 27.1। ये इफेक्टिव डिस्काउंट रेट हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होगा, वही 100 मान के करने वाला। मैंने मूल्य मान लिया 100, 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा, 10 का डिस्काउंट के पहला डिस्काउंट दिया 90 का पड़ गया आर्टिकल, इस पे 10% दूंगा तो 9 का और डिस्काउंट चला जाएगा। मैं कितने का बेचूंगा इसे, अब 81 का बेचूंगा। अब इस पे 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 81 का 10% कितनी वैल्यू और डिक्रीज होगी, 8.1 से। अब लास्ट वाला आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप डिस्काउंट ऐड कर लें। 10 का डिस्काउंट, 9 का डिस्काउंट और 8.1 का डिस्काउंट, तो 19 और 8 27.1, 8.1। क्या ये डिस्काउंट हो गया? आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पार्ट मेरे पास रेशियो मेथड। मेरे पास एक आर्टिकल 10 का पड़ रहा है, 10% का डिस्काउंट दिया तो 9 का बेचूंगा। 10 का पड़ रहा है 9 का बेचूंगा, 10 का पड़ रहा है 9 का बेचूंगा। तीनों सेम है तो क्यूब कर लो सीधा का सीधा। मैं इसे लिख सकता हूं यहाँ पे एमआरपी रेशियो एसपी, अगर तीनों सेम है तो 10 और 9 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 729। कितने की छूट दे दी, ये दे दी 281 की छूट, 271 की छूट सॉरी। कितने पे, 1000 पे। अगर 1000 पे 271 की छूट दिया तो 100 पे कितने की देंगे, एक जीरो हटा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 27.1%। ठीक है, वही है जो परसेंटेज में चीजें सीखी थी। डन है, कर सकते हैं। एक इसमें एक चीज और कर सकते हैं, वो भी देख लो। मान लो 10 का 3 डिस्काउंट दिए मैंने, तो मैं इसमें 2 वाला भी डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा सकता हूं। पहले इसमें लगाया, मैं कहूंगा इन दोनों का इफेक्टिव कितना आएगा, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 भाग 100, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1 19। अब ये 19 है और मेरे पास एक 10 है, अब इनकी क्रमिक छूट है तो 19 और 10 पे लगा दो, 19 प्लस 10 माइनस 19 इंटू 10 भाग 100, तो ये हो जाएगा मेरे पास 29 माइनस 1.9, तो ये 27.1। ठीक है, ये ऑल दी मेथड दैट हम यूज करते हैं वो सारे हमने देख लिए। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब सिंपल मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू होंगी 6 8 7%, ऐसा कुछ दे दिया, इनका इफेक्टिव निकालना, तो मैं ये फॉर्मूले पे जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शन में दे दिया 16 2/3, 14 2/7, से 9 1/11%, तो इस पर्टिकुलर केस में मैं किस पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने उस मेथड पे, रेशियो मेथड पे। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें बदलेंगी। ठीक है, चलो पहले मेरे पास का 3 क्रमिक छूट दी गई है 20% की, तो हमें बताना है नेट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। तो सीधा सीधा करेंगे, 20% की छूट का मतलब है कोई वैल्यू 10 की है तो मैं उसे कितनी की बेच रहा हूं, 2 की छूट देके 8 का बेच रहा हूं। अब 3 बार छूट देंगे तो ये एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस है, इसका क्यूब कर देंगे, 3 बार है क्योंकि सेम ही डिस्काउंट परसेंटेज है। तो ये 1000 पे कितनी, 1000 की है तो 512 की बेचेंगे, छूट दे दी 488 की, 1000 पे 488 की छूट दी है तो 100 पे कितने की दी है, पॉइंट लगा देंगे। 48.8% मेरा इस सवाल का उत्तर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ नहीं करना। ठीक है, बेस्ट है ये मेथड इस तरीके से। तो अगर सिंपल ही दे रखा है, मान लो मेरे पास सवाल होता 14 2/7% की 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने, इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो कहेंगे ये होता है 1/7, मतलब 7 पे 1 की छूट, तो मतलब 6 का आर्टिकल को बेचेंगे। अगर 7 पे 1 की छूट है और 3 बार दे रहे हैं तो क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा 343 और ये होगा 216। कितने की छूट दे दी हमने, क्या 127 की दे दी 343 पे, तो 127 भाग 343 इंटू में 100%, ये इस सवाल का उत्तर होगा। डन है, तो रेशियो मेथड यहाँ पे बेस्ट है। अच्छा, जैसे अगला सवाल है मेरे पास, यहाँ पे यही क्या रखा था 20, मैंने यहाँ पे 10:8 करा था, मैंने 5:4 नहीं करा क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती। ये मेरे पास 125 आता और ये मेरे पास 64 आता, फिर मैं डिफरेंस निकालता इनका, ये 61 का आता।
अब 125 61 अपॉन में 125 इंटू 100 करता तो लंबा टाइम लग जाता। तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का वैल्यू हो ना, तो आप 10 को मत छेड़ा करो, 10 को 10 की फॉर्म में रहना दिया करो, जिससे कि फाइनली निकालने में आसानी हो जाती है। ठीक है, 1000 तो मैंने एक जीरो हटा 1 सेकंड में बता दिया। कन्वर्ट करता 5 और 4 में करता तो ज्यादा मेहनत लगती। ठीक है, ये नहीं करना है। अब एक सीपीओ एसएससी सीपीओ है, ये घोस्ट प्राइज हो गया। एसएससी सीपीओ 2020 टीयर 1 का सवाल था, इसका आंसर बताना है। अब इस सवाल को देखते ही मैं इस सवाल का उत्तर बता सकता हूं क्या आएगा। ठीक है, और चारों ऑप्शन दे रखे हैं मुझे। जब मैंने ये 3 डिस्काउंट की परसेंटेज देखी, मेरे दिमाग में आया इन दोनों में से आंसर होगा। और थोड़ा सा जैसे ही मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, 8 इंटू 15 इंटू 12, और मेरे पास जो मान निकल के आया 15 इंटू 12 होगा 180, 18 को 8 से गुना करूंगा, 8 इंटू 8 यूनिट डिजिट आएगी मेरे पास 4। तो मेरा इस सवाल का उत्तर होगा ये। चार ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इतने फास्ट हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब मैंने क्या चीज यूज करी इसे करने के लिए, मैं वो सिखाता हूं आपको। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं करा मैंने, बस लॉजिक यूज करा और एक छोटा सा लॉजिक लगाया और सवाल का उत्तर आ गया। पहले मैं बेसिक से करा रहा हूं आपको इस सवाल को। बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बताएं 8% की छूट है, 15 की छूट है और 12 की छूट है, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा? सबसे बेस्ट रहेगा, आप कहेंगे फॉर्मूला लगा दो सर, रेशियो मेथड लगाएंगे तो निमट जाएंगे मल्टीप्लाई करते करते। तो यहाँ पे फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहेगा मेरे पास, क्योंकि 3 इंडिविजुअल है, राइट। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी, मतलब 8 प्लस 15 प्लस 12। ठीक है, एक तो ये है, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 15 इंटू 12 भाग में 10,000, और यहाँ पे माइनस में क्या करना है, ये 8 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू में 15 भाग में 100, यही चीज करनी है ना मुझे। क्लियर है, राइट। सोल्व करके आंसर निकालेंगे, ये मेरा इफेक्टिव परसेंटेज होगा। अब ध्यान से देखते रहना, मैं कहूंगा यहाँ पे जब मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास इंटीजर वैल्यू आएगी, पूर्णांक आएगा, मतलब सोल्व कर लो, 8 जमा 15 करेंगे तो 23 और 12 35। 0.00 लिख सकता हूं क्या मैं, मतलब पॉइंट के बाद मुझे कुछ मिल नहीं रहा है यहां से, नथिंग आफ्टर पॉइंट, तो मैंने 0 लगा दी। इसे सोल्व करूंगा, आप यहाँ पे 2 और 5 के पेयर काट लें, जैसे मैं 10 काटना है ना तो एक 0 हटाई, 5 से काटूंगा तो ये 3 बचेगा, और इसे काटूंगा 2 से तो मेरे पास ये बचेगा 6। क्या अभी मुझे यहाँ पे 5 और 2 का कोई पेयर मिल रहा है ऊपर से? नहीं मिल रहा। तो मेरे पास यहाँ पे 3 जीरो है, तो मैं कह सकता हूं पॉइंट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा 3 वैल्यू जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं इसे देखता हूं लास्ट वाले पार्ट को, मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जा सकती है आप ये बताएं। जब मैं डिवाइड ही 100 से कर रहा हूं और ये सारे इंटीजर वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू पॉइंट के बाद आ सकती है वो 2 वैल्यू आ सकती हैं, और इसमें मैंने देखा पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएंगी। तो मेरा जो आंसर होगा, जब तीनों को इन दोनों को ऐड और इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, जब ये थर्ड वैल्यू आ रही है तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी? 3 वैल्यू आएंगी, ये मैंने कहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो क्या डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगी ये वाली मान, D1 D2 D3 डिवाइडेड बाई 10,000, दिस विल डिवाइड, फाइनली मेरे पास सोल्व होने के बाद पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी। क्या यही डिसाइड कर रहा है? हर बार यही डिसाइड करेगा। तो मैंने जैसे ही इसे सोल्व करा तो मेरे दिमाग में आ गया था कि 5 और 2 से एक बार कट जाएगा, ये मेरे पास 3 बचेगा और ये मेरे पास 6 बचेगा। अब ये 5 और 2 से आगे कटेगा नहीं, इसका मतलब जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है, एक जीरो कटी है, 5 और 2 का एक पेयर काटा है, तो पॉइंट के बाद अभी 3 वैल्यूज और बची हैं, 3 जीरो बची हैं यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू जाएंगी। तो 3 वैल्यू देखते ही मैंने कहा इन दोनों में से आंसर होगा। अब थर्ड लास्ट वैल्यू, जब 3 वैल्यू जाए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 वैल्यू आ सकती है पॉइंट के बाद, तो जो थर्ड वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू इज डिसाइडेड बाय व्हाट, दिस मल्टीप्लीकेशन। 8 इंटू 3 इंटू 6 विल डिसाइड कि मेरे पास जो ये थर्ड वैल्यू है वो क्या आएगी। और जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा, 6 इंटू 3 18, यूनिट डिजिट 8, 8 को 8 से करा 64, यूनिट डिजिट 4। तो मैंने देखा है जो ये लास्ट वैल्यू है ये 4 है। अगर ये लास्ट वैल्यू 4 है तो यहां पे मैं इसकी जगह 0 रख सकता हूं। 0 प्लस 4 माइनस 0, क्या ये लास्ट वैल्यू मुझे 4 देगा? और अगर ये लास्ट वैल्यू 4 देगा तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर हो सकता था। दिस इज द एनालिसिस दैट आई हैव डन फॉर यू। This is what you need to do in the examination and calculate the answer of these kind of questions in seconds.
उम्मीद है सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलें आगे, एक और सवाल देखते हैं। मान लो मुझे 3 छूट देनी है। एक मेरे पास 5% की, 5 की जगह ले लेता हूं चलो। एक छूट है 12% की, एक है मेरे पास 17% की छूट, और एक है 19% की छूट। आप बस ये बताएं पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी मेरे पास। 4 वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, या एक भी वैल्यू नहीं आएगी। आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी अगर मैं सक्सेसिव निकालूंगा, तो वो चीज क्या डिसाइड करेगा, वो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन डिसाइड करेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं 12, 17 और 19, और इसे डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। क्या मुझे 10,000 को हटाने के लिए, जीरो एलिमिनेट करने के लिए 5 और 2 के पेयर की जरूरत है? क्या 5 और 2 का पेयर यहाँ पे कहीं भी मिल रहा है? 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा। अगर 5 नहीं मिल रहा, मैं कहूंगा पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी, 4 वैल्यू जाएंगी। तो मेरा इस सवाल का उत्तर अगर 4 ऑप्शन कुछ ऐसे देता तो ये होता। सबसे आखिरी वैल्यू, आखिरी की 2 वैल्यू मैं चाहूं तो यहां से निकाल सकता हूं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आखिरी की 2 वैल्यू होंगी ना, वो यहां पे आएंगी। क्योंकि इसके अलावा, क्योंकि जो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला था, जो ये वाला पार्ट था, ये पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 वैल्यू दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो लास्ट की जो वैल्यूज होंगी 2, वो कौन डिसाइड करेगा? वो मेरा ये वाली इनका मल्टीप्लीकेशन डिसाइड करेगा। तो लास्ट 2 वैल्यूज तक मैं निकाल सकता हूं अपना आंसर क्या होगा। वरना मैं क्या कर सकता हूं, वरना लास्ट डिजिट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आखिरी डिजिट क्या आएगी? 2 को 7 से करूंगा तो 14 4 आएगा, 4 को 9 से करूंगा तो 36 6 आएगा। तो ये वैल्यू 6 होगी मेरी सवाल की। ठीक है। अगर एग्जाम में अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है तो फिर ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू में पूछा है तो हमने कहा कि पॉइंट के बाद 4 वैल्यू तक जाएगा और लास्ट वैल्यू मेरी 6 होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं। पहला केस क्या था, एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है 20% का एक आर्टिकल पे। तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा? आप कहेंगे सर 20% का एक डिस्काउंट दे रहे हैं तो 20% ही है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, एक 10% का और दूसरा भी 10% का। इफेक्टिव डिस्काउंट बताएं। एक एक करके निकाल रहे हैं, मैं पहले बी केस निकाल रहा हूँ। 10 और 10% के अगर मैंने 2 डिस्काउंट दिए तो आप कहेंगे 10 + 10 20 - 10 × 10 / 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास इफेक्टिव डिस्काउंट 19। अब मन मन में करना है, ठीक है। अब मैं आया सी पे। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 9 का और एक 11 का। क्या आएगा इफेक्टिव डिस्काउंट? सम तो 20 ही आएगा। 9 × 11 करूंगा तो मेरे पास 99 बन जाएगा। 99 मतलब 0.99, तो मेरे पास ये आएगा 19.01%। यही आएगा इफेक्टिव। केस डी 15 और 5, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या आएगा मेरे पास? आप कहेंगे सम तो 20 ही है, 15 को 5 से करूंगा 75, 0.75 घटाना पड़ेगा, तो 19.25। अब मैं आया केस ई पे। एक 19 का है और एक 1% का है। आप कहेंगे सर 19 और 1, 19 × 1 19 / 100 0.19, तो ये मेरे पास आएगा 19.81% का डिस्काउंट। कौन से केस में सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया गया? आप कहेंगे ए में सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया गया। उसके बाद किस में डिस्काउंट दिया गया? चारों को कंपेयर करता हूं तो ई में उसके बाद डिस्काउंट दिया गया। उसके बाद कंपेयर करता हूं तो मेरे पास डी आ रहा है। उसके बाद कंपेयर करता हूं तो मेरे पास सी आ रहा है। और उसके बाद मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास बी आ रहा है। क्या डिस्काउंट किधर ही आ रही है? अगर आप एक कस्टमर हैं तो कौन सा डिस्काउंट आप लेना पसंद करेंगे? मैंने साइन उल्टे लगा दिए शायद। ए में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, फिर ई है, फिर डी है, फिर सी है और बी है। एक सेकेंड। सबसे ज्यादा डिस्काउंट ए में, फिर मेरे पास डी है, फिर मेरे पास सॉरी ई है, डी है, सी है और बी है। अगर आप कस्टमर हैं तो कौन सा डिस्काउंट आप लेना पसंद करेंगे? देखने में दोनों देखो, सम दोनों का 10 10 20, 9 और 11 20, 15 और 5 20, 19 और 1 20 20, सबका सम देखने में 20 ही लग रहा है। कस्टमर को हो सकता है कि देखने में सारे डिस्काउंट बराबर से ही लगेंगे कि 20 के तो बन रहा है, लेकिन सारे डिस्काउंट परसेंटेज में फर्क है इफेक्टिवली। और अगर मैं देखता हूं आप कस्टमर होंगे तो कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे? आप सबसे पहले ये लेंगे, भैया मुझे ये 2-3 तरह के डिस्काउंट मत दो, मुझे सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट बताओ, कितने का दोगे? सिंगल डिस्काउंट इनके सम के बराबर दे दो, मैं वस्तु खरीद लूंगा आपसे, राइट।
तो आप कस्टमर होंगे तो ये डिस्काउंट देना पसंद करेंगे। अगर आप दुकानदार हैं तो कौन सा डिस्काउंट देंगे? आप कहेंगे भैया 10-10 के मैं 2 डिस्काउंट दे देता हूँ, बी डिस्काउंट देना पसंद करेंगे। शॉपकीपर के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट क्या है? शॉपकीपर जो देगा कस्टमर को वो ये है। कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट ये है। क्या ये चीज समझ आ गई? अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा एनालिसिस वाला पार्ट कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेकार है। आप इनके बीच का गैप निकालना स्टार्ट करें। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको। मेरे पास जब जब मेरे पास सम सेम है, मेरे पास ए और बी 2 डिस्काउंट है, ठीक है, ठीक है, सम इनका सबका एस बन रहा है, ठीक है। ये A1 A2 ले लूं तो इसका सम भी A1 B1 ले लूं, इसका सम भी एस है। A2 B2 ले लूं, इसका सम भी एस है। A3 B3 ले लूं, इनका सम भी एस है। सबका सम अगर एस बन रहा है मेरे पास, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें तब मिलेगा जब वैल्यू सबसे ज्यादा दूरी पे होगी, ठीक है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट अगर सम सेम है तो गैप मस्ट बी मैक्सिमम। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। फॉर मिनिमम डिस्काउंट गैप मस्ट बी मिनिमम। जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे गैप क्या है, मेरे पास मिनिमम है, 0 का गैप आ गया, तो यहां पे हमें सबसे कम डिस्काउंट मिला। और अगर सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो गैप मैक्सिमम हो, एक 20% का एक 0% का डिस्काउंट है, ठीक है। गैप कितना हो गया? 20, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 19 है और 1 है तो गैप ज्यादा हो गया 18 का, तो इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा एज कंपेयर टू दिस। क्या ये चीज समझ आ गई? अब ये कैसे हो रहा है आप ये भी देख लो एक बार। जैसे मान लो मेरे पास ये 10 और 10 का 19 निकाला, ये हुआ क्या? 10 + 10 - 10 × 10/100। यहाँ पे 9 + 11 - 9 × 11/100। अब आप देखेंगे कि ये तो सब जगह सेम है। जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ये मैक्सिमम तब होगी जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी। ये दोनों वैल्यू बराबर हुई तो ये मैक्सिमम हो गया। ये दोनों थोड़ी छोटी छोटी बड़ी हो गई तो ये गैप कम हो गया। ये 100/100 ये 1 बना और ये मेरा 9.99 बना। ये और ज्यादा मेरे पास वैल्यू क्या हो गई? दूर हो गई आपस में। तो ये मेरे पास 15 + 5 तो सेम ही है 20, लेकिन जो घटाने वाला पार्ट है 15 × 5 / 100 ये और ज्यादा कम हो गया, 0.75 घट रहा है बस अब, ठीक है। तो गैप जितना कम होगा उतना मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा तो डिस्काउंट कम मिलेगा, ठीक। तो इसे थोड़ा सा एनालाइज करना आपको समझ आ जाएगा, ठीक। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मेरे पास मुझे डिस्काउंट देना है, से एक डिस्काउंट परसेंटेज है मेरे पास 18, एक है मेरे पास 20, 16, एक है मेरे पास 14 और 22, एक डिस्काउंट परसेंटेज है मेरे पास 25 और 11। कस्टमर हैं अगर आप तो कौन सा डिस्काउंट आपके लिए बेस्ट है? आप कहेंगे सर वैल्यू जितनी ज्यादा दूरी पे होंगी, जितना ज्यादा गैप होगा उनके अंदर, अगर सबका सम 36 बन रहा है तो जितना ज्यादा गैप होगा उतना अच्छा है आपके लिए। तो गैप कितना है यहाँ पे? 25 और 11। यहाँ पे गैप मैक्सिमम है। यहाँ पे सबका गैप निकाल लो, 0 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 8 का है और यहाँ पे 14 का है। यहाँ पे मैक्सिमम गैप है तो बेस्ट फॉर कस्टमर, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको यहां पे मिलेगा। गैप मिनिमम है। शॉपकीपर की बात करेंगे, बेस्ट फॉर शॉपकीपर, जो बेच रहा है, ठीक है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है वो मैंने लिखा हुआ भी है यहां पे आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास। क्वेश्चन में कहता है ट्रेडर ए गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25% एंड ट्रेडर बी गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5% on an identical item. If the discount given by A is 320 rupees more than the discount given by B, then what is the market price? एक ट्रेडर है A जो 25% का सीधा छूट दे देता है एक वस्तु पे। ट्रेडर B 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है सेम आइटम पे, एक 20% का और एक 25% का।
सबसे पहले आप ये बताएं कि कौन सा ट्रेडर ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है। आप कहेंगे जो सीधा सीधा, क्योंकि 20 और 5 25 ही बन रहा है, जो सीधा एक डिस्काउंट दे रहा है 25% का वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। तो मैंने कहा ट्रेडर ए का जो डिस्काउंट है वो बड़ा होगा ट्रेडर बी के डिस्काउंट से। क्वेश्चन में यही कहता है कि जो ट्रेडर ए ने जो डिस्काउंट दिया वो 320 रुपए ज्यादा का दिया ट्रेडर बी के डिस्काउंट से, तो हमें बताना मार्केट प्राइस क्या होगा। अगर मैं मार्केट प्राइस को 100 रेशियो मान लो, ट्रेडर बी ए का डिस्काउंट है 25 का, ट्रेडर बी का डिस्काउंट कितना है इसका इफेक्टिव निकालेंगे। 25 में से घटाना पड़ेगा मुझे 20 जमा 25, 20 जमा 5 माइनस 20 इंटू 5 भाग 100। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, देखो ये 20 जमा 5 तो ये भी 25 ही है, तो ये तो कट ही जाएगा। मेरे पास जो चेंज आएगा, जो ये ज्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा ट्रेडर है, वो कितने का देगा, ये 20 इंटू 5 भाग 100, ये प्लस का बन जाएगा, मतलब 100 भाग 100 मतलब 1 का। जो ट्रेडर ए है 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। 1% किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 320 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बताना है वस्तु पे एमआरपी कितना है, तो एमआरपी तो 100% होता है, ये उसी का तो डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 32000। ये मेरा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर? अब इस सवाल को ये बेसिक से बताया, एग्जाम बेस्ड अप्रोच वही है, आपने देखा ये 25 है, 25% का डिस्काउंट यहाँ पे 20 और 5 25 का ही मिल रहा है एक तरीके से, कस्टमर को देखने में 25 का लगे, लेकिन एक्चुअली में कितने का होगा। आप कहेंगे इसमें एक फैक्टर घटाना पड़ेगा, जो कि जो फैक्टर घटेगा वो होगा मेरा 20 इंटू 5 भाग 100, मतलब 1% का फैक्टर। ये एक्चुअली में 25 से 1% कम डिस्काउंट हम दे रहे होंगे, तो यहाँ पे 25 दे रहे हैं, यहाँ पे 1% कम, तो 1% का गैप आ गया डिस्काउंट में। वो 1% 320 को रिप्रेजेंट करेगा, और 1% अगर 320 को रिप्रेजेंट करेगा तो 100% 32,000 को रिप्रेजेंट करेगा। ये ओरली करने वाला विदाउट पेन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल। चलो थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, लास्ट में डालना चाहिए था मुझे। क्वेश्चन में क्या था, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5320, इट इज सब्जेक्टेड टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, द फर्स्ट बीइंग 15% एंड द सेकंड एट अ रेट ऑफ 20% ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, ये लाइन दिखती नहीं है जनरली, हम जल्दबाजी में गलती में क्या कर देते हैं, पहला 15 का मान लेते हैं, दूसरा 20 का मान लेते हैं और गलत हो जाता है। कहता है मेरे पास एक आर्टिकल है जिसपे एमआरपी है 5320 का, इस पे पहला डिस्काउंट देते हैं हम 15% का, और जो दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट है वो कितने का है, 20% ऑफ द फर्स्ट। तो दूसरा डिस्काउंट होगा वो होगा 20% ऑफ 15%, तो 20% मतलब 1/5, 1/5 और 15% करूंगा तो कितने का आ गया, 3% का। तो पहला डिस्काउंट मेरे पास 15% का है और दूसरा डिस्काउंट जो है 3% का है। इन दो डिस्काउंट पे एक आर्टिकल को बेचा गया। हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का नियरेस्ट टू एन इंटीजर, नियरेस्ट टू रुपीज, राइट। अब 4 ऑप्शन में देखता हूँ, 4 ऑप्शन भी दूरी पे 4386, 4127, 4500 और 4000। क्या बहुत ज्यादा गैप है इनके बीच में, तो अप्रोक्सीमेशन से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे पहला डिस्काउंट 15 का है, दूसरा 3 का है, इफेक्टिव डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 15 जमा 3 18 माइनस 15 इंटू 3 45 भाग 100 0.45, 18 में से 0.45 घटाऊंगा तो 17.55। इतने का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। अगर इतने का डिस्काउंट दे रहा हूं तो बेचूंगा कितने का, मैं बेचूंगा इसे 83.4%। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगर आपको डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कभी निकालना हो, 2 डिस्काउंट दे रहा है, मैंने एक A% का डिस्काउंट दिया, एक B% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप कहेंगे 100% में से इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज घटा दूंगा। इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट क्या है, A प्लस B माइनस AB डिवाइडेड बाई 100। तो आप देखेंगे ये होगा मेरे पास 100 माइनस ये AB बाय 100 प्लस का बन जाएगा, और ये मेरे पास माइनस में A प्लस B बचेगा। तो इसे डायरेक्टली निकालने के लिए 83.45 को मैं ये कर सकता था कि मैंने कहा पहला 15 का है, 3 का है, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 तो मेरा 100 में से घटेगा तो बचेगा 82, और उसमें ऐड क्या करना पड़ेगा मुझे, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ये कैलकुलेशन में गड़बड़ है, 15 तिया 45 तो 5.45, ये मुझे सेलिंग प्राइस का परसेंटेज आ जाएगा अगर कॉस्ट एमआरपी मैंने 100% माना है। अब इसे सोल्व करके अपना आंसर बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। इसका 82.45% बताना है।
सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसे 82.45 को ब्रेक कर लेता हूं। क्या मैं कह सकता हूं 5320 का मैं 80 प्लस 2.45% निकाल लूं? विल इट बी वर्थ इट? ठीक है, एग्जाम में ब्रेक कर करके कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। अगर मैं इसका 80% निकालूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे, इसे ऐसे ही लिख लो, चलो परसेंटेज लास्ट से हटा दो। इसका 80% निकालना तो बहुत आसान है। आप कहेंगे ये जीरो और ये जीरो, दो जीरो है, और परसेंटेज का साइन अगर मैं काटूंगा 5320 का 80% प्लस 5320 का 2.45%, तो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, परसेंटेज हटते। 8 से इसमें गुना करूंगा तो 32 इंटू 8 कितना होता है? ये तो 256 होता है, तो 56 आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर मैं 80 को 8 को 5 से करता हूं तो मेरे पास आएगा 40, तो ये हो जाएगा 42। तो 4256 तो इनका ही मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो मेरा मान जो होगा 4256 से बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, बचे दो ऑप्शन ये और ये। अब इनमें भी काफी ज्यादा गैप है। अगर इसका मैं 2.45% निकालूंगा लगभग कितना आएगा, आप अंदाजे से बताओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ये 2.5 गुना करना है इसका, अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना कर दें। ठीक है, इसका 2.5 गुना करूंगा 5000, ये 2.5 गुना और परसेंटेज है तो यहाँ पे 53.2 बन जाएगा। परसेंटेज हटाया, दोबारा देखो इसे। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूं, ये परसेंटेज साइन हटाया तो 53.20 बचा, और इसका 2.45 अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना कह सकता हूं मैं। इसका 2.5 गुना करूंगा तो कितना बनेगा, इसका अप्रोक्सीमेटली 50 है, ये 50 का 2.5 गुना करना है तो लगभग 125 आएगा। ये वाली वैल्यू में अगर 125 में बढ़ाता हूं तो मेरा मान कितना आएगा? क्या वो मेरा 4300 कुछ जाएगा? यही जा सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ब्रेक कर करके सोचना है, राइट। अब मैं दोबारा इसी सवाल को आपको छोटे तरीके से करके दिखाता हूं। ये तो मैंने समझाया, आप एग्जाम में क्या करेंगे दोबारा देख लो एक बार। मैंने कहा पहले मेरे पास ये 4 कितने रुपए हैं, 5320 रुपए हैं। इस पे 15% की पहली छूट है और दूसरी छूट मेरी 15 का 20% मतलब 3% की है। ठीक है, अब मैं कितने का बेचूंगा अगर सेलिंग प्राइस निकालना है? आप कहेंगे सर 15 जमा 3 तो 18 होता है, 18 तो 100 में घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 82, और उसमें ऐड क्या करूंगा 15 इंटू 3 45 भाग 100 तो 0.45, तो मुझे इसका ये निकालना है। ये आपका एक स्टेप में आना चाहिए। अब इसे सोल्व करने के लिए आपने देखा ऑप्शन चारों दूरी पे हैं, तो मैंने इसे ब्रेक करा। मैंने कहा 5320 का 80% और इसमें ऐड करना है 5320 का 2.45%। अब क्योंकि 80% है तो परसेंट हटेगा, 2 जीरो कट जाएंगी, 532 इंटू 8 करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 4256, और फिर मैं इसका 2.45% निकालना है 5320 का, तो मैंने यहाँ पे परसेंट हटाया तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 50 का मैं 2.5 गुना कर रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली जो मेरा मान आएगा 125 के आसपास आएगा। मैंने बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है। ठीक है, बहुत बड़ा इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि मेरे ऑप्शंस में 100 150 200 100 150 की दूरी है। ठीक है, तो अगर ये +-20 भी हो जाएगा ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर मुझे पता चल जाएगा किसके आसपास जा रहा है। तो 4256 और इसमें कुछ जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये 4300 कुछ आएगा, और 4300 कुछ एक ही ऑप्शन है ये, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे 4386 के साथ एक होता 4396 या 4405 15 या 5 कुछ ऐसा, तो मैं इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन शायद ना लेता, मैं थोड़ा छोटा कर देता अप्रोक्सीमेशन को। फिर मैं क्या करता, इसे 50 की जगह मैं 53 मान लेता और इसे 4.2.5 ही मान लेता, और इसका करता तो मैं 106 और इसका आधा करता तो 26, 106 और 26 जोड़ता मैं फिर, तो ये आ जाता मेरे पास 132 के आसपास। इसमें 132 जोड़ते हैं और चेक करते हैं किसके आसपास बैठ रहा है, और पूरा यही आ जाता है 132 पे। तो ठीक है, डन। तो ये चीज आपको सोचनी है, ये धीरे धीरे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे आप, अपने आप आ जाएगा। एक और क्वेश्चन सीजीएल 2020 टीयर 1 का कहता है शॉपकीपर मार्क्ड एवरी आइटम 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज 10% डिस्काउंट। Shruti being a regular customer got 5% additional discount on the bill and paid rupees इतना for the item purchased. What is the cost price of the item? ठीक है, एक दुकानदार है, उसने क्या करा, अपने आर्टिकल को
25% अबव मार्कअप करा, उस पर फिर 10% का डिस्काउंट दिया कस्टमर को। उसके बाद भी क्योंकि श्रुति रेगुलर कस्टमर थी, उसने 5% का एडिशनल डिस्काउंट ले लिया और इतने रुपए का आर्टिकल श्रुति को बचा। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या था, दुकानदार का लागत मूल्य बताना है। तो मैं कहूंगा पहले मेरे पास ये है कॉस्ट प्राइस, 25% का मार्कअप करा है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 25% ज्यादा मतलब कॉस्ट प्राइस का 125%, 125% मतलब 5/4। ठीक है, ये मेरा एमआरपी आ गया। अब कहता है इसके ऊपर एमआरपी पे डिस्काउंट दिया 10% का, तो कितने का बेचेंगे, 9/10 का बेचेंगे। ये आ गया मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद श्रुति क्योंकि रेगुलर कस्टमर थी, 5% का और डिस्काउंट ले लिया, 5% का लिया तो मतलब 95% पे बेचेंगे, 95% मतलब 19/20। ये किसके बराबर हो जाएगा, श्रुति को ये आर्टिकल पड़ा 2394 का। एक लाइन में पूरा सॉर्ट आउट हो गया। कॉस्ट प्राइस का मान बताना है क्या आएगा। अब अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें देखते हैं। सर पहले तो ये 5 है, 5 को काट देते हैं, ये बचेगा मेरे पास 2। डन। अब कॉस्ट प्राइस आएगा मेरा यहाँ पे 2394 इंटू में ये है 4 इंटू 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 19 इंटू में 9। अब देखो 19 और 9 इन्हें तो किसी को काट पाएंगे नहीं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं मेरा आंसर जो होगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा है, इन सब का मल्टीपल होगा 4, 2 और 20, तो 40, 160 का मेरा आंसर मल्टीपल होगा। 160 का मल्टीपल होगा तो आप एक जीरो हटा दें, सारी की सारी जीरो कट गई। ये वाली वैल्यू मेरी 16 से कटनी चाहिए। कौन सी वैल्यू 16 से कट रही है वही आपका आंसर दे देगा। चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने 16 से इसे काटा तो 84 आएगा, नहीं कट रहा। क्या ये 16 से कट रहा है, 16 एकम 16, 64 कट रहा है। क्या ये 16 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा अगर ये कट गया तो। और ये 42 कट रहा है क्या, 82 नहीं कट रहा। 16 से कटने वाला एक ही उत्तर है, तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन खत्म हो चुका, मैंने अभी कुछ काटा पीटा नहीं, वरना आप इसे सोल्व कर लेंगे तो भी आप अपना सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। डन। अगर पॉइंट अप्रोक्सीमेट आंसर होता तो ये ट्रिक हमारी काम नहीं करती, फिर हमें पूरा सोल्व करना पड़ता। क्वेश्चन में कहता है अ कस्टमर वांटेड टू परचेज एन आइटम मार्क्ड फॉर ₹10,000। शॉपकीपर ऑफर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, 25% फ्लैट डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 14 and 12%। विच इज द बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर एंड बाय हाउ मच। ठीक है, एक आर्टिकल है जिसपे एमआरपी 10,000 रुपए का है। शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट ऑफर करे, या तो 25% का फ्लैट डिस्काउंट ले लो, या चौथा और 12% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। ठीक है, कौन सा ऑफर बेस्ट है कस्टमर के लिए और कितने रुपए से। तो सीधा सीधा आंसर है भैया इसका। देखो ये 14 और 12 इफेक्टिव निकालेंगे तो 12 जमा 14 26, और माइनस से 12 इंटू 14 करूंगा तो ये मेरे पास 168 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1.68। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास। इसे एक को अलग सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 26 में से, तो मैं कहूंगा 25 माइनस 0.68। यहाँ पे ये डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे ये फ्लैट 25%। कौन सा बेटर है, क्या 25% वाला बेटर है, ये वाला बेटर है डिस्काउंट। और ये कितना बेटर है, आप कहेंगे सर इसमें से ये वाला अगर डिस्काउंट परसेंट घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 25 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 0.68%। जो फ्लैट डिस्काउंट है ये वाला, ये 0.68% बेटर है। 0.68% का मान बताना है कि कितने रुपए से बेटर है, तो 10,000 का 0.68% निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से परसेंटेज कटेगा, 68.68 इंटू 100 68। तो फर्स्ट ऑफर बेटर है बाय 68 रुपीज। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट्स 20%, 10% एंड K% इज इतना। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ K+20% इज अलाउड। मेरे पास एक आर्टिकल पे जब हम 3 छूट देते हैं, एक 20% की, एक 10% की और K% की, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होता है आर्टिकल का वो इतना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक सिंगल छूट देते K+20% की, तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस कितना होता। आप कहेंगे पहले मेरे पास आर्टिकल की कीमत है 10,000 रुपए। ठीक है, पहली छूट 20% की दी, 20% की दी मतलब 80% भी बेचेंगे तो 8/10 कर दिया। फिर मैंने 10% की छूट दी तो कितने का बेचेंगे, 9 का बेचेंगे अगर 10 का पड़ रहा है।
और फिर मैंने एक और छूट दी k% की। k% की छूट देने का मतलब है कि अगर 100 का था पहले तो अब 100 माइनस k का बेचेंगे। फाइनली बेचा कितने का, 6120 का बेचा। क्या सोल्व करके k का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 4 जीरो है, कैंसिल हो गई। ठीक है, जानबूझ के 8/10 लिखा था क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 जीरो बहुत ज्यादा जीरो दिख रही थी। मैंने कहा 5 लिखूंगा फिर 2 की फॉर्म में फंसेंगे, इससे बढ़िया ऐसे करो। ठीक है, अब यह 612 को 8 से काट सकते हैं। 8 से काटेंगे तो मेरे पास 7 56 56 52 आएगा, 6 जा और 5 जा। 9 से काट दूंगा तो 8 पंजे। के का मान कितना आ गया, 100 में से 85 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 15। पहले 15% का के की वैल्यू 15 है। अगर मैं के प्लस 20% का डिस्काउंट दे दूं तो के प्लस 20 हो जाएगा 35। अगर मैंने 35 का डिस्काउंट दिया तो आर्टिकल को कितने का बेचा जाएगा, आप कहेंगे 10,000 का है, 35 का परसेंट का डिस्काउंट दे दिया तो 65% में बेचेंगे। तो 10,000 का 65%, ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल सीजीएल 2020 अगेन कहता है, अ शॉपकीपर 3 shopkeepers A, B and C marked an identical article for rupees 4820. A, B and C sold their articles on successive discounts of 20 and 20%, 25 and 15%, 30 and 10% respectively. Which shopkeeper gives the maximum discount and by how much? ठीक है, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 3 शॉपकीपर है। ठीक है, उन तीनों के पास एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी इतना इतना है। ठीक है, जो पहला कस्टमर है ए, वो 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। जो दूसरा शॉपकीपर है वो 15 और 25 का डिस्काउंट दे रहा है, और जो तीसरा है वो 10 और 30 का डिस्काउंट दे रहा है सक्सेसिव। हमें बताना कौन सा शॉपकीपर मैक्सिमम डिस्काउंट देगा और कितने रुपए का डिस्काउंट देगा। आप देखेंगे यहाँ पे 30 और 10 गैप मैक्सिमम, इसमें 20 का गैप है, इसमें 0 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, इसमें 0 का गैप है और इसमें 20 का गैप है। तो मैक्सिमम गैप इसमें है तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहां मिलेगा, क्योंकि सम तो सब जगह सेम है, 20 जमा 20 40 है, सम यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पे भी 40 है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा कस्टमर सी। तो मेरा आंसर या तो ये होगा या ये होगा। कितने का डिस्काउंट देगा वो निकाल लेते हैं। 30% का डिस्काउंट दिया और 10% का डिस्काउंट दिया। आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा। 100 में 30 जमा 10 40 को घटाऊंगा और इसमें जोड़ूंगा 30 इंटू 10 भाग 100, तो 300 भाग 100 मतलब 3। तो ये आ जाएगा मेरे पास 63%। कॉस्ट प्राइस के 63% में बेचा जाएगा। हमें डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी थी तो सेलिंग प्राइस क्यों निकाला मैंने, कई बार हो जाता है ऐसा, दिमाग काम नहीं करता। तो डिस्काउंट कितना देंगे, 40 में से घटाना है 3% को, 37%। तो मुझे वैल्यू निकालनी है 4820 का 37%। ये मेरे डिस्काउंट की वैल्यू है जिसका मैंने डिस्काउंट दिया है। और अगर मैं यहाँ पे इसका 37% निकालूंगा तो आप देखेंगे परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कट जाएगी। अब मेरे पास 10 को काटने के लिए 5 और 2 का पेयर चाहिए, यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी। पॉइंट के बाद एक डिजिट किस में आ रही है, इसमें आ रही है, तो यही आंसर है। यूनिट डिजिट भी ट्राई कर लें, 2 को अगर 7 से करूंगा तो पॉइंट 4। डन, ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। अच्छा, अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी, यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। मैंने कहा था जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो आप चेक कर लेना। अगर डिफरेंस पे भी नहीं जाना, एक और तरीका है मेरे पास। सबसे ज्यादा डिस्काउंट वो देगा जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ये मेरे पास 8 वैल्यूज है, इन सबका सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम बराबर है। जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख जाए ना इन 8 में आपको, वही मेरा सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा। सबसे बड़ी वैल्यू 18 20 16 14 22 और 25, ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। या तो सबसे बड़ी निकाल लो या सबसे छोटी निकाल लो। इन सब में सबसे छोटी वैल्यू भी आप देखेंगे ये है स्मॉलेस्ट। तो यही वाला केस, सबसे बड़ी या सबसे छोटी कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, उस केस में हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। डन, क्योंकि उसमें डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वही लॉजिक है। तो ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता तो मेरे पास 20 20 25 15 और 30 10 है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 30, तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। या मैं अगर 10 देख लेता तो इसमें भी मैं कहता 10 सबसे छोटा है तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जिसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू अपने आप ही गैप सबसे ज्यादा हो जाएगा।
अगला सवाल कहता है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 600 600 a discount of 20% is given on the mark price and an additional discount of 10% is given, find the selling price। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। 600 रुपए का एक आर्टिकल है, पहले इस पे 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10% का एक और कैश डिस्काउंट दे दिया, तो मार्क प्राइस बताना है। 20% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने का बेचूंगा, 80% का, मतलब 8/10 का। 10% का और डिस्काउंट दे दूंगा तो कितने का बेचूंगा, 9/10। सेलिंग प्राइस मेरा आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 इंटू में 6 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 6 है। आप देखेंगे यहाँ पे 5 और 2 का पेयर तो नहीं बन रहा, तो जीरो तो लास्ट में नहीं आएगी। यूनिट डिजिट मेरे पास 2 ही आ सकती है। 6 इंटू 8 करूंगा 48, 8 आएगा, 8 को 9 से करूंगा 72, 7 2 आएगा। यूनिट डिजिट 2 आई तो मेरा आंसर आ गया। ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है मैंने ऑप्शंस खुद फ्रेम करे। इसका आंसर गलती से मार्क रह गया, कोई नहीं। क्वेश्चन में कहता था लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 160 एंड द कस्टमर बाइज इट फॉर रुपीज 122.40 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। फर्स्ट डिस्काउंट इज ऑफ रुपीज 10%, इज ऑफ 10%, फाइंड द सेकंड डिस्काउंट। मेरे पास एक आर्टिकल है जिसपे एमआरपी 160 रुपए, 2 डिस्काउंट के बाद इसे इतने का बेचा गया, तो अगर पहला डिस्काउंट 10% का तो दूसरा डिस्काउंट बताएं। पहला डिस्काउंट 10% का है तो कितने का हो गया, 9/10 का बेचेंगे, 10% का डिस्काउंट दे दिया, 90% पे बेचा जाएगा। दूसरा डिस्काउंट अगर मैं मान लेता हूँ x% का है तो कितने का बेचा जाएगा, आप कहेंगे 100 माइनस x का बेचा जाएगा, अगर पहले वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 100 थी। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा 122। चार ऑप्शन में से बताना आंसर क्या आएगा। इसे काटने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो आप जीरो से ये जीरो एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब आगे क्या वैल्यू आएगी, अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। देखो 2 अप्रोच बता रहा हूँ, पहले तो बेसिक है कि पूरा सोल्व करके आंसर निकाल ले, पहले बेसिक से ही कर लो, फिर मैं यहीं पे वापस आऊंगा और दोबारा सोल्व करूंगा, ठीक है। मेरे पास है 16 इंटू में 9, या पहले यहाँ पे काट लेते हैं, दोबारा से यहाँ से लिख लूंगा। सेकंड अप्रोच वो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होगी तब काम आएगी, उसे मैंने फिलहाल सेव करके रख लिया। मेरे पास हो गया ये 16 इंटू में 9 है, ठीक है, ये 100 माइनस एक्स है, और यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कह सकता हूँ ये 12240 बन जाएगा, ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद या तो मैं पूरा इसे 16 और 9 से काटूं पहले, उसके बाद फिर x का मान निकाल लूं, तब मेरा आंसर आएगा। दूसरा तरीका मेरे पास ये होगा कि भैया ये बताओ क्या ये मेरे पास ये 5 का मल्टीपल है, नहीं है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, क्या ये 5 का मल्टीपल है। तो मुझे 5 का मल्टीपल चाहिए, तो ये मेरा 5 का मल्टीपल होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए तो क्या वैल्यू रख दूं कि 5 का मल्टीपल बन जाए, 13 रखूंगा 5 का मल्टीपल बनेगा, 100 में 13 घटाया नहीं बनेगा, 100 में 14 घटाऊंगा 5 का मल्टीपल बनेगा, नहीं बनेगा, 100 में अगर 15 घटाऊंगा तो 5 का मल्टीपल बनेगा, तब आएगा ये मेरे पास 85। 100 में 16 घटाऊंगा 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा। तो यही इस सवाल का उत्तर है, कुछ और हो ही नहीं सकता, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं काटा मैंने डायरेक्टली कराई। तो ये चीजें आपको सीखनी है कि कैलकुलेशन कैसे बचाएं। मुझे ये वाला पोर्शन 5 का मल्टीपल चाहिए, ये इससे आ रहा ही आंसर है। पूरा बेसिक से कर लो। अब पहले 9 से काट देता हूं मैं, 16 इंटू 9, नौ से कटना चाहिए पूरा का पूरा, 32, ये 16 से भी कटना चाहिए क्योंकि पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो पूरा पूरा कटेगा। 16 से काटूंगा तो ये मेरा 8 टाइम्स 128, 85। ये बेसिक है, वो डायरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन पे एक बार नजर डाल लेंगे तो कई बार कहाँ हमारी कैलकुलेशन बच जाती है। क्वेश्चन में कहता है अन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर ₹65, अ कस्टमर बाइज इट फॉर रुपीज इतना, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, वन ऑफ 4% एंड सेकंड ऑफ K%, K की वैल्यू बतानी है। पहला अगर 4% का डिस्काउंट दूंगा तो 100 में 4 घटाए 96%, तो मेरे पास ये होगा 96/100, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट मेरे पास कितने का है, K% का, तो मैं कहूंगा 100 माइनस K डिवाइडेड बाय 100, इसके बराबर है। मैं 100 को जब तक नहीं काटता जब तक मुझे 2 और 5 का पेयर नहीं मिल जाता, ठीक है। काटने को तो मैं 4/25 कर देता, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। यहाँ पे 5 मिल का पेयर मिल रहा है 13,
यहाँ पे मेरे पास 0 कट जाएगी, 2 से काटूंगा तो ये 48 आएगा। ठीक है, अब क्या 2 और 5 का पेयर यहाँ पे नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास आया 13 इंटू 48। सेम ऑप्शन एग्जाम में थे, ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से है। लोग मिस्टेक कर जाते हैं, कैलकुलेशन में फंसे रह जाते हैं इस सवाल के। 13 से काटेंगे फिर 48 से काटेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये 100 और 10 को गुना करूंगा तो ये 5616 इंटू में 10 लिख सकता हूँ। अब जो मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये तो मेरा 5 का मल्टीपल नहीं है, ये मेरा 5 का मल्टीपल है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर चाहिए तो ये 5 का मल्टीपल होगा। और ये 5 के लिए नहीं, आप किसी भी वैल्यू के देख सकते हैं। अगर आपको ये दिख रहा है कि ये 7 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, वो चेक कर लो कि भैया इनमें कहीं ना कहीं वो तो मिलना चाहिए, तो ये मल्टीपल ऑफ 5 होगा। अगर ये मल्टीपल 5 होगा, चारों ऑप्शन में क्या रख दूं कि मल्टीपल ऑफ 5 बन जाए, एक ही ऑप्शन ऐसा है, डेट इज 10। ये इस सवाल का उत्तर, खत्म हो गया क्वेश्चन। आया मजा? अगले सवाल पे चलते हैं। जब तक अप्रोक्सीमेशन में नहीं पूछा तब तक हम ऐसा कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो चलो आपने कर दिया, ठीक है, मान लो मेरे पास क्या होता, यहाँ पे 10 दे रखा है, अब 5 के मल्टीपल तो 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। मान लो 15 ऑप्शन में आ जाता है या 5 ऑप्शन में आ जाता है, तो क्या करते हैं भैया, फिर दिमाग लगा लेते हैं। फिर अगर मुझे यहाँ पे लगता ना कि यार ये ऐसा कुछ बन रहा है, 5 भी है 15 भी है, तो या तो मैं पूरी कैलकुलेशन कर लेता, एक तरीका वो होगा, या फिर मैं डिजिटल सम का इस्तेमाल कर लेता, वो कर सकते थे। तीसरा तरीका मेरे पास क्या होगा, फिर मैं क्या कर लेता यहाँ पे, मैं देखता भैया पहले 65 को 4% से घटाऊंगा, 65 का 1% 0.65 होगा, 4 से गुना करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 2.3। तो ये 2.3 से घटेगा, 4% जैसे ही मैंने इसमें घटाया तो मेरे पास आएगा ये 62.7। ठीक है, अगर ये 62.7 है, इसमें कितने परसेंट से घटाऊं कि मेरे पास मान ये आ जाए। अब आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि इसका 10% लगभग 6 के बराबर है और ये लगभग 6 कुछ कम हो रहा है, तो 10 ही आंसर होगा। 15 तो ज्यादा चला जाएगा, 15 तो इसका 9 के आसपास कुछ चला जाएगा। आप सब कुछ छोड़ दो, बस 6 को देखो, इसका 15% कितना होगा, 60 का, राइट। तो थोड़ा दिमाग अपना लगाते रहना है कि कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर होगा जो हमारी कैलकुलेशन बचा देगा। सोचने का तरीका आना चाहिए हमें। बाकी फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आ रही ये चीजें, नहीं कर पा रहे अप्लाई, तो बेसिक तो भैया जिंदाबाद है, काट के निकाल लेंगे आंसर। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट मेथड है इस तरह से करने का, इस तरह के सवालों को। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, CGL 2018 Tier 2 का है शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं जितने भी यहाँ पे लाइन से करवा रहा हूँ मैं, और रिसेंट के हैं, TCS के हैं सारे के सारे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 587.4 पर। Then what will be the selling price of the article if a single discount of X% is given on the mark price? कहता है मेरे पास एक आर्टिकल का MRP 1500 रुपए, इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, दोनों के दोनों X% के हैं, और मेरे पास जो सिंगल डिस्काउंट निकल के आया वो 587.4 रुपीज का आया। तो कहता है कि अगर मैं खाली X% का डिस्काउंट देता हूँ आर्टिकल पे तो मेरा MRP पे तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। दो तरीके हैं, अगेन पहले में वे वन बिल्कुल बेसिक जिससे हम सारे क्वेश्चन करते हैं वो सीखते हैं। अगर मैं X% का डिस्काउंट दूंगा 1500 पे तो कितने का बेचूंगा, 100 माइनस X डिवाइडेड बाय 100 का बेचूंगा। और X% का डिस्काउंट कितनी बार देना, 2 बार देना, तो स्क्वायर कर दूंगा। कितने का बेचना है फाइनली, मैंने दे दिया 587.4 का डिस्काउंट, ये इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास मान आएगा 912.6। कैलकुलेशन देख लेना, यही है। सोल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर वाला छेड़ो मत, अभी बस डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैंने ये करना ही पड़ेगा, ये 100 की जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे 0.10 आ जाएगा। अगर मैं इसे 1500 यहाँ पे 100 को बाहर ले लूँ, ये 100 माइनस x को नीचे कर, ये 9126 डिवाइडेड बाई 10 है, तो 1 0 कट गई, 2 0 यहाँ से कट गई। अब यहाँ पे 10 बचाना मेरे पास, ये 15, ये 2 बचेगा और ये 3 आ जाएगा। 3 से इसे काटूंगा तो मेरे पास 3 0 4 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 माइनस x का होल स्क्वायर, ये मेरे पास 4 दूनी 6084 आ गया।
अब मुझे बताना है ये 6084 किसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट, या तो आप बेसिक लगा दें, यहाँ पे 6084 करना है भैया, स्क्वायर रूट वाला जो तरीका जिन लोगों को पता है पहले से वो कह रहे हैं कि दो दो का पेयर बनाते हैं, और ये इससे परफेक्ट, छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है 60 से, ये तो मेरे पास 7 आता है, 7 का स्क्वायर करूँगा 49 आएगा। ये मेरे पास 11 1184, 7 2 जा 14 आएगा। 14 में किससे गुना करूँ कि 1184 आ जाए। आप कहेंगे सर 8 से, और यहाँ पे 8 8 जा 64, 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 इंटू 14, ये होगा मेरे पास 112, और 6 118 कट गया। तो ये मेरा किसका स्क्वायर है, ये 78 का स्क्वायर है। 100 माइनस 10 का x का स्क्वायर 78 का स्क्वायर, 100 माइनस x 78, और x का मान कितना आ गया, अगर x मेरा 22 के बराबर आ गया तो हमें ये बताना है कि अगर मैं खाली एक डिस्काउंट देता हूँ x% का तो आर्टिकल कितने का बेचा जाएगा। तो 1500 पे 22 का डिस्काउंट देंगे तो कितने का बेचेंगे, 78% का ही बेचेंगे। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू थी यहाँ पे सोल्व करके 22 निकाला, तो 78% के दो डिस्काउंट, ये यही चीज़ बता रहा है कि 22% के दो डिस्काउंट, 78% 2 बार पे बेचा, तो ये 78% ही निकालना है मुझे इसका। 2 जीरो से ये परसेंटेज कट जाएगा। 15 को अगर मैं 78 से गुना करूंगा, 15 इंटू 8 120, 12 कैरी फॉरवर्ड, 105 और 12 117, ये मेरा आंसर होगा। एक तरीका तो ये आ गया मेरे पास, इस तरीके से मैंने इसका उत्तर निकाला। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा ये हो सकता था कि मैं इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करूँ। ऑल्दो मैं वो रिकमेंड नहीं करता, आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो इसी से करें, यही मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, मैं इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेता हूँ। 2 बार x% का डिस्काउंट दिया तो मेरे पास नेट डिस्काउंट कितना आया, आप कहेंगे 587.4 का आया, कितने पे, 1500 में। इंटू में 100 करूंगा परसेंट इफेक्टिव निकालने के लिए, और मेरे पास ये आएगा तिया 137 निम्मा, और ये 2.4 24 पॉइंट लग गया बन जा, और ये आएगा मेरे पास 6। इफेक्टिव जो डिस्काउंट है इतने का है 39.16। कौन से ऐसे दो वैल्यूज का 2 बार डिस्काउंट दूं मैं कि मेरे पास जो इफेक्टिव आ जाए 39.16 आ जाए। आप देखेंगे जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, जैसे मान लो मैं 20 का लेता हूं तो 20 20, ये तो 20 जमा 20 40 माइनस 20 इंटू 20 भाग 100 होता है। तो मेरे पास जो पॉइंट में वैल्यू आती है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये 40 में से मैंने 4 को घटाया तो ये आएगा 36। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कुछ बचा नहीं। लेकिन जब मैं 20 कर रहा हूँ, 20 से मुझे आइडिया लगा 36 आ रहा है, तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे 39.16 पे जाना है। तो फिर मैंने 21 लिया, 21 का करूंगा। आप देखिए पॉइंट के बाद क्या वैल्यू आएगी, 21 जमा 21 तो 42 है, माइनस में 21 का स्क्वायर होता है मेरे पास 4.41। तो मेरे पास जो लास्ट की वैल्यूज है ना पॉइंट की, जैसे 16 दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे पता है 41 आ रहा है ना किसके स्क्वायर में, तो 42.00 में घटाऊंगा तो लास्ट की 2 डिजिट मेरी 59 होंगी, तो 21 से काम नहीं चलेगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा 42 पे, सॉरी 22 पे, 22। अब ये 22 का स्क्वायर 4.84 होता है, और अगर माइनस 4.84 किसी में करूंगा तो 0.16 आएगा ना, तो यही चांसेस है। आप देख लें 44 में से 4.84 घटाएंगे तो 39.16, तो ये 42 का आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा चेक करना पड़ गया ये निकालने के लिए। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। डन है, तो ये थोड़ा मतलब सोचने वाला अप्रोच होगी कि सोचेंगे कैसे। एक दो प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे कि आपको ये डायरेक्टली दिख जाए कि अगर ऐसा है तो मेरे पास ये x और x का इफेक्टिव था और ये मेरा 22 होगा। मान लो मुझे कुछ वैल्यू दे रखी है ऐसे, ये मुझे बताना है कि किसका इफेक्टिव, कौन से दो डिस्काउंट को मिला के मेरा ये डिस्काउंट बनेगा। ठीक है, कौन से दो x% के डिस्काउंट को बनेगा, कैसे करेंगे। अगर डायरेक्टली करना है तो आप देखेंगे पहले तो 50 से थोड़ा सा छोटा है, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, 25 से कर लेते हैं। 25 का लूंगा तो 25 का लिया, 25 जमा 25 50 माइनस 25 का स्क्वायर 6.25 होगा, डिवाइडेड बाय 100 करके
625/100 62.25, तो ये तो बहुत छोटा जा रहा है, तो मेरी बात नहीं बन रही। 25 से मैं आगे बढ़ूंगा, फिर 26 लूंगा, फिर 27 लूंगा। अब देखो मुझे लास्ट की दो डिजिट चाहिए, वो 7 1 चाहिए, पॉइंट में 1 चाहिए। 26 का करूंगा तो लास्ट में जो माइनस वाला पार्ट आएगा, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 6.76 आएगा। तो यहाँ पे तो लास्ट की दो डिजिट 0.24 होंगी, तो 26 से बात नहीं बनेगी। फिर मैंने 27 का लिया, 27 का करूंगा तो मेरे पास 27 का क्यूब 729 होता है, तो 7.29 मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू होगी पॉइंट के बाद 0054 पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.29 घटाऊंगा तो 71 मिल रहा है, तो यही मेरे इस सवाल का उत्तर हो सकता है। तो 27% के 2 डिस्काउंट दिए गए होंगे, तो ये हिट एंड ट्रायल है, आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें सीखेंगे। क्वेश्चन में कहता है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न आउट टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%. If the rates of the first and second discount are 10% and 4% respectively, then what is the rate of the third discount? ठीक है, एक आर्टिकल पे अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाए तो इफेक्टिव डिस्काउंट जो बनता है वो इतने का बनता है। अगर जो मेरा पहला और दूसरा डिस्काउंट है वो 10% और 4% का है, तो तीसरा डिस्काउंट ज्ञात करेंगे कितना होगा। कैसे कर सकते हैं इस चीज को? अगर आप बेसिक से करना चाहें, तीनों तरीके हैं मेरे पास, मैं रेशियो मेथड भी यूज कर सकता हूं। मैंने कहा मेरे पास कुछ एमआरपी होगा, 3 छूट देनी है, ये 2 दे लेता हूं, एक X% की मान लेता हूं। तो मैं कहूंगा पहला 10% की छूट दी तो कितने का, 9/10 का बेचा। फिर 4% की छूट दी तो 96/100 का बेचेंगे। और फिर मैंने अगर X% की छूट दी तो 100 - X डिवाइडेड बाय 100 का बेचेंगे। ये किसके बराबर है? एक छूट 19% के बराबर है, मतलब एमआरपी पे 19 की छूट दूंगा तो 81/100 के बराबर है। इसे सोल्व करके बताना है कि मेरा आंसर क्या होगा। ठीक, तो आप एमआरपी से एमआरपी काट देंगे। अब इसमें वैसे अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन थोड़े क्लोज हैं, तो अप्रोक्सीमेशन अभी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करा। इसके बाद अब मैं सोल्व करके अपना आंसर निकाल लूंगा। मैंने कहा ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से काटूंगा, 81 9 टाइम्स कट गया मेरा। उसके बाद 3 से कट जाएगा, ये 32 आएगा, और 3 से ये 3 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो वैल्यू बनी ये बनी 100 - X किसके बराबर, 3000/32, 3 × 10 × 100 × 32, पूरा ऐसे लिखता हूं। ठीक है, अब 2 से इंडिविजुअली काट लो। 4 से काटूंगा ये 25 आएगा, और ये 8 बचेगा। फिर 2 से काटूंगा तो ये 4 बचेगा, और मेरे पास ये आएगा 5। इसे सोल्व कर लूंगा तो 375 बनेगा, 125 और 3 375/4, तो ये 9 जा जाएगा, 15 तिया 0.75, 93.75। 100 - X के बराबर, X का मान कितना, 100 में 93.75 घटाया तो 6.25। ये बिल्कुल बेसिक से करा मैंने इस सवाल को, और यही तरीका आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में अगर आप टाइम में करना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा लॉजिक लगाएंगे, हो सकता है आप इंप्लीमेंट करते टाइम गलती कर दें, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो और ज्यादा टाइम लग जाए। तो बेसिक से आप करें तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। डन, चलें क्या आगे। इसमें और कुछ कराने का मन था, मैं और छोटी ट्रिक्स बताना चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन आई एम डाउटफुल कि आप फंस ना जाएं उस ट्रिक्स के चक्कर में और ज़्यादा लंबा ना कर लें। ठीक है, 10 और 4 था, इफेक्टिव वाला लगा के निकालता तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता। मेरा ये 13 पॉइंट, पहले तो 6 आता है इनका इफेक्टिव, फिर इसमें X% का डिस्काउंट और जोड़ना है कि ये वैल्यू बन जाए 19 बन जाए, तो 4 ऑप्शन में एक एक करके मुझे ऑप्ट करना पड़ता। ठीक है, कि किससे ये इतना बन सकता है, तो उसके लिए सिंप्लीफाई करता मैं इसे एक एक करके। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बात बनती नहीं, राइट। तो ये भी थोड़ा हो सकता था लंबा हो जाए, वरना मैं इसमें फॉर्मूला लगाता तो ये होता -13.6 इंटू में X डिवाइडेड बाई 100, ये बराबर होता मेरा 19% के, 19 के। इसे सोल्व करके निकालता, तो नॉट वेरी रिकमेंडेड मेथड, फंस जाते हैं। अगर दूरी ज़्यादा होती तो हम इससे कर सकते थे। अगला सवाल कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹372 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 38% ऑन इट्स मार्क प्राइस, टोटल डिस्काउंटेज। ठीक है, एक आर्टिकल को हमने बेचा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे, एक 25% का था, एक 38% का था, टोटल कितने रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक,
तो मैं कहूंगा मेरे पास कुछ एमआरपी है, इस पे पहले 25% का डिस्काउंट दिया तो कितने का बेचेंगे, 75% मतलब 3/4, फिर 38% का दिया तो 62% का बेचेंगे, ये 372 के बाद। ठीक है, आप देखेंगे इससे पूरा का पूरा 6 टाइम्स कट रहा है और 3 से काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा। एमआरपी हो जाएगा मेरे पास 400 800, एमआरपी 800 है, बेचा इतने का है तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा 800 माइनस ये CHSL 2020 का है जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन। इसका उत्तर आ जाएगा मेरे पास 428। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। लास्ट सेशन में हमने सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन किए थे, इससे पहले हमने फ्री आर्टिकल्स अगर हम देते हैं बाय वन गेट वन फ्री टाइप के क्वेश्चंस भी करे थे, राइट। आज के इस सेशन में उसी को कुछ मिक्स मर्ज करके क्वेश्चंस बनेंगे, 2-3 कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन में मर्ज हो रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के सेशन में, तो शुरू करते हैं। ध्यान से समझना कंसेप्ट्स को। सबसे पहला सवाल मेरे पास कहता है, आज शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल्स एंड अलाउज एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% टू द कस्टमर्स, फाइंड द नेट डिस्काउंट। ठीक है, एक शॉपकीपर 3 आर्टिकल फ्री देता है अगर कोई बंदा 5 आर्टिकल उससे खरीदने जाए तो, और उसके साथ साथ 20% का एक एडिशनल डिस्काउंट भी दे देता है। तो हमें बताना है नेट कितना डिस्काउंट कस्टमर्स को दिया जा रहा है। ठीक, सबसे पहले मैं पहली लाइन को पढ़ता हूँ। 3 आर्टिकल फ्री दिए 5 आर्टिकल की परचेज पे, तो होगा क्या, कस्टमर से कितना चार्ज करेंगे, 5 आर्टिकल के एमआरपी के द्वारा कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। और जब दुकानदार की बात करूं मैं, दुकानदार के कितने आर्टिकल बिक रहे हैं, 5 तो कस्टमर ने मांगे और 3 फ्री दे दिए, तो दुकानदार के 8 आर्टिकल्स जाएंगे। तो 5 आर्टिकल का जो एमआरपी होगा वो किसके बराबर होगा, 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, राइट। अगर मैं आगे बात करता हूं, यहां पे एक एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है 20% का। 20% का एडिशनल डिस्काउंट का मतलब ये है कि 5 आर्टिकल का भी पूरा एमआरपी नहीं लिया जा रहा कस्टमर से, उस पर भी 20% की छूट दी जा रही है। तो इस पे भी 20% की छूट दे दूंगा, तो मतलब इसका भी 80% किसके बराबर होगा, 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। यहां से मैं एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूं। मेरे पास यहाँ पे मान आ जाएगा एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मेरे पास 8 है, 80% को काटूंगा तो 10% बचेगा, और यहाँ पे 5 का 10% ये हो जाएगा 0.5, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरा नीचे आएगा 10% और यहाँ पे आएगा इंटू में 5, ऊपर 1 है। ठीक है, परसेंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, और ये मेरे पास आ गया 2:1। तो एमआरपी और रेशियो सेलिंग प्राइस आ गया मेरे पास 2:1। अगर 2 एमआरपी है तो 1 का आर्टिकल दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 1 का है 2 पे, तो डिस्काउंट परसेंट ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 गुना में 100, डेट इज 50%। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब ये तो बहुत बेसिक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सोचने का, इस तरह से नहीं सोचेंगे एग्जाम में, थोड़ा हमें फास्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप मुझे एक छोटी सी चीज बताना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमआरपी और यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस। ठीक है, दुकानदार क्या करता है, 8 वस्तुओं की जगह 5 वस्तु के मूल्य पे ही 8 वस्तुएं बेच देता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे एमआरपी तो मेरे पास 8 होगा 8 वस्तु का, लेकिन पैसे कितने के चार्ज करेगा, 5 के चार्ज करेगा। अगर मैं बात करता हूँ 20% का और छूट दे रहा है एडिशनल, तो मैं कहूंगा अगर वस्तु पे 5 रुपए मूल्य है तो कितने रुपए लेगा कस्टमर से, 4 रुपए लेगा। तो मेरे पास फाइनल रेशियो में यहां से निकाल सकता हूँ एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 8 इंटू में 5 और ये हो जाएगा 5 इंटू में 4। आप काटेंगे यहाँ पे और मेरे पास 4 से 8 को काटूंगा तो ये आ गया 2:1। अगर एमआरपी 2 है तो सेलिंग प्राइस मेरे पास 1 रहेगा, तो 1 की छूट है कितने पे, 2 पे, कितना हो गया 50% हो गया। ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूँ। ठीक है, जब दुकानदार की नजरिए से अगर मैं देख रहा हूँ 8 आर्टिकल्स पे एमआरपी इतने का है और पैसे कितने के चार्ज कर रहा है, वो 5 के चार्ज कर रहा है। ठीक है, और अगर वस्तु पे एमआरपी 5 रुपए तो उसके भी 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है तो 4 रुपए ले रहा है। तो अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 8 इंटू 5 रेशियो 5 इंटू 4 2:1। ठीक है, 1 की छूट है कितने पे, 2 पे, तो मेरे पास 50% का इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया। एक तरीका ये, एक तरीका ये, दूसरा तरीका एक और देखते हैं।
और क्या सोचा जा सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि एन आर्टिकल्स फ्री दें तो क्या डिस्काउंट परसेंट होता है। तो आप कहेंगे सर 5 पे 3 फ्री दे रहे हैं तो टोटल 3 आर्टिकल फ्री दिए, टोटल आर्टिकल कितने हो गए 3 और 5 8, इनटू में 100% कर दूंगा तो यहाँ पे आया मेरे पास 37.5%। एक डिस्काउंट तो मेरा इतना है, उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो यहाँ पे मैं इन दोनों में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। आप कहेंगे हो जाएगा 37.5 प्लस 20 प्लस माइनस में 37.5 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से काटूंगा 5, 5 से काटूंगा तो 7.5, तो ये मेरे पास 57.5 माइनस 7.5 डेट इज 50%। यहाँ से भी आप इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब जो आखिरी तरीका है जो हम मैक्सिमम यूज कर रहे होंगे, इसे ध्यान से समझेंगे। मेरे पास कुछ आर्टिकल्स का एमआरपी मैंने मान लिया इतना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर से 5 के पैसे ले रहा हूँ और उसे 8 दे रहा हूँ। 8 लेने चाहिए थे लेकिन पैसे ले रहा हूँ कस्टमर से 5 के। तो क्या मेरे पास अगर एक ही डिस्काउंट दिया जाता तो सेलिंग प्राइस इतना होता। आगे बढ़ता हूँ, अब मैंने 20% डिस्काउंट कस्टमर को और दे दिया तो इसका भी मैं 80% कस्टमर से चार्ज कर रहा हूँ। इसका 80% कितना होगा 4/5। ये किसके बराबर होगा, मेरा सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। 5 से 5 कटेगा, 4 से 8 को काटूंगा तो 2। एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1। तो मेरे पास 2 एमआरपी होगा तो एक का बेचा जाएगा, तो एक का डिस्काउंट है 2 पे तो कितना हो गया 50%। इस वाले को याद रखना, यही हम यूज कर रहे होंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मेरे पास क्या है, कुछ वस्तुओं का एमआरपी ये रहा होगा, ठीक है। कहता है कि 5 के दाम में 8 दिए जा रहे हैं तो 8 की जगह 5 के पैसे चार्ज करा दुकानदार ने, तो कितने रुपए लिए होंगे कस्टमर से, एमआरपी का 5/8। टोटल वस्तुएं पे एमआरपी इतना माना है तो इसका 5/8 कस्टमर से चार्ज करा। उसके बाद 20% की और छूट दे दी तो 5 था एमआरपी, 5 की जगह 4 चार्ज कर रहा है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस मेरा ये होगा, ठीक है। एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस 2 बना गया। अगला सवाल मेरे पास कहता है, अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल्स एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू द कस्टमर एंड स्टिल अर्न्स 25% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेम क्वेश्चन पिछले वाला, उसमें एक लाइन और जुड़ गई कि इतना करने के बाद भी उसे 25% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, एक्स्ट्रा फायदा होता है। एक दुकानदार 3 आर्टिकल फ्री देता है 5 आर्टिकल के साथ। तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास एमआरपी ये है तो 5 आर्टिकल के पैसे लेगा, कितने आर्टिकल देगा, 5 आर्टिकल के पैसे में 3 आर्टिकल और फ्री दे दिया और 5 आर्टिकल तो दे ही रहा है, 5 और 3 8 आर्टिकल। तो मेरे पास टोटल आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस होगा वो ये होना चाहिए। लेकिन कहता है कस्टमर को 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा तो इसका भी 20% और कम कर देंगे, मतलब इसके भी 80% में बेचेगा। 80% मतलब 4/5। क्या ये मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गया। कहता है इतना करने के बाद भी दुकानदार 25% का प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे 25% का प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस का 125%। 125% मतलब 5/4। ये भी मेरे पास सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। हमें बताना है रेशियो क्या होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का। सोल्व कर लेंगे। एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस, ये कितना आ गया मेरे पास, 5 से 5 कट गया, 4 से काटूंगा 2, 2 से ये कट जाएगा मेरा 2। तो एमआरपी रेशियो सीपी आ गया 5:2। किसका रेशियो बताना है, कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी होगा यहाँ पे 2:5। 2:5 मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल कर दिया। अगला सवाल कहता है मेरे पास, अ शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल्स। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू कस्टमर्स एंड स्टिल अर्न्स 20% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक दुकानदार 4 आर्टिकल मुफ्त देता है अगर कोई उससे 12 आर्टिकल खरीदने जाए। तो मैं कहूंगा एमआरपी है, कितने आर्टिकल के पैसे लेगा, 12 आर्टिकल कोई खरीदना जाएगा तो 12 आर्टिकल के पैसे लेगा, लेकिन देगा कितने, 4 आर्टिकल फ्री दे देगा तो 16 आर्टिकल दे देगा, ठीक है। तो 16 आर्टिकल के लिए इतने पैसे चार्ज करेगा। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है कस्टमर को, 20% डिस्काउंट देगा तो 80% में बेचेगा। 80% मतलब 4/5। फिर उसके बाद भी उसे 20% का फायदा है, ठीक है। ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया फाइनली। कॉस्ट प्राइस पे कितने का, 20% का फायदा मतलब 120%, मतलब 6/5। इतने का फाइनली मेरे पास बेचा गया। हमें बताना कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो क्या होगा। सोल्व कर लेंगे। यहां से काटूंगा 4 से तो 4 आएगा, 4 से काटूंगा 3 आएगा, 3 से ये 2 टाइम कटेगा और ये मेरा 5 से 5 कट गया। एमआरपी कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी बताना है तो ये सीपी रेशियो एमआरपी ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। ये मेरा सवाल का उत्तर होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, एमआरपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इन मैक्सिमम केसेस।
तो एमआरपी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। हमें कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी बताना है ना, तो जो बाद वाला रेशियो होगा ये बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 2 रेशियो बने तो पॉसिबल ही नहीं है, एमआरपी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा कर दिया एमआरपी से। ऐसे ही मेरे पास ये 4:3 भी पॉसिबल नहीं है, या तो ये आंसर होता या ये आंसर होता। ये क्वेश्चन देख के भी हम समझ सकते थे। पिछले सवाल में जाते हैं हम, इसमें भी कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी बता पूछा था, तो मेरा ये वाला नहीं सही हो सकता था, ये और ये, इन तीनों में से कोई ना कोई मेरा आंसर आता। अगला सवाल मेरे पास, पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में कहता है एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 20% एंड देन 15% इज डिस्काउंट इज गिवन ऑन द आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक आर्टिकल को पहले 20% ऊपर मार्क कर दिया और उस पर 15% की छूट दे दी, का प्रॉफिट लाभ प्रतिशत बता दें क्या होगा। कैसे करेंगे, आपने कहा आर्टिकल को मैंने 100 का मान लिया, ठीक है, 20% मार्कअप करूंगा तो 120 एमआरपी हो गया। अब इस पे कितनी की छूट दे दी, 15% की। 120 का 15% निकालूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 18। 18 की छूट दी तो कितने का बेचा, 102 का बेचा। तो प्रॉफिट कितने का कमा लिया, 100 का कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कमा लिया 2 का 100 पे। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 2% का। एक तरीका तो मेरा ये हो गया इस सवाल को करने का, ये मैंने पहले भी बताया। और क्या सोच सकते हैं, आपने कहा मेरे पास कोई भी वैल्यू रही होगी कॉस्ट प्राइस की, पहले मैंने क्या करा, मार्कअप किया 20% से वैल्यू का, तो मैंने 20% वैल्यू को अप करा जो कॉस्ट प्राइस है उसे। फिर मैंने क्या करा, जो वैल्यू बनी उसे 15% उस पर डिस्काउंट दे दिया, 15% मतलब वैल्यू डिक्रीज कर दी। फिर मैंने क्या करा, इस वैल्यू को 15% डिक्रीज कर दिया। क्या आप बता सकते हैं इफेक्टिव चेंज कितना होगा। आप कहेंगे पहले एक वैल्यू को 20% बढ़ाया फिर 15% घटा दिया, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, जो परसेंटेज में पढ़ा था। तो मैं कहूंगा 20, क्योंकि 15 घटाया तो -15 प्लस 20 इंटू में -15 भाग 100। उत्तर क्या आ जाएगा, ये 5 बनेगा, ये मेरे पास माइनस का 3 बनेगा, तो 5 - 3 ये बचेगा 2%। इफेक्टिव चेंज प्लस 2% का, इसका मतलब जो वैल्यू होगी मेरी 2% से बढ़ी हुई होगी फाइनली, जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 2% ज्यादा होगा, तो मेरे पास जो प्रॉफिट होगा वो 2% का होगा। ये इफेक्टिव चेंज प्रॉफिट को बताएगा। अगर माइनस में होता है तो लॉस बताता। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। अब ये वाला सवाल मैंने पहले भी कराया था, तो मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन में करवाया था, थर्ड सेशन में शायद करवाया था। कहता है आ शॉपकीपर बोट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 20% ऑफ विच वॉज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। एट what % प्रॉफिट शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो मैंने कहा था इसे कैसे करते हैं, टोटल 120 कुंटल व्हीट है, 20% को हमने अलग बेचा है, बाकी को अलग बेचा है। 20% क्या होता है, 1/5। तो मैं कहूंगा टोटल 1 रेशियो राइस को मैंने बेचा 25% के लॉस पे। बचा कितना होगा, 5 में से 1 को बेच दिया, बचा है 4। हमसे पूछता है बचे हुए 4 को कितने % के गेन पे बेचे जिससे कि ओवरऑल पे 25% का फायदा हो। बचे हुए को मैंने मान लिया X% के गेन पे बेचते हैं। ओवरऑल कितना हो गया मेरे पास, 1 और 4 5, पूरे इस पे 5 पे कितने का फायदा चाहिए हमें, 5 पे फायदा चाहिए 25%। तो मुझे इस X का मान बताना है। कैसे करते थे हम, कहते थे 1 को इस 25 में गुना करेंगे तो माइनस का 25 आ गया, 4 को X में करूंगा तो 4X आ गया, ये परसेंटेज दो सब जगह कट ही जाएगा। 5 को 25 से करूंगा तो 125 आ गया। यहां से सोल्व कर लूंगा, 25 तो जोड़ूंगा, 4x x के बराबर 150 के, और x का मान आ जाएगा मेरे पास 150 भाग 4 डेट इज 37.5। तो मैं कहूंगा 37.5% के अगर मैं गेन पे बेचूंगा बचे हुए हिस्से को, तो मेरे पास ओवरऑल पे 25% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये कर चुके हैं, मैंने दोबारा रिवाइज इसलिए कराया क्योंकि अभी मिक्स होकर क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब कुछ मिला के, और यही कंसेप्ट आगे यूज होने वाला है। ठीक है, दूसरा इसका बेसिक वर्जन ये था कि मैं मान लेता मेरे पास क्या है, 1 किलो की कीमत कितनी है, 1 किलो की कीमत 100 है। तो मैं कहता है यहाँ पे अगर मैं 1 किलो को अलग बेच रहा हूँ, 4 किलो को अलग बेच रहा हूँ, ठीक है, 1 किलो को अगर 25% के लॉस पे बेचूंगा तो कितना नुकसान होएगा 1 किलो पे। अगर 1 किलो की कीमत 100 है तो 100 का 25% ये 400 हो जाएगा, 100 का 25% होगा मेरा -25। ठीक है, इतने का लॉस हो रहा है। 4 किलो इतने का है, 400 का पड़ रहा है, इस पे X% का लॉस है, इस X% का प्रॉफिट है, तो इसका X% निकालूंगा तो ये मेरे पास 4x हो जाएगा। और टोटल मेरे पास कितने का पड़ेगा, 500 का पड़ेगा, 100 जमा 400 500, टोटल पे कितना प्रॉफिट कमाना है 25% का, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 25। ठीक है, और ये मेरा बराबर हो जाएगा क्योंकि टोटल प्रॉफिट दोनों जगह बराबर होना चाहिए। सोल्व करके x का मान 37.5,
तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये इसी से ये वाला वर्जन निकल के आया है। तो अब हम इसी वर्जन में क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। टोटल जो क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करती, क्वांटिटी का रेशियो मैटर करता है, ये आपको पहले ही पता है। सॉरी। अगला सवाल CGL 2018 टीयर 2। क्वेश्चन में क्या था है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% above the cost price. He sells 70% of the goods at the marked price and the rest he sells by allowing 40% discount on the marked price. His percentage profit is। एक ट्रेडर है जो अपनी गुड्स को 40% कॉस्ट प्राइस से अबव मार्क करता है। तो गुड्स का कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ 100 है, एमआरपी कितना हो जाएगा अगर 40% अबव मार्क करेगा, आप कहेंगे 140 हो जाएगा, ठीक है। 70% गुड्स को तो वो एमआरपी पे बेचता है और बचे हुए गुड्स को 40% के डिस्काउंट पे बेचता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। आप कहेंगे 70% क्या हो गया मेरा, टोटल मैं कह सकता हूँ 7 रेशियो 70% इज 7/10, तो 7 को तो बेच रहा है कितने पे, एमआरपी पे, ठीक है। अगर एमआरपी पे बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है, तो प्रॉफिट कितना कमाएगा 7 पे, क्या ये 40% का प्रॉफिट कमाएगा। बचा हुआ कितना होगा, टोटल अगर 10 माना है मैंने, 10 में से 7 घटाऊंगा तो 3 को बेचता है एमआरपी पे 40% का डिस्काउंट देके। एमआरपी है 140, इसका 40% अगर मैं घटा दूं तो -40% करूंगा, इसका -44 इंटू 14 मतलब 56 रुपए घटाना पड़ेगा। इसमें 56 रुपए घटाया तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 84, ठीक है। तो बाकी 84 का बेच रहा है, 84 का बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे कितने का नुकसान, 16% के लॉस में बेच रहा है बचे हुए सामान को, तो इन 3 पे 16% का लॉस होगा। ओवरऑल हमें बताना है कि टोटल 7 और 3 10 है, 10 पे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो ये मैंने मान लिया x। सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। 7 इंटू 40 280 है, 280 में से 3 इंटू 16 48 को घटाऊंगा और ये मेरा 10x के बराबर आ जाएगा। ये आया 232 भाग 10 23.2, ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। डन है। एक तरीका तो ये है मेरे पास इस सवाल को करने का। वे 2 जो आप और सोच सकते हैं, मेरे पास कॉस्ट प्राइस था और मैंने मार्कअप करा था 40% का, मतलब वैल्यू को एमआरपी बनाने के लिए 40% बढ़ाया था। तो आप ये कह सकते हैं अगर मैं एमआरपी पे बेचूंगा तो 40% का फायदा होगा, तो मैंने वही चीज यहां पे लिखी कि 70% आइटम्स को एमआरपी पे बेच रहे हैं। 70% मतलब 7 भाग, बचा हुआ होगा 3 भाग और टोटल है मेरे पास 10 भाग। 7 भाग को मैं एमआरपी पे बेचूंगा तो 40% जो मार्कअप किया वही मेरा प्रॉफिट है, तो मैंने कहा ये 40% का प्रॉफिट है। फिर मैंने क्या कहा, फिर कहा कि मैंने बचे हुए 3 रेशियो पे जो बचा हुआ सामान है उस पर 40% का डिस्काउंट दिया। पहले मैंने एक वस्तु को 40% का मार्कअप करा, फिर वैल्यू 40% से गिराई। इफेक्टिव चेंज कितना होगा, कॉस्ट प्राइस में पहले 40% बढ़ा 40% घटाया, तो ये तो मेरे पास a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100 फॉर्मूला होता है। b नेगेटिव है और a पॉजिटिव है और a इक्वल्स टू b दे रखा है मुझे, तो मैं कहता हूं यहां पे ये कट जाएगा, 40 माइनस 40 प्लस 40 इंटू -40 भाग 100 होगा, तो मेरे पास ये -16 आएगा ना, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये बचा -16%, ठीक है। तो 3 वस्तुओं को -16% पे बेचा होगा, मतलब 16% के लॉस पे बेचा होगा। ओवरऑल बताना है कि 10 पे कितने का फर्क पड़ेगा, तो ये हो गया x। सोल्व कर लेंगे, फिर वही कैलकुलेशन हो गई मेरे पास 280 माइनस 88 48 और यह x सोल्व होकर आ जाएगा मेरे पास 23.2। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले हमने देखा 40% बढ़ाया तो यहाँ पे तो 40% का प्रॉफिट है, फिर डिस्काउंट दिया अगर कितने का, 40% का, तो इफेक्टिव निकाल लें और आंसर कर लें। जरूरी नहीं है मैं पूरी कैलकुलेशन करूं, 100 से 140 निकाल लूं, फिर 140 का 40% 56 घटाऊं और फिर चेक करूं। अगर आपको ऐसे भी चेक करना है तो इसमें भी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, इसमें भी एक स्टेप और छोड़ सकते हैं आप कहेंगे सर ये मेरा 100 है, अब मैं इस पे 40% की छूट दे रहा हूं, तो 40 पहले 40 बढ़ाया था, अब 56 मैंने घटाना है, तो नेट चेंज कितने का होगा, -16 का होगा, है ना। तो यहाँ पे ये -16 आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी थोड़ा कम करना है अगर ऐसे कर रहे हैं, वरना इफेक्टिव निकाल के आप कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास खुले हैं, बड़े आराम से टाइमली क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या आता है, राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, सी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स एट द मार्क्ड प्राइस, 40% एट 15% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग एट
20% डिस्काउंट। व्हाट इज हर ओवरऑल परसेंटेज गेन? टोटल उसके पास गुड्स रही होगी राधा के पास, ठीक है। 35% को अलग बेचा, 40% को अलग बेचा, रिमेनिंग जो है उसे अलग बेचा। रिमेनिंग कितनी होगी? 100 में से 35 जमा 40 घटाऊंगा तो मेरे पास 75 घटे तो 25%। 25% को अलग बेचा, टोटल है मेरे पास 100%, ठीक है। तो सबसे पहले जो 35% था उसे एमआरपी पे बेचा है, ठीक है। फिर 15% के डिस्काउंट पे, फिर 20% के डिस्काउंट पे, ओवरऑल पे बताना है। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जितना मेरे पास जितनी क्वांटिटी बेची है इसका रेशियो निकाल लो। रेशियो कितना आ जाएगा? ये 5 से कट जाएगा 5% से, तो ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 20। मार्कअप कितने का करा था उसने? 25% का करा था। 35% गुड्स को एमआरपी पे बेच रही है तो यहाँ पे फायदा कितने का होगा? जो मार्कअप परसेंटेज मार्कअप है वही प्रॉफिट बन जाएगा। फिर बची हुई जो 40% आइटम्स है इसे 15% के डिस्काउंट पे, 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले 25% इंक्रीज करा, फिर 15% डिक्रीज करा, तो नेट चेंज कितने का होगा? 25 माइनस 15 10, और 10 में से घटाएंगे 25 इंटू 15, ये हो जाएगा 375। 375 भाग 10 3.75, तो ये हो जाएगा 6.25, ठीक है। तो ये 6.25 के प्रॉफिट पे बेचा जाएगा बची हुई आइटम, जो 8 रेशियो है। और रिमेनिंग को 20% डिस्काउंट, मतलब ये 5 रेशियो आइटम्स को 20% डिस्काउंट पे। तो मेरे पास पहले 25% का इंक्रीमेंट है, फिर 20% का डिक्रीमेंट है। इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 25 माइनस 20 5, और उसमें घटाएंगे 25 इंटू 20 भाग 100, तो ये भी 5 ही हो जाएगा। 5 माइनस 5 0, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। ओवरऑल बताना है 20 आइटम पे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये मैंने मान लिया x। 7 इंटू 25 175, 6.25 इंटू 8 करेंगे तो 50 है। 175 जमा 50 225, और 20 से डिवाइड कर दूंगा, ये x के बराबर हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 11.25। यही सवाल का उत्तर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखनी है इस तरह के सवालों में, और कुछ नहीं है। ठीक है, वरना कॉस्ट प्राइस को 100 मान के वहां से इफेक्टिव निकाल लेते, एक एक स्टेप में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ पर्सन मार्क्स हिज 40 आइटम्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ही सेल्स 10 आइटम्स एट 10% डिस्काउंट एंड 20 आइटम्स एट 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। What is the maximum discount that he can offer on the remaining items if he still gets some profit? मेरे पास कहता है एक पर्सन है जिसके पास 40 वस्तुएं और उन्हें वो 20% कॉस्ट प्राइस से अबव मार्क करता है। 10 आइटम्स को 10% के डिस्काउंट पे और 20 आइटम्स को 15% के डिस्काउंट पे देता है एमआरपी के। मैक्सिमम बताना है कितना डिस्काउंट दे सकता है रिमेनिंग आइटम से जिससे कि उसे एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन कुछ मिनिमम प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, सोल्व करेंगे। 40 आइटम है, पहले 10 बेची, फिर 20 बेची और रिमेनिंग बची 10। 40 की बात कर रहे हैं। अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो ये हो जाएगा 1:2:1:4। मार्कअप कितने का है? मार्कअप है 20% का। ठीक है, पहली 10 आइटम को 10% के डिस्काउंट, तो पहले 20 बढ़ा, फिर 20 और 10 का निकाल लो, या फिर पूरा आप ऐसे ही कर लो। कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूं, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एमआरपी कितना हो गया? 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। फर्स्ट केस में मैंने क्या करा? डिस्काउंट दिया 10% का, तो 120 में 10 घटाऊंगा तो मेरे 10% घटाऊंगा तो बचेगा 108। तो फायदा कितने का होगा? 8 का। तो यहाँ पे 8% का प्रॉफिट है, वरना यहाँ पे सीधा 10% निकाला -12 हुआ, यहाँ पे +20 था। 20 में से 12 घटाऊंगा तो मेरे पास आ गया 8। फिर सेकंड केस में क्या करते हैं? 15% डिस्काउंट देते हैं। इसका 15% निकालूंगा तो मेरे पास होएगा -18। तो मेरे पास 20 में से 18 घटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2% का प्रॉफिट है। हमें कहता है कि मैक्सिमम कितना हम दे सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, तो जिससे कि हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ मोर और लेस प्रॉफिट हो जाए। तो मैं ओवरऑल मान लेता हूं कि अभी मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे मेरा 0% का प्रॉफिट है।
तो इस पे हम देख लेते हैं कि इसे कितने परसेंट की लाभ या हानि पे हमें बेचना है। मान लो मुझे इसे x% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो नेट चेंज कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 0 चाहिए, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स एक्स, ये बराबर हो जाएगा 0 के, और x का मान आ जाएगा मेरे पास -12। -12 का मतलब ये है कि मेरे पास जो आर्टिकल कॉस्ट प्राइस था 100, इसे मैं 12% की अगर लॉस पे बेचता हूँ, जो बची हुई आइटम्स है, तो मेरे पास पूरी ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ना ही कुछ फायदा होगा ना ही कुछ नुकसान होगा। तो 100 का पड़ रहा है, 12 की छूट दे रहा हूं, तो मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है मेरे पास कितना, 12 घटाया कॉस्ट प्राइस में से तो 88, और एमआरपी कितना था, एमआरपी तो मेरे पास टोटल 20% का मार्कअप करा था ना वो, तो 120 है। तो एमआरपी पे कितनी छूट दे सकते हैं हम जिससे कि ये 88 बन जाए, 120 में से 32 घटाऊंगा तो ये आएगा, तो 32 की छूट देनी है 120 पे, इंटू में 100, ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। तो मुझे जो छूट देनी है इतनी दे दूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो इससे थोड़ी सी कम छूट देनी है जिससे कि ओवरऑल कुछ ना कुछ प्रॉफिट बच जाए। तो मेरे पास यहाँ पे 4 से काटूंगा तो ये 30 आ जाएगा, और ये मेरे पास 8 आ जाएगा, अगेन एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 80 भाग 3 मतलब 26.67, 26.67 का प्रॉफिट दूंगा, सॉरी डिस्काउंट दूंगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो मुझे जो वैल्यू देनी है वो इससे थोड़ी सी कम देनी चाहिए जिससे कि कुछ बिल्कुल नाम मात्र को थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ये इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, जो मेरी वैल्यू होनी चाहिए डिस्काउंट परसेंट शुड बी लेस देन दिस, ठीक है, और नियरेस्ट ये आ रहा है तो यही आंसर होगा। अच्छा सवाल था ये, इसे दोबारा देखना अगर समझने में दिक्कत आई है, एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग सवाल बन जाता है इस तरह का, अगर लैंग्वेज घुमा के थोड़ा मुश्किल बना दिया, इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा थी नहीं, अगर थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया तो फंस जाओगे। क्वेश्चन में क्या था, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स इज 2:3 if the mark price of the books respectively is 30% and 40% more than the cost price. Each book is sold after 2 successive discounts of 20%. Find the overall loss percentage. मेरे पास 2 बुक्स हैं जिनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है, तो मैं बुक ए और बी मान लेता हूँ, इसका कॉस्ट प्राइस 2x मान लेता हूँ, इसका कॉस्ट प्राइस 3x मान लेता हूँ, ठीक है। मार्क प्राइस दोनों, पहली बुक का मार्क प्राइस 30% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो इसका एमआरपी क्या हो जाएगा, 2x का 13 भाग 10, और इसका एमआरपी कितना हो जाएगा, 40% ज्यादा रखना है, तो मेरे पास 7 भाग 5 होगा ना, ठीक है, 40% से वैल्यू बढ़ा दी, ये इन दोनों का एमआरपी आ गया मेरे पास। दोनों बुक्स को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है, वो भी प्रत्येक है मेरे पास 20% का, तो मुझे बताना है ओवरऑल लॉस परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस ये मेरे पास 2x और 3x मानूंगा तो ये 5x होगा, एक काम करते हैं इसे 2x 3x ना मान के 20 और 30 मान लो, ज्यादा सही रहेगा, 20 और 30 मान लो या 200 300 मान लो, ये 200 है ये 300 है, ठीक है। तो मेरे पास रेशियो में है ये हो जाएगा मेरे पास जो एमआरपी हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 20 इंटू 13 260, और इस पे हो जाएगा मेरे पास 60 420। दोनों बुक पे 20% की 2 सक्सेसिव छूट दी गई है, तो 20% की सक्सेसिव छूट निकाल लूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 इंटू 20 भाग 100 4, 36% की छूट देनी है दोनों बुक्स पे। दोनों बुक पे अगर 36% की बुक छूट देनी है तो दोनों बुक को बेचा कितने का जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 100 में से 36 को घटाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 64%, ठीक है। तो मेरे पास इन दोनों का सम कितना बन रहा है अभी, जो एमआरपी है दोनों पे देखो, इस पे भी 64% निकालना है सेलिंग प्राइस के लिए, इसका भी 64, तो मैं कहूंगा जो कंबाइंड सेलिंग प्राइस होगा दोनों का वो हो जाएगा 260 का 64% और इसका भी 64%, तो दोनों को ऐड करके कंबाइंड का एक साथ निकाल सकता हूँ 64% कॉमन लेके, ये हो जाएगा मेरे पास वैल्यू पॉइंट में आएगी
420, 280, 680 का 64%। ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर मैं यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लूं सीधा सीधा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, 500 है। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो यहीं से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये परसेंटेज की जगह 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और ये मेरे पास 5000 हो जाएगा। इधर 64 इंटू 68, बड़ी लंबी कैलकुलेशन फंस गई है। तो 8 से काट दूंगा, 8 आएगा, ये 1000 की जगह 125 रह जाएगा। 5 इंटू 125, 625 बन गया, और ये हो जाएगा मेरे पास 68, 8 8 जो 64, 6 कैरी फॉरवर्ड, फोर्टी एट और 654, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है मुझे, 81 रुपीज का। कितने पे, 625 पे। 25 से काटूंगा 25, और ये आएगा मेरे पास 4, 81 इंटू में 4, 324 भाग 25, ये हो जाएगा मेरे पास 12.96%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज हाउ आई डिड इट फ्रॉम बेसिक्स एंड इट इज क्वाइट कैलकुलेटिव दिस वे। देयर मस्ट बी सम अदर वे दैट वी कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स इन दिस। एक तो तरीका ये हो गया मेरे पास कि मैं बेसिक्स से जाऊं तो इतना लंबा करना पड़ेगा। एक और चीज ट्राई करके देखते हैं इसी सवाल के अंदर। देखो, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो मल्टीपल चीजें आपके माइंड में स्ट्राइक कर रही होंगी। मेरे पास 2 बुक्स हैं जिनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ए और बी, 2 और 3, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 200 मान लिया, ये 300 मान लिया, या 2x 3x मान लिया। अगर मैं इफेक्टिव चेंज देखता हूँ, पहले पे 30%, इसे ए को 30% बढ़ाया, और फिर इस पे 20-20% के डिस्काउंट दे दिए, तो ये 20% रिड्यूस करा, ये भी 20% रिड्यूस करा। फिर इसे मैंने 40% बढ़ाया, और इस पे 20% का रिडक्शन, और इस पे भी 20% का रिडक्शन कर दिया, ठीक है। मुझे बताना है कि ओवरऑल लॉस परसेंट कितना होगा। तो इफेक्टिव चेंज में इसके अंदर निकाल सकता हूँ, ए के अंदर से 2:3 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस का मान मेरा 200-300 की भी जरूरत नहीं है, मैंने इसे 2:3 रख लिया, ठीक है। इसमें अगर इफेक्टिव चेंज निकालता हूँ तो कितना आएगा, ये तो मेरे पास इसका इफेक्टिव हो जाएगा 36% रिडक्शन, इसका भी 36% रिडक्शन होगा। अगर मैं 30 और 36 का निकालता हूँ, 30 बढ़ रहा है, 36 घट रहा है, तो ये होगा 30 माइनस 36 प्लस 30 इंटू में माइनस 36 भाग 100, तो -6 है, और यहाँ पे मेरे पास 108 माइनस 10.8, तो -16.8, ये हो जाएगा। ऐसे ही इस पे करूंगा, 40 है, 36 है, तो प्लस का 4 और 36 इंटू में 4, 144, 1.4 में से 1.44 घटाऊंगा, तो मेरे पास 2.56 बचेगा, ठीक है। एक बार देख लेना, ये मेरे पास आना चाहिए। एक सेकेंड, ये 10.4 है, माइनस का 14.4 आएगा ना, ये 40 माइनस 36 प्लस 40 इंटू में -36/100, तो ये 4 माइनस में 14.4, तो माइनस का 10.4। इसमें इफेक्टिव जो रिडक्शन हो रहा है वो 10.4 का हो रहा है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2 है, उसे मैं 16.8% के लॉस पे बेच रहा हूँ। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरा 3 है, जिसे मैं 10.4% के लॉस पे बेच रहा हूँ।
ओवरऑल लॉस बताना है, तो अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2:3 है तो दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5। 5 को मैं मान लेता हूं मैं x% के प्रॉफिट या लॉस पे जो भी है बेच रहा हूं। तो सोल्व करेंगे इफेक्टिव कितना आएगा, 2 को 16.8, इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 33.6%, और 3 को अगर मैं 10.4 से करूंगा तो 31.2 माइनस का 31.2%। ठीक है, ये किसके बराबर, ये 5x% के बराबर। यहां से मेरे पास ये हो जाएगा 64.8 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू x। x का मान आ जाएगा मेरे पास 12.96। नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि लॉस हो रहा है। तो एक दूसरा तरीका जो हमने ट्राई किया वो ये है। अब देखो आप कौन सा तरीका बेहतर लग रहा है, पहले वाला या ये वाला। ठीक है, दोनों ही थोड़े कैलकुलेटिव है वैसे तो। ओवरऑल इस सवाल का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी निकल के आया। ठीक है, डन है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है A shopkeeper bought 80 kg rice at a discount of 10%. Besides, 1 kg rice was offered for free to him on the purchase of every 20 kg of rice. If he sells the rice at the marked price, then find his profit percentage. SSC CGL 2019 Tier 1 का सवाल है, अच्छा सवाल है। एक शॉपकीपर ने 80 किलो चावल खरीदा और उसे वो चावल कितने पे मिला, 10% की छूट पे मिला, और 1 किलो चावल उसे फ्री भी दिया जाता है हर एक 20 किलो चावल खरीदने पे। तो हमें बताना है अगर वो MRP पे ही चावल को बेचेगा तो उसे कितना मुनाफा होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं 1 किलो चावल का जो MRP है, 1 kg राइस MRP, उसे 1 रुपये मान लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास 80 किलो चावल पे MRP कितना होगा, 80 रुपये होगा। जब वो 80 किलो चावल खरीदने गया उसे कितना मिल गया डिस्काउंट, क्या उसे 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब 10% कम उसे पैसे पे करने पड़ेंगे। 80 किलो चावल के लिए उसे देने थे 80 रुपये। ठीक है, और 80 रुपये की जगह 10% का डिस्काउंट मिल गया तो उसने कितने रुपए दिए होंगे, 72 रुपये दिए होंगे। 72 रुपये में उसे 80 किलो चावल मिलना है। अब क्वेश्चन में आगे ये भी कहता है कि हर 20 किलो चावल खरीदने के बाद 1 किलो मुफ्त दिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 80 किलो चावल खरीदने पे कितना मुफ्त मिला होगा, 80 भाग 20, क्या उसे 4 किलो मुफ्त भी मिल गया। तो 72 रुपये में 80 किलो तो वैसे मिल रहा है 10% डिस्काउंट से, और 4 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कह सकते हैं उसे 72 रुपये का कितना पड़ा, 72 रुपये का उसे 84 किलो चावल पड़ गया। जब बेचने की बारी आई तो उसने MRP पे चावल बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 72 रुपये का 84 किलो से मिल गया। MRP 1 किलो चावल पे हमने 1 रुपये माना है, तो मेरे पास अगर MRP पे बेचेगा तो 84 किलो का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 84 रुपये, और यहाँ पे 72 रुपये था, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 72 है, सेलिंग प्राइस मेरे पास 84 है। 12 से काट दूंगा तो 6:7 आएगा, मतलब 1 का मुनाफा है 6 पे, और ये कितना हो जाएगा 16/3% प्रॉफिट। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स while the discount given on 10 articles is equal to the profit earned on 5 articles. Find the difference between the value of profit percent and the discount percent. कहता है मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है ना 12 आर्टिकल्स का, वो बराबर है किसके, 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। ठीक, जो 10 आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया जाता है वो बराबर है जो 5 आर्टिकल पे प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या है, मैं सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास 3:4। ठीक है, अगर मैं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP मान रहा हूं तो एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 3 रेशियो मान रहा हूं, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा 4, और एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कितने का होगा, मुझे 1 का होगा। राइट, क्वेश्चन में कहता है अगर मैं जो 10 आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया जाता है वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। तो 10 आर्टिकल की बात करेंगे सबसे पहले। 10 आर्टिकल का अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा कितना होगा, आप कहेंगे 4 × 10 40 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा 10 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। एक आर्टिकल का प्रॉफिट मेरे पास 1 रेशियो है, तो मेरे पास 5 आर्टिकल का प्रॉफिट कितना होगा, 5 रेशियो होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट 5 रेशियो है तो मेरे पास 10 आर्टिकल पे डिस्काउंट कितना दिया गया होगा, 5 रुपए का दिया होगा। 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है, तो 10 आर्टिकल का MRP बताएं कितना होगा मेरे पास।
एमआरपी में से डिस्काउंट को घटा दूं तो सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस में अगर मैं डिस्काउंट को ऐड कर दूं तो मेरे पास एमआरपी बन जाएगा, क्या ये 45 हो जाएगा। एमआरपी भी मिल गया मुझे 10 आर्टिकल का, मुझे 10 आर्टिकल का डिस्काउंट भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल गया मुझे, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मिल गया। हमें बताना है डिफरेंस बता दो किसमें, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, प्रॉफिट परसेंट तो डायरेक्टली आ गया, एक की छूट मिल रही है कितने पे, 3 पे, इनटू में 100%, ये आ गया 33 1/3%। अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूँ, 5 की छूट दे रहे हैं हम 45 पे, तो 5/45 गुना में 100, ये डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा मेरे पास। ये हो जाएगा 1/9, मतलब 11 1/9%। इनका डिफरेंस हमें फाइनली बताना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा सोल्व करा तो मैंने एग्जैक्ट 40 45 5 लिखा, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता था। हमने यहाँ पे कहा था कि जो छूट दी गई है 10 आर्टिकल पे, जो छूट है वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। तो मैं कह सकता था इससे मैं 5 से काट सकता हूं क्या दोनों को। यहाँ पे मेरे पास जो रेशियो है ये डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स, ये बराबर है मेरे पास प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल्स के। तो मैं कह सकता हूं डिस्काउंट अपॉन में प्रॉफिट, ये हो जाएगा मेरे पास 1:2। मतलब अगर प्रॉफिट मेरा 2 का है तो डिस्काउंट 1 का दिया जाएगा एक आर्टिकल पे, राइट। तो इस हिसाब से भी हम देख सकते थे कि प्रॉफिट अगर ये 1 है तो प्रॉफिट 2 बना लेते और हम एक आर्टिकल पे भी काम कर सकते थे, राइट। तो हम यहाँ पे इसे काट देते। मैं कहता यहाँ पे कि 10 आर्टिकल पे अगर 5 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट है तो मेरे पास एक आर्टिकल पे या फिर 2 आर्टिकल पे जो प्रॉफिट होगा 5 से काट देता, ये 2 बना लेता, और मैं कहता एक आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर डिस्काउंट दिया जाएगा 2 आर्टिकल पे, ठीक है। तो हम फिर 2 आर्टिकल से कर लेते तो थोड़ा और बच सकता था मेरा टाइम। बाकी अगर मैं अब इसे सॉल्व कर लूँ, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू का डिफरेंस बताना है, तो 33 1/3 में से डिफरेंस निकाल लेंगे 11 1/3 का। 33 में से 11 घटाऊंगा तो 22 बचेगा, 1/9 है। यहाँ पे बचेगा 1/3 माइनस 1/9, और मेरे पास ये 3 माइनस 1 2/9, 22 2/9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज का डिफरेंस आएगा 22 2/9। डन। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स व्हाइल द डिस्काउंट ऑन 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन 6 आर्टिकल्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट परसेंट एंड द डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस मेरे पास 3:4 हो जाएगा। और मैं कहूंगा यहाँ पे एक आर्टिकल को अगर मैं बेचता हूँ, एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस 4 मान लूँ, तो एक आर्टिकल को बेचने पे प्रॉफिट होता है 1 का। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा मेरा, 1 का प्रॉफिट है 3 पे गुना में 100, ये हो जाएगा 33 1/3%, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। आगे कहता है कि मेरे पास जो डिस्काउंट दिया जाता है 9 आर्टिकल पे वो बराबर है प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल्स। अगर 9 और 6 का रेशियो निकाल लूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। जो 2 आर्टिकल पे प्रॉफिट है 3 आर्टिकल के डिस्काउंट के बराबर है। तो 3 आर्टिकल की बात करूंगा, 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 × 4 12, ठीक है। इसका जो डिस्काउंट है 2 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। 2 आर्टिकल का प्रॉफिट कितना होगा, एक आर्टिकल का प्रॉफिट 1 रुपए है तो 2 आर्टिकल का प्रॉफिट 2 होगा, तो 3 आर्टिकल पे इतना 2 रुपए का डिस्काउंट दिया गया होगा। तो 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, 3 आर्टिकल का एमआरपी निकाल लूंगा, कितना आएगा 12 + 2 14। तो मैं कहूंगा 2 की छूट दी जाएगी कितने पे, 14 पे। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 2/14 इंटू में 100%, ये हो जाएगा 1/7, मतलब 14 2/7%। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मेरे पास मान आ जाएगा 33 1/3 माइनस 14 2/7। 33 में से 14 घटाऊंगा तो सीधा सीधा मेरे पास ये 19 बचेगा, और यहाँ पे 1/3 माइनस 2/7 कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1/21, 19 1/21, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर लो, 19 × 21 399 जमा 1 400/21, ये इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ आ चुका है आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। 2 छोटे से क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी पे के लिए ही है, पढ़ चुके हैं हम, आप कर लोगे आराम से। उसके बाद हम एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹120, इट इज मार्क्ड अप बाय 150%, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ 50% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। खुद ट्राई करना है ये वाला सवाल और बताना आपका आंसर क्या निकल के आया, ठीक है।
क्वेश्चन में कहता है एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 रुपए। इसे हमने मार्कअप किया किससे, 150% से। अगर मार्कअप 150% से कर रहा हूँ, मतलब इसकी वैल्यू को 150% से बढ़ा दूंगा। 150% क्या होता है, ये होता है 3/2। तो 3/2 इसमें गुना करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 180। तो इसकी वैल्यू को मैं 180 रुपए से बढ़ा रहा हूँ और ये हो जाएगा मेरे पास 300 MRP। ठीक है। अब जब मार्कअप 150% हम पढ़ते हैं ना, जनरली हम क्या कर लेते हैं, इसका 150% निकाल लेते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि इसका 150% बन जाएगा हमारे पे, जबकि ऐसा नहीं है। 150% से वैल्यू बढ़ा दी हमने। ठीक है। और अगर एमआरपी इतना बन गया, कहता है अब अगर 50% इस पे डिस्काउंट दे दें, 50% डिस्काउंट दिया तो कितने का बेचेंगे, इसके आधे का बेचेंगे और इसका आधा हो जाएगा 150। सेलिंग प्राइस आ गया इतना। हमें यही बताना था कि फाइनली सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस आ गया 150। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल, क्वेश्चन में कहता है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 10% प्रॉफिट, बी सेल्स द आर्टिकल टू सी एट 20% प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल डायरेक्टली टू सी एट द सेम प्राइस एट विच बी सोल्ड द आर्टिकल टू सी। क्वेश्चन में कहता है ए ने क्या करा, एक आर्टिकल बेचा बी को, कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे। बी ने उस आर्टिकल को बेचा सी को 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है। अगर डायरेक्टली ए सी को बेच देता सेम आर्टिकल, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट प्राप्त होता, अगर वो सी को उसी रेट में बेच रहा है आर्टिकल जितने का बी ने सी को बेचा है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लो आर्टिकल की कीमत मैंने मान ली 100, ए ने 10% का प्रॉफिट लगा के बी को बेचा, तो मतलब 10 बढ़ जाएगा, 110 का बी को पड़ेगा। फिर बी ने 20% का प्रॉफिट लगा के सी को बेचा, तो 20% इसका बढ़ाऊंगा तो 22 आ जाएगा, 22 बढ़ा तो 132 बन गया। अगर सेम आर्टिकल ए डायरेक्टली सी को बेचता तो उसे कितने का फायदा हो जाता, उसे यहाँ पे 32 का फायदा होता 100 पे, मतलब 32% का फायदा हो जाता। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। तो ये मिडल मैन जो बी है, अगर ये हट जाए तो जो फायदा होगा ज्यादा होगा। जैसे कि हम किसानों की भी बात करते हैं, किसान फसल उगाते हैं, आधा सारा पैसा तो ये मिडल मैन खा जाते हैं। ठीक है। किसान ने कमाया 10%, मिडल मैन ने कमाया 20%। ठीक है। अगर किसान ने डायरेक्टली जो बेचने वाला उसे बेच दे तो ये सारा का सारा प्रॉफिट किसान का हो जाएगा। राइट। तो ये हमारा इस सवाल का उत्तर आएगा 32%। अब इसमें और क्या सोच सकते थे, मैं ये कह सकता हूँ भैया पहले मेरे पास ए के पास कुछ कीमत की वस्तु रही, ए ने बी को बेचा 10% एक्स्ट्रा पे, 10% वैल्यू बढ़ी। फिर जो वैल्यू बनी उससे बी ने सी को बेचा, कितने परसेंट वैल्यू बढ़ी, 20% वैल्यू बढ़ी। और फाइनली सी को ये आर्टिकल मिल गया। तो मैं कहूंगा परसेंटेज चेंज, जब ए के पास ये आर्टिकल था उसकी कीमत और जो सी के पास जब तक आर्टिकल पहुंचा उसकी कीमत में कितने परसेंट का बदलाव आ गया। ठीक है। परसेंटेज चेंज इन दी वैल्यू। तो आप वो कहते हो कि उसके लिए तो फॉर्मूला है सर हमारे पास a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, तो वो भी यूज कर सकते थे हम कहते 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, ये हो जाता मेरे पास 30 और 2 32%। तो इससे भी हम इस सवाल का उत्तर निकाल सकते थे। या फिर मैं ये कह सकता था ए ने पहले एक आर्टिकल को एक प्रॉफिट में बेचा, उसके बाद एक और डबल प्रॉफिट। ठीक है। एक प्रॉफिट लगाया, उसके बाद फिर एक और प्रॉफिट लगा दिया, उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट लगाया, तो भी हमारे पास अगर 2 प्रॉफिट एक साथ हो रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला हमारा जायज रहता है, इफेक्टिव वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। एक के ऊपर एक प्रॉफिट हो रहा है तो। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सवाल आ रहे हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार के। ठीक है। बेईमानी दुकानदार बहुत तरीकों से करता है, जिस तरीके से आप सोच नहीं सकते उस तरीके से बेईमानी करता है, तभी उसकी बेईमानी चल भी रही है। ठीक है। सबको सब पता चल जाए कैसे कैसे बेईमानी करता है, तो बेईमानी कर ही ना पाए दुकानदार। ठीक है। तो पहले एक तो बेईमानी होती है कि उसने इम्प्योरिटीज मिला दी, दूध में पानी मिला दिया। ठीक है। आप जूस पीने गए, जूस के अंदर पानी मिला के दे दिया आपको। ठीक है। गेहूं खरीदने गए, उसमें मिट्टी मिला के दे दी। ठीक है। उसके अंदर कंकड़ पत्थर मिला दिए, पहले बहुत ज्यादा मिलावट होती थी, अब तो खैर इतनी नहीं होती। ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हम मिलावट करते हैं किसी चीज की, जब भी कोई दुकानदार कोई चीज मिला रहा है, तो मान लो मिल्क के अंदर वाटर मिलाया, तो वाटर क्या है मेरा, वाटर तो फ्री है। हम ये मान के चलते हैं कि वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, मिल्क के कंपेरिजन में उसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो जितनी भी वो इम्प्योरिटी मिलाता है वो उसका बेनिफिट हो जाता है, सीधा सीधा उसके फायदे में जुड़ जाता है। ठीक है। अब मान लो मेरे पास 1 लीटर दूध है, 1 लीटर मिल्क के अंदर किसी दुकानदार ने 1 लीटर वाटर मिला दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास तो सीधा 1 लीटर मिल्क है, मान लो ये 20 रुपए लीटर है। अब उसने 1 लीटर वाटर मिला दिया जिसकी कीमत 0 थी, और अब होगा क्या, जो ये पानी है, अब ये पानी भी तो दूध की कीमत में बेचा जाएगा। तो 20 रुपए लीटर मिल्क था, अब ये 1 जमा 1 2 लीटर बन गया। अब 2 लीटर भी तो 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाएगा 40 का। तो सीधा का सीधा ये जो 1 लीटर पानी मिला है इसके फायदे में जुड़ गया। 1 लीटर पानी भी अब दूध की कीमत में बेचा जा रहा है। 1 लीटर दूध 20 का था, तो 1 लीटर पानी भी अब 20 का बेचा जा रहा है, तो 20 का फायदा हो गया 20 पे। मतलब जितनी क्वांटिटी तुमने मिला दी वो आपका सीधा सीधा फायदा बन जाता है। ठीक।
तो मिलावट के काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं दुकानदार को, ठीक है। कस्टमर को पता ना चले कि मिलावट हो रही है, तो दुकानदार दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई करता है और बहुत बड़े बड़े महल बड़ी जल्दी बना लेता है, ठीक है, जो कि जायज़ तरीके से सही तरीके से काम करने में इतनी जल्दी नहीं बन पाती, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं कि मिलावट में सारा का सारा फायदा दुकानदार का हो जाता है। अब एक तो इम्प्योरिटी ये हो गई कि दूध में पानी मिला देना, एक हो गया कि इम्प्योरिटी मिला देना, जैसे कि हमने मिक्सचर में पढ़ा था कि मेरे पास एक 60 रुपए किलो वाली दाल है, 60 रुपए किलो वाली दाल है, उसमें क्या कर दिया, 20 रुपए किलो वाली दाल मिला दी, ये भी एक तरह की मिलावट है, ठीक है। 60 रुपए की वाली दाल है, उसमें इम्प्योरिटीज कई बार कंकड़ पत्थर हम जानते हैं इम्प्योरिटीज कह देते हैं कि डस्ट डाल दिया, कुछ और डाल दिया, जिसकी कॉस्ट 0 मानते हैं, ठीक है, तो वो मिला दिया तो वो भी मिलावट है। तो अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज हैं, 2 अलग अलग टाइप के मटेरियल मिलाना, वो हमने मिक्सचर में पढ़ा था। अभी हम यहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें क्या होगा, एक वैरायटी जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो उसका तो कुछ कीमत होगी, जो दूसरी चीज वो दुकानदार मिलाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। प्रॉफिट जैसे कि हमने देखा था कि पैसों की टर्म्स में भी देख सकते हैं और गुड्स की टर्म्स में भी देख सकते हैं। पैसों की टर्म्स में कैसे देखेंगे, आप जो नॉर्मली सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, गुड्स की टर्म्स में कैसे देखेंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, CGL 2019 टीयर 1 में आया था, ठीक है। एक आदमी ने 80 किलो चावल खरीदे और उसे बेच दिया, उसे बेचने पे उसे जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 30 किलो चावल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है। तो हमें बताना था प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मैंने कहा था 80 किलो चावल बेचने पे अगर 30 किलो चावल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 30 मेरा प्रॉफिट है कितने पे, 80 पे, और इनटू में 100% कर देंगे तो मेरे पास 37.5% आ गया था आंसर। क्योंकि मैंने ये मान लिया था कि अगर 80 किलो चावल है, ठीक है, 1 किलो चावल 1 रुपए का मान लेते हैं, तो 80 किलो मैंने 80 रुपए के खरीदे, जब बेचा तो मुझे 30 किलो चावल के कॉस्ट प्राइस जितना मुनाफा हुआ, 30 किलो चावल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपए, तो 80 रुपए का सामान खरीदा और मेरे पास 30 रुपए का फायदा हो गया, तो 30 का फायदा 80 पे इंटू में 100%, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुनाफा है या तो मैं पैसों की टर्म्स में देख लूं या फिर मैं किसकी टर्म्स में देख सकता हूं, मैं वस्तुओं की टर्म्स में देख सकता हूं कि कितनी एक्स्ट्रा मुझे सेम वैल्यू वाली वस्तु मिल रही है, तो वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। डन है। अब देखो यहाँ पे पहला सवाल मेरे पास, एक आदमी ने क्या करा, 100 किलो चावल खरीदे और उसके अंदर 20% इंप्योरिटीज मिला दी, जो मिक्सचर है उसे उसने कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिया, तो हमें बताना उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे, मान लो उसके पास 100 किलो चावल है, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि 1 किलो चावल का जो कॉस्ट प्राइस है 1 kg राइस CP वो 1 रुपीज है, ठीक है। अब 100 किलो चावल उसने खरीदे तो कितने के खरीदे होंगे, 100 किलो चावल उसने खरीदे होंगे 100 रुपए के। अब उसने 20% इंप्योरिटी मिला दी, इंप्योरिटी खाली अगर लिखा जाएगा तो मैं मान के चलूंगा इंप्योरिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है मुझे, इसकी कॉस्ट 0 है। 20% मिला देगा तो वैल्यू चावल कितने हो जाएंगे, 100 किलो पहले थे, 20% और जुड़ गए, 20% 100 का 20 किलो, तो क्या ये मेरे पास 120 किलो हो गए। अब 120 किलो चावल बन चुके हैं, जब बेचने की बारी आएगी 120 किलो चावल कितने के बेचे जाएंगे, आप कहेंगे सर वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या था, 1 किलो चावल का 1 रुपए था, तो 20 किलो चावल को 1 रुपए से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 120 किलो चावल को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस बनेगा 120 रुपए। तो मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। कॉस्ट प्राइस था मेरा 100 रुपए, सेलिंग प्राइस है 120 रुपए, तो 20 रुपए का फायदा हो रहा है 100 पे, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट हो गया 20/100 इंटू में 100%, और ये मेरा 20% ही हो गया। तो जो मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा था, जितनी मैंने इंप्योरिटी मिलाई 20%, उतना ही मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 20% इंप्योरिटी मिलाई मतलब 20 किलो इंप्योरिटी मिला दी, तो 100 किलो पे मेरा 20 किलो बढ़ गया, और जो 20 किलो बढ़ गया उसे अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा तो 20% का ही तो प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे, क्योंकि ये अपना पूरा प्रॉफिट देके जाएगा, तो 20 का प्रॉफिट हो जाएगा 100 पे, जितनी इंप्योरिटी मिलाई उतना ही मेरा प्रॉफिट बन जाता है। क्या ये चीज समझ आ गई। तो जो प्रॉफिट है आप उसे वेट की टर्म्स में देख सकते हैं। मैंने कहा 100 किलो पे 20 किलो का मुनाफा हो रहा है, तो मैं कहूंगा 20 किलो मेरा क्या है, प्रॉफिट है कितने पे, 100 पे, 20/100 इंटू में 100। 20% इंप्योरिटी मिला दी, ये देख लिया, तो जितनी मिलावट करी उतना ही मेरा फायदा, अगर कॉस्ट प्राइस पे ही मैं आर्टिकल को बेच रहा हूं। डन है। चले आगे। क्वेश्चन में कहता है, अ मैन बोट 100 kg राइस एंड एडिड 20% impurities to it. He sold the mixture at 10% above the cost price. Find his net profit percent. ठीक है, एक आदमी ने 100 किलो चावल खरीदे और उसके अंदर 20% मिलावट कर दी,
उसने मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस से 10% ऊपर बेचा, तो हमें बताना प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक, तो पहले तो मैं ये कहूंगा, देखो 100 किलो मेरे पास चावल है, ठीक है, 1 किलो चावल 1 रुपए का मान लिया, तो 100 किलो मैंने 100 रुपए के खरीदे, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जब आगे बढ़े, इसमें अंदर 20% इंप्योरिटी डाल दी, तो कितना बन गया, 120 किलो बन गया। 120 किलो बन गया तो मैं कितने का बेचूंगा अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचता, तो मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचता तो 1 किलो 1 रुपए का बेचता, लेकिन मुझे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस से 10% अबव बेचना है, तो मैं कितने का बेचूंगा, 120 किलो। 120 इंटू में कॉस्ट प्राइस कितना था, एक का 1 रुपए था, लेकिन 20% 10% अबव कॉस्ट प्राइस से बेचना है, मतलब 11/10 का बेचना पड़ेगा। तो ये मेरा 1 किलो का सेलिंग प्राइस होगा और 120 किलो है, सोल्व करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 132। तो ये जो सारी क्वांटिटी है वो 132 की बेची जाएगी, 100 की पड़ रही थी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 32 का प्रॉफिट हो गया 100 पे, तो बन गया मेरा 32%। ये मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, इसे 32 कर अगले सवाल पे चलते हैं। इसी सवाल को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले मैंने क्या करा, दो अलग अलग प्रॉफिट हो रहे हैं मेरे। पहला प्रॉफिट मेरा कितने का है, 20% का। जैसे ही मैंने 20% इंप्योरिटी मिलाई तो एक प्रॉफिट हो गया, मतलब कोई भी चीज 10 की पड़ रही है तो मुझे 2 का प्रॉफिट हो रहा है 12 का। ठीक है, 2 का प्रॉफिट तो इस वजह से है। और अगर मैं 10% अबव कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं तो 10% का और प्रॉफिट है, तो 10 वाली चीज मैं 11 की बेच रहा हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा मेरे पास 132। कितने का प्रॉफिट हो गया, 32 का। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे दो अलग अलग प्रॉफिट हो रहे हैं। पहले 20% इंप्योरिटी डाली तो 20% का प्रॉफिट अलग है, उसके बाद 10% अबव कॉस्ट प्राइस बेच रहा हूं तो 10% का प्रॉफिट और है। इन दोनों का इफेक्टिव निकाल लेंगे तो 20 जमा 10 जमा 20 इंटू 10 भाग 100 कर लूंगा, तब भी मेरे पास आंसर आ जाएगा 32%। डन। आप ऐसे कर सकते हैं, वरना मैंने कहा कि मेरे जितने भी प्रॉफिट हैं सारे एक एक करके लिख रहा हूं। मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डाला, यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस डाला। पहले मेरे पास क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ इंप्योरिटी की वजह से, तो मैंने कहा 10 का सामान 12 का वैसे ही बन गया मेरा इंप्योरिटी डलते ही। और 10% का और प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस की वजह से, तो मैंने कहा 10 का सामान 10% का प्रॉफिट मतलब 11 का बन जाएगा। तो दो प्रॉफिट मैं ले रहा हूँ, पहला प्रॉफिट 1 ये है, प्रॉफिट 2 ये है, इन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये रेशियो आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट 1 मतलब यहाँ पे 10 पे 2 का प्रॉफिट है, ये इसमें प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों का मल्टीप्लाई करा, 10 इंटू 10 100 और 12 इंटू 11 132। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया इफेक्टिव। तो ये मेथड हम जनरली यूज कर रहे होंगे इस तरह के सवालों को करने के लिए। डन है। क्वेश्चन कहता है मेरे पास, इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर शुड बी मिक्स्ड विद स्प्राइट टू गेन 16 2/3% प्रॉफिट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मेरे पास स्प्राइट है, उसके अंदर कितना वाटर डाल दूं, कितना परसेंटेज में पूछा है, कितना परसेंटेज वाटर डाल दूं मैं स्प्राइट सॉल्यूशन का, जिससे कि मुझे 16%, 16 2/3% का प्रॉफिट हो जाए। आप कहेंगे सर जितना प्रॉफिट कमाना है, वाटर क्या है, मेरी इंप्योरिटी है, मतलब जिसकी कीमत 0 है, स्प्राइट का कुछ कीमत रही होगी, तो जितना मुझे प्रॉफिट कमाना है उतना ही पानी मिला देंगे, 16 2/3%। यही मेरे सवाल का उत्तर है। डन। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मैंने कहा जितना मेरे पास प्रॉफिट चाहिए उतनी इंप्योरिटी मिला दूंगा, अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचना है, कुछ सोचने वाला है ही नहीं। यही मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने पानी मिलाया है, ये 16 2/3%, ये किस में मिला है, स्प्राइट सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये है 16 2/3% होता है 1/6। तो अगर इनिशियली मेरे स्प्राइट सॉल्यूशन कितना था, 6 था, तो उसमें एक रेशियो में क्या मिला रहा हूं, वाटर मिला रहा हूं। ठीक है, इतना मिलाना पड़ेगा। अगर मुझसे पूछे फाइनल सॉल्यूशन के अंदर वाटर परसेंटेज कितना होगा, हमने क्या करा, स्प्राइट सॉल्यूशन में पानी मिला दिया, जिसकी वजह से मुझे 16 2/3% का प्रॉफिट हो गया। अगर टोटल सॉल्यूशन जो फाइनली सॉल्यूशन बना उसके अंदर हमसे पूछ लेता कि वाटर परसेंटेज बताओ, वाटर का प्रोपोर्शन बताओ, तो वो कितना होता। आप कहते सर वाटर मेरे पास 1 है, स्प्राइट सॉल्यूशन 6 है, टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन 7। तो वाटर 1 है किसमें, 7 में, इनटू में 100%, तो ये हो जाता मेरा 14 2/7%। और अगर मुझसे पूछता फाइनल सॉल्यूशन में स्प्राइट बताओ कितनी है, तो आप कहते हैं सर ये 6 स्प्राइट है, टोटल है 7, ये हो जाएगा मेरे पास 14 2/7, उसमें से घटाएंगे तो मेरे पास आएगा ये 85 5/7। डन। तो ये चीज याद रख लेना।
कहेंगे तो मैं बेसिक से भी समझा सकता हूँ आपको इसे। एक बार बेसिक से भी ट्राई कर लेते हैं, ये जनरली दिमाग से निकल जाता है। मैंने मान लिया मेरे पास जो स्प्राइट है वो x लीटर है, और इसमें वाटर जो मिलाना है मुझे वो y लीटर मिलाना है। ठीक है, मैं मान लेता हूं 1 लीटर स्प्राइट सॉल्यूशन k रुपीज का आता है। ठीक है, राइट। तो पहले अगर कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा, मुझे कितना पड़ेगा टोटल कॉस्ट प्राइस? आप कहेंगे सर k रुपीज का आएगा स्प्राइट सॉल्यूशन, और 1 लीटर वाटर कितने का आएगा? ये 0 का है। ठीक है, तो फ्री बराबर आता है। तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा x प्लस वाई, वाटर और इसका, तो k इंटू में x, ये तो मेरा हो गया कीमत स्प्राइट की, और वाटर मिला रहा हूं इसमें y, और इसकी कीमत है 0। ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे पास? मेरे पास यहां पे जब बेचने की बारी आएगी तो मैं कॉस्ट प्राइस की कीमत पे ही बेच रहा हूं। ठीक है, तो स्प्राइट का जो कॉस्ट प्राइस था वही मेरा टोटल का कॉस्ट प्राइस रहेगा, तो मैं कहूंगा के रेट पे मैं बेचूंगा। और टोटल क्वांटिटी, क्योंकि अब पानी भी मिल गया है स्प्राइट के अंदर, तो x प्लस वाई लीटर मेरी टोटल क्वांटिटी होगी, तो ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस होगा। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मुझे कितने का प्रॉफिट कमाना था कॉस्ट प्राइस पे? आप कहेंगे 16/2/3 का, मतलब 1/6 का। तो 6 का पड़ रहा है तो 1 का प्रॉफिट कमाना है, मतलब मुझे 7/6 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। दोनों जगह मैंने सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास k इंटू एक्स इंटू 7/6 है, और इधर मेरे पास k इंटू एक्स प्लस वाई है। k से तो k कट गया, मतलब जो कीमत है मेरे पास सोल्यूशन की कॉस्ट प्राइस की, उसको कोई महत्व है नहीं यहाँ पे। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास 7x है और ये मेरे पास 6x प्लस 6y है। यहाँ से x इक्वल्स टू मेरा किसके बराबर? 6y के बराबर हो जाएगा, और x बाय y हो जाएगा मेरे पास 6:1। मतलब अगर मेरे पास क्या है, जो x मतलब स्प्राइट सोल्यूशन अगर 6 रेशियो ले रहा हूं मैं, ये स्प्राइट सोल्यूशन x लीटर माना था ना, अगर 6 रेशियो ले रहा हूं तो वाटर 1 रेशियो लेना पड़ेगा। तो वाटर की परसेंटेज कितनी हो जाएगी स्प्राइट के अंदर? प्रोपोर्शन ऑफ वाटर क्या होगा स्प्राइट में? तो ये होगा 1/6। जितना स्प्राइट था उसका 1/6 मुझे वाटर मिलाना पड़ेगा, और परसेंटेज में निकालूंगा तो इंटू 100, ये आ जाएगा 16/2/3%। वही। ठीक है, ये बहुत लंबा तरीका है, ये सब नहीं करना आपको। आपको डायरेक्टली देखना है, अगर डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं तो जितना का बेचा वही आपका क्या है, मुनाफा है। अगले सवाल पे चलते हैं। जितना प्रॉफिट कमाना उतनी इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। कहता है वाटर इज मिक्सड विद स्प्राइट टू गेन 16/2/3% प्रॉफिट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द स्प्राइट सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास वाटर मिलाया जाता है स्प्राइट के अंदर। ठीक है, और हमें 16/2/3% का प्रॉफिट चाहिए। हमें बताना है परसेंटेज ऑफ वाटर इन दी स्प्राइट सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बनाना स्प्राइट का फाइनली वाटर मिलाने के बाद, उसमें वाटर की परसेंटेज कितनी है? तो मैं कहूंगा यहाँ पे 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। तो मेरे पास अगर स्प्राइट 6 है तो उसके अंदर वाटर कितना मिलाएंगे हम? 1 रेशियो। अगर वाटर की परसेंटेज पूछिए स्प्राइट सॉल्यूशन के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बना ये कितना है? 7 रेशियो, वाटर है मेरे पास 1 रेशियो। तो 1/7 इंटू में 100%, इस सवाल का उत्तर होगा 14/2/7%। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। तो ध्यान से रखना, इन दोनों सवालों में फर्क है। ठीक है, किस प्रपोर्शन में वाटर मिलाया जा रहा है स्प्राइट के? तो हमने देखा कि वो 1/6 मिला रहे हैं। स्प्राइट 6 है तो वाटर 1 मिलाएंगे, लेकिन अगर टोटल स्प्राइट सॉल्यूशन में वाटर कितना हो गया तो वो कितना हो गया? सॉल्यूशन में वाटर मिलाने के बाद तो 7 बन गया, तो वाटर कितना होगा? 1/7। कहता है अ मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विद मिल्क एंड सेल्स द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट शुड बी मिक्स्ड विद ईच लीटर ऑफ मिल्क टू गेट 25% प्रॉफिट। ठीक है, मेरे पास एक दूध वाला है, ठीक है, जो दूध के अंदर पानी मिला के बेचता है और उसे सॉल्यूशन को बेचता है कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क के रेट पे। हमें बताना है 1 लीटर मिल्क के अंदर हम कितना पानी मिला दे जिससे कि 25% का प्रॉफिट हो। आप कहेंगे अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 25% ही दूध, जितना दूध है ना 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml। 1000 ml में 1 लीटर बेचने पे मुझे 25% प्रॉफिट कमाना है,
तो मैं 25% ही क्या मिला दूंगा, 1 लीटर का पानी मिला दूंगा। तो 1000 का 25% निकालूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1/4 डेट इज 250 ml। 1 लीटर दूध में 250 ml आप अलग से पानी मिलाएंगे, तो मेरे पास जो सोल्यूशन बेचा जाएगा उस पर आपको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा यही खत्म हो गया। क्वेश्चन में क्या आता है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन purchased milk at rupees 127 per liter and mixes 5 liter water in it. He sold the mixture at rupees 127 per liter. Still he gains 20%. Find the quantity of milk bought. एक दुकानदार है बेईमान जिसने दूध खरीदा 127 रुपये पर लीटर के हिसाब से, उसमें उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। अब जो मिक्सचर बना उसे उसने 127 रुपये पर लीटर के हिसाब से ही बेच दिया, उसे 20% की लाभ प्राप्त हुआ। तो हमें बताना है कितना मिल्क उसने खरीदा था स्टार्टिंग में। अब सीधा सीधा बताओ, क्या ये हमारे पास जो वैल्यू है, जब कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है और कॉस्ट प्राइस पे उसने ही जिस कीमत पे दूध खरीदा था उसी पे बेचना है उसे, तो इसका तो मान खत्म ही हो गया। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ट्राई किया था कि स्प्राइट सोल्यूशन जितने का खरीदा उतने पे बेचना है, राइट। तो इसकी कोई वैल्यू का महत्व है नहीं। उसने क्या मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया, और जो प्रॉफिट हुआ होगा इस 5 लीटर पानी की वजह से हुआ होगा। उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का, ठीक है। तो 20% सोल्यूशन, 20% जो उसने ओरिजिनली मिल्क खरीदा होगा उतना ही उसने पानी मिलाया होगा, तभी उसे 20% का फायदा हुआ होगा। तो मैं कहूंगा जो इनिशियली मिल्क खरीदा उसका 20% किसके बराबर है, उसने 20% का प्रॉफिट हुआ है 5 लीटर पानी मिलाने में, तो मिल्क का 20% किसके बराबर है, 5 लीटर के बराबर है। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, दोनों जगह 5 से गुना कर देंगे इसे 100% बनाने के लिए, और ये हो जाएगा मेरे पास 25 लीटर। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। लॉजिकली सोचना है। इसी सवाल को अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी करके दिखा देता हूं मैं। मान लो मेरे पास उसने इनिशियली x लीटर मिल्क खरीदा, ठीक है, और उसके अंदर वाटर, तो उसने 5 लीटर वाटर ऐड कराया, ठीक है। मिल्क की कीमत दे रखी है हमें 127 रुपये पर लीटर, वाटर की कीमत है 0, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस होगा 127 रुपये, x लीटर मिल्क खरीदा और 5 लीटर मेरे पास वाटर लिया, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितना कमाना है, इसे 20% का कमाना है, मतलब 6/5 से गुना करेंगे, ये सेलिंग प्राइस बन गया। सेलिंग प्राइस जो मिक्सचर है उसने कितने में बेचा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क है 127। टोटल मिक्सचर कितना है, एक्स क्वांटिटी मिल्क थी और 5 लीटर मेरे पास पानी था। सोल्व करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये आया 127 इंटू एक्स इंटू 6/5, और ये आया मेरे पास 127 इंटू में x + 5। 127 से 127 कट गया, जो कि मैंने कहा था इसका कोई यूज है नहीं। अब यहाँ पे ये 6x है, उधर 5x + 25 होगा, और x का मान इधर आ गया 25। इज द राइट आंसर। तो ये ऐसा करना चाहें ऐसा कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन परचेज्ड मिल्क एट ₹10 per liter and mixes 5 liter water to it. He sold the mixture at 12% at ₹12 per liter. His gain is 30%. Find the quantity of milk bought. एक बेईमान दुकानदार है जिसने 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदा और उसके अंदर 5 लीटर पानी मिला दिया। मिक्सचर को उसने 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा और उसका जो टोटल मुनाफा है वो 30% का है। तो हमें बताना है कितनी क्वांटिटी उसने मिल्क की खरीदी थी। तो बिल्कुल बेसिक से अगर आप करते हैं इस सवाल को, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो गई, पहले 10 का खरीद रहा था फिर 12 का बेच रहा है, राइट। तो इसे बेसिक से कर लो आप। मैंने मान लिया इनिशियली उसने x लीटर क्या करा, मिल्क खरीदा, उसमें पानी कितना मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया। दूध की कीमत क्या थी जो उसने खरीदा, 10 रुपये पर लीटर है, और पानी की कीमत कितनी है, 0। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10x प्लस 5 × 0 0। ये टोटल क्वांटिटी का मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। इसे उसने बेचा कितने पे, टोटल 30% का गेन हुआ है टोटल पे। 30% का गेन मतलब 13/10 का बेचेगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया टोटल का। अगर कॉस्ट दूसरा सेलिंग प्राइस निकालो, उसने बेचा था 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से, तो 12 रुपये और टोटल क्वांटिटी कितनी बेची है, x + 5 मिलावट के बाद। दोनों जगह सेलिंग प्राइस इक्वल कर लिया, खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। सोल्व करके आंसर बताएंगे। ये सोल्व करूंगा, मेरे पास यहाँ पे आएगा 10x इंटू 13/10, तो ये 13x, ये 12x प्लस 16,
और मेरा 12 13 में 12 घटेगा तो x इक्वल टू 60। मिल कितना रहा होगा 60। डन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे ये क्वेश्चंस थे मिलावट के ऊपर, कि हमने क्या करा, उसके अंदर कोई ऐसी वस्तु मिला दी जिससे कि मेरे पास वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट ही बन गया। ठीक है, अब दूसरे तरह की बेईमानी देखेंगे हम। अब ये बेईमानी है जिसमें जो दुकानदार है वो फॉल्स वेट्स यूज करेगा। कोई 1 किलो मांगेगा सामान तो उसे 900 ग्राम दे देगा 1 किलो कह के। जब खरीदने जाएगा तो वहां पे गलत वेट इस्तेमाल कर लेगा होलसेलर से। ठीक है, कहेगा 1 किलो दे दो, 1 किलो में 1.5 किलो उठा लेगा सामान। ठीक है, तो इस तरह की बेईमानी अब जो दुकानदार करेगा उस पर जो सवाल बनेंगे वो देखते हैं। जैसे मेरे पास सबसे पहला सवाल है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग यूज्ड 1100 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब जब वो दुकानदार खरीदने गया तो उसने क्या करा, 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का वेट यूज कर लिया। तो उससे फायदा कितने का होगा, आप मान लो 1 किलो से लेना था। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम हो गए, 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 1000 ग्राम कितने का खरीदता, वो 1000 रुपए का खरीदता। अब उसने क्या कर लिया, 1 किलो में 1100 ग्राम बाय कर लिया गलत वेट यूज करके। तो 1100 ग्राम तो कितने रुपए का होना चाहिए। जब बेचने की बारी आएगी, मान लो वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता, 1000 ग्राम 1000 रुपए का उसने खरीदा, 1100 ग्राम तो आना चाहिए था 1100 रुपए का। लेकिन उसने कितने रुपए दिए उसके लिए, क्योंकि उसने बेईमानी कर ली, 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम लिया, तो 1000 रुपए में उसने 1100 ग्राम खरीद लिया। तो जो ये 1100 रुपए का सामान उसने 1000 रुपए में ले लिया, तो 100 रुपए बचा लिए अपने। 100 रुपए की बेईमानी करी कितने पे, 1000 पे। तो मेरे पास आ जाएगा 100 भाग 1000 इंटू में 100%, ये हो जाएगा 10%। तो जितना उसने एक्स्ट्रा ले लिया होलसेलर से बेईमानी करके, जितना एक्स्ट्रा सामान लेगा वो उतना ही मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, 1 किलो पे 1100 लिया, मतलब कितना एक्स्ट्रा लिया, 100 एक्स्ट्रा लिया कितने पे, 1 किलो कहने पे। तो 100 का फायदा 1 किलो पे 100 ग्राम का, तो 100 भाग 1 किलो कितना होता है 1000 इंटू में 100%, मतलब ये हो गया 10%। वरना कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 1 किलो पे 100 एक्स्ट्रा लिया, मतलब 10% एक्स्ट्रा लिया दुकानदार से, तो 10% उसका प्रॉफिट है। अगला सवाल क्वेश्चन में क्या था, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल्स हिज गुड्स, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट ही यूज्ड 30% लेस वेट व्हाइल सेलिंग, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब दुकानदार की बेईमानी कुछ इस तरीके से है कि कहता है कि मैं अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ, लागत मूल्य के बराबर पे ही बेचता हूँ, लेकिन जब देने की बारी आती है वेट में घपला कर देता है। ठीक है, 30% कम वेट देता है। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मैं मान लेता हूं कि 100 ग्राम उसे बेचना है। ठीक है, 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अगर 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस होगा 100 रुपए। तो कस्टमर से 100 ग्राम के 100 रुपए चार्ज करेगा वो, लेकिन जब देने की बारी आएगी वो 30% कम वेट देगा। अगर 30% कम वेट देगा तो कितना देगा, क्या 70 ग्राम ही देगा। अब 70 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, ये तो 70 रुपए होगा 1 ग्राम अगर 1 रुपए के हिसाब से। तो 70 रुपए मेरे पास 70 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है, इतने का उसे पड़ा। कस्टमर को 100 ग्राम कह के बेच दिया। 100 ग्राम कस्टमर से कितने ले लिए, 70 ग्राम के ही 100 रुपए ले लिए कस्टमर से। तो 70 ग्राम का मैं कहूंगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 70 रुपए। 100 ग्राम का सेलिंग प्राइस है कितना, 100 रुपए। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो 70 पड़ रहा है, 100 का बेच रहे हैं, तो 30 का मुनाफा कमा रहे हैं। तो 30 का मुनाफा है कितने पे, 70 पे गुना में 100%, ये हो जाएगा मेरा 3 भाग 7 मतलब 42, 6 भाग 7%। ये सवाल का उत्तर आएगा। डन, समझ आ गया सभी को। पिछले केस में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, जब वो होलसेलर से बेईमानी कर रहा था, तो जितना वेट एक्स्ट्रा ले रहा था वही प्रॉफिट परसेंट था। ठीक है, टोटल पे कितना वेट उसने एक्स्ट्रा लिया वो प्रॉफिट परसेंट है। लेकिन यहाँ पे चीजें अलग हैं। यहाँ पे जब कस्टमर को कम वेट दे रहा है वो, ठीक है, तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो छोटे वाली चीज पे निकलेगा। मतलब फाइनली जितना वेट उसने कस्टमर को दिया, वेट गिवन, वेट चीटेड। ठीक है, कितने वेट का चीट करा, 30% का चीट करा, तो यहां पर आया 30। फाइनली कितना दिया, 30% का चीट कर लिया तो उसने दिया 70%, तो यहां पे 70 देगा इंटू में 100%, ये मेरा प्रॉफिट परसेंट होगा। क्या ये चीज क्लियर होगी। दोनों क्वेश्चंस में फर्क है, दोनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg,
हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आप कहेंगे 1 किलो की जगह 960 ग्राम दे रहा है, तो कितने की बेईमानी कर रहा है? 40 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो 40 ग्राम वो फायदे में कमाएगा। कितने पे कर रहा है? 960 में। ठीक है, 960 की कोई वस्तु पड़ रही है, 40 ग्राम एक्स्ट्रा के पैसे चार्ज कर रहा है, क्योंकि 1 किलो के पैसे चार्ज कर रहा है, तो 40 ग्राम उसका मुनाफा है। कितने पे? 960 ग्राम पे। इंटू में 100% कर लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 40 से पूरा पूरा कटेगा, 1/24 है, तो ये आएगा मेरे पास 4 1/6%। डन। इसे आप ऐसे भी देख सकते थे, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मैं रेशियो में करता हूं, आप कहते हैं सर वो जो कस्टमर है, कस्टमर से कितने के पैसे चार्ज कर रहा है? 1 किलो के पैसे चार्ज कर रहा है, दे कितने का रहा है? 960 ग्राम। ठीक है, तो 960 ग्राम दे रहा है, चार्ज कितने कर रहा है? 1 किलो के चार्ज कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस उसका 960 का, सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम का। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। 24 से काट दूंगा, सॉरी 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटूंगा तो 24/25 आएगा। एक का प्रॉफिट है कितने पे? 24 पे। 1/24 गुना 900। ठीक है, रेशियो में सोचेंगे तो ऐसे सोचेंगे, क्या कॉस्ट प्राइस कितने का है? 960 का है। ठीक है, पैसे कितने के चार्ज कर रहा है? 1000 ग्राम के चार्ज कर रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन में क्या आता है? अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, बट ही यूजेस 20% लेस वेट वाइल सेलिंग, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी गुड्स को 10% के प्रॉफिट पे ही बेचूंगा, लेकिन जब बेचने की बारी आती है वो 20 ग्राम कम वेट यूज करता है। ठीक है, तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अगर मैं बात करता हूं कैसे सोल्व करेंगे इसे, या तो आप इसे दो इंडिविजुअल प्रॉफिट्स में स्प्लिट करके सोल्व कर लें। पहला प्रॉफिट, प्रॉफिट वन मेरा कितने परसेंट का है? आप कहेंगे 10% का है। अगर मैं दूसरा प्रॉफिट निकालता हूं तो 20% कम वेट देगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 20% लेस वेट दे रहा है। अब कितना दे रहा है? 20% कम कर देगा तो 80% देगा, तो मतलब 80 इंटू में 100%, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 25%। पहला प्रॉफिट मेरा 10% का है, एक दूसरा प्रॉफिट ले रहा है वो 25% का। इफेक्टिव हो जाएगा 10 जमा 25 जमा 10 इंटू 25/100, 4 2.5 37%। एक तो ये हो गया मेरा तरीका कि दोनों प्रॉफिट अलग अलग निकाल के मैं कर दूं इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा के। दूसरा तरीका क्या होगा मेरे पास इस सवाल को करने का? कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। आप कहेंगे 10% का प्रॉफिट है, मतलब 10 की चीज पड़ रही है, 11 की बेचेगा। दूसरा प्रॉफिट है मेरा 20% कम देगा, तो मैं कहूंगा देगा 80 ग्राम, पैसे चार्ज पूरे के करेगा। ठीक है, 20% कम देगा, 20% कम मतलब ये मान लेता हूं 20% होता है 1/4, सॉरी 1/5। 20% होता है 1/5, तो 5 में से 1 घटा दूं तो मतलब 4। ठीक है, देगा 4 सामान, पैसे पूरे 5 के चार्ज करेगा। इनका निकाल लूं मैं रेशियो तो भी मेरे पास सेम ही चीज आएगी, ये बनेगा 40 और ये बनेगा मेरे पास 55। 5 से काट दूंगा तो ये 8 बनेगा और ये मेरे पास 11 बनेगा। 3 का मुनाफा है 8 पे, 3/8 गुना में 100, ये हो जाएगा 37.5%। मैं सारे तरीके आपको साथ के साथ सिखाता जा रहा हूँ कि कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यू हैव मस्ट हैव फ्रीडम कि एग्जाम में फंसे ना, आप आंसर निकाल पाए, ऐसा ना हो क्वेश्चन सोल्व भी ना हो। वे 1, वे 2, वे 3। मैंने कहा उसने क्या करा, मान लो 100 ग्राम सामान बेचना है, 1 ग्राम 1 रुपए का है वही। ठीक है, तो 100 ग्राम अगर उसे बेचना है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 ग्राम का? 100 ग्राम बेचना है, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस मैं 1 रुपए मान लेता हूं। जब वो बेचने जाएगा 100 ग्राम तो कितने का बेचेगा? सेलिंग प्राइस आपका होगा सर 100 ग्राम 100 रुपए का, तो वैसे ही बन रहा है जायज तरीके से कि 100 ग्राम 100 रुपए का देना है और उस पर 10% का प्रॉफिट और लेना है, तो 11/10 कर देंगे, मतलब 110 रुपए का वो 100 ग्राम बेचेगा। कस्टमर को कहेगा 110 रुपए का 100 ग्राम है, लेकिन एक्चुअली वो बेईमानी करता है, बेचने के टाइम पे वो 20% कम वेट देगा। 100 ग्राम का अगर 20% कम वेट देगा तो कितना देगा? 80 ग्राम बेचेगा। 80 ग्राम कस्टमर को दे रहा है 100 ग्राम कह के, तो 80 ग्राम तो उसे कितने का पड़ रहा है? 80 रुपए का पड़ेगा अगर 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 80 रुपए का उसे पड़ रहा है। एक्चुअली में कस्टमर को बेचा 110 ग्राम को, तो 30 का मुनाफा कमाया कितने पे? 80 पे। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है,
इसे आप एक लाइन और लिख लो, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं, 100 ग्राम था, ग्राम में आप सोचेंगे पूरा का पूरा, कस्टमर को कितना देगा, 20% कम देगा, मतलब 80 ग्राम देगा। तो उसे जो 80 ग्राम की वैल्यू पड़ी होगी, उसे तो इतने का पड़ रहा है, कस्टमर को 100 ग्राम के नाम से बेचेगा, 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा। मैं कह सकता हूँ जो प्रॉफिट है मेरा, जरूरी नहीं है मैं वैल्यू में देखो, क्वांटिटी में भी दे सकता हूँ। तो 10% एक्स्ट्रा के पैसे चार्ज करेगा कस्टमर से, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है तो 10% एक्स्ट्रा के चार्ज, मतलब 100 ग्राम तो कह के बेच रहा है, इस पे 10% एक्स्ट्रा अगर मैं लगा दूं तो ये 10 ग्राम बनेगा। इसका मतलब कस्टमर से 110 ग्राम के पैसे चार्ज करेगा। कस्टमर से 110 ग्राम के पैसे चार्ज करेगा, दे 80 ग्राम रहा है, तो कितने ग्राम का मुनाफा कमा रहा है, 30 ग्राम का। कितने पे, 80 पे। तो 30 भाग 80 गुना में 100, ये आ जाएगा मेरे पास 37.5। किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, सारे अपने दिमाग में चीजें हैं सोचने की, जो आपको ठीक लगे आप वैसे करें। क्वेश्चन में क्या था, शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट व्हाइल सेलिंग, टोटल गेन इज 37 1/2%, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। एक दुकानदार है जो X% का प्रॉफिट पे एक वस्तु को बेचने की बात करता है, लेकिन वो 20% कम वेट देता है, जिसकी वजह से जो टोटल प्रॉफिट है उसका 37 1/2% का होता है। X का मान बताना है। मैं कहूंगा इनिशियली मान लो मुझे 100 ग्राम उसे बेचनी है, कस्टमर को 100 ग्राम बेचना चाह रहा है वो, ठीक है। 20 ग्राम कम वेट देगा तो कस्टमर को कितना देगा, 20% कम वेट देगा तो 80 ग्राम देगा कस्टमर को। और टोटल प्रॉफिट उसे कितना कमाना है, 37 1/2% का। 37 1/2% का मतलब है कि वो कितने ग्राम का प्रॉफिट कमाएगा कस्टमर को बेचने पे। 80 ग्राम बेच रहा है तो कितने ग्राम की वैल्यू के बराबर प्रॉफिट कमाएगा। इसका 37 1/2 मतलब 3/8। इसका 3/8 निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 30। तो 30 ग्राम एक्स्ट्रा, कस्टमर से वो 80 ग्राम देने पे 110 ग्राम का पैसा चार्ज कर रहा है, ठीक है। और बेच रहा है 100 ग्राम कह के और 110 ग्राम का पैसा चार्ज कर रहा है, तो इनिशियली वो कस्टमर से जायज तरीके से कितना एक्स्ट्रा मांग रहा है। आप कहेंगे सर 10 ग्राम एक्स्ट्रा के पैसे मांग रहा है 100 ग्राम पे, तो प्रॉफिट होगा 10 भाग 100 इंटू में 100, 10%, ठीक है। ये वेट की टर्म्स में देख लिया। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, रेशियो मेथड लगाना चाहो रेशियो मेथड लगा सकते हो। आप कहेंगे सर पहला प्रॉफिट है उसका X% का, तो 100 है, तो 100 प्लस X का बेचेगा। दूसरा प्रॉफिट 20% कम वेट दे रहा है, तो मतलब कस्टमर से पैसे चार्ज करेगा 80 ग्राम के, सॉरी देगा 80 ग्राम, कस्टमर से पैसे चार्ज करेगा 100 ग्राम के, ठीक है। 20% कम वेट दे रहा है तो टोटल 100 ग्राम मान के मैं कर रहा हूँ। या फिर आप इसे ऐसे भी ना लिखे, डायरेक्टली रेशियो में ही लिखो। 20% होता है मेरे पास 1/5, तो देगा 4 ग्राम, एक रेशियो कम देगा, कस्टमर को देगा 4 ग्राम और पैसे चार्ज करेगा पूरे 5 ग्राम के। जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 100 इंटू में 4 रेशियो 100 प्लस X इंटू में 5। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ये किसके बराबर दे रखा है, क्या था, टोटल गेन मेरा इतना है, टोटल गेन इतना है, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस मेरे पास है 37 1/2 मतलब 3/8। तो अगर 8 का कॉस्ट प्राइस है तो 3 का फायदा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 11, राइट। तो इसे बराबर कर देंगे अब 4 इंटू 100, 400 भाग 5 इंटू 100 प्लस X, ये बराबर हो जाएगा 8 भाग 11 के। 8 से काटूंगा 50, 5 से काटूंगा 10, ठीक है, 110 क्लियर है सभी को। तो मेन तो आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्टली कर लें इस सवाल को, तो बाकी ऐसा भी कर सकते हैं, करें ट्राई। थोड़ा गला खराब है आज मेरा। क्वेश्चन में क्या था, आप शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट, टोटल गेन इज 50%, फाइंड X, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 100 ग्राम है, एक कस्टमर को बेचना है, एक शॉपकीपर कहता है 20 ग्राम, 20% कम वेट देगा तो कितना देगा, 80 ग्राम देगा, ठीक है। टोटल पे प्रॉफिट कितना कमाना है उसे, 50%, तो 80 ग्राम देगा कस्टमर को, लेकिन पैसे कितने के चार्ज करेगा, 50% एक्स्ट्रा के। तो 50% एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा, 80 का 50 ग्राम परसेंट होगा 40 ग्राम, ये हो गया 120 ग्राम। 120 ग्राम के पैसे चार्ज करेगा कस्टमर से, बेच रहा है 100 ग्राम, तो इनिशियली कितना है प्रॉफिट लेगा, X% तो कह के प्रॉफिट लेगा। कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 20 का ले रहा है, 20 ग्राम का 100 ग्राम पे, तो मतलब 20%। X का मान हो जाएगा मेरा 20।
अगला सवाल, क्वेश्चन में क्या था, शॉपकीपर चीट्स बाय 10% while बाइंग एंड एज वेल एज while सेलिंग, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार है 10% कम चीटिंग करता है जब वो सामान को खरीदने जाता है, और 10% की चीटिंग करता है जब वो सामान को बेचने जाता है। हमें बताना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। 10% की चीटिंग का मतलब यही है कि जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, वो 10% तो खरीदते टाइम प्रॉफिट कमा रहा है एक्स्ट्रा चीटिंग से, और 10% की चीटिंग अगर बेचते टाइम कर रहा है तो 10% एक्स्ट्रा का प्रॉफिट कमा रहा है बेचते टाइम। तो 10 दो प्रॉफिट परसेंटेज है, इफेक्टिव कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100। इस सवाल का उत्तर होगा 21%। डन। तो 2 बार 10-10% का प्रॉफिट कमाए, इफेक्टिव निकालेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 21%। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा कि वेट कम यूज कर रहा है, फेक वेट यूज कर रहा है, कुछ और कर रहा है। हमें बस इस चीज से मतलब है कि क्या कितने परसेंट की चीटिंग कर रहा है। स्टार्टिंग में खरीदते टाइम भी 10% की चीटिंग है, मतलब 10% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। बेचते टाइम भी 10% की चीटिंग है, तो कितने कर रहा है वो 10% बेचते टाइम एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो टोटल 21% की कमाई वो कर लेगा। अगर मैं आगे बात करता हूं, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये वाला ध्यान से समझना। अ शॉपकीपर यूजेस 10% मोर वेट वाइल बोइंग एंड 10% लेस वेट वाइल सेलिंग, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो पिछले केस में 10% की चीटिंग कर रहा था वो, तो मैंने सीधा प्रॉफिट 10-10 मान लिया था। लेकिन यहाँ पे वेट का वर्ड आ गया कि 10% ज्यादा वेट खरीदते टाइम लेगा और बेचते टाइम 10% कम वेट का इस्तेमाल करेगा, तो हमें बताना प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। मैं कहूंगा मान लो उसे 100 ग्राम खरीदने जा रहा है, वो 100 ग्राम की जगह वो कितना ले लेता है 10% एक्स्ट्रा ले लेगा, तो 110 ग्राम ले लेगा खरीदते टाइम। जब बेचने की बारी आएगी वाइल बाइंग, जब बेचने की बारी आएगी वाइल सेलिंग, वो 10% कम वेट देगा, मतलब 100 ग्राम कस्टमर मांगेगा, 100 ग्राम का 90 ग्राम ही देगा। हमें बताना उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, खाली इस वजह से, ठीक है, अगर वो कोई और बदलाव नहीं कर रहा। मैं मान लेता हूं 1 ग्राम का, जो 1 ग्राम का जो जायज मूल्य है, ट्रू वैल्यू, 1 ग्राम की ट्रू वैल्यू है मेरी 1 रुपए। तो 100 ग्राम वो खरीदने गया तो उसने कितने रुपए दिए होंगे, क्या 100 रुपए दिए होंगे। लेकिन उसने 100 ग्राम में ले लिया 110 ग्राम, तो मैं कह सकता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम कितना है मेरे पास 110 ग्राम, सॉरी, ये ₹100 पड़ा। वैसे तो 100 ग्राम 100 रुपए का था, लेकिन उसने बेईमानी कर ली तो उसे 110 ग्राम मिल गया, कितने में 100 रुपए में, ठीक है। जब बेचने की बारी आई तो वो 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम ही दे रहा है। जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए मेरा 100 ग्राम का, अगर कॉस्ट प्राइस के हिसाब से बेचता तो 100 ग्राम 100 रुपए का बेचता वो, लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहा है 90 ग्राम वो 100 रुपए का बेच रहा है। तो मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ 90 ग्राम, क्योंकि दे 90 ग्राम रहा है, 10 ग्राम की बेईमानी बेचते टाइम भी कर रहा है, वेट से 10% की घपलेबाजी कर रहा है, तो ये कितने का बेच रहा है, ये भी 100 रुपए का बेच रहा है। क्या आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट उसका नेट कितना होगा। 110 ग्राम का कॉस्ट प्राइस इतना है, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस उसे एक्चुअली में कितना पड़ा, ये होगा ₹100 डिवाइडेड बाय 110। और अगर मैं बात करूं 1 ग्राम का जो मेरे पास सेलिंग प्राइस उसे पड़ा, वो कितना पड़ा, वो पड़ा 100/90। अगर मैं रेशियो निकाल लूं कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, तो ये 100/110 है और ये 100/90 है। आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, ये आ जाएगा मेरे पास 9/11। तो इस केस में जो मेरा प्रॉफिट परसेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने यहाँ पे, 2 का प्रॉफिट है 9 पे, तो 2/9 इंटू में 100, ये होगा मेरा 22। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस केस में। समझ आ गया। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क पता होना चाहिए, इन दोनों क्वेश्चन का फर्क पता होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। आपसे 2 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करके कर सकते थे। अगर खरीदते टाइम वो 10% की बेईमानी करती है तो उसका प्रॉफिट 10% ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होता, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा वेट ले रहा है। बेचते टाइम जब 10% कम वेट देगा तो उसका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। वो क्या करेगा 10% की बेईमानी करेगा और बेचेगा कितना 90,
इनटू में 100, तो सेकंड प्रॉफिट मेरा कितने का होगा? सेकंड प्रॉफिट होगा मेरा 11 1/9% का। पहला प्रॉफिट इतने का है, इनका इफेक्टिव निकालोगे तो आएगा मेरे पास 22 2/9। ठीक, अभी इसके लिए ये एक तो तरीका पूरा का पूरा ये हो गया कि मैंने पूरी कहानी लिख के आपको समझाया। वन लाइनर देख लो क्या होगा। मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस दो तरह की बेईमानी कर रहा है। पहले वो 10% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो कितने रुपए बढ़ेगा वो मान लो 100 ग्राम सामान की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या कर रहा है 100 ग्राम सामान के पैसे देगा और कितने का मिल जाएगा? 10% एक्स्ट्रा 110 ग्राम मिल जाएगा, तो कस्टमर को 110 ग्राम ही बेचेगा वो। तो यहाँ पे 100 ग्राम के पैसे देगा, यहाँ पे फायदा कर लिया, 110 ग्राम कस्टमर को बेचेगा क्योंकि 110 ग्राम आ गया 100 ग्राम के पैसे में। पहली बेईमानी तो ये हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमाएगा। दूसरी बेईमानी क्या है कि 10% कम वेट देगा कस्टमर को, तो 10 ग्राम कम वेट देगा तो मतलब उसे जो चीज 90 ग्राम है, 90 ग्राम के कस्टमर से 100 ग्राम के पैसे लेगा। तो दूसरा प्रॉफिट ये है। आप इन दोनों प्रॉफिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास 100 इंटू 90 है और यहाँ पे मेरे पास 110 इंटू में 100। सोल्व करूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा 9:11 कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, और 2 का मुनाफा है 9 पे। तो ये बस एक बार आपको ये हैबिट डालनी है। इस तरीके से अगर आप सोच पाए ना तो डायरेक्टली हो जाएगा। अगर मैं खरीदते टाइम बेईमानी कर रहा हूं तो मैंने कहा मेरा जो होगा 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है, मैंने क्या करा 110 ग्राम दे लिया, तो जब बेचूंगा मैं तो पैसे तो मैंने 100 ग्राम के लिए, लेकिन कस्टमर से 110 ग्राम के लूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने खरीद लिया है। और दूसरी चीज, जब मैं दोबारा बेचने की बारी आ गई है एक्चुअली कस्टमर को, तो फिर मैं बेईमानी कर रहा हूँ। क्या मैं कस्टमर से पैसे चार्ज करूंगा 100 ग्राम के, लेकिन दूंगा 90 ग्राम, तो ये मेरा फायदा है। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। चलें आगे। क्वेश्चन में क्या आता है? अ डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल अ प्रोडक्ट ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, ही यूजेस अ काउंटरफेट वेट दैट इज 20% लेस देन द रियल वेट। फर्दर ग्रीड ओवरटुक हिम है एंड ही एडेड 20% impurities टू द प्रोडक्ट। फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द डीलर। ठीक है, एक डीलर है जो क्लेम करता है कि अपनी वस्तुओं को 20 कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन वो काउंटरफीट वेट यूज करता है, मतलब गलत वेट यूज करता है, जिससे वो 10% वेट कम देता है कस्टमर को रियल वेट का। तो मैं कहूँगा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस 20% कम वेट देगा, रियल वेट का 20% होता है 1/5, तो कस्टमर को देगा 5 में से 1 घटाऊंगा 4 और चार्ज करेगा पूरे 5 के पैसे। फर्दर ग्रीड ओवर टू हिम, बाद में उसे और लालच आ गया और उसने 20% इंप्योरिटी भी मिला दी, तो 20% इंप्योरिटी मिला दी तो सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। तो 5 सामान है, 20% 1/5 ही होता है, तो 5 सामान है, उसके बाद 1 मिला देगा तो 1 सीधा सीधा मुनाफा बन जाएगा। तो 5 सामान है, मिलावट करके वो 6 बना देगा इसका और 6 बेचेगा और पैसे भी फिर 6 के चार्ज करेगा। तो ये मेरा प्रॉफिट 1 था, ये मेरा प्रॉफिट 2 था। यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास 4 × 5 कॉस्ट प्राइस है, 5 × 6 सेलिंग प्राइस है, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 2:3, 2 से काट दिया और 1 का मुनाफा होगा 2 पे, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 50%। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब एक सवाल ये छोटा सा है, ये बीच में डाल दिया मैंने, एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कराना है क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो इसके और इसके सारे टाइप्स मिक्स होते चले जाएंगे अब आगे जाके। कहता है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार 40% अबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 माना, 40% अबव करेगा तो मैं कहूंगा 140 का एमआरपी रख दिया। अब उसने क्या करा 25% का डिस्काउंट दिया, 25% मतलब 1/4 का डिस्काउंट देगा, 1/4 इसका आएगा 35 का डिस्काउंट दिया तो कितने का बेचेगा? 105 का। ये हो गया सेलिंग प्राइस। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो आपने कहा 100 का पड़ रहा था, 105 का बेचा, 5 का प्रॉफिट कमा लिया, 5%। डन, वे 1। दूसरा तरीका क्या है? पहले मेरे पास कोई वैल्यू है कॉस्ट प्राइस, उसे मैंने 40% से इंक्रीज करा, जब मैंने क्या करा इसे एमआरपी बनाने के लिए, फिर मैंने क्या करा वैल्यू को 25% से डिक्रीज करा। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को, जो वैल्यू बनी थी उसे 25% से घटाया, तो फाइनली मेरे पास सेलिंग वो आ गया सेलिंग प्राइस। तो मैं देख सकता हूं सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, इफेक्टिव चेंज कॉस्ट प्राइस में निकाल लेंगे, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, जो परसेंटेज चेंज आएगा कॉस्ट प्राइस के अंदर वो कितना होगा, पहले 40 बढ़ा था, 25 घटा है,
इफेक्टिव का फॉर्मूला लगाया 40 इंटू में -25 भाग 100। इसे सोल्व कर लेंगे, आपके पास ये 40 इंटू 25 ये आ जाएगा 6, सॉरी 9 यहाँ से काटूंगा 4, ये आएगा 10, और यहाँ पे मेरे पास 40 माइनस 25 माइनस 10, 40 माइनस 35 5। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे कि कॉस्ट प्राइस में परसेंटेज 5 का है, तो भी मेरा आंसर 5 आ गया। तीसरा तरीका मेरा क्या है, रेशियो मेथड अगर मैं यूज करता हूँ इसी चीज के लिए। जब हम रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली क्या निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। मैंने कहा पहले मैंने क्या करा, वस्तुओं को 40% अबव कॉस्ट प्राइस से मार्क करा, तो मैं ये करना चाहता हूँ 40% का मतलब है 2 भाग 5। तो मेरे पास अगर कीमत 5 है तो मैं 2 उसे ज्यादा एक्स्ट्रा में बेचना चाहूंगा, तभी मैंने मार्कअप किया है। तो मेरा टारगेट ये है कि अगर मुझे 5 की चीज पड़ रही है तो मैं 2 एक्स्ट्रा का मार्कअप करूंगा, मैं उसे 7 का बेचना चाहता हूँ, एमआरपी लगा दिया। लेकिन फिर मैंने क्या करा, इस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया। अब पहले जब मैं मार्कअप कर रहा हूं तो सेलिंग प्राइस मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो मुझे फायदा ज्यादा हो रहा है। जब मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कम हो जाएगा, मुझे लॉस होगा। 25% होता है 1/4, तो मैं कहूंगा जो चीज मुझे 4 की पड़ रही है, अब मुझे क्या करना है, उसे 1 कम पे बेच रहा हूं मैं, तो 4 में से 1 घटाऊंगा तो बचेगा 3। तो ये आपको यहाँ पे एमआरपी सब भूल जाओ। मैंने कहा पहले वैल्यू को मैंने 40% बढ़ाया तो मैंने 5 का 7 बनाया, फिर वैल्यू को मैंने 25% घटाया तो मेरे पास क्या आया, 4 का मैंने 3 कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस मेरे पास यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 5 इंटू 4 20 है, 7 इंटू 3 21 है, तो ये 1 का फायदा है कितने पे, 20 पे, तो ये हो जाएगा 1 भाग 20 गुना में 100, 5%। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेथड याद रखेंगे क्योंकि अभी आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे यही करेंगे। यहाँ पे मैंने ये लगाया, यहाँ पे भी मैंने ये चीज लगाई, और आगे भी अब मैं सारे क्वेश्चन जो भी करता रहूंगा वो इसी तरीके से करता रहूंगा। डन है, चलते हैं। सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे। तो क्वेश्चन में क्या था, आ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मेरे पास एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को 40% अबव कॉस्ट प्राइस से मार्क करता है। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा तो कितने का बेचना चाहेगा वो, 40% ज्यादा मतलब 2 ज्यादा 7 का बेचना चाहेगा, पहला प्रॉफिट। फिर कहता है 25% का डिस्काउंट भी दे देता है। 25% का डिस्काउंट देने का मतलब 25% होता है 1 भाग 4, 4 कीमत रखी होगी तो 1 का डिस्काउंट देके 3 का बेचना चाहेगा। फिर कहता है जब बेचने की बारी आई तो 800 ग्राम देता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो उससे जो चीज 800 ग्राम की पड़ रही है, ठीक है, पैसे कितने के चार्ज कर रहा है, 1 kg का चार्ज करेगा, कस्टमर को देगा 800 ग्राम, तो पैसे चार्ज करेगा 1 kg के 1000 ग्राम। क्या मेरे पास ये पहला प्रॉफिट, ये दूसरा प्रॉफिट है, एक्चुअली में ये लॉस ही है, और तीसरा प्रॉफिट। अगर मैं कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस यहां से डायरेक्टली निकालूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, आप देखेंगे ये तो 4:5 ही आएगा मेरे पास। तो अब ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 इंटू 5, 5 से 5 कट जाएगा, ये आएगा 16 और ये आएगा 21। 5 का मुनाफा हो रहा है कितने पे, 16 पे, तो 5 भाग 16 इंटू में 100। मेरा इस सवाल का उत्तर होगा 25 4, 125 भाग 4 मतलब 31.25%। ठीक है, ये 25 कर लेना, ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। डन है। अब इसे एक बार दोबारा वैसे देखना चाहो तो आप वैसे भी देख सकते हैं। मेरे पास पहले मैंने क्या करा, 40% अबव करा, फिर 25% का डिस्काउंट दिया, तो यहां से डिस्काउंट कितने का आएगा, 40 और 25 से इफेक्टिव प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 5% का आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, 5% प्रॉफिट ये रहा। जब 800 ग्राम को सामान दूंगा और 1 किलो के पैसे लूंगा तो कितने का फायदा, 200 ग्राम का फायदा कमा रहा हूं 800 पे, तो 200 भाग 800 गुना में 100, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25%। तो 25% का फायदा यहाँ पे है, 5% का वहां पे है, तो 5 और 25 का अगर इफेक्टिव निकाल लूं मैं तो कितना आएगा मेरे पास, 5 जमा 25 भाग प्लस 5 इंटू 25 भाग 100, तो 30, 125 भाग 100 1.25, 31.25। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ब्रेक करके क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर ले, ठीक है, कुछ हिस्सा ऐसे कुछ हिस्सा वैसे, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, इंस्टेड ऑफ अ 1 मीटर स्केल अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज 120 सेंटीमीटर स्केल while buying and uses an 80 centimeter scale while selling the same cloth. He offered 20% discount on cash price. Find the profit percentage. मेरे पास एक दुकानदार है,
ठीक है, जब खरीदने की बारी आती है तो वो 120 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है। 120 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है किसकी जगह, 1 मीटर स्केल की जगह। एक मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब वो खरीदने जाएगा सामान को तो 100 मीटर के पैसे देगा और 120 मीटर खरीद लेगा। तो जब 100 मीटर के पैसे दे रहा है, खरीदा 120 मीटर, तो जब बेचने की बारी आएगी तो 120 मीटर ही बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमा लेगा। जब दूसरा कहता है बट यूजेज एन स्केल ऑफ 80 सेंटीमीटर वाइल सेलिंग द सेम क्लॉथ, जब सेम क्लॉथ को बेचने की बारी आती है तो 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है। 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज करने का मतलब है कि खुद उसे 80 सेंटीमीटर के पैसे के बराबर पड़ रहा होगा वो, और बाद में क्या होगा, कस्टमर को पूरे 1 मीटर के पैसे लेगा कस्टमर से। तो पूरे 1 मीटर के पैसे लेगा तो यहाँ पे 100 के पैसे लेगा। वो कस्टमर को एक 20% का डिस्काउंट भी दे देता है कैश प्राइस पे। 20% का डिस्काउंट देने का मतलब है 1/5, 5 का बढ़ रहा है तो कस्टमर को 4 का दे देगा वो। ठीक है, हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो तीनों केसेस मैंने यहाँ पे लिख लिए, सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। आप हमेशा देखना जब भी मेरे पास वो खरीदने में और बेचने में दोनों जगह बेईमानी करता है तो ये वाला पोर्शन तो मेरा कट जाएगा, ये और ये। हमेशा आप देखना जो बेईमानी करी खरीदते टाइम, 100 में 120 मीटर ले लिया तो यहाँ पे 120 आया, और बेचते टाइम 100 में 80 दिया तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे 80 लिखा, यहाँ पे 120 लिखा। ये दोनों ट्रांजेक्शन को सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन बना सकते हो कि फाइनली कस्टमर को कितना दे रहा है वो कॉस्ट प्राइस के नीचे लिख दिया, और कितना खरीद रहा है खरीदते टाइम। तो मैंने कहा 100 का 120 खरीद रहा है तो ये मैंने खरीदते टाइम, तो डायरेक्टली 80 और 120 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 5 × 80 है, 4 × 120 है, काट सकते हैं। ये मेरा 20 बनेगा, 20 से काटूंगा ये 6 आएगा तो 5/6। एक का फायदा 5 पे तो 20%। अगला सवाल कहता है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% above the cost price and gives 10% discount to the customer. At the time of selling the goods, he used 900 gram weight instead of 1 kg, and at the time of buying the goods, he used 1100 gram instead of 1 kg. Find his profit percent. एक शॉपकीपर है, 20% वैल्यू को कॉस्ट प्राइस से अबव मार्क करता है। 20% अबव मार्क करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास 5 की पड़ रही है तो 6 की बेचना चाहेगा, पहला प्रॉफिट। 10% का डिस्काउंट देता है कस्टमर्स को, 10% का डिस्काउंट देगा तो मतलब 10 की चीज 9 की बेचना चाहेगा। जब खरीदने की बारी, जब बेचने की बारी आती है तो कस्टमर को 900 ग्राम देता है 1 किलो की जगह, और खरीदने की बारी में 1100 ग्राम ले लेता है 1 किलो की जगह। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को मैंने कहा था मर्ज करेंगे। मैं कहूंगा यहाँ पे 900 कम वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लो कॉस्ट प्राइस के नीचे, और ज्यादा वाली वैल्यू कितनी है, खरीदते टाइम 1100 ग्राम ले रहा है तो यहाँ पे 1100 लिख दो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो करा था दोनों स्टेटमेंट को मुझे पता था ये 100 कटेगा, ये मर्ज कर दी मैंने स्टेटमेंट्स, तो मेरे पास ये आ गया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट बताना, सोल्व कर लो। अब यहाँ पे देखो हमें पता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को तो डायरेक्टली काटना स्टार्ट करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, और कुछ कट रहा है क्या, ये 9 से ये 9 कट जाएगा, तो मेरे पास ये 50 बना, और ये मेरे पास कितना बना, ये 6 × 11 66 बना। 50 पे कितने का फायदा है, 16 का। 50 पे 50 को 100 बना लेंगे तो 100 पे कितने का फायदा, 16 × 2 32 का फायदा। ये इस सवाल का फायदा आंसर होगा। अगला सवाल इसी तरह का है, अ कस्टमर मार्क्स इज गुड 80% above the cost price and gives 25% discount to the customer. At the time of buying the goods, he gets 20% more weight instead of 1 kg, and at the time of selling of the goods, he gives 10% less weight instead of 1 kg. Find the profit percentage. पहले 80% अबव मार्कअप कर रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो 5 का है, 5 की जगह 80% ज्यादा मतलब 9 मार्क करेगा, तो यहाँ पे कुछ मुनाफा है। 25% का डिस्काउंट देगा तो मतलब 4 की जगह 3 का बेचना चाहेगा। कहता है जब खरीदने की बारी है तो 20% ज्यादा वेट ले लिया उसने, 20% ज्यादा वेट मतलब 5 की जगह कितना ले लिया, 6 ले लिया। जब बेचने की बारी है तो 10% कम वेट दिया, 10% कम का मतलब कस्टमर से 9 का चार्ज करेगा, और कस्टमर को 9 ग्राम देगा और चार्ज पूरा 10 ग्राम का कर लेगा। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, सोल्व करके निकाल लेंगे। क्या क्या कट रहा है, 5 से काटूंगा तो ये 2 आएगा, 2 से ये 2 बचेगा मेरे पास, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास 5, ये 2 से काटूंगा, या काटू मत, 5 दूनी 10 बन रहा है, इसे रहने दो। 5 दूनी 10 बन रहा है और 6 × 18 बन रहा है। 10 पे 8 का प्रॉफिट है, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा, 1 जीरो और लगा दो, 80 का प्रॉफिट होगा। 80% खत्म।
इतना बड़ा सवाल था, सेकंड्स में उठ रहे हैं सवाल ये। एक दो सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन में क्या था, अ रिटेलर सेलिंग मैंगोज ऑफर्ड अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10% on its mark price. Further, owing to persistent bargaining by a customer, he offered n mangoes free for every 12 mangoes purchased by the customer and still made an overall profit of 20% in the transaction. Find the value of n if it was marked at 66 2/3% more than the cost price. मेरे पास ये सवाल, अब यहाँ पे हमारा वैसे प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है पिछले क्वेश्चन के बाद ही। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए डाले थोड़े अच्छे लेवल के, जिससे ये कंसेप्ट आपके और क्लियर हो गए। क्वेश्चन में क्या था, एक रिटेलर ने क्या करा, जो कि कुछ मैंगोज बेचता है, फ्लैट 10% का डिस्काउंट दे रखा है, कोई कुछ भी खरीदे मैंगो, ठीक है। परसिस्टेंट बार्गेनिंग एक कस्टमर करता है, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें n मैंगोज फ्री भी दे दूंगा अगर तुम 12 मैंगोज परचेज करोगे। इसे ये करने के बाद भी कस्टमर को ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 20% का फायदा हो गया। आगे क्वेश्चन में कहता है कि जो कस्टमर ने वैल्यू को मार्क किया था, अपने जो मैंगोज है उसे 66 2/3% ज्यादा मार्क करा था कॉस्ट प्राइस से, तो हमें बताना है एन का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं कहूंगा एमआरपी क्या होगा, मान लो कॉस्ट प्राइस है सीपी का, दुकानदार ने क्या करा 66 2/3% एक्स्ट्रा मार्कअप किया है। 66 2/3% मतलब 2/3, तो 3 था तो 2 बढ़ा के उसने 5 मार्कअप कर दिया, तो उसने ये मैंगोज पे एमआरपी ये डाल दिया, ठीक है। एमआरपी ये है, कस्टमर को डिस्काउंट देता है 10% का, तो 10 की वस्तु 9 की बेचेगा, तो ये मेरे पास उसका जनरल सेलिंग प्राइस हो गया। कस्टमर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करता है, तो उसे ये भी कह देता है चलो मैं तुम्हें 12 मैंगोज फ्री दे दूं, सॉरी n मैंगोज फ्री दे दूंगा 12 मैंगोज अगर तुम खरीदते हो। तो मैं कहूंगा चार्ज कितने के पैसे करेगा वो, 12 मैंगोज के पैसे चार्ज करेगा, लेकिन उसे देगा कितना, यहाँ पे 12 + n मैंगोज देगा। तो यहाँ पे फिर कुछ डिस्काउंट दे दिया उसे कि पैसे चार्ज कर रहा है कितने के, 12 के, और दे रहा है 12 + n मैंगोज। आगे कहता है इस पूरी ट्रांजेक्शन में उसे प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का। तो यहाँ पे तो ये तो मेरा सेलिंग प्राइस आया। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट लेंगे, मतलब 6/5 का बेचा जाएगा। क्या मेरी पूरी इक्वेशन बन गई? सोल्व करके इनका मान बताना है क्या होगा। काट लो, चलो यहां से काटा 3, 3 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 6, सॉरी ये 3 काटा, 3 से ये काटा 2, 2 से ये काटा, तो 6 आया, ठीक है। अब आगे कुछ कट रहा है, 5 से काटूंगा 2 आएगा, 2 से काटूंगा ये 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बचा सीपी से सीपी कट जाएगा, ये बचा 15/12 + n, ये इधर 1 के बराबर है। n का मान कितना आ जाएगा, 15 में से 12 घटाऊंगा तो 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारी चीजें ऊपर से जाने लग जाएंगी। अगर खाली आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की और बीच में आपने रिवीजन नहीं करी जो चीजें पढ़ाई हैं, तब मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले जो कंसेप्ट रहता है उस पर बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन डालो। अगला सवाल, अब ये भी बेसिक से है, खुद करके देखना, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है। बेसिक पे बनाया हुआ सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैं पहली बार सीख रहा था तो मुझसे नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन मैं अटक गया था इसमें, मुख में मैंने देखा था ये क्वेश्चन किसी, करते हैं ट्राई, ठीक है। तब की बात है जब मैं तैयारी कर रहा था आपकी तरह। क्वेश्चन में क्या था, अ सेलर ऑफर्स डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड। ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% व्हेन 5 आर्टिकल्स आर bought and a discount of 12.5% when 8 articles are bought. If the profit he makes in each case is same, find the ratio of the mark price and cost price. मेरे पास एक सेलर है जो डिस्काउंट देता है, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के हिसाब से देता है। जैसे आप मॉल वगैरह में भी जाते हैं, कहते हैं कि 5 आर्टिकल खरीदोगे तो 3 आर्टिकल फ्री दे देंगे, 10 आर्टिकल खरीदोगे तो 4 आर्टिकल या 6 आर्टिकल फ्री दे देंगे। तो जितना ज्यादा आप सामान खरीदते रहते हो वो अपना प्रॉफिट, वो डिस्काउंट है वो बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐसे ही कर रहे हैं कि अगर तुम 5 आर्टिकल खरीदोगे तो तुम्हें 10% का प्रॉफिट देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। अगर तुम 8 आर्टिकल खरीदोगे तो तुम्हारा डिस्काउंट परसेंट बढ़ा देंगे, तुम्हें 12.5% का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है अगर ऐसा ही हो तो दोनों केसेस में उसे क्या है ना, जो प्रॉफिट बनाएगा वो सेम बनाएगा, दोनों केस में सेम प्रॉफिट होगा उसे। तो हमें बताना मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। आप एक चीज बताना मुझे, कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। एक तो सेलिंग प्राइस मेरा वेरी करेगा क्योंकि डिस्काउंट हम चेंज कर रहे हैं मेरे, एक तो एमआरपी सेम रहेगा सभी वस्तुओं का, जो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस है वो भी सेम रहेगा सभी वस्तु का, ये दोनों चीज मेरी हमेशा कांस्टेंट रहेंगी।
और क्वेश्चन में क्या था, दो अलग अलग तरह की सेल पे उसे प्रॉफिट सेम हो रहा है, तो इसे प्रॉफिट को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मेरे पास कुछ एमआरपी रहा होगा, ठीक है, वो एमआरपी पे क्या देगा, 10% डिस्काउंट देगा 5 आर्टिकल अगर कोई खरीदता है। तो एक आर्टिकल का एमआरपी है खाली, तो 5 आर्टिकल का इतना होगा। अगर वो 10% की छूट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर ये एमआरपी का 9/10 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है, 5 आर्टिकल का इतना हो गया सेलिंग प्राइस। जब वो बेचेगा तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं क्या घटा दूं, कॉस्ट प्राइस को घटा दूं, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। आप कहेंगे सर 5 आर्टिकल है, 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 सीपी हो जाएगा। डन है। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल्स। अब दूसरा केस कहता है कि मेरे पास अगर वो 8 आर्टिकल्स को क्या करता है, बेचता है, तो 12.5% का प्रॉफिट देगा, तो सॉरी 12.5% का डिस्काउंट देगा। तो 8 आर्टिकल का एमआरपी हो गया ये, बेचने की बारी है कि 12.5% का डिस्काउंट, मतलब 1/8 का डिस्काउंट, 8 का है तो 1 का डिस्काउंट देगा, मतलब 7/8 में बेचेगा। तो ये 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। इसमें 8 आर्टिकल का अगर मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूं तो ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन 8 आर्टिकल्स। कहता है जो 5 आर्टिकल का प्रॉफिट है वही 8 आर्टिकल का प्रॉफिट है, तो ये बराबर है। सोल्व करके बताना है एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, निकाल लेंगे, एक इक्वेशन बन गई, खत्म करो। ये 8 सीपी इधर जाएगा तो 3 सीपी बनेगा, ये वाला मैं इधर काट दूंगा तो ये 2 है, ये एमआरपी 9/2 है, यहाँ पे ये 7 एमआरपी है, तो एमआरपी कॉमन ले लिया, 7 - 9/2, ये मेरे पास आएगा 3 सीपी, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 - 9, 5/2 एमआरपी। हमसे रेशियो किसका पूछा था, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6/5, ये होगा मेरे पास एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस। 6/5 इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। एक ऑप्शन था जो आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन से, मैंने कहा हमेशा एमआरपी ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो ये वाला नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, कम, एमआरपी कम है कॉस्ट प्राइस से। बाकी तीनों ऑप्शन पॉसिबल थे, तो सोल्व करा तो मेरा ये आंसर आ गया। सो बाय बाय एवरीवन, यहाँ हमारा खत्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर।